डिजिटल फॉरेंसिक एक ऐसी फील्ड जो कि हर एक इंडस्ट्री में यूज होती है। एक ऐसी फील्ड जहां पर साइबर क्रिमिनल्स का न सच छुपता है और न ही झूठ। एक ऐसी फील्ड जहां पर कुछ भी इम्पॉसिबल लगता ही नहीं। चाहे साइबर क्रिमिनल्स कितना भी एनोनिमस हो जाएं, चाहे साइबर क्रिमिनल्स कोई भी एविडेंस डिलीट कर दें, उनकी कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस फील्ड का नाम है डिजिटल फॉरेंसिक, द मोस्ट पावरफुल फील्ड इन साइबर सिक्योरिटी। हेलो साइबर वॉरियर्स, आज के इस वीडियो में कंप्लीटली आप डिजिटल फॉरेंसिक के कोर्स के बारे में देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन से लेके इन्वेस्टिगेशन तक सारी चीजें कवर करूंगा मैं इस वीडियो में। ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है क्योंकि मैंने इस वीडियो में कोर्स के साथ साथ आपके सारे उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है जो कि कॉमनली आपके सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होने के बाद शायद आप अपने करियर डिजिटल फॉरेंसिक में बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि जिसके साथ आप ये लंबी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। जिससे आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो हेलो साइबर वॉरियर्स, मेरा नाम है देवेंद्र पांडे एंड मैं इस साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कई सालों से हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उठ के ऐसे वीडियो बनाने आ गया। मैं लाइव फील्ड में काम करता हूँ, लाइव केसेस में काम करता हूँ, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्टिगेशन करना हो या पुलिस वालों के साथ या फिर हमारी प्यारी इंडियन आर्मी के साथ। मैं हर फील्ड में इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ एंड 100+ केसेस मैंने सॉल्व भी कर दिए हैं। इन केसेस को यहाँ पर डिस्कस ना करें तो ही अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये वीडियो स्टार्ट की जाए। मैं और भी ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करता हूँ, इस कोर्स को जल्दी से स्टार्ट करता हूँ एंड आप रेफरेंस के लिए थोड़ा सा मैं अपने यहाँ पर साइड में मेरी जो एक्सपर्टाइज है जिन जिन फील्ड्स में, वो सारी चीज़ें लगा देता हूँ। ये चीज़ें मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जो भी चीज़ें सीख रहे हो आपको ये ना लगे कि कोई भी उठ के यहाँ पर वीडियो बना रहा है, तो आप उस चीज़ को अच्छे से सीखो एंड अच्छे से ग्रैब करो इन सारे नॉलेजेस को एंड एक अच्छा करियर बिल्ड कर सको साइबर सिक्योरिटी फील्ड में या फिर डिजिटल फॉरेंसिक वर्ल्ड में। सो यहाँ पर मेरे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पर कुछ चैप्टर थेरेटिकल होने वाले हैं, यानी फर्स्ट जो चैप्टर है आपका वो ज़्यादा थेरी है, तो थेरी की वजह से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। नोटपैड पेन लेके प्रॉपरली आपको ये वीडियो स्टार्ट करनी है एंड हर एक पॉइंट को नोट करते जाना है ताकि आपका नोट प्रिपरेशन भी अच्छा होता रहे एंड आप सारी चीज़ें अच्छे से सीख पाओ। बेसिकली विदाउट नोट आप सारी चीज़ें भूल जाओगे एंड थ्योरी ज़्यादा होने की वजह से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। थ्योरी ही जो है आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती है। एक थ्योरी ही ऐसी है जो बहुत सारा नॉलेज दे सकती है आपको। प्रैक्टिकल है नो डाउट, इसमें भर भर के प्रैक्टिकल है, लेकिन स्टार्टिंग में थ्योरी मिलेगी तो थ्योरी को देख के आपको वीडियो बीच में छोड़ के बिल्कुल नहीं भागनी है, ठीक है। तो पहले थ्योरी समझो, उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स पे आते हैं। अगर आपको कोई भी चैप्टर समझ में ना आए तो उसको वापस से रिवाइज करो 1.5x स्पीड में, 2x स्पीड में, लेकिन डीमोटिवेट होकर वीडियो छोड़ के नहीं जाना है। 99% लोग डीमोटिवेशन की वजह से पूरा ही नहीं कर पाते। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, या तो इससे ज़्यादा नहीं बोल लूँगा मैं। चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर से, देन हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। नेक्स्ट स्क्रीन पर आने से पहले ये डिस्क्लेमर अच्छे से पढ़ लेना। ये डिस्क्लेमर आपको यही बता रहा है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसका मिसयूज नहीं करना है। सो लेट्स मूव। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक का जो कोर्स है वो न्यू वर्जन हैकर की तरफ से प्रेजेंस किया जा रहा है एंड यहाँ पर बेसिकली सारी चीज़ें आपको मिलने वाली जैसे मैंने बता दिया। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक क्या है, एवरीथिंग। मतलब मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा एकदम जीरो से, बेसिक से, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम चलते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन क्या है डिजिटल फॉरेंसिक का? डिजिटल फॉरेंसिक इज द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ फॉरेंसिक साइंस focus on the recovery, investigation and analysis of digital data from electronic devices। ये कहना चाहता है कि डिजिटल फॉरेंसिक एक ब्रांच है फॉरेंसिक साइंस की, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस जो कि काफ़ी सालों से, बहुत सालों से चली जा रही होगी। आपने CIDs में बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा कि फॉरेंसिक साइंस बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर
आप जब इस लाइन को देखते हैं यहाँ पर, तो ये आपको वही बताने की कोशिश करता है कि ये भी एक फॉरेंसिक की ब्रांच है बेसिकली, ठीक है। ये फॉरेंसिक की ब्रांच है जो कि डिजिटल डेटा को इन्वेस्टिगेशन करना, रिकवरी करना, एनालाइज करना, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने का काम करता है बेसिकली, ठीक है। चाहे उसको इन्वेस्टिगेशन करना हो, एवरीथिंग, ठीक है। एंड ये सारा जो डेटा है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का होता है बेसिकली, आपके नॉर्मल डेटा नहीं होता। जब प्रिंट आउट डेटा देखते हो बोला नहीं होता, डिजिटल डिवाइसेस जो डेटा स्टोर करते हैं, डिजिटल डिवाइसेस का जो डेटा डिलीट किया जाता है, उन्हीं का डेटा यहाँ पर रिकवर किया जाता है बेसिकली, एंड उन्हीं का डेटा यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। कब एनालाइज किया जाएगा? जब कोई इंसिडेंट हो जाएगा, जब कोई क्राइम हो जाएगा, तब एनालिसिस की नीड होती है, ठीक है। देन उसके बाद इट्स प्राइमरी गोल इज टू अनकवर एविडेंस फॉर लीगल प्रोसीडिंग, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स और इंटरनल कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। मतलब यहाँ पर इसका जो गोल है वो अनकवर द एविडेंस फॉर लीगल प्रोसीडिंग, मतलब एविडेंस को इकट्ठा करना है। इसका गोल यही है कि जब भी कोई क्राइम क्रिमिनल करता है तो उसके अगेंस्ट में एविडेंस को प्रेजेंस कर देना, ठीक है। इसका प्राइमरी गोल है किसके लिए? कोर्ट के लिए, लॉ के लिए, लीगल प्रोसीडिंग के लिए, ठीक है। लीगल प्रोसीडिंग का मतलब कोर्ट, बेसिकली कोर्ट, जो भी लॉज हैं हमारे, ठीक है। एंड ये देखो, ये साइबर सिक्योरिटी, इंसिडेंट रिस्पॉन्स और इंटरनल कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस, इन सभी के लिए लीगल प्रोसीजिंग का यूज करके हम एनालिसिस करते हैं बेसिकली। बाय एग्जामिन डिजिटल आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स का मतलब है कि छोटी मोटी चीज़ें जो कि केस सॉल्व करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्राइम सीन है, ठीक है। यहाँ पर एक क्राइम सीन पकड़ सकते हो, एंड इसी के साइड में एक पेन ड्राइव पड़ी हुई है, एंड मैन एविडेंस तो ये है, लेकिन इसी के साइड में एक पेन ड्राइव पड़ी हुई है, क्योंकि वो छोटी सी है, कुछ हेल्प कर सकती है, तो इसको हम आर्टिफैक्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो छोटी मोटी चीज़ें जो कि हेल्प करती हैं केस को सॉल्व करने में, उसको हम आर्टिफैक्ट्स कहेंगे, ठीक है। एक्सपर्ट रिकंस्ट्रक्ट इवेंट्स एंड सपोर्ट क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस में सपोर्ट करना, एंड जो इवेंट सपोर्ट है, मतलब जो भी एक्सपर्ट रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो भी सपोर्ट हम दे सकते हैं क्रिमिनल केसेस में, सिविल एलिगेशंस में, ठीक है। जो भी एलिगेशंस लगती हैं कॉर्पोरेट में, कंपनीज में, डेटा ब्रीच का, किसी भी चीज़ का, डेटा चोरी का, एवरीथिंग, तो उसके अगेंस्ट हम लोग सपोर्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो कि डिजिटल फॉरेंसिक का यूज़ ना लेती हो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप सिविल केसेस, ठीक है, एंड सिक्योरिटी ब्रीच होता है, ठीक है। इवेंट्स सपोर्ट, क्रिमिनल केसेस हर जगह यूज़ होता है, इवेंट कंपनीज में भी यूज़ होता है डिजिटल फॉरेंसिक, जब कोई क्राइम होता है तब, ठीक है। सो बेसिकली ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था डिजिटल फॉरेंसिक का। देन यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज डिजिटल फॉरेंसिक। डिजिटल फॉरेंसिक इज द प्रोसेस ऑफ अनकवरिंग, एनालिसिस एंड प्रिजर्विंग डिजिटल एविडेंस, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ये एक प्रोसेस है बेसिकली, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जो कि साइबर क्रिमिनल्स को जेल तक ले जाती है, या फिर उनको ये रियलाइज करा देती है कि तुमने क्राइम किया है, ठीक है। तो डिजिटल फॉरेंसिक जो है ये एक प्रोसेस है जो कि एनालिसिस करता है, अनकवर करता है, एनालिसिस करता है, प्रिजर्व करता है डिजिटल एविडेंसेस को। प्रिजर्व करना मतलब उनको बचाना, स्टोर करना, ठीक है, प्रिजर्व करना फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर डिजिटल डेटा स्टोर कर सकती हैं और कम्युनिकेशन कर सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं। उन सभी को हम क्या कहेंगे? डिजिटल डिवाइस। चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे भी आपकी स्मार्ट वॉच हो, चाहे वो आपका अभी जो ब्लूटूथ में छोटी स्क्रीन आती है ना, उसको हम डिजिटल डिवाइस कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर रहा है, वो भी अपना नेटवर्क बनाता है बेसिकली, ठीक है। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे? डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या फिर डिजिटल डिवाइसेस हैं, इनको इनमें इन्वेस्टिगेट करके क्राइम को रिजॉल्व करते हैं, डिस्प्यूट करते हैं
और रिस्पॉन्ड करते हैं साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स में। रिजॉल्व डिस्प्यूट करना मतलब कि जो भी विवाद होते हैं इससे रिलेटेड उसको सॉल्व करना एक डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का ही काम होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग जैसे बताएं रिस्पॉन्ड टू साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, अगर कोई इंसिडेंट हुआ है साइबर सिक्योरिटी का से रिलेटेड तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं बेसिकली। इट लाइक अ डिटेक्टिव वर्क, मतलब जो डिटेक्टिव का वर्क होता है चीज़ों को डिटेक्ट करना, ढूंढना, एवरीथिंग, वही काम होता है यहाँ पर, दैट्स इट, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ, मतलब इसके जो आपने देखा होगा जो डिटेक्टिव होते हैं ज़्यादातर वो फिंगरप्रिंट्स या डीएनए पे काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन है वो डेटा को एग्जामिन करते हैं, ठीक है। जो डिटेक्टिव होते हैं वो क्या करेंगे बेसिकली, वो डीएनए, बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन पार्ट्स, ऐसे एवरीथिंग निकालते हैं कि इसका डीएनए क्या है, एवरीथिंग। लेकिन जो डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होगा वो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, नेटवर्क्स एंड अदर डिजिटल सोर्सेस पे डिटेक्ट करने का काम करेगा, दैट्स इट। तो इतना फ़र्क है बस, बाकी काम वही है। सो आई होप आप सभी को इंट्रोडक्शन एंड डिजिटल फॉरेंसिक क्या है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। देन हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक। क्या इतिहास है डिजिटल फॉरेंसिक का, कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्योंकि जो भी चीज़ें आप सीखो तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसको कब, कैसे, क्या बनाया गया। कहीं पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, नो डाउट। तो डिजिटल फॉरेंसिक begins in 1980s with the rise of personal computer and early computer crimes in the 1990s. Fundamental techniques and tools for data recovery and analysis emergent. मतलब 1980s में जब कंप्यूटर आया, ठीक है, मतलब जब कंप्यूटर्स आने स्टार्ट हुए, सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, उससे भी पहले कंप्यूटर्स आ चुके थे। तो यहाँ पर 1990s में यानी लगभग 10 साल के बाद ही देखा गया कि यहाँ पर जो कंप्यूटर क्राइम्स है वो बढ़ने लगे, ठीक है। मतलब कंप्यूटर क्राइम इंक्रीज होने लगे, लोगों ने यूज़ करने की जगह उस कंप्यूटर को मिस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब इस दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, पॉजिटिव हैं तो निगेटिव हैं, तो वही है मिस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी के दौरान यहाँ पर कंप्यूटर क्राइम्स को बढ़ते देख फंडामेंटल्स टेक्निक्स लाई गई, टूल्स लाए गए एंड डेटा रिकवरी एनालिसिस सारी चीज़ें लाई गई, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें पहले स्टेट लेवल पे होती थी, देन कंट्री लेवल पे होने लगी। धीरे धीरे कोई भी चीज़ बढ़ती है तो साइबर क्राइम जब बढ़ने लगा तो फॉरेंसिक को धीरे धीरे नीड देते यहाँ पर देना पड़ा, ठीक है, एंड उसको बढ़ाना पड़ा। उस समय की अगर मैं बात करूँ 1990s की, तो उस समय स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बेसिकली आपने नाम सुना होगा, HTTP, FTP, ठीक है। ये एक नेटवर्क कम्युनिकेशन करने में करने के प्रोटोकॉल होते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो लैपटॉप पर देख रहे हो, ठीक है, अगर ये वीडियो आप लैपटॉप पर देख रहे हो यूट्यूब ओपन करके, तो ऊपर देखना एक लाइन दिख रही होगी जहाँ पर लिखा होगा https://youtube.com समथिंग कुछ ऐसे दिख रहा होगा, या फिर youtube.be समथिंग कुछ दिख रहा होगा। तो HTTPS जो है वो एक प्रोटोकॉल माना जाता है उसको। अगर आपने बेसिक नेटवर्किंग कवर की है तो आपको प्रोटोकॉल्स का सारा नॉलेज मिल जाएगा, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली। तो उस समय ना कैसे कम्युनिकेशन किया जाए एंड कैसे ना किया जाए, क्या सही होगा, क्या सिक्योरिटी से लेके काम ही चल रहा था वहाँ पर। उस समय डेवलप किया जा रहा था सारे प्रोटोकॉल्स को। तो ऑर्गेनाइजेशन जो थी SWGD एंड NIST, ये जो कंपनीज थी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये लगी हुई थी कि कोई तरीका लाया जाए जिससे ये सारी चीज़ें स्टेब्लिश हो जाए, ठीक है। तो उस समय में इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए बहुत एक्सपांड हो चुकी है। डिजिटल फॉरेंसिक को बहुत बड़ा कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा एक्सपांड करना पड़ा, बहुत ज़्यादा एक्सपांड करना पड़ा है अभी। क्योंकि अभी आप देखोगे पहले तो सिर्फ कंप्यूटर ही था, अभी मोबाइल भी किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। पहले मोबाइल से सिर्फ आप फ़ोन लगा सकते थे, अभी कंप्यूटर भी किसी पीसी से कम नहीं है। क्लाउड आ गया, नेटवर्क फॉरेंसिक करना पड़ता है यहाँ पर, एंड बहुत सारे क्राइम्स हो गए हैं यहाँ पर, जिसके हिसाब से अलग अलग टेक्निक्स एंड चीज़ें लाई गई। तो बेसिकली ये छोटी सी हिस्ट्री थी डिजिटल फॉरेंसिक की। इसके बारे में बहुत बड़ी कहानी है,
जो कि मेरे को नहीं लगता ज़्यादा यूज़फुल होगी, फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप सर्च करके देख सकते हो। तो बेसिकली ये है डिजिटल फॉरेंसिक की एक छोटा सा हिस्ट्री। अब हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे केसेस मिल सकते हैं, जैसे क्रिमिनल। अब देखो उस समय में ना बेसिकली एक ही तरह का क्राइम होता था कि ये चलो साइबर क्राइम है, लेकिन अब के समय में क्राइम के भी अलग अलग टाइप हो गए हैं। साइबर क्राइम में भी टाइप होते हैं बेसिकली, जैसे क्रिमिनल, सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तो इन सभी के अलग अलग, इन केसेस को अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी हिस्ट्री है एक तरह से इसकी। तो बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है वैसे, मैंने काफ़ी शॉर्ट रखी है ताकि ज़्यादा बोर ना हो। देन उसके बाद यहाँ पर हम इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन साइबर सिक्योरिटी, इसकी बात करते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। वैसे ओवरऑल इतनी सारी चीज़ें समझने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, फिर भी मेरा काम है आपको बताना। डिजिटल फॉरेंसिक इज अ क्रूशियल इन साइबर सिक्योरिटी एज इट्स हेल्प आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड मिटिगेट साइबर थ्रेट्स। ठीक है, मतलब ये डिजिटल फॉरेंसिक जो है ये बहुत क्रूशियल फील्ड है, कह सकते हो बहुत क्रूशियल है, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत अच्छी हेल्प करती है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में ये हेल्प करती है कैसे, चीज़ों को एनालाइज करके, क्रिमिनल्स को एनालाइज करके, आइडेंटिफाई करके, एंड साइबर जो भी चीज़ें हैं उसको कम करके, मिटिगेट करके। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है ये डिजिटल फॉरेंसिक इंपॉर्टेंट है। इट्स प्ले अ की रोल इन इंसिडेंट रिस्पॉन्स बाय अनकवरिंग अटैकर्स मेथड, ट्रेसिंग साइबर क्रिमिनल्स एंड प्रिजर्विंग एविडेंस फॉर लीगल प्रोसीडिंग। ये बहुत बड़ा रोल प्ले किस में करेगा, बेसिकली सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स में। ठीक है, मतलब इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है कि अगर कोई क्राइम हो गया है तो उसमें इंस्टेंट एक्शन क्या लिया जा सकता है, तो इसमें भी बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स में अच्छा काम करता है एंड अनकवर करता है अटैकिंग मेथड को, जितने भी अटैक मेथड है उनको अनकवर करता है। कि बेसिकली ये भी बता देते हैं इसमें इन्वेस्टिगेट करके कि आपके सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या फ्यूचर होता है। हालांकि वो पेन टेस्टर का काम है, पर डिजिटल फॉरेंसिक में भी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर या डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट रखते हैं अपने पास जिससे वो इन्वेस्टिगेट कर सकें। एंड यहाँ पर अनकवरिंग द अटैक मैंने बता दिया, ट्रेसिंग साइबर क्रिमिनल्स को ट्रेस करना, एंड डिजिटल एविडेंस को प्रिजर्व करना, यानी उसको से अपने पास प्रिजर्व करके रखना। उनको डिजिटल एविडेंस को प्रिजर्व करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, या फिर उसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, फॉर लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, मतलब जो डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट है या डिजिटल फॉरेंसिक में डिजिटल जो चीज़ें हैं या फिर डिजिटल जो एविडेंसेस हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, रखने के लिए और रखा जा सके, बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। किस लिए, ताकि वो एविडेंस प्रेजेंस किया जा सके कोर्ट में। ठीक है, या फिर लीगल प्रोसीजन के समय जब केस चल रहा हो किसी के ऊपर, जो भी क्रिमिनल है उसके ऊपर केस जब चल रहा हो, तो उसी को बेसिकली वहाँ पर देने के लिए। ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग उसी को कहते हैं। It's also strengthens cyber security by identifying vulnerabilities, ensuring compliance with regulations and preserving future attacks. इसका बहुत बड़ा रोल प्ले है सिक्योरिटी आइडेंटिफाई करने में, वर्नेबिलिटी आइडेंटिफाई करने में भी। ठीक है, देखो सारा काम कर रहा है डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट। आपका स्ट्रेंथ, साइबर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है बेसिकली ये। तो आपका आइडेंटिफाई करता है वर्नेबिलिटीज़ को, कंप्लाइंस को, मतलब सारी चीज़ें अच्छी है या नहीं, रेगुलेशंस अच्छे से हैं या नहीं, एंड जो भी अटैक्स होने वाले हैं फ्यूचर में उसको प्रिजर्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है डिजिटल फॉरेंसिक। ठीक है, इन द डिजिटल फॉरेंसिक एज विथ राइज साइबर थ्रेट्स, डिजिटल फॉरेंसिक इज essential for protecting organization, individual and government cyber crimes। तो जो डिजिटल फॉरेंसिक है, जैसे जैसे क्राइम बढ़ रहा है तो ये भी अपने आप को फैला रहा है कि बेसिकली क्राइम्स को कम किया जा सके। लेकिन ये जो है डिजिटल फॉरेंसिक, ये यहाँ पर देखो अपनी जैसे जैसे एज बढ़ रही है साइबर थ्रेट्स की, तो फॉरेंसिक भी बढ़ रहा है, खुद को बढ़ा रहा है।
प्रोटेक्ट करता है ये ऑर्गेनाइजेशंस को, जो भी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, उनको डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट, सिर्फ इनका क्राइम इन्वेस्टिगेटर करना काम नहीं है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज को सिक्योर भी करते हैं, ठीक है। साइबर डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट, जो भी क्राइम्स है गवर्नमेंट के ऊपर, जो भी क्राइम्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट, बैंक्स, गवर्नमेंट के जितना भी यहाँ पर ऑनलाइन डेटा है, जिसको भी, उसको सारा प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंस तो समझ ली, क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ की लिमिटेशन होती है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, ये बढ़ता ही जाएगा डिजिटल फॉरेंसिक, एंड इसकी कहीं पे एंडिंग नहीं है, ठीक है। आने वाले समय पे ये बहुत यूज़ होगा, और अभी भी यूज़ हो रहा है। जैसे जैसे आप डिजिटल की तरफ बढ़ोगे, डिजिटलाइजेशन के जैसे जैसे हमारा देश बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। देन उसके बाद बहन इज डिजिटल फॉरेंसिक यूज, डिजिटल फॉरेंसिक को कब यूज़ किया जाता है ज़्यादा तौर पर, तो देखो डिजिटल फॉरेंसिक यूज आफ्टर क्राइम टू इन्वेस्टिगेट साइबर क्राइम इंसिडेंट, रिकवर एविडेंस एंड ट्रैक क्रिमिनल्स। तो मतलब ले दे के अगर मैं आपको बात बताऊं सीधी सी, तो डिजिटल फॉरेंसिक जो है ना, वो पहले प्रोसीड नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई कंपनी प्राइवेट में दे रही है कि हाँ आप ये एनालाइज करो एवरीथिंग कि क्या अटैक हो सकता है कंपनी में, दैट्स इट, वो हम कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल फॉरेंसिक का यूज़ कब होता है, जब क्राइम हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, अब ये हैक हो चुका है, ठीक है, ये हैक हो चुका है बेसिकली। अब ये हैक कैसे हुआ, किसने किया, किस कमी के वजह से किया, एंड वो आईपी एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें पता करना एक डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट का या डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का काम है, ठीक है। तो बेसिकली जब क्राइम हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर डिजिटल फॉरेंसिक यूज़ होता है। जैसे पुलिस की नीड कब पड़ती है, जब क्राइम हो जाता है उसके बाद, तो वैसे ही है ये भी डिजिटल फॉरेंसिक की, जब क्राइम हो जाएगा उसके बाद इसकी नीड होती है। लेकिन अब बहुत सारी कंपनीज एक रखती हैं इन्वेस्टिगेटर, ताकि उसको एनालाइज कर सके कि क्या क्या कमी है। इट ऑल्सो यूज बिफोर क्राइम फॉर थ्रेट डिटेक्शन, ठीक है, एंड सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड प्रिवेंटिंग साइबर अटैक्स। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि इसको साइबर क्राइम थ्रेड्स डिटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। कोई थ्रेड आया, एवरीथिंग, क्या थ्रेड आ सकता है, एवरीथिंग, क्या कमियां है, उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। सिक्योरिटी ऑडिट्स में भी यूज़ होता है ये, चाहे बैंक्स हो, मतलब बैंक्स में ऑडिट करने के लिए, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए, ठीक है, बैंक की प्रॉपर सिक्योरिटी चेकअप के लिए, एंड जितनी भी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट की, जितने भी ऑथराइज चीज़ें होती हैं, उन सभी को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली, उन मतलब इन सभी को ऑडिट करने के लिए यूज़ होता है, एंड साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमने पहले देखा। तो बेसिकली डिजिटल फॉरेंसिक को ले दे के दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्राइम होने के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर डिजिटल फॉरेंसिक वर्सेस साइबर सिक्योरिटी की डिफरेंस। देखो बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि डिजिटल फॉरेंसिक क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली, चलो मैं काम करता हूँ यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा। मैंने पेन का कलर चेंज किया है एक्चुअल में, ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे पर्पस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम पर्पस देखेंगे, क्या पर्पस है एक इन दोनों का, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक का, इनका अपना अपना कुछ तो पर्पस होगा। तो ये देखते हैं। तो डिजिटल फॉरेंसिक का जैसे हमने देखा, इन्वेस्टिगेटिंग साइबर क्राइम्स, कलेक्ट एविडेंस एंड एनालाइज डिजिटल अटैक्स, ठीक है। ये किसका काम है, ये काम है डिजिटल फॉरेंसिक का, मतलब ये इसका पर्पस है, इसको लाने का पर्पस है बेसिकली, ठीक है। एंड देन यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का क्या है, प्रोटेक्ट सिस्टम, नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम साइबर थ्रेट्स एंड अटैक। मतलब प्रोटेक्शन से रिलेटेड सारा काम साइबर सिक्योरिटी में होता है। जैसे क्या क्या कमियां हैं उसको सिक्योर करना, ठीक है, टेस्टिंग करना एंड परफॉर्म करना, उसमें सिक्योरिटी लगाना, नेटवर्क्स में क्या लूप होल्स हैं, सारी चीज़ें इनसे प्रोटेक्ट करने का काम साइबर सिक्योरिटी का होता है बेसिकली।
लेकिन हम डिजिटल फॉरेंसिक में जैसे मैंने देखा इन्वॉल्व कर लिया जाता है। किस रीजन की वजह से हम ये सारी चीजें कर पाते हैं मैं वो आगे भी बताऊंगा आपको, ठीक है। किस रीजन से हम ये सारी चीजें कर पाते हैं डिजिटल फॉरेंसिक में भी वो बताऊंगा। फोकस क्या है इसका, रिएक्टिव, डील विथ इंसिडेंट आफ्टर दे ऑक्योर, ठीक है। ऐसे क्राइम्स जो हो चुके हैं उससे डील करना इसका काम है। प्रोटेक्टिव, ठीक है, ये रिएक्टिव है, बेसिकली रिएक्ट करना, मतलब जब क्राइम हो जाए तब ये रिएक्ट करता है। लेकिन ये जो है ये प्रोएक्टिव है, मतलब पहले से एक्टिव हो रहता है ये, ठीक है। वो रिएक्टिव है, ठीक है, मतलब एक्टिव क्राइम हो जाने के बाद वो काम करता है। एंड ये क्या है, प्रोएक्टिव, पहले से एक्टिव रहना पड़ता है इनको। प्रिवेंट एंड मिटिगेट साइबर थ्रेट्स, मतलब साइबर थ्रेट्स को कम करना, बचाना बेसिकली, ठीक है, उनसे बचाना एंड उनको कम करना, बेसिकली ये काम है किसका, साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है। एंड डिजिटल फॉरेंसिक का तो मैंने बता ही दिया। की एक्टिविटीज क्या है इसकी, एविडेंस को रिकवर करना, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज होती है, मतलब इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं। एंड एविडेंस को रिकवर करना, बेसिकली मालवेयर को एनालाइज करना, ठीक है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंड लीगल रिपोर्टिंग, फॉरेंसिक को इन्वेस्टिगेट करना, मालवेयर को एनालाइज करना एंड उसको रिपोर्ट बनाना, 65 भी रिपोर्ट बना के देना, बेसिकली जहाँ पर लीगल एक्शन, जो भी क्रिमिनल है उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना जरूरी हो सके, मतलब लीगल एक्शन लिया जा सके एंड जरूर से लिया जा सके ताकि साइबर क्राइम कम हो। इसका यहाँ पर क्या करते हैं हम, थ्रेट को डिटेक्ट करते हैं, फायरवॉल को मैनेज करते हैं, इंक्रिप्शंस लगाते हैं एंड सिक्योरिटी को मॉनिटर करते रहते हैं कंटिन्यू की कोई दिक्कत तो नहीं हुई, क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस चल रही है, एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें कहाँ हो पाती हैं आपकी, साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। एंड यूज केसेस, कब कब यूज किया जाएगा, जब साइबर क्राइम आएगा, लीगल केसेस आएंगे एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स हो जाएगा, जब भी कोई क्राइम होगा साइबर में तब, एंड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बेसिकली लीगल केसेस होंगे तब, एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए यूज होगा। देन साइबर सिक्योरिटी का भी यूज होगा, तो ये प्रिवेंट करने के लिए, साइबर अटैक से प्रिवेंट करने के लिए, मतलब साइबर अटैक होने से पहले का काम सारा साइबर सिक्योरिटी में होता है, ठीक है, मतलब अटैक होने से पहले सारा काम साइबर सिक्योरिटी में होता है। तो साइबर अटैक से प्रिवेंट करना, ठीक है, एंड प्रिवेंट तो यही करेगा, लेकिन जब अटैक हो जाएगा तब हमारा डिजिटल फॉरेंसिक आता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने। सिक्योरिंग नेटवर्क्स, ठीक है, इन्फोर्सिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज को अच्छा बनाना, नेटवर्क को सिक्योर करना एंड साइबर अटैक से प्रिवेंट करना बेसिकली, ठीक है। उसके बाद टूल्स जो यूज़ होते हैं फॉरेंसिक में, बेसिकली मैं नॉर्मली टूल्स बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने नॉर्मली लिखा है फॉरेंसिक इमेजिंग टूल्स, ठीक है, ये इमेज करता है, कॉपी डुप्लीकेट करता है, मतलब एक एविडेंस को 2-3 बनाता है। क्यों बनाता है, एंड एक बात ध्यान में रखो कि फॉरेंसिक इमेजिंग एंड आप लोग जो कॉपी करते हो, नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हो या क्लोनिंग करते हो, उसमें आसमान एंड धरती का फर्क होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कहने का मतलब है कि इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है कि फॉरेंसिक इमेजिंग में एंड आपका जो नॉर्मल कॉपी पेस्ट होता है उसमें। अब हम आगे चल कर देखेंगे क्यों। डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर होता है इसमें, लॉग एनालिसिस टूल होते हैं जो कि लॉग को एनालाइज करते हैं कि अटैकर कहाँ से क्या कैसे एवरीथिंग। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पर फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब फायरवॉल्स आते हैं इसमें, फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशंस करना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स ताकि अटैकर अटैक ना कर सके, इंट्रूजन डिटेक्शंस सिस्टम जिसको IDS कहते हैं हम लोग, तो इसके बारे में भी सारी डिटेल्स आती हैं यहाँ पर। IDS मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है, इसके बारे में ये फायरवॉल के जैसे ही होते हैं, लेकिन इंट्रूजन को डिटेक्ट करते हैं। फायरवॉल की कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख लेना इसके बाद अगर देखना हो तो आई बटन पे यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली देख सकते हो। तो यहाँ पर ये सारे टूल्स जो होते हैं सिक्योरिटी वाले, ये सारे किस में आएंगे, साइबर सिक्योरिटी में। देन उसके बाद एंड गोल, लास्ट में गोल क्या होता है इनका, सारा कर धर के सारी चीज़ें जब हो जाए, सारी चीज़ें तो हमने देख ली, लेकिन एंड गोल क्या है इनका, तो एंड गोल है इनका आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ एन अटैक एंड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन और रेमिडिएशन। बेसिकली जो भी अटैक हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना एंड उसको
उसके खिलाफ एविडेंस प्रोवाइड करना, मतलब जो भी जिसने भी क्राइम किया है उसके खिलाफ एविडेंस कोर्ट में देना एंड उसको अरेस्ट कराना, उसको बेसिकली प्रोसिक्यूट करना, उसके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई करना, बेसिकली वो इसका एंड गोल है डिजिटल फॉरेंसिक का। एंड साइबर सिक्योरिटी का जो एंड गोल है, प्रिवेंट अटैक, इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब अटैक से बचाना एंड इंश्योर डेटा रिकवरी, मतलब जो भी डेटा, मतलब सॉरी डेटा रिकवरी नहीं, डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी की पूरी इंश्योरिंग कर लेना, सिक्योर रहना चाहिए, वो सारा साइबर सिक्योरिटी का काम है। एंड मेंटेन सिस्टम इंटीग्रिटी, सिस्टम की इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? तो मतलब इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि कोई चेंज न कर पाए उसके डेटा को, जो ऑथराइज आदमी है वही चेंज कर सके। जैसे मेरा फेसबुक अकाउंट है तो उसमें सिर्फ मैं ही चेंजेस कर पाऊँ, कोई और ना कर पाए। तो अगर कोई कर पा रहा है तो वो इंटीग्रिटी का इशू है, लेकिन कोई नहीं कर पा रहा है, मतलब मैं ही कर पा रहा हूँ, तो वो इंटीग्रिटी मेंटेन है। तो इंटीग्रिटी को मेंटेन करना ये साइबर सिक्योरिटी का काम है। तो ओवरऑल ये सारा डिफरेंस है एक डिजिटल फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, ठीक है। तो आपने सारी चीज़ें देखा कि एक जो है वो अटैक होने के बाद यूज़ हो रहा है एंड एक जो है अटैक होने से पहले, अटैक से बचाने के लिए यूज़ होता है, ताकि अटैक हो ना जाए, क्राइम हो ना जाए, ठीक है, इसके लिए साइबर सिक्योरिटी यूज़ होगा। एंड क्राइम अगर हो गया गलती से, चलो मतलब क्राइम हो ही गया सिक्योरिटी होने के बाद भी, तो डिजिटल फॉरेंसिक यूज़ आएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इन दोनों में की डिफरेंस समझ में आया होगा एंड ये जीवन भर की जो कंफ्यूजन थी आपकी दूर हुई होगी। एक बार समरी बता देता हूँ मैं इन दोनों की। डिजिटल फॉरेंसिक हमेशा क्राइम होने के बाद यूज़ होगा एंड साइबर सिक्योरिटी जो है वो क्राइम होने से पहले, मतलब क्राइम हो ना जाए उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मेरी एक कंपनी है, ठीक है, जैसे ये मेरी एक कंपनी है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। ये मेरी एक कंपनी है जिसका सर्वर है nvh.com, ठीक है, nvh.in बेसिकली, nvh.in है। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट में कोई कमी ना रह जाए या फिर इसमें कोई अटैक ना कर दे, ठीक है, कोई अटैक ना करे, इसमें कोई कमी ना रहे, है ना, ताकि मेरा लॉस ना हो, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा? इसके लिए मेरे को ये सारी चीज़ें सिक्योर करने के लिए, मेरे सर्वर को सिक्योर करने के लिए मेरे को साइबर सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं, जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में है, उनके पास जाना पड़ेगा कि आओ मेरे वेबसाइट में पेन टेस्टिंग करो, आओ मेरे वेबसाइट में कमियां ढूंढो और उसको सिक्योर करो, दैट्स इट। ये साइबर सिक्योरिटी का काम रहेगा। एंड एक दिन ऐसा होता है बेसिकली कि जो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं वो अपनी तरफ से सारी चीज़ें कर लेते हैं, अच्छे से चेक कर लेते हैं, लेकिन मेरा जो सॉफ्टवेयर है या फिर जो मेरा एंटीवायरस है या फिर मेरा फायरवॉल अच्छे से कॉन्फ़िगर नहीं होता है। बट कॉन्फ़िगर उन्होंने तो पूरा काम किया अपने तरफ से, बट बाय मिस्टेक रह गया वो। अब किसी अटैकर ने मेरे सर्वर पे अटैक कर दिया, ठीक है, अब अटैक हो गया, मेरा सारा डेटा लॉस हो गया, बेसिकली बहुत बड़ा क्राइम हो गया मेरे साथ, मेरा लाखों करोड़ों का डेटा चला गया। अब यहाँ से साइबर सिक्योरिटी का काम पूरा ख़त्म, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी अपनी अप्लाई कर ली थी, फिर भी अटैक हो गया, साइबर सिक्योरिटी का काम ख़त्म हो गया, उन्होंने अपना काम किया जितना करना था। अब जब क्राइम हो गया है तो मेरा डेटा तो लॉस हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को बुलाऊंगा एंड इन्वेस्टिगेट कराऊंगा कि कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, ठीक है, एंड कैसे कर पाया, वो क्या कमी थी मेरे सिस्टम में। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें करने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक यूज़ होगा, ठीक है। एंड और अच्छा एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे किसी इंसान को थ्रेट मिल जाए, ठीक है, मतलब किसी इंसान को धमकी आ रही है तो एडवांस में वो पुलिस प्रोटेक्शन लेके रहता है, ठीक है। लेकिन किसी के इंसान के घर में चोरी कर ली जाए, चोरी हो गई है, ठीक है, या फिर किसी के साथ गलत काम कर दिया गया हो, या फिर किसी को मार दिया गया हो सिंपली, तो वहाँ पर क्राइम होने के बाद पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन टीम आती है बेसिकली, है ना। तो सिक्योरिटी की टीम एंड इन्वेस्टिगेशन की टीम दोनों अलग अलग होती है ना, दैट्स इट, यही फ़र्क है बस। तो आई होप मैंने यहाँ पर कोशिश की है बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड एक्सप्लेनेशन के लिए एंड कोर्स के लिए यार कमेंट डाउन तो कर देना कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही है,
एंड और क्या ही कर सकते हो, लाइक कर देना वीडियो को। एक चीज़ यहाँ पर छूट रही थी, अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करूँ तो साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज के नाम आपने सुने होंगे, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर जैसे साइबर सिक्योरिटी में जो कोर्सेज आते हैं या फिर जो कह सकते हो फील्ड्स आती हैं, यहाँ पर आपको इथिकल हैकिंग एंड पेन टेस्टिंग, इसके बारे में आपने सुना होगा। इथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है, एंड एसओसी एनालिस्ट, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर तो हमारे इसमें भी आता है नो डाउट, या फिर सॉक आपने सुना होगा, एसओसी। ये सारी चीज़ें जो आती हैं ना, ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती हैं, ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक एक सेल्फ बिल्ड फील्ड है, इसके अंदर कुछ नहीं आता, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ डिजिटल फॉरेंसिक आती है। हाँ, डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर मैं बता देता हूँ आपको, कुछ चीज़ें सीखने देखने के लिए मिल सकती है। जैसे डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर ही आता है कंप्यूटर फॉरेंसिक, है ना। कंप्यूटर फॉरेंसिक, मोबाइल फॉरेंसिक, क्लाउड फॉरेंसिक, आईओटी फॉरेंसिक, तो ये सारी चीज़ें जो देख रहे हो ना, ये इसी के अंदर आती हैं, डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर। कंप्यूटर फॉरेंसिक देखते हो, वो भी डिजिटल डिवाइस ही होता है कंप्यूटर, तो डिजिटल फॉरेंसिक क्या आ गया, अंदर आ गया। देन उसके बाद यहाँ पर आप एक और चीज़ देखते हो, जैसे डिजिटल फॉरेंसिक के बाद मोबाइल फॉरेंसिक एंड आईओटी फॉरेंसिक, ये सारी डिजिटल चीज़ें हैं, तो डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर आ गया। तो ओवरऑल कहा जाए, डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, एवरीथिंग, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज जो हैं वो मैंने बता दिए, है ना, और भी उससे रिलेटेड आप देख सकते हो, और भी होंगे, बट मैंने आपके एग्जांपल के लिए दिया। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग गया, यहाँ पर अब बढ़ते हैं हम रोड मैप, मतलब अब हम देखेंगे बेसिकली रोड मैप कि सबसे ज़्यादा लोगों को यही कन्फ्यूज़न होता है कि डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या फॉलो करूं जिससे मैं एक अच्छा डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बन सकूं, ठीक है। तो नो डाउट यहाँ पर हम सारी चीज़ें कवर अप करने वाले हैं, एंड बहुत सारी वीडियोस इससे रिलेटेड है, फिर भी मैंने इसको इंक्लूड करना ज़रूरी समझा कि वन शॉट वीडियो में ही आपको सारी चीज़ें मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ, पहला जो स्टेप है यहाँ पर आपका, पहला स्टेप आपका हमेशा रहने वाला है क्या, हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर के बारे में नॉलेज लेना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इसी का ही नहीं, हर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में घुसने के लिए ही बेसिक हार्डवेयर नॉलेज होना चाहिए। जैसे हार्ड डिस्क कैसे काम कर रहा है, हार्ड डिस्क क्या होती है, सीपीयूज क्या होते हैं, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, एवरीथिंग, बेसिकली इनके सारे हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए। कैशे मेमोरी क्या है, रोम क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, ठीक है, एंड गेट्स क्या होते हैं, यूएसबी पोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हार्डवेयर होते हैं, आप उनको पहचान सको, इतना हार्डवेयर नॉलेज होना चाहिए आप, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि आप रिपेयरिंग में चले जाओ, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। रिपेयरिंग डिफरेंट थिंग हो गई, आपको नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट। कैसे काम कर रहा है हार्डवेयर, एवरीथिंग, ये नॉलेज होना चाहिए। जब आप हार्डवेयर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आता है नेटवर्किंग, ठीक है। अब ये वो स्टेट है नेटवर्किंग। हार्डवेयर में आपने सीखा था कि हार्डवेयर कैसे काम करता है, कैसे चलता है। नेटवर्किंग ऐसे काम करती है, बेसिकली ऐसे फील्ड में आ जाती है, फिर कह सकते हो कि नेटवर्किंग जो है ऐसा स्टेज है जो आपको ये सिखाती है कि आपका जो डिवाइस है वो कम्युनिकेशन कैसे करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक ड्राइंग करता हूँ, चलिए यहाँ पर मैं एक ड्राइंग करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, ये फॉर एग्जांपल ये एक पीसी है, ठीक है, एंड ये दूसरा पीसी है, दोनों ही पीसी है नो डाउट। इसका आईपी एड्रेस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 192.168.1.20 192.168.1.1। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे एक बात बताना आप लोग, क्या ये एड्रेस सही है? मैं यहाँ पर 1 ले सकता हूँ किसी भी पीसी का एड्रेस? कमेंट सेक्शन में बताना। मैं नहीं ले रहा हूँ, एंड मैं बोलता हूँ नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपने नेटवर्किंग कवर अप कर रखी है तो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक का एड्रेस है 1.20 और एक दूसरे का एड्रेस है 1.10, ठीक है। तो बेसिकली अब इस डिवाइस ने, जो 10 वाला डिवाइस है,
इसने इस डिवाइस को एक पैकेट भेजा या फिर कह सकते हो एक पीडीएफ भेजा, ठीक है, एक पीडीएफ यहाँ तक भेजा उसने, लेकिन बीच रास्ते में ही या फिर कह सकते हो कि यहाँ पर बीच में एक राउटर लगा होगा, जाहिर सी बात है, एक सेंट्रलाइज डिवाइस होता है कम्युनिकेशन कराने के लिए। सेंट्रलाइज मीडियम कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है, आपका राउटर भी हो सकता है, सेंट्रलाइज डिवाइस उसी को कहते हैं जो सेंटर में रह के काम करे, या फिर केबल हो सकता है आपका इथरनेट का, नेट इट, तो वो सेंट्रलाइज डिवाइस में जाएगा। तो यहाँ पर मैं राउटर ले लेता हूँ कि जैसे राउटर लगा हुआ है, यहाँ पर राउटर तक गया ये पैकेट, ये पीडीएफ जो भी भेजा था उसने, एंड यहाँ से चेंज होके यहाँ पर पीडीएफ की जगह ये फोटो पहुंची इसके पास, ठीक है। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, इसने यहाँ पर एक मैसेज भेजा, यहाँ पर इस मैसेज में लिखा कि हाय हाउ आर यू, ठीक है, यहाँ पर हाउ आर यू का उसने हाउ आर यू, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ हाउ आर यू, राइटिंग पे मत जाना यार, हाउ आर यू, यहाँ पर इसने मैसेज लिखा, लेकिन इस राउटर में पहुंच के एक नया मैसेज मिलता है इसको, हाउ आर यू की जगह मिलता है यहाँ पर आई एम गुड, ठीक है, आई एम गुड। मतलब यहाँ पर समझ रहे हो क्या हुआ कि इसने मैसेज तो हाउ आर यू भेजा था, लेकिन सामने वाले के पास मैसेज क्या पहुंचा, आई एम गुड। ये क्या हो गया, ये तो चेंज हो गया। अब इसका मतलब ये है कि बीच में किसी ने उस मैसेज को चेंज किया है, मतलब इस नेटवर्क में कोई कमी है, मतलब जहाँ पर ये लोग अटैच हैं वहाँ पर कोई हैकर है जिसने उनका नेटवर्क हैक किया एंड उसको मैनिपुलेट कर दिया मैसेज को। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि ये पैकेट यहाँ से यहाँ तक गया कैसे, ठीक है, मतलब इस पीसी से कैसे निकला, कैसे जनरेट हुआ, कैसे पीसी से बाहर निकला, कैसे इस राउटर तक पहुंचा, एंड इस राउटर में ऐसी क्या कमी थी, इस नेटवर्क में क्या कमी थी जिससे वो तीसरा इंसान इसको मैनिपुलेट कर पाया। ये सारी चीज़ें समझने के लिए ही आपको नेटवर्किंग सीखना पड़ता है, ठीक है। तो नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर लिटिल बिट, लेकिन नेटवर्किंग अच्छा नॉलेज होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए फॉरेंसिक के लिए। हालांकि ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी फील्ड में भी आपको काम आएगा ये, लेकिन डीप नॉलेज होना चाहिए नेटवर्किंग का, क्योंकि नेटवर्क की फॉरेंसिक भी की जाती है यहाँ पर, तो वहाँ पर ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए नेटवर्किंग के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली नेटवर्किंग आपकी बहुत अच्छी चाहिए, ठीक है, नेटवर्किंग पे फोकस करना चाहिए। और किसी भी कोर्स का साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आने का जो आपका कह सकते हो बेसिक है वो यही है, नेटवर्किंग। देन उसके बाद आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। देखो मैं फोर्स नहीं करूँगा कि आप सीखो ही, बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। पाइथन सीख लो, ठीक है, सबसे इजी एंड सबसे आसान मानी जाती है, क्योंकि कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जो हमको रन करनी पड़ती हैं सर्वर में कई बार, या फिर मैसेज को पढ़ने में, जैसे कंप्यूटर कम्युनिकेशन करता है, कंप्यूटर आपस में जब कम्युनिकेशन करता है तब तो बाइनरी यूज़ होता है, लेकिन जब कोई भी एप्लीकेशन कैसे काम कर रहा है, कोई वेबसाइट कैसे काम कर रही है, एंड कोई ऐप जो बना हुआ है वो कैसे काम कर रहा है, उसको पढ़ने के लिए आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर को समझाने के लिए, फिर कंप्यूटर के जो भी प्रोसेस है उसको समझने के लिए एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो एंड स्क्रिप्ट में भी काम आएगी, बहुत सारी चीज़ों में काम आती है पाइथन। तो बेसिकली एक नॉलेज आपको होना चाहिए एक लैंग्वेज का, ठीक है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका एथिकल हैकिंग। आप यहाँ पर से आपका स्टार्ट हो गया साइबर सिक्योरिटी फील्ड का एंट्रेंस, ठीक है। एथिकल हैकिंग को साइबर सिक्योरिटी फील्ड का एंट्रेंस माना जाता है, ठीक है। एंड ये एंट्रेंस जो है ना, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा नॉलेज दे देता है। एथिकल हैकिंग में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको चाहिए है, मतलब हर एक फील्ड का ज़्यादा थोड़ा करके, थोड़ा नहीं कहेंगे, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल जैसा भी आप सीखोगे उसके हिसाब से थोड़ा नॉलेज आपको मिल जाता है यहाँ पर, जिससे आप अपने आगे की फील्ड चूज कर सकते हो, ठीक है। तो एथिकल हैकिंग जैसे आप सीख जाते हो तो यहाँ पर आपके पास दो रास्ते आ जाते हैं, दो या तीन रास्ते आ जाते हैं। आप डिजिटल फॉरेंसिक में जाना है उसमें जा सकते हो, आप पेन टेस्टिंग में जाना है उसमें जा सकते हो, आपको अगर बग बाउंटिंग में जाना है, हालांकि वो पेन टेस्टिंग से होके ही गुजरती है, इसका मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन में जाना है या फिर डिजिटल फॉरेंसिक में, वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है।
मतलब किसी भी एक फील्ड में आप स्पेशलाइज कर सकते हो, एक तो फॉरेंसिक में या फिर पेन टेस्टिंग साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। आप चाहो तो दोनों में भी कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो। डिजिटल फॉरेंसिक कर लो, उसके बाद पेन टेस्टिंग कर लो, या फिर पेन टेस्टिंग कर लो उसके बाद डिजिटल फॉरेंसिक कर लो। दोनों में जा सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। स्पेशलाइजेशन करना है तो मतलब कहने का मतलब है कि इथिकल हैकिंग तक आपको कॉमन रहेगा किसी भी फील्ड में, आप चाहे साइबर सिक्योरिटी में हो चाहे आप डिजिटल फॉरेंसिक में इन्वेस्टिगेशन में हो, तो यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये ओवरऑल आपका जो रोड मैप है वो सारा डिज़ाइन किया गया है इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि कैसे क्या क्या स्टेप लेने हैं, क्या क्या चीज़ें सीखनी है। एंड वन मोस्ट अपडेट दे दूं कि हार्डवेयर तो बेसिक है, आप ले सकते हो। नेटवर्किंग एंड इथिकल हैकिंग पाइथन आने वाला है बहुत जल्द, लेकिन ये अभी इतना रिकमेंडेड नहीं है, बट मैं लेके आऊँगा जल्दी। नेटवर्किंग, इथिकल हैकिंग एंड डिजिटल फॉरेंसिक, ये तीनों कोर्स मैं पर्सनली टीच करता हूँ। पर्सनली इसके कोर्सेस मैंने बना रखे हैं, तो आप लाइव क्लासेस में चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो ले सकते हो। जो भी क्लासेस हो चुकी है उनकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर आपको एडवांस में सीखना है, मतलब जैसे यहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो कि क्या कैसा है, तो वहाँ पर आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। एंड आपको भी पता है यूट्यूब में गाइडलाइंस है, तो इससे एडवांस, इससे बियॉन्ड, इससे बहुत ज़्यादा आगे आप सीख पाओगे हम लाइव क्लासेस में। ये एक पेड कोर्स है बेसिकली, तो कुछ अमाउंट पे करके, जाहिर सी बात है यार, मैं यहाँ पर लैब बना रहा हूँ, टीम बिल्डअप कर रहा हूँ, तो कुछ अमाउंट रहेगा उसमें, आप पे करके। इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है जो आप नहीं पे कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पर उतने पैसे तो लोग घूमने में या फिर छोटी मोटी चीज़ों में खर्चा कर देते हैं, तो इससे आपकी स्किल ग्रोथ होगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। एंड डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में भी कोर्स की सारी डिटेल्स है, बेसिकली ब्रोशर दिया हुआ है, शेयर किया हुआ है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपको कोर्स अगर करना है तो, अदरवाइज यूट्यूब है ही आपके लिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, एंड आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट यहाँ पर जो आने वाला है आपका, वो है डिफरेंस बिटवीन डिजिटल फॉरेंसिक, कंप्यूटर फॉरेंसिक एंड साइबर फॉरेंसिक। मैंने क्लियर कर दिया है, बट बहुत सारे मन में डाउट होगा कि सब फॉरेंसिक तो सभी है, फिर डिफरेंस क्या है ये सारी चीज़ें। हो सकता है कहीं पर आप कोर्स करने जाओ, वो बोलते हैं कि मैं आपको कंप्यूटर फॉरेंसिक को पढ़ाऊँगा। अब आप सोच में पड़ जाओगी, तो मैंने यूट्यूब में न्यू वर्जन हैकर चैनल पे देवेंद्र सर का डिजिटल फॉरेंसिक कोर्स देखा है, ये नया कंप्यूटर फॉरेंसिक क्या है, ये डाउट ना रह जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर आपके डिजिटल फॉरेंसिक की, कि डिजिटल फॉरेंसिक क्या है एक्चुअल में। तो डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में बात करते हैं। तो डिजिटल फॉरेंसिक जो है ये बहुत ब्रॉड फील्ड है। इट्स अ ब्रॉड फील्ड कवरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल forensic is a umbrella term covering all digital investigations। डिजिटल फॉरेंसिक कह सकते हो ना कि एक आसमान की तरह, एक छाते की तरह है। वो सारे जितने भी आपके डिजिटल डिवाइसेस हैं, चाहे वो डिवाइस आपका कोई भी हो, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, ठीक है, चाहे वो आपका क्लाउड हो, क्लाउड फॉरेंसिक करना हो, चाहे आपको कोई भी फॉरेंसिक करना हो, ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं, IoT फॉरेंसिक, वो सारी चीज़ें किस में आएगी, डिजिटल फॉरेंसिक में। तो कह सकते हो कि सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं, डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर। अब यहाँ पर वापस से आऊँगा मैं, थोड़ा वेट करो। देन बात करते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक की। कंप्यूटर फॉरेंसिक इज अ ब्रांच ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक। ये क्या हुआ, तो कंप्यूटर फॉरेंसिक जो है ये एक ब्रांच है डिजिटल फॉरेंसिक की, मतलब कंप्यूटर फॉरेंसिक भी डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर ही आती है, ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर, क्योंकि ये भी डिजिटल डिवाइस है तो ये भी इसी के अंदर आएगी। तो ब्रांच ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक फोकस ऑन फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर फॉरेंसिक इज द सब फील्ड ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक, फोकस ओनली कंप्यूटर्स, मतलब जितने कंप्यूटर्स हैं आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्टोरेज डिवाइसेस, उस पर फोकस करेगा बस ये कंप्यूटर फॉरेंसिक, ठीक है ना। तो डिजिटल फॉरेंसिक जो है डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर ही ये आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया। डिजिटल फॉरेंसिक एक बड़ा छाता, उसके नीचे कंप्यूटर फॉरेंसिक आ जाएगा, ठीक है।
और मोबाइल फॉरेंसिक की बात करूँ वो भी उसी के नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली एक अम्ब्रेले की तरह है, ठीक है, पूरे आसमान की तरह है जिसके अंदर सारे डिवाइसेस आ रहे हैं। चलो कंप्यूटर फॉरेंसिक समझ में आ गया होगा आपको। बात करते हैं साइबर फॉरेंसिक की। साइबर फॉरेंसिक क्या है? साइबर फॉरेंसिक इज अ ब्रांच ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक। ये भी डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर आ गया। ये क्या करेगा? ये स्पेशलाइज करता है साइबर क्राइम्स में, नेटवर्क अटैक्स में, ऑनलाइन थ्रेट्स में, ठीक है, साइबर फॉरेंसिक डील्स में, ठीक है, एंड साइबर क्राइम एंड नेटवर्क रिलेटेड अटैक्स में ये डील करता है। बेसिकली वो हैकिंग वैकिंग वाले जो अटैक होते हैं उसको साइबर अटैक कहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये भी उसी का ब्रांच है, ठीक है। साइबर मतलब क्या होता है? साइबर का मतलब होता है कंप्यूटर्स, ये नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें साइबर होती हैं, इन्हीं को साइबर कहते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जब मिला दिया जाए तो साइबर बोलते हैं बेसिकली इसको, ठीक है। सो बेसिकली साइबर, यहाँ पर साइबर का मतलब वही है कि आप पे कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजीज, ठीक है, एंड वर्चुअल रियलिटी जो भी आती है, वीआर जिसको कहते हो आप लोग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं साइबर में, ठीक है। तो आईटी पूरा स्ट्रक्चर आ गया, पूरी चीज़ें आ गई आईटी की साइबर में। तो आईटी के जो अटैक्स होते हैं उसको हम साइबर कहेंगे, साइबर फॉरेंसिक उसी को कहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? ये आपके डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर आ गया। इसका मतलब आप अगर ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आप हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, लेकिन जब कंप्यूटर फॉरेंसिक करोगे तो सिर्फ कंप्यूटर की ही फॉरेंसिक कर पाओगे, एंड जब साइबर फॉरेंसिक करोगे तो कुछ गिने चुने डिवाइसेस के ही कर पाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा या फिर सबसे वास्ट जो है डिजिटल फॉरेंसिक है। तो आई होप ये बहुत बड़ा डाउट आप सभी का क्लियर हो गया होगा। डिजिटल फॉरेंसिक, कंप्यूटर फॉरेंसिक एंड साइबर फॉरेंसिक, जो जितना हाईलाइट है यहाँ पर, जितना डार्क है उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो उतना ही बड़ा है। इसलिए देखो यहाँ पर ये कम डार्क है, या ज़्यादा डार्क है, या फिर ज़्यादा डार्क है ब्लू शेड्स में, ठीक है। चलो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर टाइप ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक, कितनी टाइप की होती हैं डिजिटल फॉरेंसिक, ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक के सारे टाइप्स यहाँ पर मैंने रिवील किए हैं, एक एक करके देखेंगे सबको। तो यार मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर फॉरेंसिक हमने देख लिया कि इसमें सारे स्टोरेज डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स आएंगे। सेकंड वन यहाँ पर आएगा आपका मोबाइल फॉरेंसिक, ठीक है। मोबाइल की जितने भी मोबाइल प्लेटफॉर्म है उनकी फॉरेंसिक करना, क्योंकि उसमें भी क्राइम्स होते हैं, उसको भी क्रिमिनल यूज़ करते हैं मोबाइल्स को क्राइम के लिए, या फिर किसी क्राइम सीन पर मिला तो वहाँ पर डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मोबाइल फॉरेंसिक। देन नेटवर्क फॉरेंसिक, नेटवर्क पे कोई अटैक हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करना, नेटवर्क फॉरेंसिक। ये क्या है? टाइप ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक है सारे। क्लाउड फॉरेंसिक, ये भी डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर आएगा, मतलब मैंने कहा ना सारी चीज़ें आ जाएंगी आप। डेटाबेस फॉरेंसिक, डेटाबेस क्या है? तो जैसे अब मैं बात करूं डेटाबेस की, तो अगर आपने देखा होगा कि जब भी कोई वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हो तो एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड, आपकी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड सेव होता है। तो क्या वो आपके कंप्यूटर में सेव होता है? नहीं, जहाँ पर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो उसके सर्वर पे सेव होता है। तो जिस जगह पे वो सेव होता है उसी को हम डेटाबेस कहते हैं। अब डेटाबेस के बहुत सारी स्टोर किस में स्टोर कर रहा है, एसक्यूएल है, क्या है, वो चीज़ें हम आगे देखेंगे, लेकिन डेटाबेस वही है जहाँ पर सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपकी चीज़ें हैं वो स्टोर हो रही होती हैं, उसको डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मालवेयर फॉरेंसिक, यहाँ पर हम मालवेयर से रिलेटेड फॉरेंसिक करते हैं कि कौन सा मालवेयर था, किस लिए आया था, किसने बनाया था, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आता है आईओटी फॉरेंसिक। आईओटी क्या होता है एंड आईओटी है क्या एक्चुअल में, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो कि इंटरनेट को यूज़ करके ऑपरेट होती हैं बेसिकली। जैसे मोबाइल की बात करूं तो ये डिजिटल डिवाइस में आएगा, लेकिन आईओटी की अगर बात करूं तो इसके अंदर आ जाएगा आपका स्मार्ट वॉच, छोटा है, आपका सीसीटीवी कैमरा छोटा है, ठीक है, एंड थर्मामीटर, सभी जो आगे डिजिटल एंड बहुत सारे इक्विपमेंट है जो कि छोटे छोटे आईओटी होते हैं। इसका कंप्लीट लिस्ट आपको इस साइड में दिख रहा होगा, आप देख लो कि क्या होते हैं ये आईओटी डिवाइसेस के, क्या लिस्ट है, वो सारी चीज़ देख सकते हो, ये आईओटी के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको आईओटी समझ में आ गया होगा। तो उसकी बात करते हैं मेमोरी फॉरेंसिक।
मेमोरी फॉरेंसिक क्या होती है? देखो यहाँ पर दो तरह की फॉरेंसिक होती है। एक होती है आपकी स्टोरेज फॉरेंसिक, जिसको स्टोरेज डिवाइसेस फॉरेंसिक बोलते हैं। जैसे हार्ड डिस्क हो गई आपकी, एसएसडी हो गई आपका, ठीक है, जो बड़ी डिवाइसेस हैं उनको हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं, या फिर स्टोरेज डिवाइसेस फॉरेंसिक कहते हैं। मेमोरी फॉरेंसिक हम रैम फॉरेंसिक को कहते हैं। रैम जो आपके सिस्टम में होता है वो एक वोलाटाइल होता है, ठीक है, जो आपके सिस्टम में लगता है। आप जाके पूछते हो ना कि कितना जीबी रैम है, एवरीथिंग, तो ये आपके कंप्यूटर में लगा होता है रैम, उसी को हम मेमोरी फॉरेंसिक कहते हैं बेसिकली, ठीक है। इसका एक प्रोसीजर है पूरा, वो मैं आगे बताऊंगा, एंड उसको भी हम सेव कर लेते हैं बेसिकली। जब कंप्यूटर ऑन होता है तब हम उसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ईमेल फॉरेंसिक। ईमेल से रिलेटेड कोई भी क्राइम हुआ है तो ईमेल से अगर कोई क्राइम हो गया तो हम ईमेल फॉरेंसिक यहाँ पर करते हैं, ताकि सामने वाला जो भेजने वाला मेल है, जो मेल से क्राइम करने वाला है, उसको पकड़ा जा सके, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर सोशल मीडिया फॉरेंसिक। सोशल मीडिया फॉरेंसिक क्या होता है? तो सोशल मीडिया, इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे यार, सोशल मीडिया को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली वो सारी चीज़ें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर आप लोगों से मिलते हो, यूट्यूब्स, एवरीथिंग, ये सारे सोशल मीडिया ही तो है, जहाँ पर वीडियो देख रहे हो आप, ठीक है, ये सारे सोशल मीडिया। उसके बाद आता है साइबर फॉरेंसिक, ठीक है। जैसे साइबर से रिलेटेड कोई अटैक हो गया, मैं बता रहा हूँ ना कि आईटी से रिलेटेड कोई अटैक है, ओवरऑल साइबर क्राइम अटैक बेसिकली, ठीक है, वो इस साइबर फॉरेंसिक के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर। और आप, कोई चीज़ मैंने यहाँ पर लिस्टेड नहीं की है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या छूट गया मुझसे यहाँ पर, और जो आप लिखोगे उसको मैं देखूंगा एंड मैं बताऊंगा ये आएगा कि नहीं आएगा इसके अंदर में। तो ओवरऑल जो चीज़ें आप सोच रहे हो वो भी डिजिटल डिवाइसेस के अंदर आता है। कि आप कैमरा सोच रहे हो, इसी के अंदर आता है, ठीक है, जिससे रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं वो सारा इसी के अंदर आता है, डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर। तो आई होप आप सभी को ये सारे समझ में आएगा कि डिजिटल फॉरेंसिक के कितने टाइप्स हैं, किससे कैसे होते हैं। तो इनमें से सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है, A to Z सारा देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड अगर ये समझ में आया है तो कमेंट कर दो यार, लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। एंड चलिए, अब डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, या फिर जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, चलो यहाँ पर स्किल रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने स्किल तो बता दिया, आप वहाँ पर रोड मैप पे देख सकते हो। बट इसके जो सर्टिफिकेट्स हैं, मतलब जो इसके सर्टिफिकेट्स हैं बेसिकली, वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देखिए, कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस, ये इसके मतलब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, एक इसी से रिलेटेड है कुछ। एंड कॉम्पिटिया साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है सर्टिफाइड फॉरेंसिक कंप्यूटर एग्जामिनर, CFC, ठीक है, ये भी प्रोवाइड करता है CFC, ठीक है, ये भी एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है GIAC का। GIAC जो है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन, ठीक है, GIAC का ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन। ये भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है सर्टिफाइड फॉरेंसिक एनालिसिस, GCFA इसके सर्टिफिकेट का नाम है बेसिकली। ENCASE, ये मैं बता दूं आपको कि ये टूल है जो कि फॉरेंसिक का टूल प्रोवाइड करता है। सर्टिफाइड एग्जामिनर, ENCASE, यहाँ पर सिर्फ आप इस टूल को ही समझोगे बेसिकली, और भी चीज़ें हैं, मैंने डीपली तो नहीं देखा इसको, लेकिन हाँ ये भी एक प्रोवाइड करता है। अब ये मैं यहाँ दावे से नहीं कह सकता कि ये सारे डिजिटल फॉरेंसिक के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। ये भी हो सकता है कंप्यूटर फॉरेंसिक या स्पेसिफिक किसी एक डिवाइस की फॉरेंसिक के बारे में बताते हैं। उसके बाद सर्टिफाइड फॉरेंसिक प्रोफेशनल, CCFP, ये एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। उसके बाद एक्सेस डेटा सर्टिफाइड, एक्सेस डेटा एग्जामिनर, FTK, ये भी इसका भी एक ये कोर्स है। एंड ये टूल है बेसिकली, फॉरेंसिक का टूल प्रोवाइड करती है कंपनी, एक्सेस डेटा रिकवरी। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है
ज़्यादातर आपने सुना होगा ईसी काउंसिल, इसके बहुत सारी चीज़ें फेमस है ईसी काउंसिल की। ज़्यादातर कोर्स आपने इसी के देखे होंगे, ज़्यादातर लोगों को देखा एड्स इसी के आते हैं ज़्यादा। तो ये भी प्रोवाइड करता है सर्टिफाइड हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। इसका CHFI बेसिकली एक सर्टिफिकेट है, तो ये है एक। उसके बाद GISE का एडवांस स्मार्टफोन फॉरेंसिक, ठीक है, ये है वही GISE का ही है, ठीक है। देख सकते हो ये सिर्फ स्मार्टफोन की फॉरेंसिक है। उसके बाद GISE का नेटवर्क फॉरेंसिक एनालिस्ट अलग है, ठीक है। मतलब ये दोनों तो साइबर फॉरेंसिक नहीं है, मतलब डिजिटल फॉरेंसिक नहीं है, स्पेसिफिक फॉरेंसिक है, स्मार्टफोन फॉरेंसिक या फिर एक नेटवर्क फॉरेंसिक, मतलब स्पेसिफिक एक फील्ड का है। उसके बाद सर्टिफाइड इंसिडेंट हैंडलर, ठीक है, एक ये भी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं GCIH, ठीक है, ये इनके सर्टिफिकेट का नाम रहा। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफाइड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्शन स्पेशलिस्ट CEECS, ठीक है, ये इसका सर्टिफिकेट का नाम है, ये भी है। लेकिन यहाँ पर आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा, सिर्फ एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है उसका स्पेशलाइजेशन है। सर्टिफाइड मोबाइल फॉरेंसिक एग्जामिनर, ठीक है, एंड ये भी स्पेसिफिक मोबाइल के लिए CMFE, ठीक है। एंड लास्ट यहाँ पर आता है न्यू वर्जन हैकर डिजिटल फॉरेंसिक, ठीक है, NVHDF। तो चलो इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। आपके हिसाब से आपको जो भी बेस्ट लगे वो कोर्स के साथ यहाँ पर आप जा सकते हो। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपको ज्वाइन करना है, तो इनमें से कोई भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, ठीक है, कोई भी। सारे सर्टिफिकेट्स आपको नॉलेज ही देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्रॉस चेक कर लेना कि आपको वो स्पेसिफिक कोर्स दे रहे हैं, जैसे एक मोबाइल का ही दे रहे हैं कि ओवरऑल डिजिटल फॉरेंसिक। तो यहाँ पर देखो, अब मैं अपनी न्यू वर्जन हैकर के सर्टिफिकेट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर ओवरऑल सारा डिजिटल फॉरेंसिक कवर है। न्यू वर्जन डिजिटल फॉरेंसिक NVHDF सर्टिफिकेट का नाम है। ये मैं प्रोवाइड करता हूँ, मेरे थ्रू मैं सारी ट्रेनिंग देता हूँ, तो इसमें सारी स्किल्स आप सीखने वाले हो। बाकी ऊपर आप चेक कर सकते हो अपने बिहाफ पे, बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पर न्यू वर्जन हैकर का जो सर्टिफिकेट है, इसमें आपको सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, गारंटीड है मेरी, ठीक है। ज्वाइन करना है, नीचे नंबर दिया हुआ। तो बेसिकली मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी कि कौन सा सर्टिफिकेट आपको करना चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बेसिकली मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी है। डिसाइड आपको करना है, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट हुई तो सर्टिफिकेट, ठीक है। वैसे हमारा को ज्वाइन कर सकते हो आप, नो डाउट, उसमें भी आपको भर भर के नॉलेज मिलेगा, ठीक है। 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ा सकता हूँ मैं, क्योंकि आप लोग तो मेरी फैमिली जैसे हो। न्यू वर्जन है, चलो, तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सैलरी। अब भाई सर्टिफिकेट करेंगे, इतना सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं, तो सैलरी की बात तो होनी ही चाहिए। सैलरी कैसे पीछे रह सकती है? तो यहाँ पर अगर मैं सैलरी की बात करूँ एंड जॉब प्रोफाइल्स की बात करूँ, तो डिजिटल फॉरेंसिक सर्टिफिकेशन के बाद डिजिटल फॉरेंसिक के बेसिकली रिक्वायरमेंट नहीं आती, मतलब डिजिटल फॉरेंसिक के नाम से रिक्वायरमेंट नहीं आती वहाँ पर आपको जो जॉब प्रोफाइल का नाम है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ कि आप कॉमर्स पढ़ते हो, ठीक है, कॉमर्स का आपने कोर्स किया, तो क्या कॉमर्स के नाम से जॉब आती है? नहीं आती। वहाँ पर CA एंड अलग अलग कोर्सेस आते हैं। वैसे साइंस की बात करूँ तो साइंस जब आप पढ़ते हो तो उसमें डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं, है ना। तो साइंस की ना तो जॉब है, ना तो कॉमर्स की जॉब है, ना तो आर्ट्स की जॉब है। उसके अंदर उसको पढ़ने के बाद आपको जॉब मिलती है। बेसिकली ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं। वैसे डिजिटल फॉरेंसिक एक कोर्स है एंड इसकी डायरेक्ट जॉब ऐसे नहीं आती, बट कई कई जगह पे आ सकती है, ठीक है। तो ये कोर्स ही है, ठीक है, लेकिन इसकी जॉब प्रोफाइल्स मैं बताता हूँ कैसे बनती है। देखो, एक तो ऐसे मिल सकती है आपको कि डिजिटल फॉरेंसिक एनालिस्ट, सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी, इसमें सारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, ऐसी जॉब प्रोफाइल्स आ सकती हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स एनालिसिस, यस, ये भी आ सकती है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स एनालिसिस 2 बार हो गया,
ठीक है, तो 2 बार रिक्वायरमेंट आ जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद मालवेयर एनालिसिस, ठीक है, ये भी डिजिटल फॉरेंसिक का एक पार्ट है, मैंने देखा, बताया आपको मालवेयर एनालिसिस होता है। फॉरेंसिक कंसल्टेंट, तो इसमें क्या होता है कि आप सिर्फ कंसल्टेंसी दे सकते हो सामने वाले को कि हाँ आप ऐसा करा सकते हैं, कोई आपसे सजेशन ले सकता है, बेसिकली आपसे कंसल्टेंसी ले सकता है, बातचीत कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है आपसे बात करके, दैट्स इट। क्लाउड फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट, ठीक है, डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर आता है। मोबाइल फॉरेंसिक एक्सपर्ट डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर आता है। एंड फॉरेंसिक डेटा एनालिसिस, तो बेसिकली ये आपकी जॉब प्रोफाइल्स हैं जो कि फॉरेंसिक कोर्स करने के बाद आपको इनकी जॉब्स मिलेगी, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पर इनकी सैलरी की बात करूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर मैंने मेंशन तो कर रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ आपको एक्चुअल में भी वही मिले। मैं यहाँ पर एक एवरेज बता रहा हूँ, तो ऐसे एक्सपेक्टेशन मत करके जाना कि सर ने इतना बोला है, नहीं तो मुझे इतना ही मिलने वाला है। तो न्यू वर्जन हैकर देवेंद्र सर ने इतना बोला है तो मुझे इतना ही मिलेगा, ये कंपलसरी नहीं है। डिपेंड करता है आप किस कंपनी में जा रहे हो, किस कंट्री पे जा रहे हो, आपका कितना आपने कंसंट्रेट किया है अपने स्टडी में, कितना कंसंट्रेट किया अपने फील्ड में, कितना कंसंट्रेट किया है आपने अपने आप को बिल्डअप करने में, अपनी स्किल में। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसलिए डिस्क्लेमर दे दिया पहले। तो इसकी ओवरऑल एवरेज की बात की जाए तो एंट्री लेवल जॉब जो होती है इनकी 50 से 80 हज़ार होती है। मिड लेवल की बात करूँ तो 80 से 1,20,000, एंड सीनियर लेवल की बात करूँ तो 1 लाख से 60,000, 1 लाख से 1,60,000 तक हो सकती है। देन ग्रो होती जाती है, ठीक है। अगर सीनियर लेवल पे हो, मिड लेवल पे हो, तो इसके हिसाब से आपकी ग्रो होती जाएगी सैलरी, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको नॉलेज होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, एवरीथिंग उससे रिलेटेड मैंने डिटेल्स बस यहाँ पर मेंशन कर दी, दैट्स इट, ठीक है। फिर से मैं बता दूँ, इसको लेके नहीं चलना है आपको कि सर ने इतना बोला है तो मैं उतनी ही सैलरी पे जाऊँगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या आएंगी इसको करने के बाद, एवरीथिंग। तो ओवरऑल ये सारे आपके बेसिक्स क्वेश्चन है जो मैं क्लियर करते हुए जा रहा हूँ, है ना। ये नॉर्मल या बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हम स्टार्ट यहाँ पर देखते हैं, हाउ टू स्टार्ट करियर इन डिजिटल फॉरेंसिक। डिजिटल फॉरेंसिक में करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो, एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो कि डिजिटल फॉरेंसिक यहाँ पर सीख सकते हो आप लोग। तो मतलब कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो पहले तो वो आप एथिकल हैकिंग, डिजिटल फॉरेंसिक, एथिकल हैकिंग, नेटवर्किंग, वो सारी चीज़ें कवर अप कर लो। उसके बाद यहाँ पर आप कोर्सेस जो भी हैं आपके वो कर लो, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें करने के बाद कोर्सेस कर ही सकते हो आप, करना तो पड़ेगा ही। देखो यूट्यूब पे सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती, एंड पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें आपको एक जगह पे दे दी जाए। वैसे ये वन शॉट कोर्स है, लेकिन इसमें मैं वो सारी चीज़ें नहीं डाल पाऊँगा जो आपको मैं क्लासेस में दे सकता हूँ, है ना। लाइव क्लासेस में आप लोग भी समझ सकते हो कि इतना लंबा बनाना है, इतना करीबन यूट्यूब अलाउ ही नहीं करेगा इतनी लंबी वीडियो, ठीक है। 60 घंटे, 70 घंटे, 80 घंटे, 100 घंटे, 120 घंटे, इतनी लंबी तो वीडियो बनेगी। तो बेसिकली ये सारी पॉसिबल हो पाती है कोर्सेज में, तो पहले वो कर लो, ठीक है। एंड जब वो कर लेते हो आप, ठीक है, वो सारे कोर्सेज कर लो। कोर्सेज करने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपके पास नॉलेज आ गया डिजिटल फॉरेंसिक का, तो आप स्टेट पुलिस के पास जा सकते हो या फिर अपने सिटी पुलिस के पास जा सकते हो। उनको बता सकते हो कि देखो ये मैंने सर्टिफिकेट किया, मेरे पास ये नॉलेज है, तो मुझे इंटर्नशिप चाहिए आपके अंडर, मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूँ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है। साइबर क्राइम को सॉल्व करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुझे इंटर्नशिप चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड कराएंगे इंटर्नशिप। कंपनी में भी आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सर्टिफिकेट करने के बाद आपका पहला स्टेप है, आप रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस यहीं से लेना स्टार्ट करेंगे कि आपको इंटर्नशिप लेना है, वहाँ पर आपको देखना है कि केसेस कैसे आते हैं, एवरीथिंग। इंटर्नशिप करो, फिर उनके लिए आप काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सेकेंड थिंग की मैं बात करूँ कि बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेस एंड रिसोर्सेस
फॉर डिजिटल फॉरेंसिक लर्निंग। मैं पहले आपको बताता हूँ, देखो यूट्यूब पे काफ़ी बहुत सारी वीडियोज़ है, लेकिन आपको कोई भी वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको एक्सपर्ट बना दे। एक ही वीडियो ऐसी नहीं है, ठीक है, मतलब या फिर कोई चैनल नहीं है जो एक्सपर्ट बना दे, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में नॉलेज दे दे, ठीक है। तो आप देखो ऑनलाइन डाउनलोड PDF करके बहुत सारे कोर्सेस हैं जो आपने देखा होगा, समझ सकते हो। बाकी सारे लोग टेलीग्राम से ला लेते हैं, पता नहीं कहाँ से। वो सारी चीज़ें सेल्फ स्टडी करना है, कर सकते हो। कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है एंड लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है, तो वो आप इजी मेथड निकाल सकते हो, क्योंकि सारे कोर्सेज तो लगभग इंग्लिश में ही मिलते हैं ना। तो बेसिकली बेस्ट ऑनलाइन सोर्सेस मैंने बता दिया, यूट्यूब है एंड बाकी इधर उधर से ऑनलाइन से आप देख सकते हो, ठीक है। फिर भी आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप कवर अप नहीं कर पाएंगे वो सारी चीज़, क्योंकि उसमें इतना पढ़ना पड़ेगा ना, इतनी चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि आप बोर हो जाओगे, आप आधे में छोड़ के निकल जाओगे, गारंटीड है। तो इसीलिए यहाँ पर कोर्स ज्वाइन करने का फंडा रखा गया है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि जैसे स्कूल की, मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूँ, चलो मैं ट्यूशन की, बेसिकली स्कूल की बात करता हूँ। तो अगर मैं बोल दूँ कि आपको घर पे ही पढ़ाई करना है, ठीक है, आपको स्कूल नहीं जाना, घर पे ही पढ़ो आप, मतलब स्कूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता तो घर पे आप नहीं पढ़ पाते। लेकिन जब स्कूल जाते हो तो वहाँ पर ऐसा माहौल होता है कि आप सारी चीज़ें वहाँ पर सीखते हो, पढ़ते हो, एवरीथिंग, तब जाके वो आप हायर स्टडीज तक पहुँच पाते हो, आपका इंटरेस्ट जगता है। वैसे कोर्सेज का भी है कि जो चीज़ आपको सीखना है तो आपको उसके इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा, आपको वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी बेसिकली, ठीक है। तो इतना ज्ञान देना ठीक नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअली यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं कि आप एक कोर्स करोगे, आधा छोड़ दोगे, कंप्लीट कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट यही है, स्पेसिफिक एक कोई कोर्स ज्वाइन करो, उससे स्टार्ट करो। एंड ये वीडियो कंप्लीट बिल्कुल देखो, ताकि आपको एक आइडिया आए कैसे काम करते हैं। मैं सारी चीज़ें एकदम एक्सपर्ट लेवल तो नहीं है कि मैं आपको पूरी वीडियो दिखवा दूँ एक्सपर्ट लेवल, हाँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं छूटेगी जो आप नहीं जानोगे इसमें, ये गारंटीड है। तो कंप्लीट करके देखना, ठीक है। तो बेस्ड ऑनलाइन रिसोर्सेज एवरीथिंग मैंने बता दिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है सभी का, इथिकल हैकिंग वर्सेस डिजिटल फॉरेंसिक क्या, एंड विच शुड यू लर्न, मतलब डिजिटल फॉरेंसिक इथिकल हैकिंग में से क्या सीखना चाहिए आपको। इथिकल हैकिंग बेसिक्स है, ठीक है। इथिकल हैकिंग बहुत बेसिक है डिजिटल फॉरेंसिक का, किसी भी साइबर सिक्योरिटी फील्ड का। तो इथिकल हैकिंग सीखना ही पड़ेगा डिजिटल फॉरेंसिक सीखने के लिए। काफ़ी सारे यहाँ पर ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती हैं या फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इथिकल हैकिंग से ही रिलेटेड होती हैं डिजिटल फॉरेंसिक में, ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, जो भी सारी चीज़ें बताई वो पहले करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको चूज़ करना पड़ता है तो मैं बता दूं, अगर आपको डिफेंसिव में जाना है या फिर यहाँ पर आपको ऐसे फील्ड में जाना है जो कि बेसिकली यहाँ पर काम कर रही हो आपके इसमें, मतलब इथिकल हैकिंग बेसिकली भाई इंट्रोडक्शन है यार, मतलब कह सकते हो कि पूरा बेसिक है साइबर सिक्योरिटी का, उसको सीखे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसको सीखो, उसके बाद डिजिटल फॉरेंसिक में। और दोनों में से चूज़ करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली इथिकल हैकिंग के साथ जाओगे आप, क्योंकि बेसिक्स तो आपको चूज़ करना पड़ रहा है, मतलब बेसिक आपका क्लियर नहीं है ना, तो बेसिकली आपको इथिकल हैकिंग के पास जाना पड़ेगा। अगर इथिकल हैकिंग कंप्लीट है एंड डिजिटल फॉरेंसिक पे आओ, ठीक है। तो नेक्स्ट यही है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो आपको सीखना है सीख सकते हो, बाकी इन दोनों में कंपैरिजन कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे पे मतलब इथिकल हैकिंग के बाद ही डिजिटल फॉरेंसिक सीखा जाता है, दोनों इंडिपेंडेंट है, इथिकल हैकिंग, डिजिटल फॉरेंसिक इथिकल हैकिंग के ऊपर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन का आंसर देना रह गया कि क्यों हम इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं वो साइबर सिक्योरिटी के केसेस, एंड साइबर सिक्योरिटी भी क्यों प्रोवाइड करा पाते हैं हम बेसिकली। तो ये सारा काम हो पाता है इसी वजह से कि हम इथिकल हैकिंग सीखते हैं, इसलिए हम वो सारी चीज़ें भी कर पाते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स भी हैं डिजिटल फॉरेंसिक में जो आपको यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज देते हैं, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हम लोग यहाँ पर क्राइम इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं बेसिकली, या फिर सिक्योरिटीज़ पहले, क्राइम होने से पहले भी सिक्योरिटी दे पाते हैं कंपनीज को, यही रीज़न। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वॉरियर्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन और है, किसी का आया था कि सर डिजिटल फॉरेंसिक में हम लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, पर्सनल अर्निंग कैसे होती है इसमें। तो यहाँ पर कंपनीज की ऑडिट करके, बैंक्स के ऑडिट करके
प्राइवेट केसेस लेके, पुलिस केसेस आते हैं प्राइवेटली, उनको लेके, ठीक है। तो ये सारी अर्निंग ही तो है। डेटा रिकवरी, बहुत सारी चीजें आती हैं, ऐसे बहुत फील्ड है जो कि डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर आप लोग कर सकते हो। डिजिटल फॉरेंसिक बहुत वाइड स्केल है, बहुत बड़ा फील्ड है ये बेसिकली, ठीक है। आपने कई यहाँ पर देखा होगा इसके बारे में पॉडकास्ट, ठीक है, बहुत सारी चीजें देखी होगी। तो डिजिटल फॉरेंसिक बहुत अर्निंग का, इसमें कोई कमी नहीं है अर्निंग की इसमें, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी से ज्यादा अर्निंग तो यहाँ होती है क्योंकि क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, क्राइम कभी कम थोड़ी होगा, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। तो बेसिकली इसमें अर्निंग की कोई कमी नहीं, आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे आपकी अर्निंग अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक और बात मैं कहूँगा, जॉब के लिए, अर्निंग के लिए उसको सेकेंडरी रखना, लेकिन प्राइमरी रखना स्किल को सीखना, ठीक है। पहले स्किल को अच्छे से सीख लो, बाद में अर्निंग्स ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। फील्ड में पहले अच्छे बन जाओ, आपकी अर्निंग कहीं नहीं जाने वाली, अर्निंग रखी हुई है, पहले फील्ड का मास्टर बनो। चलो, तो ये थे आपके वो सारे क्वेश्चंस जिसका मैंने आंसर देने की कोशिश की है। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका पहला चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है? तो यहां पर अब हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किस चीज की? सिर्फ और सिर्फ यहां पर हम बात करेंगे डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम देखेंगे कि चैप्टर 1 जो है आपका यही है कि डिजिटल फॉरेंसिक इन मॉडर्न वर्ल्ड। डिजिटल फॉरेंसिक जो है वो आज के दुनिया में क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हम सीख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल फॉरेंसिक इन मॉडर्न वर्ल्ड में क्या बोल रहा है ये? अंडरस्टैंडिंग द डिजिटल फॉरेंसिक। देखो, डिजिटल फॉरेंसिक जो है ना, ये आज के समय पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है, मैं बताता हूँ आपको। वो सारी चीजें तो मैंने बता दी ऑलरेडी, फिर भी देखेंगे हम लोग इसमें। डिजिटल फॉरेंसिक इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, समझ में मैं क्या रेड कर रहा हूँ। तो डिजिटल फॉरेंसिक is the process of identifying, preserving, analyze and presenting digital evidence from various devices and network। तो जैसे कि हमने अब तक देखा है कि डिजिटल फॉरेंसिक जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसको? एविडेंस को, डिजिटल एविडेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। एंड नेटवर्क्स को, इन सभी डिवाइसेस को या नेटवर्क्स को बेसिकली इनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, इन सारे एविडेंसेस को, ठीक है। ये प्रोसेस है बेसिकली। इट्स हेल्प टू इन्वेस्टिगेट साइबर क्राइम लाइक हैकिंग, फ्रॉड, डेटा ब्रीच बाय अनकवरिंग एडमिनिस्ट्रेबल एविडेंस टू आइडेंटिफाइंग प्रिपरेटर्स एंड सपोर्ट लीगल एक्शन। तो ये बेसिकली हैकिंग से रिलेटेड, फ्रॉड से रिलेटेड एंड डेटा ब्रीच से रिलेटेड, एंड वो सारी जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उन सारे से रिलेटेड एविडेंस कलेक्ट करता है जो कि कोर्ट में एडमिनिसेबल हो। देखो एक बात ध्यान रखना, कोर्ट में सारे एविडेंस आप ऐसे ही नहीं दे सकते। आप लेके जाओ नॉर्मल हार्ड डिस्क, देख तो वहाँ लेते हैं क्या? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास उसमें 65B जो रिपोर्ट है वो अटैच होना चाहिए, और वो कौन देगा? 65B रिपोर्ट हमेशा जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर होता है ना वो देगा, ठीक है। जो डिजिटल, जिसको नॉलेज है वही बना के देगा, एंड वो इन्वेस्टिगेट करके देगा, ऐसे ही बना के नहीं देगा। तो जिसके पास नॉलेज है बेसिकली वही डिजिटल फॉरेंसिक वहाँ पर डिजिटल फॉरेंसिक के जो भी एविडेंस है वो प्रेजेंस कर सकता है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये है बेसिकली। तो ये एडमिनिसेबल जो है वो एविडेंस बनाता है प्रिपरेटर्स के सपोर्ट लीगल एक्शन लेने के लिए, मतलब जो क्रिमिनल है उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए ये लीगल जो भी एडमिनिसेबल डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट करता है। एंड इसके ऑब्जेक्टिव की बात करूं, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, तो इस मॉड्यूल में जो है ना हम देखेंगे कि कंप्यूटर फॉरेंसिक आज के टाइम में कितना इंपॉर्टेंट है, एंड ये साइबर क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन यानी सजा दिलाने के लिए बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। कैसे प्ले करता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर डिजिटल फॉरेंसिक जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें बेसिकली डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्वायर करना, डेटा को इकट्ठा करना, उसकी इंस्पेक्शन करना, उसकी जांच पड़ताल करना बेसिकली, देन उसकी रिपोर्टिंग करना, या फिर उसकी रिपोर्टिंग की जाती है जो भी साइबर क्राइम हुआ है, सिविल केस से जुड़ा है, जो भी हो सकता है वो उससे रिपोर्ट किया जाता है, देन आगे की चीज़ें चलती है। तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें। और अब ये थोड़ा सा नोटबुक लेके बैठना आप लोग,
नोटबुक लेके बैठो एंड वन वुड थिंक कि थोड़ा थ्योरी है, मैनेज कर लो। उसके बाद यहाँ पर जो भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो ट्रेंड प्रोफेशनल होते हैं बेसिकली, मतलब जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है वो ट्रेंड प्रोफेशनल होगा, डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, उसको एनालाइज करना एंड उसकी रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है, तैयार करना है ताकि टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम को सॉल्व किया जा सके, ऐसा रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है वहां पर, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ से मूव करता हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं है, मैंने हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है, आइडेंटिफाई, अपने ट्रैक एंड प्रोसिक्यूट साइबर क्रिमिनल्स को ट्रैक करो, इनको प्रोसिक्यूट करो, इंश्योर एविडेंस एडमिनिसेबल इन कोर्ट, मतलब जो कोर्ट में एविडेंस एडमिनिसेबल हो गया यानी उसको इंश्योरिटी देना, ठीक है। ये साइबर डिजिटल फॉरेंसिक का एक बेसिकली कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव है। एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ मैलिशियस एक्टिविटी एंड अटैकर इंटेंट, ठीक है। तो जो भी इम्पैक्ट है मैलिशियस एक्टिविटी का उसको रोकना बेसिकली एंड अटैकर को रोकना, ये भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक का ऑब्जेक्टिव है, एक तरह से कह सकते हो कि उद्देश्य है, जिसको उद्देश्य कहते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था। आइडेंटिफाई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एंड लूप होल्स, क्या क्या लूप होल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, एंड एनालाइज अटैकर्स टेक्निक्स टू काउंटर एविजन्स टैक्टिक्स, ठीक है, जो भी अटैकर की टेक्निक्स है उसको काउंटर करना, ठीक है। ये वाला मैंने बता दिया, आइडेंटिफाई सिक्योरिटीज। रिकवर डिलीटेड हिडन एंड टेम्पररी फाइल्स, जो भी हिडन फाइल्स है, डिलीटेड डेटा है, उन सबको रिकवर करना, ठीक है, टेम्पररी फाइल्स एवरीथिंग। कंडक्ट इंसिडेंट रिस्पॉन्ड IR टू इमेजिनेट फर्दर डैमेज, ठीक है। तो इंसिडेंट, जैसे एक क्राइम हो गया, अब एक क्राइम हो चुका है, अब और ज़्यादा नुकसान ना हो तो वहाँ पर इंसिडेंट रिस्पॉन्स की नीड होती है कि तुरंत इंसिडेंट रिस्पॉन्डर आए, वो बाकी होने वाले जो अटैक्स हैं उनको ब्लॉक्स देख के उसको पहचान के आइडेंटिफाई करके उस क्राइम को वहीं पर रोक दे। आगे जितना नुकसान है हो गया, आगे ना हो, ठीक है, जितना नुकसान हो गया उसकी तो इन्वेस्टिगेशन होगी लेकिन और ज़्यादा ना हो पाए, इसीलिए यहाँ पर IR का यूज लिया जाता है या फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्स का। ये हमारी टीम का हिस्सा होता है या फिर हम भी हो सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, नीड फॉर डिजिटल फॉरेंसिक। तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं कि नीड क्या है डिजिटल फॉरेंसिक की, और चीजें कुछ मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा इस मॉड्यूल में आपको, ये वाले मॉड्यूल में क्या क्या सीखें आप। कंप्यूटर फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक एंड ओवरऑल डिजिटल फॉरेंसिक क्या है और कैसे काम करता है, ये सारी चीजें सीखोगे। साइबर क्राइम्स और उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, साइबर क्राइम को कैसे पकड़े जाते हैं साइबर क्रिमिनल्स बेसिकली। डिजिटल एविडेंस, सबूत इकट्ठा करने के तरीके और उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ठीक है, मतलब उसको जो भी सबूत है, एविडेंस है, उसको इकट्ठा करना क्या क्या है। फॉरेंसिक रेडीनेस और इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैसे, अच्छा रेडीनेस क्या होता है इसके बारे में पता है आपको। रेडीनेस बेसिकली पहले से तैयार रहना, जैसे आपको पता है कि एक इन्वेस्टिगेशन करने में ये चीजें लगती है तो उसको पहले से तैयार रखना, तो इसको रेडीनेस कहते हैं, ठीक है, फॉरेंसिक रेडीनेस। और इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है, तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन तैयार करती हैं और साइबर अटैक कैसे हैंडल होते हैं बेसिकली, या फिर कैसे हैंडल किए जाते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे यहाँ पर। SOC, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, SOC जो SOC की मैं बात कर रहा था, क्या रोल होता है इसका साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग में और रिस्पॉन्स कैसे होता है बेसिकली, वो चीजें भी हम देखेंगे नो डाउट। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका क्या काम होता है, क्या रोल है, क्या काम करेगा वो, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट रिस्पॉन्सर भी है, रेडीनेस भी है और SOC भी है, तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा वो भी आगे देखेंगे हम लोग इसमें। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर के चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंज आएंगे आपके इन्वेस्टिगेशन करने में। लीगल कंप्लाइंस, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लीगल रूल्स और कानून क्या है। तो आपको क्या लगा कि आप उठ के इन्वेस्टिगेशन करने लगोगे? नो,
यहाँ पर इसके लिए भी रूल्स बनाए गए हैं, प्रॉपर आईटी एक्ट। आईटी एक्ट 2000 के नाम से एक आईटी एक्ट बना हुआ है, और बेसिकली ये क्राइम्स के लिए बना हुआ है कि अगर क्राइम्स होगा, और ऐसे एविडेंस एक्ट भी बना हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको रूल्स बताऊंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा, और इसके लिए, इसको भी लेके, इन्वेस्टिगेशन को भी लेके रूल्स हैं बहुत सारे, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मॉडल क्यों इम्पोर्टेंट है बेसिकली, तो इस वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं, इस डिजिटल वर्ल्ड में साइबर क्राइम जो है ना डे बाय डे बढ़ रहा है। दैट्स इट, ये भी इसी से कनेक्टेड है, नीड ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जो साइबर क्राइम है वो बढ़ ही रहा है, कम तो हो नहीं रहा है ना। कोरोना के बाद से जो क्राइम बढ़ना स्टार्ट हुआ है, अब तक कम नहीं हुआ। तो कंप्यूटर फॉरेंसिक एक एसेंशियल स्किल है जो साइबर थ्रेट से लड़ने और साइबर क्रिमिनल को सजा दिलाने का काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर फॉरेंसिक करो, डिजिटल फॉरेंसिक करो, सारी चीजें एक ही है। तो डिजिटल फॉरेंसिक एक ऐसी एसेंशियल स्किल है जो कि थ्रेट्स को धीरे से लड़ने, क्रिमिनल को सजा दिलवाने को काम आता है। अगर साइबर सिक्योरिटी या इन्वेस्टिगेशन फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आप वीडियो देख रहे हो तो रहोगे ही आप, तो ये मॉड्यूल आपके लिए बहुत यूजफुल होगा डेफिनेटली। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें ली। चलो इसकी बात करते हैं हम। तो नीड ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक, राइज साइबर क्रिमिनल, ठीक है, एंड लीगल केसेस, हाईलाइट इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसलिए नीड है इसकी, क्योंकि केस बढ़ रहे हैं, उनको सॉल्व करना है, कोई तो सॉल्व करेगा। एंड एसेंशियल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वेस्टिगेट डिजिटल इंसिडेंट। ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी क्राइम होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हेल्प एंड ट्रैक, प्रोसिक्यूट साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए, मदद करने के लिए, ये इंश्योर सिस्टम एंड नेटवर्क इंटीग्रिटी, ठीक है, ये हमने देखा था। कैप्चर क्रूशियल एविडेंस फॉर लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है। इंश्योर सिस्टम इंटीग्रिटी मतलब वही कि कोई चेंज ना कर पाए, जो ऑनर है वही चेंज कर पाए उसको। कैप्चर क्रूशियल एविडेंस फॉर लीगल प्रोसीडिंग मतलब को केसेस करने के लिए जो भी एविडेंस है उसको कैप्चर करने के लिए जरूरी है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट एंड इंटरसेप्ट एविडेंस टू प्रूव अटैकर्स एक्शन, ठीक है, मतलब अटैकर ने जो भी एक्शन किया है उसको कोर्ट में प्रूव करने के लिए कुछ तो लगेगा, तो बेसिकली उसके लिए डिजिटल फॉरेंसिक चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये डिजिटल फॉरेंसिक नीड है। आइडेंटिफाई एंड लोकेट साइबर क्रिमिनल इंक्लूडिंग टेररिस्ट, तो यहाँ पर साइबर क्रिमिनल्स टेररिस्ट भी तो हो सकते हैं, तो टेररिस्ट को भी पकड़ना डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर आता है, ठीक है। सेव ऑर्गेनाइजेशंस टाइम एंड फाइनेंशियल लॉसेस, अब ये क्या है, देखो अगर किसी कंपनी में अटैक हो गया, साइबर क्राइम हो गया, ठीक है, तो उसका कितना डेटा लॉस होगा, ठीक है, डेटा लॉस होगा तो फिर से बनाने में टाइम लगेगा, तो यही टाइम ना लगे इसको बचाने के लिए, और इस डिजिटल फॉरेंसिक की नीड है, ठीक है। जब तक सजा नहीं मिलेगी क्रिमिनल्स को तो क्राइम कम थोड़ी होगा, तो इसको बचाने के लिए बेसिकली डिजिटल फॉरेंसिक की नीड होती है। इन्वेस्टिगेट कॉम्प्लेक्स क्राइम लाइक ईमेल स्पैमिंग, तो कुछ ऐसे क्राइम जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उनको स्पैमिंग, ईमेलिंग, एवरीथिंग, इन सभी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर इसकी नीड होती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को नीड ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक समझ में आ गई होगी। मैंने 3-4 तरीके से आपको समझा दिया है कि क्या क्या है, कैसे है, एवरीथिंग, क्या क्या वर्क होता है बेसिकली इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाई एंड व्हेन डू यू यूज डिजिटल फॉरेंसिक, ठीक है, मतलब डिजिटल फॉरेंसिक क्यों एंड कहाँ यूज होगा, यही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग, कब यूज होगा। नीड तो हमने डिस्कस कर लिया। तो टू इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व साइबर क्राइम, सिंपल है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको। साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अभी हमने देखा ट्रैक एंड प्रोसिक्यूट, ठीक है, ये तो यूज है, ठीक है। इनको पकड़ने के लिए, रिकवर एनालाइज पकड़ने के लिए, प्रिवेंट फाइनेंशियल डेटा लॉसेस, जो भी फाइनेंशियल डेटा है उसको लॉस बचाने, उससे बचाने के लिए, टू इंश्योर साइबर सिक्योरिटी एंड लीगल कंप्लायंस, ठीक है, इनको अच्छे से सिक्योर रखने के लिए बेसिकली। एंड ये तो है वाई, क्यों यूज करना है, ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए यूज करना है। व्हेन टू यूज डिजिटल फॉरेंसिक, तो यहाँ पर बेसिकली जब साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो,
ठीक है, मतलब साइबर क्राइम या फिर साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, मतलब सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हो जाए, ये इंसिडेंट हो जाए, तब यूज करना है उसको। ड्यूरिंग द लीगल इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग डिजिटल एविडेंसेस, ठीक है, मतलब जब लीगल इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक है, एंड डिजिटल एविडेंस की नीड हो, तब इसको यूज करेंगे हम लोग। जब रिकवर करना हो डिलीट डाटा को, तब इसको हम यूज करेंगे। तो और क्या है यहाँ पर, टू ट्रैक इनसाइडर थ्रेट और फ्रॉड, जो भी इनसाइडर थ्रेड है एंड जो फ्रॉड है उसको पकड़ने के लिए बेसिकली। टू एनालाइज एंड प्रिवेंट फ्यूचर अटैक्स, यस, फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए भी यूज होता है डिजिटल फॉरेंसिक की, बेसिकली फ्यूचर में कोई क्राइम ना हो पाए ऐसा, मतलब कमियां देख के बता देना कि ये क्राइम हो सकता है, तो आप अपने वेबसाइट को सिक्योर कर लो, तो सेव करने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो कब और कैसे यूज करना है ये भी मैंने बता दिया। तो आपको ओवरऑल यही पता चल गया होगा कि डिजिटल फॉरेंसिक ऐसे यूज नहीं होता है बेसिकली, ये कब यूज होगा, जब क्राइम हो जाएगा ज्यादातर। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स की बात करता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और चीजें यहाँ पर ऐड ऑन कर देता हूँ टाइप ऑफ साइबर क्राइम के बारे में बात करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को एक चीज ये ऐड ऑन करना है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि डिजिटल फॉरेंसिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज होता है, हाँ, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो डिजिटल फॉरेंसिक है ना, इसको एंटरप्राइजेस भी यूज करती हैं, ठीक है। एंटरप्राइजेस कब और क्यों इसको यूज करती हैं वो मैं बताता हूँ। तो जब डेटा ब्रीच होता है, अगर किसी कंपनी में डेटा ब्रीच होता है, अगर किसी कंपनी का सिस्टम हैक हो जाता है, सिस्टम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, तब डेटा ब्रीच के समय यूज होता है। इनसाइडर थ्रेट आता है जब किसी एम्प्लॉय या इंटरनल पर्सन ने साइबर क्राइम किया हो, ठीक है, मतलब इनसाइडर थ्रेट कंपनी के अंदर जब किसी ने उनके इंटरनल कुछ पर्सनल एम्प्लॉय ने साइबर क्राइम किया हो, कुछ भी किया हो, तब फिशिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फेक ईमेल्स आते हैं, ऑनलाइन स्कैम्स और फाइनेंशियल फ्रॉड को ट्रैक करने के लिए बेसिकली यहाँ पर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो कंपनीज है वो यूज लेती हैं। मालवेयर अटैक, वायरस, रैंसमवेयर या स्पाईवेयर के होने वाले जो अटैक हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बेसिकली किसने किया, क्या किया, कैसे किया वो। लीगल डिस्प्यूट्स एंड कंप्लाइंस, लीगल डिस्प्यूट्स एंड कंप्लाइंस क्या है, कोर्ट केस या कंपनी पॉलिसी के वायलेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगर किसी ने कोर्ट केस किया है और कंपनी किसी ने पॉलिसी को वायलेंस किया है या तोड़ा है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो भी इसके लिए यूज होती है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें देखा जाए तो मतलब पॉलिसी ब्रेक करना भी एक क्राइम है, ठीक है। आजकल जो कंपनी की पॉलिसीज हैं कि आप डेटा डाउनलोड नहीं कर सकते उनका, ठीक है, आपने डाउनलोड कैसे किया वीडियो, एवरीथिंग, तो अगर किसी ने ब्रीच किया तो उसको ट्रैक करने के लिए सिंपल, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पर और चीज़ों की अगर मैं बात करूँ डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में, तो इसका मेन रोल है क्या एक्चुअल में, तो वैसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दिया है, पर आपके नोट्स के लिए मैं बता देता हूँ कि कंप्यूटर फॉरेंसिक का जो मेन रोल है ये ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम और नेटवर्क को सिक्योर करना है, इंश्योर करना है, सिक्योरिटी इंश्योर करना है, ताकि किसी भी अटैक या हैकिंग से बचा जा सके, ठीक है, सिंपली। उसके बाद अगर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो ज़रूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी ये एज एविडेंस काम करेगी, साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम करेगी। एंड एक्चुअल एविडेंस को एग्जैक्ट प्रोसेस और इंटरप्रेट करना, ठीक है, मतलब जो भी एक्चुअल एविडेंस है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस करना और इंटरप्रेट कर देना, ताकि अटैकर की एक्टिविटी और उसकी गिल्टी, मतलब वो जो क्रिमिनल है वो एक्चुअल में दोषी है या निर्दोष है, इनोसेंट है या गिल्टी है, ये कोर्ट में प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो एक्चुअल एविडेंस यहाँ पर रखना ये मेन रोल है बेसिकली। एंड साइबर क्राइम और टेररिस्ट को ट्रैक करना, ठीक है, साइबर क्रिमिनल्स और टेररिस्ट जो होते हैं उनको ट्रैक करना, जो लोग इंटरनेट का यूज करके प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, प्लानिंग करते हैं, उनको आईपी एड्रेस, मतलब उनका जो आईपी एड्रेस है और फॉरेंसिक टेक्निक से पकड़ना या फिर पकड़ा जा सकता है, ये मेन रोल है और पकड़ते हैं हम लोग। ऑर्गेनाइजेशन का पैसा और वक्त बचाना, ठीक है, मैंने बताया अभी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पैसा बचाना, वक्त
बहुत सारी कंपनीज अपने आईटी बजट का बड़ा हिस्सा सिक्योरिटी में लगाती हैं, है ना। उनको कंपनीज को बड़ा करने से पहले सिक्योरिटी उसकी बहुत ज़रूरी है, तो सिक्योरिटी पर खर्च करती हैं जिससे साइबर थ्रेट से बचा जा सके, ठीक है। तो ये इसका मेन रोल है। एंड ऑर्गेनाइजेशन का पैसा और बचेगा ही अगर क्राइम कम होगा तो। ईमेल स्पैमिंग और दूसरे साइबर फ्रॉड को ट्रैक करना, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, जिसमें ईमेल मालवेयर और अटैक और हैकिंग शामिल होते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। सो आई होप रोल तो सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने तो वेल गुड, वेल एंड गुड है। नोट डाउन नहीं किया तो रिवाइज करके कर लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सभी चीज़ों के बाद फाइनली अब आ जाते हैं टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स में, कि मतलब कितने तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ पर साइबर क्राइम जो है ना, दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, साइबर क्राइम कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स बेस्ड, ठीक है। दो बेस लाइन पे, दो टाइप पे इसको रखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इंटरनल अटैक, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट क्या है, इंटरनल अटैक, ठीक है। एक तो इंटरनल अटैक है, दो टाइप इसकी, जो दो टाइप कैटेगरी की यही है, एक इंटरनल अटैक है एंड एक है एक्सटर्नल अटैक। इंटरनल अटैक क्या है, इंटरनल अटैक एक ऐसा अटैक होता है कि कंपनी के किसी अंदर के या फिर अंदर से फ्रॉड या क्राइम करना, ठीक है, उसको इंटरनल अटैक कहते हैं। कई बार साइबर क्राइम जो है कंपनी के अंदर के खुद के एम्प्लॉय होते हैं, या इनसाइडर जिसको कहते हैं वो, ठीक है। एंड इनसाइडर के द्वारा किए जाते हैं बेसिकली, जो अंदर का एम्प्लॉय है, लोग हैं वो, ये लोग कंपनी का ट्रस्ट तोड़कर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं, या किसी भी तरीके का फ्रॉड करके इस क्राइम को अंजाम देते हैं। देन बाद में पकड़े जाते हैं, हम जैसों से भिड़ते हैं। तो देन बेसिकली इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं, डेटा थेफ्ट, ये किसके अंदर आएगा, इंटरनल अटैक के अंदर। एम्प्लॉय या एक्स एम्प्लॉय कंपनी का सेंसिटिव डेटा लीक कर देते हैं बेसिकली, तो इसको डेटा थेफ्ट। डेटा थेफ्ट मतलब डेटा की चोरी कर लेना। अब वो डेटा क्या हो सकता है पर्सनल कुछ हो, कंपनी का पर्सनल प्रोजेक्ट हो, बहुत सारे एम्प्लॉय का डेटा इसमें, ये सारी चीजें। उसके बाद एक्सपोनेंज मतलब होता है जासूसी बेसिकली। दूसरी कंपनी का सीक्रेट बिजनेस डेटा इलीगली एक्सेस कर लेना, ठीक है। मतलब एक दूसरे का कंपनी तो करती हैं, लेकिन ऐसा सीक्रेट डेटा जो कि बहुत जरूरी है तो उसको एक्सेस कर लेना बेसिकली, ठीक है। तो ये किस में आएगा, ये आएगा आपके इंटरनल अटैक में, ठीक है। तो मतलब एक एम्प्लॉय है, वो अंदर ही जासूसी करके उसी कंपनी का डेटा देख लेगा या फिर चोरी कर लेगा। एंड जासूसी बेसिकली ऐसा है कि जासूसी करते समय, मतलब डेटा चोरी करना, जासूसी करना मतलब कि छुप छुप के पता कर लेना एवरीथिंग, जो भी है सीक्रेट्स, जो भी है बिजनेस डेटा, वो पता कर लेना इलीगल तरीके से, उसको हम एक्सपोनेंस कहेंगे, जासूसी कहेंगे, ठीक है। जासूसी आपको समझाने की क्या जरूरत है, हर दूसरे घर पे होती है अब। ट्रोजन एंड हॉर्स अटैक, ठीक है, ये भी इंटरनल में ही आती है, ट्रोजन एंड हॉर्स अटैक। आई थिंक सो यहाँ पर मेंशन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, ट्रोजन एंड हॉर्स अटैक इनसाइडर है ये, ठीक है। एक्सपोनेंज यहाँ पर लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड आइडेंटिटी थेफ्ट तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ आने के बाद, ठीक है। एंड डेटा थेफ्ट यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। डेटा ब्रीच है, डेटा थेफ्ट नहीं है। तो ये सारे वो क्राइम्स हैं जो कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल होते हैं। तो ट्रोजन हॉर्सेस हैं बेसिकली, ठीक है। अब ये क्या होते हैं ट्रोजन हॉर्सेस, सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल करके कॉन्फिडेंशियल डेटा चुरा लेना बेसिकली। ट्रोजन हॉर्स बेसिकली यही होते हैं कि रैट, रिमोट एक्सेस ट्रोजन का नाम सुना होगा, ये तरह का ट्रोजन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्रोजन, ठीक है। उसके बाद आता है मैनिपुलेशन ऑफ डेटा और रिकॉर्ड, ठीक है। फाइनेंशियल या एम्प्लॉय रिकॉर्ड मॉडिफाई करना या फ्रॉड कमिट करने का
फ्रॉड कमिट करना, ठीक है, करने के लिए मतलब कह सकते हो कि जैसे किसी कंपनी का डेटा है जिसमें एक इंसान है जो 10 दिन से आ रहा है, अब किसी एम्प्लॉय ने उसको मैनिपुलेट करके 5 दिन कर दिया कि वो सिर्फ कंपनी में 5 दिन आया, तो ये क्या हुआ कि फ्रॉड करना तो हुआ ना। तो बेसिकली ये मैनिपुलेट ऑफ डेटा है, ठीक है, या फिर कंपनी का डेटा है, कुछ भी हो वो कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैं बात करूं, आता है एक्सटर्नल अटैक, ठीक है, दूसरा टाइप, इसमें से ये दूसरा टाइप एक्सटर्नल अटैक, ये वाला, ठीक है। एक्सटर्नल अटैक क्या होता है? तो एक्सटर्नल अटैक एक ऐसा अटैक जो बाहर हैकर्स या क्रिमिनल्स के द्वारा किया जाता है, कंपनी के बाहर से या फिर बाहर बैठ के जो भी। तो इसके अंदर क्या आता है? तो इसके अंदर आएगा फिशिंग एंड स्पूफिंग, ठीक है। तो फिशिंग क्या होती है? बेसिकली फेक ईमेल या मैसेज से यूजर को फूल या बेवकूफ बना के उसका लॉगिन डेटा चुरा लेना, इसको फिशिंग कहेंगे। स्पूफिंग किसी के नंबर से कॉल कर लेना, स्पूफ कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है 7791003344, ये नंबर है, ठीक है। अब ये नंबर फॉर एग्जांपल किसी पुलिस वाले का है नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पता चला आप लोग फोन लगाने लग जाओ। तो ये बेसिकली किसी पुलिस वाले का है, ठीक है। तो फ्रॉड क्या करेंगे, जो फ्रॉडिस्ट हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, इसका स्पूफ करेंगे। ये सिस्टम की एक कमी है बेसिकली, ठीक है। स्पूफिंग बेसिकली एक सिस्टम की कमी होती है। तो क्या होता है ना कि इसी नंबर का यूज करके, मतलब जब भी किसी को कॉल करेंगे उनकी सिम तो दूसरी होगी, लेकिन नंबर ये वाला जाएगा, ठीक है। जो नंबर वो डालेंगे वो नंबर जा सकता है। इससे रिलेटेड बहुत बड़ा क्राइम भी, मतलब बहुत बड़ा एक क्रिमिनल जो है वो अभी भी जेल में, आई थिंक सो तिहाड़ में है, ठीक है। वो भी यही करता था कि बताओ आप किसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये कुछ इंसिडेंट था कि बड़े बड़े लोगों को फोन करके वो बताता था कि हाँ चलो इसने, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे सीएम के नंबर से कोर्ट के जज को कॉल कर दिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के नंबर से यहाँ पर हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको कॉल कर दिया। तो ये बेसिकली एक क्राइम ही है। तो वो कैसे कर पाता था? ये स्पूफिंग के वजह से। तो ये सिस्टम की बहुत बड़ी कमी है। तो वो केस के बारे में मुझे जरूर से बताओ किसका है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हम बहुत गिफ्ट भेजता था किसी सेलिब्रिटी को, आपको याद होगा, सेलिब्रिटी को बहुत सारे गिफ्ट भेजे गए हैं, एवरीथिंग। तो उसका नाम एंड कमेंट सेक्शन में मत करना कमेंट में बताना मत भूलना बेसिकली। तो उसी ये नंबर से कॉल करके, मतलब जब भी कॉल करेगा तो जो भी नंबर डालेगा, सिम कोई भी उसके पास, नंबर यही जाएगा जो नंबर वो डालेगा, ठीक है। तो क्या होगा, सामने वाले के पास जब कॉल जाएगा तो नंबर ये पुलिस वाले का डिस्प्ले होगा एंड सामने से बोल देगा कि हाँ मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, एवरीथिंग, दैट्स इट, हो गया क्राइम। देन जो भी कराना है वो करा लेगा, ऐसा होता है। तो सिस्टम की कमी है, बाद में पकड़े भी जाते हैं, दिक्कत नहीं है, जैसे पकड़े तो गए हैं अभी जो मैंने एग्जांपल दिया। तो ये बेसिकली स्पूफिंग होती है, ठीक है। स्पूफ कर लिया जाता है किसी के डेटा को। वैसे हम आईपी एड्रेस के एथिकल हैकिंग में सीखते हैं, आईपी एड्रेस भी स्पूफिंग होती है, उसकी सिक्योरिटीज बताता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक तो ये है। उसके बाद यहाँ पर ब्रूट फोर्स अटैक, सॉफ्टवेयर का यूज करके पासवर्ड क्रैक कर लेना। बेसिकली ब्रूट फोर्स किसको कहते हैं कि बहुत सारे पासवर्ड ट्राई कर लेना, कि जैसे बोलते हैं ना कि ये एक पासवर्ड काम नहीं किया, दूसरा ट्राई करो, दूसरा नहीं किया, तीसरा ट्राई करो। तो बेसिकली ब्रूट फोर्स इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है ब्रूट फोर्स अटैक, ये रहा। तो वेट अ मिनट, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये ब्रूट फोर्स अटैक। देन उसी के बाद यहाँ पर एक है डॉस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डॉस अटैक, ये वाला अटैक, डॉस अटैक। ये क्या अटैक है? ये डॉस अटैक है। इसके बारे में इथिकल हैकिंग में, ये सारे अटैक इथिकल हैकिंग से रिलेटेड हैं, सारी इथिकल हैकिंग में पढ़ाए जाते हैं ये। तो ये बेसिकली डॉस अटैक है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर एग्जांपल देता हूं कि आपकी रोटी ही, आप जो रोटी खाते हो, फॉर एग्जांपल 5 खाते हो, 5 खाने की आपकी कैपेसिटी है, लेकिन जबरदस्ती आपको 10 रोटी खिला दी जाए तो आपकी क्या हालत होगी? बीमार पड़ जाओगे,
पेट दर्द होगा, बहुत सारी, मतलब एक तरह से आप डाउन हो जाओगे। तो डॉस अटैक भी इसी तरह का एक अटैक है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर एक सर्वर है, ठीक है, यहाँ पर एक सर्वर है जिसकी रिक्वेस्ट हैंडल करने की कैपेसिटी 20 है, ठीक है, 20 रिक्वेस्ट वो हैंडल कर सकता है, लेकिन 20 अच्छे से मैनेज कर सकता है, लेकिन 20 की जगह जब उसको 200 रिक्वेस्ट एक साथ भेज दी जाए तो सर्वर की क्या हालत होगी, डाउन हो जाएगा। तो इसी को कह रहे हैं हम डॉस अटैक, ठीक है। तो ये क्या माना जाता है, डॉस अटैक। अगर फिर इसके बाद कैटेगरी भी है इसकी, डॉस अटैक, डी डॉस अटैक, एवरीथिंग। तो ये बेसिकली डॉस अटैक कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है, किसी की कैपेसिटी से ज़्यादा भेज देना। उसके बाद आता है साइबर डिफेमेशन, ये वाला, ठीक है। तो जो मैं, आप क्या करना, इंटरनल एक्सटर्नल में जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लिखते जाना कि हाँ ये इंटरनल में है, यहाँ ये एक्सटर्नल में है। तो ये अभी मैं एक्सटर्नल के बता रहा हूँ सारे, ठीक है। तो साइबर डिफेमेशन मतलब किसी इंडिविजुअल या कंपनी की रेपुटेशन डैमेज करना बाय स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, मतलब गलत इंफॉर्मेशन फैला के किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना, किसी इंसान के बारे में गलत डेटा फैलाना, या फिर झूठा मूठा जो भी है, पॉलिटिक्स में ज़्यादा होता है आई थिंक सो। तो वहाँ पर गलत डेटा मैनिपुलेट या फिर गलत झूठ बोल के किसी को बदनाम कर देना, बदनामी का मतलब डिफॉर्मेशन होता है, तो इसको डिफॉर्मेशन कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने, देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया। एक्सटर्नल में नोट करो, एक्सटर्नल में आपका आएगा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिफॉर्मेशन, जो मैं रेड करते जाता हूँ उसको आपको नेट करना है। तो आपका हो गया साइबर डिफॉर्मेशन, एंड आपका हो गया डॉस अटैक, देन फिशिंग एंड स्पूफिंग, ठीक है, एंड देन हो गया आपका ब्रूट फोर्स। ये मैंने एक्सटर्नल में काउंट किए हैं, ठीक है। रेड वाले किस में है, एक्सटर्नल में। तो यहाँ पर एक्सटर्नल ये वाले हो गए जितने भी हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैं दूसरे से हाईलाइट करता हूँ, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर जो इंटरनल के एग्जांपल दिए थे मैंने। तो यहाँ पर डेटा थेफ्ट तो नहीं है, फिर भी ले लेना, लिख लेना आप डेटा थेफ्ट। अच्छा, यहाँ पर एक ये दिया हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, इसके बारे में बताना है मुझे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी चोरी होती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली वो सारी चीज़ें जो कि डिजिटली हैं, मतलब डिजिटल जो भी है ना, वो भी तो एक तरह की प्रॉपर्टी है। आपकी वेबसाइट, आपकी पीडीएफ, बुक्स जो भी ऑनलाइन अपलोड होते हैं, वो सारी चीज़ें, वीडियोस, ये क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। अगर कोई उन चीज़ों को चोरी कर लेगा तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट के अंदर आएगा। तो ये भी इंटरनल हो सकता है, डेटा थेफ्ट भी इंटरनल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड, ये भी इंटरनल में आएगा, ठीक है। जो भी ग्रीन कर रहा हूँ आप उसको लिख लेना। देन एक्सपोनेंज, जासूसी, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स को इंस्टॉल कराना, ये सारी चीज़ें इंटरनल में आएगा। ये बेसिकली एग्जांपल है। और भी इसमें देखो बहुत सारे अटैक्स है, इसमें एक्सप्लेन करने जाएंगे तो इसी में लंबी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, डेटा ब्रीच, ठीक है। डेटा ब्रीच किस में आएगा, इंटरनल या एक्सटर्नल? तो ये दोनों में आ सकता है, इंटरनल भी कर सकता है कोई, एक्सटर्नल भी कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे अटैक्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन है, ठीक है, ये इंटरनल एक्सटर्नल खत्म। अब ये दोनों किसी में भी हो सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों में, अब जो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसक्यूएल लैंग्वेज, एसक्यूएल के बारे में आपने सुना होगा, एसक्यूएल अटैक। तो इसमें क्या होता है कि एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस होता है, जैसे मैंने डेटाबेस बताया था, आपका रिकॉर्ड संभालता है। तो एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस होता है। तो डेटाबेस में अगर कोई कमी है तो उसमें कोई कोड लिख के, कुछ लिख के, उसको मैनिपुलेट करके उससे डेटा निकाल लिया जाता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद फिशिंग स्पूफिंग मैंने बता दिया, ब्रूट फोर्स बता दिया। प्रिविलेज एस्केलेशन, प्रिविलेज एस्केलेशन मतलब किसी एडमिन का एक्सेस ले लेना, ठीक है। प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होगा, किसी भी एडमिन का एक्सेस ले लेना। उसके बाद डॉस अटैक मैंने बता दिया। साइबर डिफेमेशन, बदनामी मैंने बता दिया। अच्छा हाँ, साइबर डिफेमेशन जो है ये भी एक्सटर्नल में आप लोग नोट कर लेना। साइबर टेररिज्म, साइबर टेररिज्म क्या है? तो साइबर टेररिज्म एक ऐसा क्राइम है जिसकी सज़ा
लाइफ टाइम तक जेल या फिर हैंग टिल डेथ, फांसी की सजा हो सकती है। ये एक ऐसी सजा है मतलब जिसमें टारगेट किया जाता है पूरी कंट्री को, मतलब जिस ऐसा क्राइम जिसमें टारगेट हो पूरा का पूरा देश, तो उसको हम साइबर टेररिज्म कहते हैं, ठीक है। एंड साइबर वॉरफेयर वही साइबर की तरह, जैसे अभी चाइना ने किया था बायो वॉरफेयर कोरोना, ठीक है, बायो वॉरफेयर कह सकते हो उसको। तो यहाँ पर साइबर वॉरफेयर भी होता है, साइबर तरीके से लड़ाई, पहले मैं इंडिया का सर्वर हैक कर दूं, इधर का सर्वर हैक कर दूं, ऐसा मैं करूँगा नहीं, बता रहा हूँ कि होता है कि एक दूसरे के कंट्री का मतलब ये पहले ए कंट्री, जो कंट्री ए है वो बी कंट्री का सर्वर हैक करे, फिर बदले में बी कंट्री ए कंट्री का सर्वर हैक करे, तो एक देश दूसरे देश का वो करे। आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट बेसिकली किसी की आइडेंटिटी चुरा लेना, किसी की आइडेंटिटी पहचान चुरा लेना। वो कैसे चुरा सकते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल जो आपको कॉल आते हैं कि जैसे मैं किसी कंपनी का ऑनर बोल रहा हूँ, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, अभी डिजिटल अरेस्ट निकला है उसमें बोलता है, तो वो किसी पुलिस वाले की, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बात करूँ कि आपका नंबर आपके दोस्त के नंबर से किसी तीसरे आदमी का फोन लाए, जैसे आपका एक दोस्त है जिसका नाम अनुराग है, ठीक है, अब उसका फोन बाय द वे उसका फोन किसी ने सिम निकाल लिया या कुछ भी कर लिया, या फिर किसी दूसरे नंबर से कॉल करके कोई बोल रहा है कि हाँ मैं आपको दोस्त अनुराग बोल रहा हूँ, तो इसने क्या किया, अनुराग की आइडेंटिटी थेफ्ट कर ली, ठीक है। सेकेंड चीज, आइडेंटिटी थेफ्ट बहुत जगह फ्रॉड में यूज होता है, तो मतलब दूसरे इंसान की जानकारी चुरा के उसको गलत तरीके से यूज करना, इसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक ये बहुत फेमस अटैक है। रैंसम का मतलब होता है वसूली, ठीक है। तो रैंसमवेयर अटैक जब भी किसी सिस्टम में होता है ना, तो क्या होता है ना कि सारा डेटा वो इनक्रिप्ट कर देता है, सारा डेटा इनक्रिप्ट कर देता है, जिससे आप उस डेटा को खोल नहीं पाते। कोई भी फाइल को खोलने की कोशिश करोगे तो वहां पर लंबा सा पॉपअप आता है, लिखा होता है कि आपको अगर आपको डेटा डिक्रिप्ट करना है तो इतने पैसे बिटकॉइन में भेजो। तो क्या कर रहा है वो, वसूली, अवैध वसूली रैंसमवेयर को कहते हैं बेसिकली, तो इसको अवैध वसूली कहते हैं। तो रैंसमवेयर अटैक अवैध वसूली कहा जाता है, कि जबरन वसूली वो भी कह सकता है, जबरदस्ती की वसूली करना जो कि बिना हक की हो, दैट्स इट। देन उसके बाद आता है स्पाईवेयर अटैक, ठीक है, मतलब स्पाईवेयर क्या हो सकता है, तो स्पाईवेयर मतलब स्पाइंग करना, किसी के ऊपर नजर रखना, ऐसा अटैक, ठीक है। उसके बाद इनसाइडर थ्रेट मैंने बता दिया, कंपनी के अंदर से कोई एम्प्लॉय इनसाइड करे। क्रेडेंशियल स्टफिंग, आपके क्रेडेंशियल को चोरी कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैन इन द मिडल अटैक, वो जो मैंने एग्जांपल दिया था ना कि आपका सिस्टम कैसे कम्युनिकेशन करता है, एक ने कंप्यूटर ने मैसेज भेजा, फॉर एग्जांपल वापस से मैं बताता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ड्राइंग कर लेता हूँ जो काफी अच्छे से समझेगा। तो यहाँ पर आपको जैसे ये कंप्यूटर है एंड ये दूसरा कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को बेसिकली एक मैसेज भेजा, ठीक है, एंड ये दोनों वाईफाई से कनेक्टेड है। तो इसने यहाँ से हाय लिखा बट वहां पर हेलो गया, ठीक है। तो कैसे हुआ ये, तो बीच में एक अटैकर होता है, ठीक है, बीच में मैनिपुलेट हुआ है ना, तो बीच में सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्ट होते हैं ये, तो आपके वाईफाई से कैसे भी अटैकर कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, कैसे भी कनेक्ट होके देन ये देखता है कि कौन कौन से डिवाइस है, उनके मैसेजेस को रीड करता है, उसको मैनिपुलेट करके सामने फॉरवर्ड कर देता है। तो इसको कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक, MITM अटैक, ठीक है, मैन इन द मिडल। तो बेसिकली ये होता है आपका मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है। देन उसके बाद ये रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैन इन द मिडल अटैक हो गया। सोशल इंजीनियरिंग अटैक, ये आप लोगों ने काफी जगह पर देखा होगा और हो सकता है आप में से किसी के साथ हुआ भी हो। सोशल इंजीनियरिंग, इसको ह्यूमन हैकिंग नाम से भी जाना जाता है। सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी इसको पढ़ाते वक्त मुझे याद आया,
सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पर ह्यूमन को हैक किया जाता है, मतलब ह्यूमन के माइंड सेट को चेंज कर लिया जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूं कि कोई आपको फोन करे, आपको ये पता है कि आपको बैंक के पासवर्ड्स, ओटीपीज, एटीएम, आपका एटीएम नंबर, ओटीपीज एंड जो भी है आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर शेयर करना नहीं चाहिए बेसिकली, ठीक है। फिर भी आप शेयर कर देते हो, क्यों, किस वजह से? क्योंकि सामने वाले ने आपको ऐसे मैनिपुलेट किया, आपके माइंड के साथ खेला, ठीक है। जैसे कॉल आया कि हाँ चलो मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका एटीएम ब्लॉक होने वाला है, इसको आगे की एक्सटेंड करने के लिए, डेट एक्सटेंड करने के लिए ओटीपी बताओ, मैं एक्सटेंड करा देता हूँ। तो बेसिकली ये सोशल इंजीनियरिंग होती है, क्योंकि उसने आपको मैनिपुलेट किया, इस तरह से आपसे बात की कि आपके माइंड हैक हो गई। तो ह्यूमन हैकिंग क्या होता है? उसके माइंड के साथ हैक कर लेना, इसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। बहुत सारी चीजें हुई होगी, जो बहुत सारे लोगों को ओटीपी ले लिया होगा। क्या आप लोगों के साथ ये हुआ है? यस, कमेंट सेक्शन में बताओ किस किस के साथ ये अटैक हो चुका है सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है मालवेराइजिंग या फिर मालवेटाइजिंग, मेलिशियस एडवर्टाइजिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग। मालवेटाइजिंग मतलब मेलिशियस एडवर्टाइजिंग मतलब गलत तरीके से एडवर्टाइजिंग करना, ठीक है, गलत चीज़ों का एडवर्टाइजिंग कर देना जो कि इलीगल होती है। जीरो डे एक्सप्लॉइट, ये क्या होता है? जीरो डे एक्सप्लॉइट वो वल्नरेबिलिटी होती है जो इंस्टेंट आती है, मतलब तुरंत मतलब तुरंत कह सकते हो, मतलब कि अभी अभी निकली है बस, ठीक है, अभी ढूंढा, वल्नरेबिलिटी को अभी ब्रीच कर दिया, अभी अटैक कर दिया, ठीक है, इंस्टेंट, तुरंत, ठीक है। बहुत सारे अटैक जो है फेमस है, लेकिन जीरो डे तुरंत एक्सप्लॉइट होता है, तुरंत अटैक कर दिया जाता है, इसको जीरो डे एक्सप्लॉइट कहते हैं। डेटा ब्रीच, तो डेटा को ब्रीच कर देना मतलब डेटा को पब्लिश कर देना, ठीक है, ये अटैक है एक। उसके बाद ये भी एक क्राइम है, ठीक है। उसके बाद कीलॉगर अटैक। कीलॉगर का मतलब क्या होता है? कीलॉगर अटैक मतलब जो एक कह सकते हो सॉफ्टवेयर या टूल डाल दिया जाता है आपके सिस्टम में, मैलिशियस टूल होता है, जिसको आपके सिस्टम में जब डाल देंगे ना, तो आपकी जो भी कीज आप कीबोर्ड में प्रेस करोगे वो सारा नोट रखेगा कि आपने ये किया, ये दबाया, ठीक है, एंड सारे वर्ड सब रिकॉर्ड रखेगा। तो आपकी की सारी जो भी है ना वो रखता है। फेक एंटीवायरस स्कैम, अब यहाँ पर ये भी एक क्राइम है कि एक एंटीवायरस का नाम देके आपके सिस्टम में वायरस इंस्टॉल करवा दिया जाता है, तो फेक एंटीवायरस। क्रिप्टो जैकिंग, ठीक है, अनऑथराइज क्रिप्टो माइनिंग, ठीक है, बिना मतलब के क्रिप्टो माइनिंग कराना, ठीक है, इसको क्रिप्टो जैकिंग कहते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि क्रिप्टो का आपको हाईजैक कर लिया गया है कि आप मुझे क्रिप्टो बेचना चाहते हो, तो आपकी क्रिप्टो करेंसी वहाँ पर क्या करेंगे वो लोग? लॉगिन करेंगे, ट्रांसफर करा लेंगे, पैसे भी नहीं देंगे आप, दैट्स इट। अब वो क्रिप्टो जो है वो इतनी बड़ी करेंसी है कि उसमें किसी को ट्रैक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एनोनिमस रहने के लिए बनाई गई है ना वो करेंसी, तो आप फंस जाओगे उसमें। साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग क्या है? तो साइबर स्टॉकिंग है बेसिकली ऑनलाइन तरीके से किसी, मतलब ऑनलाइन तरीके से किसी का पीछा करना, किसी पे नजर रखना ऑनलाइन। जैसे मैं बात करूं कि एक अटैकर है जो अपने, तो वो उस टारगेट को मतलब पीछा करना चाहता है उसको, मतलब साइबर स्टॉकिंग बेसिकली कह सकते हो कि ऑनलाइन तरीके से किसी का पीछा करना। अब एग्जांपल जैसे मैंने दिया कि एक इंसान है, ठीक है, एक अटैकर है जिसका टारगेट एक कोई ह्यूमन है, ठीक है, अटैकर का टारगेट है फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, ए टारगेट है उसका। तो ए जो है वो हर जगह जाता है तो सेल्फी डालता है, गोवा गया तो सेल्फी डालेगा, मुंबई डालेगा तो सेल्फी, मुंबई जाएगा तो सेल्फी डालेगा, कहीं भी कुछ जाएगा तो अपनी एक्टिविटी स्टेटस अपडेट करेगा। तो जो अटैकर है वो उसके ऊपर नजर रखेगा कि अच्छा अब ये गोवा में है, अच्छा या, तो ये क्या हो गया? ऑनलाइन तरीके से स्टॉकिंग या ऑनलाइन तरीके से पीछा करना, ठीक है, पीछा करना स्टॉकिंग होती है, तो साइबर स्टॉकिंग होती है। साइबर मतलब ऑनलाइन, स्टॉकिंग मतलब पीछा करना। देन इसके बाद डॉक्सिंग, रिलेवेंट प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, ठीक है, रिवीलिंग मतलब रिवील करना ऑनलाइन तरीके से, जो भी प्राइवेट आपकी इंफॉर्मेशन है उसको प्राइवेट कर देना, ठीक है, जो भी आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको लीक कर देना आपके मर्जी के खिलाफ, ये भी एक क्राइम है। चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन क्राइम ऑनलाइन,
जो भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, चाइल्ड को एक्सप्लॉइट करना, चाइल्ड के साथ गलत व्यवहार करना, एवरीथिंग ये ऑनलाइन तरीके से, ठीक है। वीडियोज हैं तो नॉर्मल है तो वो पुलिस वाले देख लेते हैं। उसके बाद है कार्डिंग। कार्डिंग मतलब कार्ड का फ्रॉड करना, ठीक है, वही क्रेडिट कार्ड एवरीथिंग जो भी है फ्रॉड करना, उनको बेचना एवरीथिंग। कार्डिंग बेसिकली बहुत सारे कार्ड नंबर्स होते हैं, उनको बेचा जाता है आपके कार्ड्स को, और आपकी कार्ड्स की डिटेल्स लेके कार्ड के साथ फ्रॉड किया जाता है, इसको कार्डिंग कहते हैं। कार्ड से रिलेटेड जो भी फ्रॉड है उनको कार्डिंग कहते हैं। 13 लास्ट, सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर जो भी जेन्युइन पासवर्ड सॉफ्टवेयर है उसको पायरेट करके बेचना, ये एक क्राइम है, ठीक है। किसी ने बहुत मेहनत से सॉफ्टवेयर बनाया, उसको आप लीगल तरीके से पायरेट कर रहे हो, देन ऑनलाइन अपलोड कर रहे हो, फ्री में अवेलेबल कर रहे हो, तो इसमें दोनों का नुकसान है, जो इंस्टॉल कर रहा है उसका भी, जो इंस्टॉल नहीं कर रहा है उसका भी। मतलब जो इंस्टॉल कर रहा है उसका भी एंड जिसने बनाया उसका भी, ठीक है। जो नहीं कर रहा है उसका बेनिफिट है यहाँ पर थोड़ा सा। तो यहाँ पर बेसिकली जो इंस्टॉल कर रहा है उसका कैसे नुकसान है, उससे पूरा डेटा चला जाता है, उसमें मालवेयर छुपे होते हैं, इसलिए तो एंटीवायरस बंद कराया जाता है उसको इंस्टॉल करने से पहले। मालवेयर्स होते हैं, बहुत सारे वायरसेस होते हैं उसमें, ठीक है। तो वो डेटा सेंड करता रहता है, आपका डेटा चला जाता है, आपको फ्री में मिल गया, क्या मतलब। इससे अच्छा जेन्युइन यूज करो, एंड वो कंपनी के कस्टमर्स चले गए, पैसे चले गए जिसने बनाया है, तो दोनों, जो इंस्टॉल करता है एंड जिसने बनाया, दोनों को लॉस होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 30 तरह के क्राइम्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। मैं करना तो नहीं चाहता था वीडियो ज़्यादा लंबी की वजह से, मैंने बोला चलो 10 मिनट 15 मिनट अगर लॉन्ग होते तो कोई फर्क नहीं है उससे, ठीक है। तो आप लोगों को नॉलेज मिल गया, काफ़ी है। सो आई होप आप सभी के एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम समझ में आ गए होंगे कि इतने सारे क्राइम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स, ठीक है। साइबर क्राइम के क्लासिफिकेशंस क्या है, मतलब अभी तो हम देख रहे थे साइबर क्राइम क्या है। अब साइबर क्राइम क्लासिफिकेशन मतलब किसको किसको टारगेट बनाया जा सकता है, कौन कौन क्लासिफाई हुआ है इसमें। तो क्लासिफिकेशन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, मतलब एक ऐसा क्राइम जिसमें टारगेट सिर्फ एक इंडिविजुअल हो, मतलब एक इंसान हो सिर्फ, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स मतलब क्या हो सकता है उसके साथ, क्या क्या क्राइम हो सकते हैं इंडिविजुअल के। तो किसी की आइडेंटिटी चोरी, उसकी पहचान चोरी की जा सकती है, ऑनलाइन हरेस किया जा सकता है, उसको साइबर बुलिंग किया जा सकता है, ऑनलाइन वही बदनामी या फिर ऑनलाइन तरीके से उसको गंदा बोलना, ठीक है। ऑनलाइन स्टैकिंग, साइबर स्टॉकिंग वही, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्राइम है, ठीक है। वेट अ मिनट, इसको मैं ठीक है, ये आपका क्राइम है, इंडिविजुअल मतलब क्लासिफिकेशन है, एंड ये क्राइम्स है सारे, इतने तरह के क्राइम्स बेसिकली किए जा सकते हैं, एंड ये क्राइम्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। देन उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन है आपका फाइनेंशियल क्राइम्स। तो पहले में टारगेट क्या था, पहले में था इंडिविजुअल, ठीक है ना। फर्स्ट वाला जो आपने देखा, इसमें जो आपका टारगेट था वो था इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, ऐसा टारगेट था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें फाइनेंशियल क्राइम्स, ये फाइनेंशियल क्राइम है, ठीक है। तो इसमें टारगेट क्या होने वाला है, सिर्फ पैसा, ऐसा क्राइम जो सिर्फ पैसा कमाने के मोटिव से किया गया हो। फाइनेंशियल कार्ड फ्रॉड, ठीक है, एक मिनट, फाइनेंशियल कार्ड फ्रॉड होगा यहाँ पर, ठीक है। फाइनेंशियल कार्ड फ्रॉड, फिशिंग एंड ईमेल स्कैम, रैंसमवेयर अटैक, ये सब पैसे के मोटिव से होते हैं, ठीक है। ऐसा क्राइम जिसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली पैसा हो, उसी को हम फाइनेंशियल क्राइम कहेंगे। देन उसके बाद आता है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा क्राइम जो कि सिर्फ कंपनी के लिए हो या फिर कंपनी टारगेट हो पूरी, उसको हम फाइनेंशियल क्राइम कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन क्राइम कहेंगे। करेक्ट कर लेना, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्राइम है। तो क्या क्या है यहाँ पर, क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या क्या है, डेटा ब्रीच, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है आपका यहाँ पर डेटा ब्रीच। अच्छा ये तो पूरा दिख ही नहीं रहा है, हाईलाइट कौन सा लेना पड़ेगा, इसमें येलो ले लेते, ठीक है। डेटा ब्रीच एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, वही कॉर्पोरेट एक्सपोनेंच, वही जासूसी, ठीक है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ।
ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जो भी क्राइम किया जाएगा वो। देन उसके बाद साइबर टेररिज्म एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक क्या होते हैं, देखो साइबर वॉरफेयर, ठीक है, साइबर प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा मतलब वही कि सबको भ्रमित करना, गलत चीजें फैलाना, एंड डेफेमेशन, बदनामी, ठीक है, प्रोपेगेंडा। साइबर वॉरफेयर, साइबर एक्सपोनेंस, तो एक ऐसा अटैक जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, पॉलिटिशियन के द्वारा इधर से उधर जो भी होता है उनका, वो अटैक यहाँ पर किया जाए, ठीक है, एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, किसी स्टेट ने कराया दूसरे पॉलिटिशियन के लिए, एवरीथिंग ऐसा, ठीक है, किसी एक पॉलिटिशियन ने दूसरे पॉलिटिशियन के लिए कराया, ऐसे इसको कहते हैं वॉरफेयर या फिर प्रोपेगेंडा फैलाना। ये इसमें टारगेट बेसिकली स्टेट ही होता है, स्टेट स्पॉन्सर। उसके बाद साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब पूरा का पूरा देश। तो यहाँ पर क्या है, साइबर अटैक ऑन गवर्नमेंट, क्या क्या हो सकता है इसमें, कौन से अटैक्स होते हैं, तो इसमें साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, साइबर अटैक ऑन गवर्नमेंट सिस्टम्स में क्या क्या आएगा, तो साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट में आ जाएगा जितने भी उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट, बैंक्स, आर्मी की वेबसाइट, एवरीथिंग, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट है, इवन पुलिस, नॉर्मल से नॉर्मल जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, कुछ भी हो जाएगी तो वो देश पे ही माना जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब देश ही है यार। तो बेसिकली कंप्लीट गवर्नमेंट के अगेंस्ट। साइबर टेररिज्म भी साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट ही होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें पूरा वही है कि टारगेट पूरा देश ही होता है गवर्नमेंट में। तो उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ साइबर क्राइम ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में साइबर क्राइम हो गया है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है एंड क्या क्या झेलना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी। लेकिन इससे पहले चलो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इम्पैक्ट ऑफ साइबर क्राइम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, मतलब ये जो कंपनी है वो इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी लॉस कर देती है। अब ये क्या है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब ऐसा डेटा जो कि कॉन्फिडेंट रहना, जैसे पासवर्ड, ईमेल आईडीज, एवरीथिंग, बैंक की डिटेल्स, एवरीथिंग कॉन्फिडेंशियल डेटा है। एंड इंटीग्रिटी वो डेटा जो कि सिर्फ यूज़र चेंज कर सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा डेटा या फिर ऐसी चीज़ जो सिर्फ ऑनर चेंज कर पाए, उसके अलावा कोई दूसरा इंसान चेंज ही ना कर पाए। वो अवेलेबिलिटी, जो चीज़ अवेलेबल की गई है वो हमेशा अवेलेबल रहे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे लीक की, अगर कोई डेटा ब्रीच हुआ, कुछ हुआ, तो कॉन्फिडेंशियलिटी चली गई ना, मतलब हैकर ने हैक कर लिया उसको, कॉन्फिडेंशियलिटी चली गई। इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी जो ऑनर था उसके अलावा किसी थर्ड पर्सन ने उसको हैक कर लिया, ठीक है, और चेंजेस कर दिए उसमें, तो इंटीग्रिटी चली गई। अवेलेबिलिटी, तो जो चीज़ें, और जैसे वेबसाइट है वो अवेलेबल रहने के लिए बनाई गई थी, ठीक है, लेकिन अब अवेलेबल नहीं है, वो हैकर ने हटा दिया वहाँ से, कुछ डिलीट कर दिया, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो लॉस कर देते हैं। उसके बाद थेफ्ट, सेंसिटिव डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा चोरी हो जाता है। डिस्प्यूशंस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, मतलब जो भी डिस्ट्रप्शंस है, मतलब जो भी बिजनेस ऑपरेशन है वो दिक्कत आने लगती है उसको ऑपरेट करने में। उसके बाद लॉस्ट ऑफ कस्टमर एंड स्टेक होल्डर, कंपनी का जो कस्टमर है उनका ट्रस्ट एंड सारी चीज़ें चली जाती है, स्टेक होल्डर का ट्रस्ट चला जाता है, सारी चीज़ें उनका नुकसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रिप्यूटेशन डैमेज हो जाती है। अब कोई भी कंपनी हैक हुई तो उसमें दोबारा कोई पैसा थोड़ी लगाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसी कंपनी है सोशल मीडिया, कोई भी आप ले लो, सोशल मीडिया, मैं नाम नहीं लूँगा, बीच में हैक हुई थी, तो उसमें से ज़्यादातर लोगों का ना डाटा लीक हो गया था बेसिकली, ठीक है। तो अभी भी लोग यूज़ कर रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों। तो अगर किसी कंपनी में आपका पासवर्ड लीक हो जाए और डेटा लीक हो जाए, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चली जाए, दोबारा उस पर जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि वो हैक हो चुकी, बदनाम हो गई है, तो उसकी रेपुटेशन डैमेज हुई कंपनी की, तो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस। अब किसी की वेबसाइट चली जाए, डेटा चला जाए बहुत सारा, तो लॉस तो है ही। लीगल पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लाइंस। अब यहाँ पर जब कंपनी ये सारी चीज़ें, डेटा मेंटेन नहीं कर पाती है, तो इसके लिए रूल्स हैं बेसिकली।
इसके लिए रूल्स क्या हैं? इसके लिए रूल्स ये हैं कि जो रेपुटेशन है, मतलब जो जब अगर डेटा मेंटेन करने में आप सक्षम नहीं हुए तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका डेटा, आपका डेटा उनके पास है और वो लीक हो जाता है ना, तो उसके ऊपर केस होता है कंपनी के ऊपर कि डेटा प्राइवेसी पॉलिसी कैसे भंग हुई, लोगों की कैसे डैमेज हुई, आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं रखी। तो उसके लिए यहाँ पर लीगल एक्शंस होते हैं बेसिकली, तो पेनल्टी लगती है कंपनी के ऊपर। तो बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लॉसेस होते हैं जब अटैक हो जाता है। एंड टाइप ऑफ, बेसिकली यहाँ पर देखो, मैं टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्राइम जो है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मतलब कितने टाइप के क्राइम्स हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो सारी चीज़ें हैं ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ को इम्पोर्टेंटली आपको 3 तरह के क्राइम्स मिलेंगे, सिविल, क्रिमिनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। सिविल क्या है? सिविल क्राइम जो होता है ना, वो मैं कह सकता हूँ कि फाइनेंशियल या बिजनेस रिलेटेड होता है, ठीक है। एंड इसमें फॉरेंसिक एनालिसिस की जाती है। तो सिविल क्राइम जो है ये बेसिकली फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है। उसके बाद सिविल क्रिमिनल जो होता है, मतलब जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, ये कैसे केस होते हैं? ऐसे केसेस होते हैं क्रिमिनल केसेस जिसमें समाज में गलत उद्देश्य जाने वाला, मतलब एक ऐसा क्राइम होता है क्रिमिनल क्राइम कि जिससे समाज को कुछ नुकसान हो रहा है, समाज का बहुत कुछ डैमेज हो रहा है, मतलब सोसाइटी का बहुत कुछ डैमेज हो रहा है, वहाँ पर गलत लग रहा है, सोसाइटी के रूल के अगेंस्ट है, तो उसको क्राइम माना जाता है, मतलब क्रिमिनल केस माना जाता है। तो इस केस को पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी साइबर क्राइम केस सॉल्व करती हैं, ठीक है। क्रिमिनल्स को अरेस्ट करती हैं। तो ऐसा केस जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो उनको हम क्रिमिनल केसेस कहते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो, उसका मैं एग्जांपल नहीं दूंगा। देन उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव, ये वाला, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होता है कि कंपनीज अपने इंटरनल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन्वेस्टिगेट करती हैं, मतलब कंपनीज अपने अंदर का जो भी इंटरनल है वो इन्वेस्टिगेट कराती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझो सिविल केसेस के बारे में मैं बताता हूँ। सिविल केसेस 2 पार्टी के बीच में हो सकता है, ठीक है। 2 पार्टी के बीच में होता है, यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए लिख के रखा है, ठीक है। 2 पार्टीज के बीच में होता है, 2 पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, ठीक है। जैसे एक इंडिविजुअल, मतलब एक इंसान और एक कंपनी, ठीक है। एक इंसान के बीच में हो सकता है, कंपनी के बीच में हो सकता है, ठीक है। सिविल केसेस की बात कर रहा हूँ। या फिर एक इंडिविजुअल वर्सेस दूसरा, मतलब एक और एक, वन बाय वन, एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच में हो सकता है। और एक कंपनी वर्सेस दूसरे कंपनी के बीच में हो सकता है सिविल केसेस। या कुछ देशों में या कुछ देश में एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी वर्सेस एक इंडिविजुअल या कंपनी, मतलब एक गवर्नमेंट की कंपनी या फिर गवर्नमेंट की एजेंसी, या फिर एक गवर्नमेंट एजेंसी वर्सेस एक इंसान, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी वर्सेस कंपनी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये केस कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशन से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का जो वायलेशन होता है उससे जुड़े होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया एवरीथिंग, और लॉ सूट इन्वॉल्व करते हैं। इनका वर्डिक्ट जनरली मॉनेटरियल डैमेज होता है, ठीक है, मुआवजा, मतलब इसमें जो भी सजा होती है ना वो मुआवजा देना होता है सिर्फ और सिर्फ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सिंपल है ये, ठीक है। मुआवजे के रूप में इसको, मतलब जो भी है वो दे के ख़त्म कर दिया जाता है कि इतना इनका नुकसान हुआ तो आप दो। तो सिविल केसेस बेसिकली फाइनेंशियल से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद क्रिमिनल केसेस आते हैं यहाँ पर, क्राइम से रिलेटेड। क्राइम केस उन क्राइम से जुड़े होते हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं बेसिकली, जैसे मैंने अभी कहा। इनमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की किसी कंपनी, इसमें क्या होता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी कंपनी, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के खिलाफ एक्शन लेती है, ठीक है। मतलब जैसे पुलिस हो गई, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, यही तो है ना, लॉस के लिए जो काम करती हैं, वो लॉ को फॉलो करने वाला, उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कहते हैं हम लोग। तो ये क्या कर सकती हैं, किसी कंपनी को भी गिरफ्तार कर सकती हैं, या फिर इंडिविजुअल को, किसी एक इंसान को भी, या फिर उसके पूरे ग्रुप को, ठीक है,
गिरफ्तार कर सकती हैं, इनके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। अगर किसी कानूनी वायलेशन का शक हो तो, ठीक है, मतलब अगर कुछ कानूनी कार्रवाई या कानून का वायलेशन हुआ है तो अरेस्ट कर देते हैं। अगर अक्यूज गिल्टी पाया गया, मतलब जो क्रिमिनल है वो गिल्टी पाया गया, तो उसको मॉनेटरी मतलब पैसा जो भी डैमेज हुआ है वो जेल या दोनों सजा मिल सकती है। मतलब उसको जो भी मुआवजा होता है वो भी देना पड़ सकता है और जेल भी हो सकती है या फिर दोनों हो सकते हैं, ऐसा। ये क्रिमिनल केसेस है। क्रिमिनल केसेस के कुछ फीचर्स मैं बता देता हूँ आपको। तो क्रिमिनल केसेस, क्योंकि क्रिमिनल केसेस सोसाइटी के इंटरेस्ट के खिलाफ होते हैं, तो इसलिए ये प्रूफ करना प्रोसिक्यूशन कानूनी कार्रवाई की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। सोसाइटी के खिलाफ जो भी होता है ये कानूनी कार्रवाई की जिम्मेदारी होती है। अगर जो आरोपी है, ठीक है, बेसिकली जो आरोपी है वो गिल्टी पाया गया, मतलब दोषी पाया गया है, तो इन्वेस्टिगेटर को फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और जुडिशियल या फिर जो भी जज के या फिर जो भी कोर्ट के लॉज हैं उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन होता है। मतलब उसके मैंने बताया था रूल्स होते हैं वो, ठीक है। कोर्ट के वारंट के बेसिस पर इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट करते हैं। कंप्यूटिंग डिवाइसेस को जिम्मेदारी से सीज या फिर सीज का कब्जा करना, वही सीज करना होता है, ठीक है। एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाना जरूरी है, एक फॉर्मल रिपोर्ट बनाना जरूरी है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एविडेंस कंट्रोल और एनालिसिस करती हैं, ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है, वही प्राइवेट केसेस भी करते हैं, नो डाउट। सजा सख्त होती है इसमें, मतलब बहुत सजा सख्त होती है क्रिमिनल केसेस में। मैंने बताया जैसे फाइन, जेल या दोनों हो सकता है, फाइन या जेल दोनों हो सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ काफ़ी हाई होता है, मतलब इसमें जो प्रूफ है, क्योंकि ये बड़ा क्राइम है एंड सजा भी ज़्यादा है, तो इसमें प्रूफ ऑफ जो है ज़्यादा हाई लगता है, ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे लेवल का प्रूफ होना चाहिए जो जल्दी से प्रूफ कर दे कि हाँ ये क्राइम है। कुछ एविडेंस कैप्चर करना मुश्किल होता है, जैसे जीपीएस डिवाइस से रिलेटेड एविडेंस, क्योंकि काफ़ी दूर होते हैं वो, इसीलिए। अब सिविल केसेस में क्या है, तो सिविल केसेस में जो दो केसेस हैं, जैसे यहाँ पर सिविल केसेस में दो लोग होंगे, एक शिकायत करने वाला और एक बचाव पक्ष जो खुद को बचा रहा होगा, ठीक है। मतलब एक प्लेंटिफ, एक डिफेंडेंट, ये दो होते हैं। प्लेंटिफ जो है, जो शिकायत करने वाला है, केस रजिस्टर करता है और उसको बर्डन ऑफ प्रूफ संभालना पड़ता है। मतलब जो केस रजिस्टर करेगा उसी को सारा प्रूफ देना पड़ता है कोर्ट में। अथॉरिटी दोनों पार्टीज को देखती है, मतलब जो कोर्ट है वो दोनों पार्टीज को देखती हैं एंड सुनती हैं और अवेलेबल एविडेंस के बेसिस पर जजमेंट देती हैं। इन्वेस्टिगेटर दूसरी पार्टी को अपना क्लेम सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंस दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि सेटलमेंट हो सके। मतलब जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो दूसरी पार्टी को क्लेम सपोर्ट करते हैं, मतलब ठीक है, मतलब सपोर्ट करते हैं कि चलो करके सेटलमेंट कर लो। इसका जो यहाँ पर इस केस में डिवाइस का सर्च म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर होता है, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर होता है। तो अब क्या होता है, दूसरी पार्टी को एविडेंस छुपाने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है, ठीक है। एविडेंस का इनिशियल रिपोर्टिंग इनफॉर्मल होता है, मतलब फॉर्मल नहीं होता, इनफॉर्मल होता है इनिशियल रिपोर्टिंग। एविडेंस कलेक्ट और एनालाइज करने की जिम्मेदारी क्लेमेनेंट की होती है, जिसने क्लेम किया है, ठीक है, मतलब जिसने केस डाला है। सजा जो है इसमें वही मुआवजा देना पड़ता है, ठीक है, मुआवजा तक ही सीमित होता है, उसमें जेल नहीं होती। इसमें किसमें, सिविल केसेस में, फाइनेंशियल केसेस में। एविडेंस का चैन ऑफ कस्टडी पूर्ली डॉक्यूमेंट या अननोन हो सकता है, ठीक है। एविडेंस जैसे चैन ऑफ कस्टडी या फिर मतलब कम डॉक्यूमेंट लगता है, कम प्रूफ की जरूरत पड़ती है। कभी कभी एविडेंस किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में होता है, ठीक है, मतलब जो एविडेंस है कभी कभी इस केस में थर्ड पार्टी कंट्रोल होता है। जैसे पेटीएम से क्राइम हो गया सिविल, तो पेटीएम के पास हो गया ना, मतलब दो लोगों ने पैसे भेजे, आपस में ट्रांजेक्शन किए, तो बीच में कौन है, बीच में आपका पेटीएम क्या है, थर्ड पार्टी, तो वही है। देन
एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसके बारे में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होती है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मतलब किसी भी कंपनी द्वारा इस बात का पता लगाने के लिए की जाती है कि उसके एम्प्लॉय, क्लाइंट और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और पॉलिसी का फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके रूल्स पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन इससे सिर्फ अपने स्टाफ मेंबर तक सीमित रखती है। मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की ऑर्गेनाइजेशन ये होती है इन्वेस्टिगेशन, ये सिर्फ इंटरनल जो भी होते हैं उनके जो इंटरनल एम्प्लॉय इंटरनल लोग हैं उनके तक सीमित होती है। जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने पार्टनर्स, कॉर्पोरेट और लिंक जो भी लोग हैं मतलब जो भी लिंक लोग होते हैं उससे उनको यहाँ पर बता देते हैं कि चलो ये लोग यहाँ पर शामिल है बेसिकली, ठीक है, मतलब इंक्लूड कर लेते हैं उनको जिनको लगता है कि लिंक लोग। एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन के फीचर क्या होता है कि इंक्वायरी प्रोसेस में ये होती है कि इसमें एक एजेंसी जो है ना, एक एजेंसी या गवर्नमेंट द्वारा की जाती है जिसमें मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस से जुड़े जो तथ्य होते हैं, जो लॉजिक्स होते हैं उनको पता लगाया जाता है मैनेजमेंट से रिलेटेड। एंड ये नॉन क्रिमिनल नेचर का होता है, ठीक है, इसमें कोई क्राइम नहीं माना जाता। तो ये किसी भी ऐसे मिसकंडक्ट या एक्टिविटी से जुड़ी होती है जो क्रिमिनल ना हो, बेसिकली किसी भी एम्प्लॉय के अनइथिकल एंड इम्प्रॉपर बिहेवियर से रिलेटेड हो सकती है, मतलब किसी ने मिसबिहेव किया एवरीथिंग उससे रिलेटेड। तो आजकल तो छोटी छोटी बात में केस कर देते हैं यार, तो वही चीज़ें हैं ये, तो ये इंटरनल तक रहते हैं। मिसकंडक्ट के कॉमन एग्जांपल्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, रूल्स या प्रोटोकॉल्स का वायलेशन, मतलब यही है मिसबिहेवियर, कॉमन मिसकंडक्शन का मतलब यही है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी का उसने फॉलो नहीं किया होगा, प्रोटोकॉल्स का वायलेशन किया होगा, रिसोर्स या मिसयूज डैमेज होगा कुछ, या थेफ्ट होगा कुछ, ठीक है, थ्रेटिंग या वायलेशन बिहेवियर, ठीक, गलत तरीके का किसी के साथ व्यवहार कर दिया होगा, या फिर करप्शन, ठीक है, किसी से ले लिया होगा उसने करप्शन पैसा, या फिर हैरेसमेंट या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है इसमें, और अब्यूज किसी को कर दिया होगा उसने, ये उसके चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब पॉसिबल इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है सज़ा, तो प्रमोशन, जो प्रमोशन होता है उसका डिमोशन कर दिया जाता है बेसिकली, सस्पेंशन कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है, अधिकार समाप्त कर दिया जाता है, उसका रिवोकेशन कर दिया जाता है, पेनल्टी लगाई जा सकती है, पैसा, ठीक है, डिसमिस कर दिया जा सकता है, नौकरी से निकाल दिया जा सकता है, दैट्स इट। तो ये इसकी सज़ा होती है, ठीक है। और इसमें कुछ केसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन प्रमोशंस, इंक्रीमेंट और ट्रांसफ़र से रिलेटेड होती हैं, जिसमें एग्जिस्टिंग पॉलिसी, रूल्स या प्रोटोकॉल्स में मॉडिफिकेशन हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन इथिकली एंड लीगली सही तरीके का काम कर रही है। तो इस तरीके के भी केस आ सकते हैं, ठीक है, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, एवरीथिंग, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर और भी केसेस हैं, रेगुलेटरी कंप्लाइंस, कॉर्पोरेट फ्रॉड, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, तो इन सब का होता है, लेकिन मेनली आपको ये तीन देखने के, ये तीन ही है, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप लोग पढ़ लेना, मेरे ख्याल से आप लोग बोर हो गए होंगे इतना, फिर भी आपके काम के लिए है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म केस, एवरीथिंग, तो ये टाइप ऑफ केसेस आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपको देश में यही मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा देखो, ये कंपनीज के रेगुलेटरी कंप्लाइंस, कॉर्पोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, किसी कंपनी का, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट मैंने बताया, ऑनलाइन जो भी प्रॉपर्टी है, इनसाइडर इन्वेस्टिगेशन होती है, फाइनेंशियल क्राइम हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग, ये तो मैं सिविल केसेस में आ जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वायलेशन, स्कैम, आइडेंटिटी थेफ्ट, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी। केसेस इतने तरीके के आ सकते हैं अलग अलग, लेकिन मेनली सिविल, क्रिमिनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तीन तरीके के आएंगे। देन ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, सिविल वर्सेस क्रिमिनल क्या है, तो आप ये नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, ले लिया। देन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। एंड ये भी मैंने बताया है अभी, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी विदाउट पीपीटी, मतलब इसको बिना देखे ही मैंने बता दिया, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। एंड इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एविडेंस, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर साइबर क्राइम्स क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनमें क्या क्या केसेस होते हैं, कैसे उसका क्या सज़ा हो सकती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम बात करें कि एविडेंस क्या होते हैं, डिजिटल एविडेंस क्या है एंड कैसे काम करते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि डिजिटल एविडेंस एक सबूत होता है बेसिकली, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है, ट्रांसमिट किया गया होता है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिजिटल एविडेंस को यहाँ पर फॉरेंसिक साउंड तरीके, मतलब फॉरेंसिक के जो भी रूल्स हैं उसके तरीके से एग्जामिन किया जाता है, ठीक है, किसको, डिजिटल एविडेंस को, ठीक है। एंड ये सेक्शन डिजिटल एविडेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट और आउटलाइन बेसिकली बताने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे टाइप ऑफ एविडेंस। एविडेंस के दो टाइप हो सकते हैं, फर्स्ट वोलाटाइल, दूसरा नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल एविडेंस कौन से हैं, तो वोलाटाइल वो एविडेंस है जो कि चेंज हो सकते हैं। ऐसे वो सारे एविडेंस जो चेंज हो सकते हैं, मतलब कंप्यूटर बंद होने आने पे या फिर उसको पावर ना मिलने पे वो चला जाता है, डिलीट हो जाता है, तो वो वोलाटाइल होता है, मतलब चेंज होने वाला, चेंजेबल मतलब वोलाटाइल। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे रैम का स्टोर डेटा, एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन, जो नेटवर्क कनेक्शन लॉग है वो, रनिंग प्रोसेस जो सिस्टम में चल रही है, मतलब जो भी चीज़ें सिस्टम में ओपन फाइल्स चल रही है, मतलब जो भी फाइल है खुली हुई है वो सारी चीज़ें डिलीट होने, मतलब बंद होने पे चली जाती हैं, मतलब बंद हो जाती है, पता नहीं कर सकते कि क्या क्या खोला गया था बेसिकली ऐसा। उसके बाद होता है नॉन वोलाटाइल डेटा। तो प्राइमरी डेटा होता है, ठीक है, ये परमानेंट मेमोरी का होता है बेसिकली। नॉन वोलाटाइल डेटा जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला डेटा, ठीक है, ये क्या होता है, नॉन वोलाटाइल डेटा। नॉन वोलाटाइल डेटा क्या होता है, ये परमानेंट डेटा होता है जो कि आपके हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी, ईमेल्स, सिस्टम, ब्राउजर हिस्ट्री, ये सारा जो है ना, ब्राउजर की हिस्ट्री, ये सारा परमानेंट डेटा होता है। तो दो तरह के एविडेंस होते हैं यहाँ पर। बाकी आप यहाँ पर ये नोट लिख सकते हो, डिजिटल एविडेंस रिफर टू एनी डेटा स्टोर ट्रांसमिट इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। कोई ये डिजिटल फॉरेंसिक ऐसा एविडेंस है जो कि डेटा को, किसी भी डेटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है, आइडेंटिफाई करता है, साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने में हेल्प करता है बेसिकली। दिस इंक्लूड सेशन डेटा एज लॉगिन डिटेल्स, ठीक है। इसमें क्या क्या डेटा हो सकता है, लॉगिन डिटेल्स, टाइम स्टैम्प्स, कनेक्शन टाइप, आईपी एड्रेसेस, जो कि प्रोसिक्यूट, जो सजा दिलाने में काम करेगा अटैकर को, ठीक है, हेल्प करेगा बेसिकली। तो ये बेसिकली होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर लिस्ट ऑफ डिजिटल एविडेंसेस। ऐसा क्या क्या है जो डिजिटल एविडेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर की फाइल्स होती है, ईमेल अटैचमेंट्स होते हैं, ठीक है, इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, देन सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ होती है, लॉग जो भी आपके वो हो सकते हैं, चैट लॉग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग, मोबाइल डिवाइस डेटा हो सकता है, वीडियो ऑडियो फाइल्स हो सकती है। मेटा डेटा मतलब क्या होता है कि मेटा डेटा मतलब जैसे एक फ़ोटो आपने खींची, वो आपने कितने बजे खींची, उसकी साइज़ कितनी है एंड कितने MB की है, कब खींची गई, कौन से डिवाइस से खींची गई, ये सारा उसका मेटा डेटा है, ठीक है, उससे रिलेटेड सारा डेटा मेटा डेटा। नेटवर्क ट्रैफिक, ईमेल एंड वेब मेल सर्विसेज, क्लाउड स्टोरेज डेटा, फॉरेंसिक इमेज एंड क्लोन्स, ठीक है, फॉरेंसिक इमेज एंड क्लोन्स ये भी एविडेंस माना जाता है। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, पेन ड्राइव, वही ईमेल आईडी, इनको पेन ड्राइव, SSDs, हार्ड डिस्क जो एक्सटर्नल होते हैं, इन सबको हम एक्सटर्नल डेटा कहते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस। डिजिटल फोटोग्राफ्स, ठीक है, जो आपकी फ़ोटो होती हैं वो फोन्स में। डिजिटल सिग्नेचर डिजिटली की जाती है। इंक्रिप्टेड डेटा, फाइल्स, सिस्टम आर्टिफैक्ट, एप्लीकेशन का डेटा, ठीक है, मतलब जो आपकी फाइल के आर्टिफैक्ट्स हैं उसको कर लेना, मतलब जो भी आपके सिस्टम में फाइल है उसका कुछ आर्टिफैक्ट पड़ा हुआ है, छोटा मोटा चीज़, तो वो माना जाएगा। एप्लीकेशन डेटा एंड बैकअप फाइल, ठीक है।
किसी भी डेट की बैकअप फाइल। तो ये बेसिकली लिस्ट ऑफ डिजिटल एविडेंस है जो कि इतने तरीके के हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हो कि इतने तरीके के हैं। देन और भी चीजें हैं, देखो, वर्चुअल मशीन डेटा, डिस्क मेमोरी डंप, फर्मवेयर डेटा, एप्लीकेशन लॉग, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शंस, ठीक है, आईओटी डिवाइस डेटा, जीपीएस लोकेशन डेटा, ब्लॉकचेन डेटा, डॉक्यूमेंट मेटा डेटा, वॉइस असिस्टेंट का स्मार्ट जो डिवाइस होता है उसका डेटा, ठीक है, P2P फाइल शेयरिंग, P2P जो फाइल शेयरिंग हुई है वो एक पीसी से दूसरे पीसी डायरेक्टली, वेब एंड डेटाबेस रिकॉर्ड्स, वेब कुकीज, ठीक है, डोमेन नेम, डीएनएस लॉग्स, ब्राउजर एक्सटेंशन एंड प्लगइन्स, ठीक है, ये सब कुछ आपका डिजिटल एविडेंस हो सकता है, ठीक है। तो आप ये लिस्ट लिख के रख लो सारी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, आपकी हेल्प करेगी कि आप क्या क्या प्रेजेंस कर सकते हो, ठीक है। नोट्स जरूर से बनाओ आप लोग, ठीक है। तो ये सारा क्या हो सकता है आपका डिजिटल एविडेंस। उसके बाद रूल ऑफ एविडेंस क्या है, तो ये भी जरूरी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। एक रूल ऑफ एविडेंस क्या है, देखो कोई भी रूल मैंने बता तो दिया कि ये सारे एविडेंस होते हैं, लेकिन एविडेंस कहोगे किसको, एविडेंस के लिए कुछ तो रूल होने चाहिए। तो एविडेंस के रूल यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, व्हेन कलेक्टिंग डिजिटल एविडेंस इट मस्ट मीट 5 कीज रूल्स एडमिनिसेबल इन कोर्ट। तो ये रूल्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये मैच होने चाहिए, तब जाके वो कोर्ट में एडमिनिसेबल होगा। तो इसमें क्या क्या है, अंडरस्टैंडेबल, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है यहाँ पर अंडरस्टैंडेबल, इसका मतलब क्या है जी, अंडरस्टैंडेबल मतलब कि जो एविडेंस है वो क्लियर एंड इजी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। मतलब जो भी एविडेंस आपने यहाँ पर कलेक्ट किया है वो जज को अच्छे से समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हाँ ये हो सकता है, ये क्राइम प्रूफ कर रहा है। उसके बाद एडमिनिसेबल, द एविडेंस मस्ट बी रिलेवेंट एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द फैक्ट प्रूव्ड। मतलब कोर्ट में वैलिड और लीगल एविडेंस होना चाहिए, और वो ऐसा एविडेंस होना चाहिए जो कि डायरेक्टली फैक्ट से रिलेटेड हो, क्राइम से रिलेटेड हो, ठीक है। ऑथेंटिक, द एविडेंस मस्ट बी जेन्युइन एंड अप्रोक्सीमेटली लिंक टू द इंसिडेंट इन क्वेश्चंस। एविडेंस जो है वो मैनिपुलेट ना किया गया हो, ठीक है, मतलब ऑथेंटिक होना चाहिए और इंसिडेंट से लिंक होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब देखो ऑथेंटिसिटी आपको कैसे प्रूफ करना होगा, तो मैं बताऊं, यहाँ पर हैश वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हम लोगों का आधार कार्ड होता है, हम लोगों की आइडेंटिटी क्या है, तो आधार कार्ड है, ठीक है। तो वैसे ही हार्ड डिस्क का हम लोग आधार कार्ड बना देते हैं, बेसिकली आधार कार्ड नंबर निकाल लेते हैं जिसको हम हैश वैल्यूज कहते हैं। तो बेसिकली ऑथेंटिकेशन को यहाँ पर ऑथेंटिक है या नहीं इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग हैश वैल्यूज निकाल के वो जज के सामने दिखाते हैं, ठीक है। तो एविडेंस को मैनिपुलेट नहीं किया गया, उसका प्रूफ रखना होता है हमको। उसके बाद रिलेटेबल, देयर मस्ट बी नो डाउट अबाउट द ऑथेंटिसिटी और ट्रूथफुलनेस ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली साइंटिफिक और फॉरेंसिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कलेक्ट किया गया हो। मतलब ये वही कह रहा है कि जो आपका एविडेंस है वो रिलेबल होना चाहिए एंड उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये मतलब गलत एविडेंस है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए उस पर। तो बेसिकली इसका क्या तरीका है कि वो डाउट ना हो। तो फॉरेंसिक की जो स्टेप दी गई है ना इन्वेस्टिगेशन की, मैंने आपको बताया था, उसको फॉलो करके आप लोग यहाँ पर कंप्लीट बेसिकली मतलब उसको प्रेजेंस कर सकते हो, ठीक है। जज को बता सकते हो कि हाँ ये चीजें फॉलो की है, तो उसमें नो डाउट रहेगा। तो उसके बाद कंप्लीट द एविडेंस मस्ट बी फुल्ली प्रूव्ड अटैकर्स एक्शन, ठीक है, इनोसेंट और लिविंग नो गैप्स। तो मतलब कंप्लीट मतलब इन्वेस्टिगेशन और केसेस सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। मतलब वो एविडेंस ये प्रूव करना चाहिए कि सामने वाला इनोसेंट है, निर्दोष है या दोषी है, ठीक है। तो ये एविडेंस ऐसे होने चाहिए। तो ये एविडेंस के रूल्स हैं, तो ये सारे रूल्स आप लिख के रख लो एंड मैंने जो बताया उसको अच्छे से लिख के रख लो, ठीक है। ये आपको उसमें काम है। चैलेंजेस ड्यूरिंग साइबर क्राइम पोस्ट टू इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। आप देखते हैं
अब देखो एक और बेस्ट एविडेंस रूल बताता हूँ यहाँ पर मैं। तो कोर्ट में एविडेंस रूल, देखो एविडेंस रूल के सारे सेक्शंस हैं जो यहाँ पर थोड़ी देर में मैं इनमें एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। कोर्ट में ओरिजिनल एविडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ केसेस में अगर ओरिजिनल, कुछ केसेस में नहीं, अगर ओरिजिनल एविडेंस अवेलेबल ना हो तो डुप्लीकेट एविडेंस सिर्फ तब एक्सेप्ट होता है जब उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव की जा सकती है। मतलब जैसे एक एविडेंस है जो खो गया है लेकिन उसकी डुप्लीकेट कॉपी मेरे पास पड़ी है, जैसे एक आधार कार्ड है जो खो गया है लेकिन उसकी जेरोक्स मेरे पास पड़ी हुई है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे प्रूव करेंगे हम लोग जेरोक्स की? उसके नंबर से, नंबर डालो वेबसाइट पे आ गया ऑथेंटिसिटी। तो वैसे ही जो आपका एविडेंस है उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ होनी चाहिए कि हाँ ये वैलिड है, लेकिन डुप्लीकेट कॉपी चल जाएगी फिर भी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ रूल्स हैं एविडेंस को लेके जो कि मैं आगे बात करूँगा अभी इसके बाद, ठीक है। तो रूल्स क्या होते हैं बेसिकली उसके बारे में बात करते हैं। सो वॉरियर्स, रूल ऑफ एविडेंस के बाद अब आप लोग एडवोकेट बनने वाले हो। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि डिजिटल फॉरेंसिक की पढ़ाई करते करते लॉ कहाँ से आ गया बीच में, यहाँ पर हम वकील कैसे बन जाएंगे, एलएलबी की पढ़ाई कैसे आ गई। सो डोंट वरी, आई एम जस्ट जोकिंग। यस, यहाँ पर हमको थोड़ी सी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी एडवोकेट वाली, क्योंकि कुछ जो हम जिस फील्ड में हैं अभी या फिर जिस फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर लॉस के लिए बहुत काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। कानून के लिए बहुत सारा काम है इसमें, मतलब लीगल एथिक्स बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लॉ पता होना चाहिए कि क्या लॉ है। अगर लॉ पता नहीं होगा तो आप लोग, हो सकता है आपसे कुछ गलतियां हो जाए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा कि आप वकील बनने वाले हो, एडवोकेट बनने वाले हो, लेकिन छोटा वाला बनोगे, बड़ा वाला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें सीखेंगे लॉ के अगेंस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लीगल एंड एथिक्स, एंड इसी के नीचे एक क्वेश्चन अराइज है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर हो, यहाँ तक पहुंच गए हो, तो इसका मुझे आंसर दो, क्या डिजिटल एविडेंस कोर्ट में एडमिनिसेबल है या नहीं। अभी जितना भी आप लोगों ने सीखा है उसके बिहाफ पे बताओ क्या एडमिनिसेबल है या नहीं, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन देखूंगा, देखता हूँ कौन कौन यहाँ तक पहुँचा है। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड इसको मैं ऐसे ही आगे बढ़ाता हूँ। देखो, हम जो भी एविडेंस प्रेजेंस करेंगे कोर्ट पे, ठीक है, जो भी एविडेंस हम कोर्ट पे लेके जाएंगे उसको लेके कुछ रूल्स बनाए गए हैं, चाहे वो डिजिटल एविडेंस हो, चाहे वो नॉर्मल एविडेंस हो, नॉर्मल क्राइम्स में जो क्राइम्स होते हैं बेसिकली, चाहे आपके साइबर क्राइम्स हो या फिर जो नॉर्मल क्राइम्स होते हैं वो हो। तो दोनों केसेस के लिए या फिर दोनों सभी के लिए यहाँ पर एक रूल बना दिया गया है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि आप यही एविडेंस ले जा सकते हैं, कौन सा एविडेंस बेसिकली ले जा सकते हैं, कौन सा नहीं ले जा सकते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? तो एविडेंस से रिलेटेड सारी चीजें या फिर एविडेंस को लेके जितनी भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर एक रूल 101 है, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट का रूल 101 मतलब एक रूल है जो कि बताता है कि दायरा क्या है, स्कोप क्या है, ठीक है, जो कि सेक्शन 1 के अंदर आता है, इंडियन एक्ट बेसिकली, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 1 के अंदर आता है रूल 101, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली 1872 में बनाया गया था, 1872 इंडियन एक्ट बनाया गया था, जैसे कि आप वहां पर देख सकते हो। ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग पर लागू होता है, ठीक है। मतलब जितने भी केसेस आते हैं कोर्ट में, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो साइबर के केसेस हो, चाहे वो नॉर्मल केसेस हो, सभी केसेस पर लागू होता है ये, ठीक है, इंडियन कोर्ट में चलता है, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे एफिडेविट्स और एट्रीब्यूटर्स के समक्ष ये एक्ट लागू नहीं होते। मतलब एफिडेविट्स के लिए कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ये लागू नहीं होंगे, जो एफिडेविट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, इनके तहत ये रूल्स जो हैं लागू नहीं होंगे जो एफिडेविट्स प्रेजेंस करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए नहीं है, ठीक है। तो रूल 101 बेसिकली वही है, सेक्शन 1 एविडेंस एक्ट का 101, जो इसका स्कोप बताता है, इसका दायरा क्या है वो बताता है। उसके बाद हम बात करें कि इसका पर्पस क्या है, इस एविडेंस एक्ट का पर्पस क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका जो पर्पस है बेसिकली वो है सच्चाई को सामने लाना, ठीक है। मतलब जो एविडेंस है
वो अच्छा होना चाहिए, इसलिए रूल बनाया गया है। तो सच्चाई को सामने लाना एंड जो भी जुडिशियल या फिर जो भी न्यायिक प्रक्रिया जिसको बोलते हैं हम लोग, या फिर जो जुडिशियल जो केसेस चलते हैं बेसिकली, उस पर सारी चीजें अच्छे से हो, मतलब सुधार हो जाए, ठीक है, उन प्रोसेस को सुधारना, ठीक है, जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो भी कोर्ट की यहाँ पर वो प्रोसेस चलती है उसको प्रॉपरली सुधारना इस एविडेंस एक्ट का काम है। देन अदालत के समय और खर्चे को बचाना। देखो एविडेंस जितना अच्छा होगा, एंड उसके लिए रूल इसलिए बनाए गए हैं कि कोई कुछ भी लाके ना दे दे, तो अगर प्रॉपर एविडेंस रहेगा तो उसमें कोर्ट का जो है टाइम बचता है बेसिकली, ठीक है, समय बचेगा। देन उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समय के साथ साथ पैसा भी बचेगा, टाइम इज अ मनी, जैसे आप लोग जानते हो, ठीक है। एंड एविडेंस लो को बड़ा बनाना, अच्छा बनाना, ये इसका बेसिकली कह सकते हो, मतलब विकसित करना उसको, ठीक है, आगे बढ़ाना, ये एविडेंस एक्ट का काम है बेसिकली, इसीलिए एविडेंस एक्ट लाया गया था। देन इसके बाद यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट करूं, सेक्शन स्टार्ट कर रहा था यहाँ पर, रूल स्टार्ट कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। सेक्शन 136 आता है इंडियन एक्ट में, ठीक है। सेक्शन 136 क्या कहता है यहाँ पर, तो सेक्शन 136 यहाँ पर जज का अधिकार बताता है कि जज का अधिकार एविडेंस एडमिट करने के लिए, मतलब एडवांस जो एविडेंस है उसको अप्रूव करना है या नहीं, इसमें जज का क्या क्या अधिकार है, तो वो सेक्शन 136 के अंडर में है कि जज के पास क्या क्या अधिकार है। तो देखिए क्या क्या अधिकार है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 136 के अंडर अगर किसी पार्टी को किसी एविडेंस पर ऐतराज है तो उसको तुरंत ऑब्जेक्शन दाखिल करना होगा, तुरंत ऑब्जेक्शन लेना होगा उसके ऊपर, और रीजन बताना होगा। जैसे किसी पार्टी को या फिर किसी भी जो क्रिमिनल पार्टी चल रही हैं, जो भी केसेस चल रहे हैं, उनको किसी भी एविडेंस पर ये है कि नहीं एविडेंस सही नहीं है, मेरे हिसाब से बेकार है, तो उसको तुरंत वहां पर रीजन बताना होगा, ऑब्जेक्शन लेना होगा इंस्टेंट। जज ये तय करेगा या फिर जजेस जो है हमारे ये तय करेंगे कि कोई भी एविडेंस एडमिनिसेबल है या नहीं, ये जज का अधिकार है, डेफिनेटली है। अगर एक बार फैसला हो गया तो दोबारा ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है। कोर्ट में अगर एक बार फैसला हो गया तो दोबारा ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जज के अंदर जज के कुछ अधिकार है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो सेक्शन एविडेंस एक्ट के अंदर में आता है सेक्शन 144, एंड ये सारी पीडीएफ जो है ओरिजिनल वाली, इसका लिंक मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप लोग देख लेना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग भी पढ़ सकते हो इसको बेसिकली। तो सेक्शन 144 एंड सेक्शन 58 ये क्या बताते हैं यहाँ पर। सेक्शन 58 ये बताता है कि अगर चलो मैं 144 पहले एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला, तो यहाँ पर कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि प्रॉपरली विजिबल हो, ठीक है। ये सेक्शन 144 येलोश कलर सही रहेगा आई थिंक सो, ठीक है। सेक्शन 144 देखते हैं हम लोग। तो सेक्शन 144 क्या कहता है कि जज डिसाइड करेंगे, जो जज हमारे ऑनरेबल जज हैं वो डिसाइड करेंगे कि विटनेस क्वालिफाइड है या नहीं, और कोई एविडेंस एडमिनिसेबल है या नहीं, ठीक है। ये जज का काम है, मतलब कोई एविडेंस एडमिट करना है या नहीं, जो विटनेस है वो क्वालिफाइड है नहीं, मतलब गवाही देने के लिए कोई जो है वो क्वालिफाइड है या नहीं, सही आदमी है या नहीं, तो ये जज डिसाइड करते हैं बेसिकली। ये सेक्शन 144 के इसमें लिखा हुआ है। एंड सेक्शन 58 ये आपको बताता है यहाँ पर कि बेसिकली अगर कोई फैक्ट मतलब कोई फैक्ट एडमिट कर लिया गया है तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कोई ऐसा फैक्ट बता दिया कि ऐसे से ऐसा हो सकता है, नहीं उसने उसको ऐसा मारा होगा, तो ये फैक्ट अगर जज ने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होगी बेसिकली, ठीक है। तो ये सेक्शन 144 एंड 58 के अंदर में है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है सेक्शन 81 एंड सेक्शन 145, ठीक है। सेक्शन 81 एंड 145 ये दोनों क्या है सेक्शंस। तो सेक्शन 81 क्या है पहले वो बताता हूँ मैं। बेसिकली ये जो सेक्शन है दोनों, ये लिमिटेड असेंबली के लिए है, ठीक है। एंड इससे पहले जो मैंने बताया था ये दोनों, ये प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है। जो प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए कोर्ट
स्टार्ट करने से पहले। देन सेक्शन 81 एंड 145 जो है ये बेसिकली लिमिटेड असेंबली के लिए होता है, मतलब सीमित स्वीकृति के लिए, ठीक है। सेक्शन 81 एंड 145। तो सेक्शन 81 यहाँ पर ये कहता है कि गवर्नमेंट गेजेटेड और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली कोर्ट में एडमिनिसेबल होते हैं। मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, वो ऑटोमेटिकली एडमिनिसेबल है कोर्ट पर, अगर वो एविडेंस है तो, ठीक है। देन सेक्शन 145 जो है यहाँ पर इसी में सेक्शन 145 ये बताता है कि विटनेस को सिर्फ उन्हीं प्रीवियस स्टेटमेंट पर क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है जो रिलेवेंट हैं, ठीक है। मतलब विटनेस को सिर्फ जो प्रीवियस स्टेटमेंट है उस पे ही क्रॉस चेक किया जा सकता है, ठीक है, जो रिलेवेंट है बेसिकली। तो इसका मतलब क्या है, मतलब कोई एक विटनेस है तो उसको उसी स्टेटमेंट जो भी उसने प्री स्टेटमेंट दिया है उसके प्रीवियस स्टेटमेंट पर ही उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है, ठीक है। मतलब उस क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं विटनेस से, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर और सेक्शन आता है सेक्शन 5। ये किस लिए है, तो ये जनरल असेंबली के लिए है, ठीक है। ऑफ रिलेवेंट एविडेंस, जो भी रिलेवेंट एविडेंस है तो सिर्फ रिलेवेंट एविडेंस एडमिनिसेबल है, उसी के लिए ये सेक्शन 5 बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या कहता है सेक्शन 5, सिर्फ वही एविडेंस एडमिनिसेबल है जो किसी फैक्ट इन इशू से संबंधित हो, ठीक है। मतलब जो इशू है उससे संबंधित जो भी एविडेंस है वही एडमिनिसेबल रहेंगे। अगर किसी फैक्ट का केस से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 5 में बताया गया है बेसिकली। देन उसके बाद यहाँ पर आता है आपका सेक्शन 126 एंड सेक्शन 129। ये दोनों क्या कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो ये किस लिए है, ये अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज एंड वर्क प्रोडक्शन प्रोटेक्शन है। मतलब अटॉर्नी मतलब जैसे एक प्राइवेट कंपनी है, उसका खुद का प्राइवेट एक वकील है, एवरीथिंग, तो अटॉर्नी मतलब वकील ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो उनके बीच का है ये। तो सेक्शन 126 एंड सेक्शन 129 क्या कहता है यहाँ पर कि सेक्शन पहले 126 की बात करता हूँ मैं। तो जैसे एडवोकेट क्लाइंट की बात बिना उसके कंसेंट के डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मतलब आपने एक प्राइवेट वकील कर रखा है, वो वकील बिना आपसे बात किए, आपसे बिना एडमिशन के, बिना कंसेंट के मतलब आपसे बिना पूछे वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड सेक्शन 129 कहता है कि क्लाइंट को यह अधिकार है कि वो अपने लीगल एडवाइजर के साथ की गई कॉन्फिडेंशियल बात कोर्ट में डिस्क्लोज ना करे, ठीक है। तो क्लाइंट को यह अधिकार है कि जो भी उसकी प्राइवेट बात हुई है किससे, उसके वकील से, तो वो डिस्क्लोज ना हो बेसिकली। मतलब वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, जो भी उसकी प्राइवेट बातें हुई है वकील से वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, वो उसकी मर्जी होती है, ठीक है, प्राइवेट बातें। तो बेसिकली ये सेक्शन 129 126 में है। देन यहाँ पर आता है सेक्शन 155, ठीक है, सेक्शन 155 एंड सेक्शन 52, ठीक है। ये किस लिए बनाया गया है, तो ये विटनेस की सच्चाई या झूठी कैरेक्टर पर एविडेंस, ठीक है। मतलब विटनेस जो है वो सच्चा है या झूठा है उस पर एविडेंस है। तो यहाँ पर सेक्शन 155 क्या कहता है कि अगर किसी विटनेस का क्रेडिट इम्पीच करना है तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया जा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शन 52 है। यहाँ पर 52 कहता है कि जनरल कैरेक्टर एविडेंस एडमिनिसेबल नहीं होते जब तक उसका केस से डायरेक्ट संबंध ना हो, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टर जो भी एविडेंस है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो पाते केस से जब तक वो केस से संबंधित ना हो। तो जाहिर सी बात है छोटी मोटी चीजें सारी लिखी हुई है, बारीक से बारीक चीजें लिखी हुई है ताकि कोई दिक्कत ना हो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 54 एंड 145 ये क्या है, तो क्रिमिनल कन्विक्शन से विटनेस की क्रेडिबिलिटी पर अटैक, ठीक है। ये क्या है, सेक्शन 54 के अंडर में आता है बेसिकली। तो सेक्शन 54 क्या कहता है यहाँ पर, अगर विटनेस पहले से कन्विक्ट हो चुका है तो उसका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। मतलब जो विटनेस है वो पहले से कन्विक्ट हो चुका है, मतलब अगर कोई विटनेस पहले से अपराधी हो चुका है, मतलब अपराधी है या फिर वो अपराध कर चुका है पहले, तो उसके पिछले क्रिमिनल रिकॉर्ड पर उसकी क्रेडिबिलिटी चेक की जा सकती है। जैसे कोई गवाह है जो पहले से क्राइम कर चुका है तो उसमें सवाल उठाया जा सकता है कि तुमने भी क्राइम किया था, एवरीथिंग। तो ये बेसिकली होता है।
देन उसके बाद सेक्शन 145 क्या कहता है कि विटनेस के प्रीवियस स्टेटमेंट को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, मतलब विटनेस का प्रीवियस स्टेटमेंट जो था ना, प्रीवियस स्टेटमेंट को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए उसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो जो आपका विटनेस है, वो जो भी विटनेस है, वो जो भी स्टेटमेंट वो देता है ना, तो उसके पहले उसने जो स्टेटमेंट दिया था उसको री एग्जामिन किया जा सकता है। ठीक है, मतलब आप उसको री एग्जामिन कर सकते हैं, ऐसा है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है 54 मैंने बता दिया, एंड 145 मैंने बताया अभी आपको कि विटनेस के प्रीवियस स्टेटमेंट को क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है सेक्शन 145 कोर्ट के विटनेस, मतलब कोर्ट के विटनेस को बुलाने या क्वेश्चन करने का अधिकार। ठीक है, मतलब जो कोर्ट में एक बार विटनेस है, जैसे इसमें दो सेक्शंस आते हैं, 165 आता है, एक ही आता है इसमें। ठीक है, तो सेक्शन 165 यहाँ पर बताता है जज किसी भी विटनेस से कोई भी सवाल पूछ सकता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, एंड उसके बाद जज खुद विटनेस बुला सकता है या किसी पार्टी की रिक्वेस्ट पर बुला सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 165 में लिखा हुआ है। देन उसके बाद आता है यहाँ पर सेक्शन 45 एंड 47। सेक्शन 45 एंड 47 बेसिकली, जैसे मैं 45 की बात करूँ तो ये कहता है कि सिर्फ एक्सपर्ट विटनेस को साइंटिफिक, टेक्निकल या स्पेशलाइज मैटर पर ओपिनियन देने का अधिकार है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि एक्सपर्ट है किसी चीज़ में, जैसे साइबर क्राइम में, साइबर क्राइम हुआ है, अब कोर्ट में गवाही चाहिए, तो कोर्ट में वही गवाही दे सकता है जिसको साइबर सिक्योरिटी का या फिर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का नॉलेज हो। तो जिसको उस फील्ड का नॉलेज हो वही गवाही दे सकता है, चाहे वो कोई भी केस हो। ठीक है, या फिर टेक्निकल हो, कुछ भी हो, स्पेशलाइज मैटर पर ओपिनियन देने का अधिकार है। देन उसके बाद 47 कहता है कि हैंड राइटिंग का, मतलब जो हैंड राइटिंग होती है, अगर हैंड राइटिंग कोई एविडेंस है तो हैंड राइट पर ओपिनियन तभी एडमिनिसेबल होती है जब विटनेस हैंड राइटिंग को पर्सनली जानता हो। ठीक है, विटनेस जब पर्सनली हैंड राइटिंग को पहचानता हो तभी वो ओपिनियन दे सकता है उसमें। ठीक है, नहीं तो ऐसे कोई भी किसी भी हैंड राइटिंग में अगर हैंड राइटिंग विटनेस ये है तो एविडेंस। देन उसके बाद यहाँ पर आता है सेक्शन 51। सेक्शन 51 क्या कहता है कि एक्सपर्ट विटनेस की ओपिनियन तभी एडमिनिसेबल होगी जब उसके पीछे कोई वैलिड रीजन होगा या फिर वैलिड रीजन दिया जाएगा। ठीक है, जब तक वैलिड रीजन नहीं है तब तक वो एडमिनिसेबल नहीं है। देन यहाँ पर आती है सेक्शन 60। ठीक है, सेक्शन 60, तो यहाँ पर सेक्शन 16 क्या कहता है कि, एंड इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। तो एक्सेप्शंस क्या है, मतलब कि कुछ समय कुछ सिचुएशन में चेंज हो सकता है, ये इसके एक्सेप्शंस है। तो सेक्शन 16 ये कहता है बेसिकली कि हियर से, मतलब सुना हुआ जो एविडेंस है वो जनरली एडमिनिसेबल नहीं होता। ठीक है, ये जनरली मतलब जो सुनी सुनाई बातें वाली जो एविडेंस है ना, वो यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट नहीं होती। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने कुछ रूल बनाए हैं, मतलब एक्सेप्शंस बनाए हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें। तो यहाँ पर इंडियन सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 6 है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे इंडियन सेक्शन 6 में बनाया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में कि अगर कोई स्टेटमेंट किसी इंसिडेंट के तुरंत बाद या उसके दौरान दिया गया हो तो उस इवेंट को एक्सप्लेन, मतलब जो भी वहाँ पर घटना हुई है उसको एक्सप्लेन करता हो तो वह एडमिसिबल होता है। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ एंड उसके तुरंत बाद या फिर उसी समय किसी ने स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट दे दिया कि गाड़ी बहुत तेज़ थी, तो यह क्या होगा कि ये बेसिकली एक्सेप्टेबल होगा कोर्ट में। उसके बाद आता है सेक्शन 32(1) इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, एंड देन यहाँ पर एक रूल 84B के जैसा बनाया गया है बेसिकली ये। तो सेक्शन 32(1) के अंदर बताया गया है एविडेंस इंडियन एक्ट के अंदर। तो ये सेक्शन 32(1) बनाया गया है, डाइंग डिक्लेरेशन, सेक्शन 32(1). ठीक है, इसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। मतलब अगर कोई इंसान मरने से पहले अपनी मतलब डेड होने से पहले मौत के दौरान कारण बताए तो उसका स्टेटमेंट एडमिनिसेबल है। मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि क्रिटिकल सिचुएशन में अब लगता है कि वो नहीं बचेगा एंड उसी दौरान मरने से पहले, डाइंग से पहले वो एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है एंड डेथ से पहले, ठीक है,
जाने से पहले वो ये बता देता है कि मुझे रमेश ने जहर दिया है, बेसिकली किसी पर्सन ने जहर दिया है, बेसिकली मरने से पहले तुरंत ये बोल दे तो ये चीज एक्सेप्टेबल होगी कोर्ट में, कि क्योंकि उसने लास्ट में जाते समय बोला है तो उसको सच्चाई पता होगी, जाहिर सी बात है, तो ये कोर्ट में एडमिनिसेबल होगी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर है यही एक्सेप्शन है सारे सेक्शन, क्योंकि ये सारी सुनी हुई बातें हैं, ठीक है ना। तो सेक्शन 32(3), ठीक है, इसके अंदर क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के फाइनेंशियल या लीगल इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ कहे तो वो एडमिनिसेबल होगा कोर्ट में। मतलब कोई ऐसा इंसान जो खुद के लीगल इंटरेस्ट या फाइनेंशियल के बारे में कुछ कहेगा कोर्ट में तो वह एडमिनिसेबल है, क्योंकि आप जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसके बारे में झूठ नहीं बोल सकते, वो पकड़ा जाएगा। जैसे एक बिजनेसमैन अपने लेटर में लिख दे कि मैंने फ्रॉड किया है और बाद में मर जाए तो ये स्टेटमेंट कोर्ट में एविडेंस बन सकता है। ठीक है, तो फ्रॉड उसने किया है और लेटर में लिख दिया एंड देन ही गोन, तो वहाँ पर वो एडमिनिसेबल होगा कोर्ट में। ठीक है, तो उसके बाद पब्लिक रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट, सेक्शन 35 के अंदर है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 35 में है। जो रिकॉर्ड किसी सरकारी अधिकारी ने अपने ऑफिशियल ड्यूटी में लिखा हो, ठीक है, मतलब जो रिकॉर्ड किसी अधिकारी ने, सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अपने ऑफिशियल ड्यूटी में लिखा हो, वो एडमिनिसेबल होते हैं कोर्ट में। ठीक है, लेकिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। एग्जाम्पल, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लैंड रिकॉर्ड, पुलिस रिकॉर्ड एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एज अ एविडेंस माना जा सकता है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है यहाँ पर नेक्स्ट एक्सेप्शन, जैसे मेडिकल एंड बिजनेस रिकॉर्ड, सेक्शन 32(2) एंड 34, सेक्शन 34। एंड ये क्या होता है बेसिकली, सेक्शन 32 एंड 34 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि जो रिकॉर्ड डॉक्टर या बिजनेस के रेगुलर काम का हिस्सा है वो एविडेंस के तौर पर यूज हो सकता है। ठीक है, मतलब जो रिकॉर्ड डेली रूटीन का उनका हिस्सा है वो एविडेंस बनाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल, एक डॉक्टर का रिपोर्ट जो लिखता है कि पेशेंट ने जहर खाया था तो उसे कोर्ट में एज अ सबूत माना जाएगा। ठीक है, तो वो उनका रेगुलर काम है डॉक्टर्स का, वो रिपोर्ट बनाना, एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट में एडमिनिसेबल है। ठीक है, देन आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, तो थोड़ा सा एडवोकेट तो बन गए होंगे आप लोग। चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट आगे इसके। तो इसके आगे देखो, एविडेंस ऑथेंटिकेशन, एविडेंस ये भी एविडेंस एक्ट ही है। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन को लेके, मतलब एविडेंस ऑथेंटिक है नहीं, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। तो बेसिकली एविडेंस ऑथेंटिकेशन जो एक्ट है ये बोलता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को एज अ एविडेंस कोर्ट में दिखाने से पहले ये साबित करना पड़ता है, ये प्रूफ करना पड़ता है कि वो असली है। ठीक है, जैसे गवाह का स्टेटमेंट, सेक्शन 47, जो शख्स किसी डॉक्यूमेंट की साइन, लिखावट या हैंड राइटिंग को पहचानता हो वो उसे वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, एंड एक्सपर्ट वेरिफिकेशन, एक्सपर्ट वेरिफिकेशन मतलब सेक्शन 45 के अंदर है कि ये वाला। ठीक है, अभी मैंने 47 बताया आप सभी को एंड अभी आप 45 देख रहे हो आप। ठीक है, तो सेक्शन 45 के एविडेंस एक्ट के अंदर क्या बोलता है ये कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट या फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी कंफर्म कर सकता है। ठीक है, हैंड राइटिंग एंड फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। ठीक है, ये किसी भी डॉक्यूमेंट की जो ऑथेंटिसिटी है वो प्रूफ कर सकता है कि हाँ ये ओरिजिनल है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसके ध्यान देना। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सेक्शन 65(b), ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए है। अगर कोई ऐसा एविडेंस जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस, SMS जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तभी असेंबल होते हैं कोर्ट में, तभी उसको कोर्ट में माना जाएगा जब उसके साथ 65(b) सर्टिफिकेट मिलेगा। 65(b) सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे बनाते हैं रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एंडिंग में, लेकिन लास्टली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं 65, मतलब जो भी एविडेंस, ये अपने काम का है बेसिकली मैन, कि 65(b) सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बिना वो एडमिनिसेबल नहीं होगा कोर्ट में, क्योंकि इसको एक एक्सपर्ट बनाता है 65(b) को। उसके बाद सरकारी डॉक्यूमेंट जो है वो सेक्शन 74 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत गवर्नमेंट सर्टिफिकेट रिकॉर्ड जो होते हैं वो बिना किसी और प्रूफ
के एविडेंस माने जा सकते हैं, ठीक है, या फिर एज अ एविडेंस यूज हो सकते हैं। सेक्शन 74 में बोला गया है ये कि सरकारी डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो माने जा सकते हैं, ये ऑथेंटिसिटी प्रूव करते हैं। देन सेक्शन 90, ठीक है, ये क्या बोलता है, जो डॉक्यूमेंट 30 साल से पुराना हो और सही जगह से मिला हो वो ऑटोमेटिकली ऑथेंटिक माना जाता है जब तक उसका फ्रॉड होना प्रूव नहीं होता। जैसे एक डॉक्यूमेंट है, जैसे किसी का बर्थ सर्टिफिकेट है जिसकी बर्थ डेट नहीं मिल रही है, अब उसका 30 साल बाद किसी हॉस्पिटल से एक पर्ची निकल के आ जाती है या फिर कोई चीज़ निकल के आ जाती है जो 30 साल पुरानी है एक्चुअल में, तो वो एज अ एविडेंस मानी जाएगी जब तक वो गलत प्रूफ ना हो जाए, मतलब है ना, रॉन्ग प्रूफ ना हो जाए तब। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की असेंबली, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट की असेंबली इंडियन एक्ट है, तो सेक्शन 62 है डॉक्यूमेंट की असेंबली, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए है ये सारी चीज़ें। सेक्शन 62 इंडियन एविडेंस एक्ट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कोर्ट में असेंबल, कोर्ट में सबसे पहले दिखाना जरूरी है, ठीक है, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है, जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कोर्ट में सबसे पहले दिखाना जरूरी होता है, जो भी ओरिजिनल एविडेंस है बेसिकली। सेकेंडरी एविडेंस, ये सेक्शन 63 जो है ये सेकेंडरी एविडेंस के लिए है। ये क्या बोलता है, सेक्शन 63 क्या कहता है बेसिकली यहाँ पर कि अगर जो ओरिजिनल एविडेंस है वो खोया है या डिस्ट्रॉय हो गया है तो उसकी फोटोकॉपी, सर्टिफिकेट कॉपी या फिर विटनेस का स्टेटमेंट भी एडमिनिसेबल हो सकता है, ठीक है, अगर ओरिजिनल एविडेंस खो गया है तो। उसके बाद 65B के बारे में मैंने बता दिया, ये ठीक है, डॉक्यूमेंट असेंबली ये तभी एडमिनिसेबल होंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए है ये, ठीक है, 65B याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्ट है ये, सेक्शन है बेसिकली। तो ये डिजिटल एविडेंस सिर्फ तभी माना जाएगा जब उसके साथ 65B रिपोर्ट होगा, ये मैंने बताया अभी। सेक्शन 76 ये बोलता है कि सरकारी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो उनके द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट हैं, कॉपी है, वो बिना किसी प्रूफ के एडमिनिसेबल हो गए। जैसे मैंने कहा था कि गवर्नमेंट के जितने भी इश्यूज आपके डॉक्यूमेंट है वो माने जाएंगे। बिजनेस एंड सरकारी रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये किस में आते हैं, सेक्शन 34 एंड 35 में इंडियन एविडेंस एक्ट के। ये क्या बोलता है, बैंक की लीडर बुक या कोई ऑफिशियल एंट्री जो रेगुलर बेसिस पे मेंटेन की गई हो वो भी एडमिनिसेबल होती है। जैसे आपके स्कूल का प्रेजेंट रजिस्टर हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये बेसिकली कोर्ट में एडमिनिसेबल होते हैं क्योंकि ये डेली मेंटेन किए जाते हैं और इसको मेंटेन करना रूल बनाया गया है बेसिकली, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपके छोटा सा वकील बनने का सफ़र। आई होप आप सभी को इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या आ रहा है। जैसे आपको यहाँ पर कोर्ट में एविडेंस लेके जाना है तो ये तो पता होना चाहिए ना, उसके साथ 65B रिपोर्ट होनी चाहिए, तब जाके वो एडमिनिसेबल होगा। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब लॉज हैं, ठीक है, क्रिमिनल लॉज। अभी तक हम जो देख रहे थे बेसिकली, कि एविडेंस को लेके क्या रूल है, मतलब क्या क्या एविडेंस आप प्रेजेंस कर सकते हो कोर्ट में, उसके लिए क्या रूल है। अब यहाँ पर आ गया है IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बेसिकली। तो इसमें क्या बताया गया, यहाँ पर यह बताया गया कि बेसिकली जो भी क्राइम होते हैं IT एक्ट में, ठीक है ना, मतलब जो साइबर क्राइम्स हैं ये IT एक्ट में आते हैं सारे, तो इनके लिए क्या क्या सजा है और इनके कौन कौन से सेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे अब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बनाया गया था, एल्सो नोन एज ITA 2000 और IT एक्ट, ठीक है, इन नामों से इसको जाना जाता है। इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट नंबर 21 ऑफ 2000 है, नोटिफाइड ऑन 17 अक्टूबर 2000। बेसिकली इसको तब बनाया गया था इस समय पे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर आता है सेक्शन 43, किसका, इंडियन IT एक्ट का, ठीक है, 2000 का, डैमेज टू कंप्यूटर। सेक्शन 43 अगर कोई सेक्शन 43 बेसिकली क्या है, ये पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये सेक्शन अनऑथराइज एक्सेस, डेटा थेफ्ट और कंप्यूटर रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाने के लिए है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, अनऑथराइज एक्सेस किसी
दूसरे के ईमेल अकाउंट में बिना परमिशन के लॉगिन करना, डेटा थेफ्ट, ऑफिस कंप्यूटर से फाइल को बिना ऑथराइजेशन के पर्सनल यूएसबी में ड्राइव में ले लेना, ठीक है, कॉपी कर लेना, मतलब ऑफिस के कंप्यूटर से अपने ड्राइव में डॉक्यूमेंट ले लेना, ठीक है, बिना परमिशंस के। एंड स्प्लिटिंग वायरसेस, एक हैकर बैंक मतलब वायरस को फैलाना, बेसिकली ये सारा इसी के अंदर आता है कि एक हैकर बैंकिंग सिस्टम में मालवेयर इंसर्ट करता है ताकि इंफॉर्मेशन चुरा सके, ठीक है, तो ये बेसिकली इसी के अंदर आएगा। डेनियल और डॉस अटैक, एक अटैकर वेबसाइट पर एक्सक्लूसिव ट्रैफिक भेजता है, मतलब एग्रेसिव ट्रैफिक भेजता है, बेसिकली ज़्यादा ट्रैफिक भेजता है जिससे वेबसाइट डाउन हो जाए, जैसे मैंने डॉस अटैक बोला था उसी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। देन अल्टरिंग और डिलीटिंग डेटा, एक एक्स एम्प्लॉय कंपनी के सर्वर से क्रिटिकल फाइल डिलीट कर देता है, ठीक है, तो ये बेसिकली अल्टरिंग एंड डिलीटिंग डेटा है। तो ये बेसिकली किसके अंदर आएगा, सेक्शन 43, ठीक है, डैमेज कंप्यूटर। तो बेसिकली ये सेक्शन 43 इसलिए बनाया गया है कि अगर कोई कंप्यूटर से वायरस एवरीथिंग डाल के कोई तरह का कंप्यूटर का नुकसान कर रहा है, छोटा मोटा कंप्यूटर के अंदर डैमेज कर रहा है, कंप्यूटर में डैमेज कर रहा है, तो उसके लिए है, जो कि मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब यहाँ पर इसकी सज़ा क्या है, तो इसकी सज़ा है जेल या फाइन। तो इसकी सज़ा देखो, लायबिलिटी टू पे कंपनसेशन, ठीक है, मतलब जितना भी नुकसान हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का, पर्सन का, उतना उसको देना होगा। नोट फिक्स, इसमें कुछ भी फिक्स कंपनसेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर एक्ट फ्रॉडलेंट मैनर में है, मतलब फ्रॉड करने के इससे किया गया है, तो एक्स्ट्रा पेनल्टी लग सकती है अंडर 66। अब अंडर 66 क्या है वो बताऊंगा मैं, जिसमें 3 साल की सजा होती है अंडर सेक्शन 66 में, और जेल 5 लाख का फाइन होता है, ठीक है। देन इसी के अंदर आता है सेक्शन 43A, कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन 43A आप लोग नोटिस कर देना, यहाँ पर लिखा नहीं है तो मैं बता देता हूँ सेक्शन 43A क्या है। सेक्शन 43A कंपनसेशन फॉर फेलियर प्रोटेक्शन पर्सनल डेटा। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स ना लगाए, मतलब प्रॉपर सिक्योरिटी फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन ना करे, डेटा लीक हो जाए तो अफेक्टेड इंडिविजुअल को डैमेजेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है, मतलब जिनका नुकसान हुआ है उनको डैमेज पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक बैंक के सर्वर सिक्योरिटी वीक है, ठीक है, या फिर वीक होने के कारण हैक हो जाता है और कस्टमर का डेटा लीक हो जाता है, तो इस केस में आप उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये किसका है, सेक्शन 43A, ठीक है, 43 में वो डैमेज हैकिंग से वगैरह से था। देन अब हम बात करते हैं सेक्शन 65, टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये क्या है, सेक्शन 65 में टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ये क्या है, बेसिकली एग्जांपल, हैकर ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन के सोर्स कोड को मॉडिफाई करता है ताकि सिक्योरिटी बाईपास हो सके, ठीक है। तो मतलब कंप्यूटर सोर्सेस या डॉक्यूमेंट किसी भी चीज़ को चेंज करना, ये 65 के अंदर आएगा, सेक्शन 65 के अंदर, क्योंकि ये फ्रॉड के अंदर आ रहा है, ठीक है। एंड इसमें सजा हो सकती है आपको, जो भी क्रिमिनल है उसको 3 साल की, एंड फाइन 2 लाख या फिर दोनों एक साथ, ठीक है, दोनों हो सकता है इसमें, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जेल भी हो सकती है 3 साल की, फाइन भी हो सकता है, और 2 लाख की सजा या फिर दोनों भी हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है सेक्शन 66, हैकिंग एंड कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, ठीक है। हैकिंग करना, मतलब कंप्यूटर को हैक करना, उसको हैकिंग के अटेम्प्ट करना, हैक करना, एंड उससे रिलेटेड जो भी क्राइम है वो। तो एग्जांपल, एडमिन गवर्नमेंट वेबसाइट में हैक करके इंफॉर्मेशन बदल देता है, ठीक है, एक आदमी या फिर कोई भी गवर्नमेंट के या फिर किसी भी वेबसाइट को उसको हैक करके उसका डेटा बदल देता है, तो ये किस में आएगा, सेक्शन 66 में। ये इसकी पनिशमेंट क्या है, 3 साल की सजा एंड 5 लाख तक का फाइन, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 66A, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंस मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना 66 के अंदर एक सेक्शन 66C भी आता है, ठीक है। 66C ये रहा, इसको मैं आगे बता देता हूँ। चलो ये बेसिकली चलो यहीं पर बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना, एंड इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि मैंने बता दिया है बेसिक।
तो सेक्शन 66 जो है ना, ये आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए है। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब किसी की इंफॉर्मेशन चोरी कर लेना, उसकी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी कर लेना। जैसे एग्जांपल, किसी के आधार या पैन कार्ड से डिटेल्स का इस्तेमाल करके लोन अप्लाई कर देना, इसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहेंगे। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन चोरी कर ली। इसकी जेल है 3 साल या फाइन 1 लाख या दोनों। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो ये सब 60 आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए। ठीक है, और उसके बाद आता है यहाँ पर 66D, आई थिंक सो वो 66D यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसी का सेक्शन 66D, हालांकि ये लंबा चलेगा, मैं 66D बता देता हूँ। चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज या फिर चीटिंग बाय पर्सनेशन, ये सेक्शन 66D के अंदर आएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल ये किस लिए है? फीकर्स किस लिए कि एक फ्रॉडेस्टर है जो कि बैंक के नाम पर फेक SMS लिंक भेजता है ताकि कस्टमर डिटेल्स चुरा सके, जिसको फिशिंग कहते हैं। तो ये बेसिकली चीटिंग के अंडर आएगा क्योंकि वो बैंक बन के चीट कर रहा है। तो ये भी एक क्राइम है, एंड इसकी जो पनिशमेंट है 3 साल की जेल एंड 1 लाख का फाइन। ठीक है, देन 66E, ठीक है, 66E आता है यहाँ पर सेक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन 66E, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, पब्लिशिंग प्राइवेट इमेज ऑफ अदर्स, तो मतलब किसी की प्राइवेट इमेज या किसी की प्राइवेसी भंग करना इसी के अंदर आता है 66E, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी एक्ट। तो इसका क्या एग्जांपल है कि किसी के प्राइवेट स्पेस में सीक्रेटली फोटोज वीडियो लेना और उन्हें शेयर करने का काम करना, बेसिकली किसी को भी शेयर कर देना प्राइवेट प्लेस में बिना परमिशन के, तो ये क्राइम है। इसकी सजा है 3 साल या फिर फाइन 2 लाख या फिर दोनों। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 66F, एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म। ये साइबर टेररिज्म है, मतलब एक जैसे साइबर टेररिस्ट होते हैं ना नॉर्मल, तो साइबर में भी टेररिस्ट होते हैं। जैसे एक पूरी कंट्री टारगेट की जा रही है तो साइबर टेररिज्म के अंदर आता है। एक अगर डिफेंस नेटवर्क हैक करके क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक कर देता है। ठीक है, मतलब एक हैकर है जो कि किसी भी डिफेंस में लगे हुए हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी जो भी हमारी आर्मीज लगी हुई है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, उनको हैक करके अगर उनको मॉडिफिकेशन कर देते तो ये किसके अंदर आएगा? साइबर टेररिज्म के अंदर। एंड इसकी सजा है, ठीक है, एंड बहुत बड़ी सजा है एंड बहुत अच्छी सजा है। ठीक है, ये इतना तो ठीक है गद्दारों के लिए। तो सजा क्या है इसकी? लाइफ टाइम जेल और हैंग टिल डेथ, फांसी की सजा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है सेक्शन 67, आई थिंक सो इधर में कुछ छूटा था अपना, अच्छा 66B। ठीक है, रिसीव स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। 66B ये जो है ना, ये किसके अंदर आता है? ठीक है, 66B बेसिकली आपको ये बताता है कि अगर चोरी कंप्यूटर है, चोरी का जो भी एवरीथिंग लेते हैं वो 66B के अंदर आता है। कोई भी लेता है तो बेचता है, लेता है तो इसी के अंदर आता है। तो ये भी एक क्राइम है, चोरी की डिवाइसेस, इसीलिए आधार कार्ड मांगते हैं वो लोग आपसे। तो इसकी सजा है 3 साल और फाइन है यहाँ पर 1 लाख रुपए। ठीक है, एंड इसका फाइन मैंने बता दिया था 66A का यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा कंप्लीट इधर यहाँ तक करते हैं। 67 सेक्शन 67 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सेक्शन 67 यहाँ पर क्या रहता है? पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्सीन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ऑब्सीन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर एडल्ट कंटेंट शेयर करना, एवरीथिंग ये, ठीक है, एडल्ट कंटेंट या फिर ऐसी चीज़ें जो कि पब्लिक में देखने लायक नहीं है, इसको शेयर करना बेसिकली ये भी एक क्राइम माना गया है। एंड इसके लिए सज़ा है, तो इसके लिए सज़ा क्या है? अगर आप पहली बार पकड़े जाते हैं इसमें ये करते हुए, तो आपको 3 साल की सज़ा होगी। बेसिकली पहली बार की मैं बात कर रहा हूँ, 3 साल की सज़ा एंड 5 लाख तक का फाइन। ठीक है, पहली बार की बता रहा हूँ। दूसरी बार पकड़े जाते हो तो ये 5 साल की सज़ा है। दूसरी बार सेम काम करते पकड़े जाते हो तो
और 10 लाख का फाइन है, ठीक है। मतलब एक बार पकड़े जाएंगे तो 3 साल, और फिर आप नहीं सुधरे और वापस वही काम किया तो आपको यहाँ पर 3 साल फाइन लगेगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है यहाँ पर सेक्शन 67A, पब्लिशिंग इमेज कंटेंट कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट्स बेसिकली। तो ये क्या है, किसी वेबसाइट पर फोटो या फिर किसी वेबसाइट पर पोर्नोग्राफी अपलोड या होस्ट करना बेसिकली, ठीक है। मतलब समझ सकते हो आप लोग। तो इसके लिए भी सजा है, इसके लिए भी 2 सजा है। पहली बार अगर आप पकड़े जाते हो तो इसके लिए 5 साल की सजा एंड 10 लाख का फाइन, एंड सेकेंड पकड़े जाते हो तो वही आपको 7 साल की सजा होगी एंड 10 लाख तक का फाइन, ठीक है। ये इसका वो है सजा। देन उसके बाद है सेक्शन 67B, ठीक है। सेक्शन 67B क्या है, तो यह चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। सेक्शन 67B पब्लिशिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी और पेंडेटिंग चाइल्ड ऑनलाइन, ठीक है। पेंडेटिंग चाइल्ड ऑनलाइन, तो ये क्या है, चाइल्ड को, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है, CSAM, स्टोर या शेयर करना, ठीक है। उनको स्टोर करना है, शेयर करना, चाइल्ड से जो भी बच्चे हैं उनसे रिलेटेड। तो यहाँ पर जो पहली इसकी सजा है वो है फर्स्ट, पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल, ठीक है, प्लस फाइन अप टू 10 लाख, ठीक है। दोनों है इसमें, कोई एक नहीं है। लेकिन सेकेंड बार अगर दूसरी बार सेम क्राइम पकड़े जाते हो करते हुए तो 7 साल की सजा एंड 10 लाख का फाइन, ठीक है। दोनों है इसमें मिला के। चलो, या फिर मतलब एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, वैसा ही है सारा फंडा इसका। देन उसके बाद 67B हो गया, तो 67C की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सेक्शन 67C क्या है, फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड। अगर रिकॉर्ड आप मेंटेन करने में सक्षम नहीं हो पाए तो उसके लिए भी सजा है, ठीक है। जो जरूरी रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करना काफ़ी कंपलसरी है, उसके लिए 3 साल की सजा है और फाइन हो सकता है, जो भी हो, फिक्स नहीं है यहाँ पर। देन सेक्शन 68 यहाँ पर है, फेलियर टू रिफ्यूजल कंप्लाई विथ ऑर्डर्स। किसी के ऑर्डर, जो भी ऑथेंटिक ऑर्डर्स किए गए हैं उससे मना करना, एंड मतलब उसको अप्लाई ना करना या फिर उससे मना कर देना कि मैं नहीं मानूंगा, अपने जो भी करना है अपने मन की चलाना, तो वो है बेसिकली। तो उसके लिए 2 साल की सजा है एंड 1 लाख तक का फाइन है। सेक्शन 69 बताता है फेलियर रिफ्यूजल टू डिक्रिप्ट डेटा, ठीक है। मतलब सेक्शन 69 कि जैसे पुलिस ने आपसे पासवर्ड्स मांगे, ठीक है, एंड आप उसको देने से मना कर रहे हो, ठीक है, तो ये आता है कि इसके अंदर सेक्शन 69 के अंदर, ठीक है, डेटा डिक्रिप्ट। मतलब पुलिस वाला आपसे एक पासवर्ड मांग सकता है बेसिकली, ठीक है। पुलिस वाले हो कोई भी हो, अगर उनके पास ये अथॉरिटी है आपसे, आपको उनको आपके ऊपर शक है तो वो आपके पासवर्ड मांग सकते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड पासवर्ड ना देने पर सेक्शन 69 लग जाता है एंड इसकी सजा है 7 साल एंड पॉसिबल फाइन जो भी हो। तो सेक्शन 17 बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि जितने भी इम्पोर्टेंट कंप्यूटर हैं उन सभी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या फिर नेशनल सुरक्षा के लिए या फिर बैंकिंग सुरक्षा के लिए, ठीक है, जो भी बैंकिंग नेटवर्क है उसके सुरक्षा के लिए या फिर पब्लिक के सुरक्षा के लिए सिक्योर करने के लिए सेक्शन बनाया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस लेने का इसमें ट्राई करता है तो इसमें सेक्शन 70 के अंदर सजा मिल सकती है। तो इसमें एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई हैकर है जो ज़बरदस्ती UIDAI का डेटाबेस कैसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, उसमें कोशिश कर रहा है, ठीक है, या फिर पावर ग्रिड अटैक कर रहा है, कोई साइबर क्रिमिनल भारत में पावर ग्रिड सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हो सकता है, डिफेंस सिस्टम पर ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है कोई, ठीक है। तो ये सारे इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो इसकी पनिशमेंट जो है 10 साल की सजा है एंड फाइन वो जुर्माना सरकार तय करती है जो भी होगा, ठीक है, जो भी उनका लॉस हुआ। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर सेक्शन 71। ये क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, तो मतलब अगर कोई इंसान, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई इंसान जो सरकारी ऑफिसर है या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको जानबूझकर गलत जानकारी दे देता है जिससे सरकार को धोखा हो सकता है,
तो ये क्राइम माना जाता है। जैसे फेक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बना लेना, मतलब फेक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है, कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है। या फिर फेक आइडेंटिटी को गवर्नमेंट को मतलब फेक आइडेंटिटी फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है, कोई झूठी दस्तावेज देकर पासपोर्ट या आधार कार्ड बनवा ले, ठीक है, मतलब झूठा डॉक्यूमेंट देकर। उसके बाद किसी साइबर क्राइम जांच में झूठी सूचना देकर जांच को गुमराह करने की कोशिश करे, तो ये सारा मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आता है, ठीक है। इसकी सजा 2 साल और 1 लाख तक का फाइन है। एंड उसके बाद आता है सेक्शन 72। ये क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। ये क्या है? तो फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर गवर्नमेंट रिकॉर्ड से किसी सिटीजन की प्राइवेसी डेटा लीक कर देता है, ठीक है, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर केस चल रहा है, या फिर एक ऐसा इंसान जिसका पुलिस वालों के पास केस है, लेकिन कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन है एंड पुलिस वाले उसको लीक कर देता है, तो ऐसा भी ये माना जा सकता है कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई। तो इसकी सजा है 2 साल की और फाइन जो भी 1 लाख तक का भाई। सेक्शन 72A, ये क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन इन वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशन के लिए यूज होता है ये। लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट जो भी होते हैं उसको अगर वायलेट करते हैं, कोई तोड़ता है, तो उसके लिए क्या है? एग्जाम्पल, एक टेलीकॉम कंपनी बिना कंसेंट के कस्टमर डेटा थर्ड पार्टी को बेच देती है, ठीक है, मतलब एक ऐसी कंपनी है, जैसे टेलीकॉम कंपनीज होती हैं जो सिम देती हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं आपकी, तो ऐसी एक कंपनी है जो कि कस्टमर जो सिम यूज कर रहे हैं उनके बिना कंसेंट के उनका डेटा थर्ड पार्टी को बेच देती है। तो ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना हुआ, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बिना परमिशन के डेटा आपका नहीं दिया जाएगा। तो इसकी सजा है 3 साल की और फाइन 5 लाख के आसपास है, ठीक है, ये लिखा हुआ। तो यहाँ पर मुझे लगा मैंने 66 से आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आई थिंक से एक्सप्लेन कर दिया होगा। फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि ये होता है सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस के, मतलब जो भी कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं उनका यूज़ करके ऑफेंसिव मैसेज भेजना कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज़ करके, जैसे सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ या ऑफेंसिव मैसेजेस पोस्ट करना गलत। अब यहाँ पर सेक्शन 73 की बात करते हैं हम लोग। सेक्शन 73 यहाँ पर क्या कहता है? सेक्शन 73 यहाँ पर पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पर्टिकुलर सिग्नेचर फॉर्जरी। तो मतलब कोई गलत सर्टिफिकेट या फिर जानबूझकर गलत फर्जी डिजिटल सिग्नेचर कुछ भी ऐसा बना के भेजता है, तो वो एक कह सकते हैं कि क्राइम है, एंड उसके लिए सज़ा 2 साल एंड जो फाइन है वो 1 लाख तक हो सकता है। तो बेसिकली ये सेक्शन 74 जो है ये पब्लिशिंग फ्रॉडलेंट पर्पस, वो सारी चीज़ें जो फ्रॉड करने के तरीके से पब्लिश की गई है उसके लिए है, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, किसी भी चीज़ के लिए है। तो इसके लिए 2 साल की सज़ा है और फाइन 1 लाख तक। सो वॉरियर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये पूरा लॉ जो भी सेक्शंस थे ये सारे कवर कर लिया है। इनको नोट्स बना लेना एंड इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना जाके, वहाँ पर प्रॉपरली अपडेटेड है। हो सकता है कि 1-2 मुझसे आगे पीछे हुआ हो, क्योंकि सारी चीज़ें इतना ध्यान में नहीं रहती एंड नोट करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, एंड जो भी मेरे हिसाब से वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंट कर देना, एंड नोट्स में ज़रूर से उसको लिख लेना। अब हम आगे यहाँ पर देखेंगे कि ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको टीम के बारे में समझना चाहिए कि क्या टीम होती है इन्वेस्टिगेशन में, क्या काम होता है उनका। तो यहाँ पर कुछ फॉरेंसिक रेडीनेस एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड एसओसी रोल, एसओसी का रोल क्या होता है डिजिटल फॉरेंसिक में, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरेंसिक रेडीनेस, इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड एसओसी रोल इन डिजिटल फॉरेंसिक क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो कि कुछ लिखा हुआ है कि व्हाट इज रेडीनेस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज रेडीनेस। तो रेडीनेस का मतलब ये है कि पहले से तैयार रहना, ठीक है, मतलब इसका मीनिंग तो यही होता है कि पहले से आपको तैयार रहना चाहिए, ये रेडीनेस का मतलब है। एंड इसी के रेडीनेस के अंदर आता है एक फॉरेंसिक रेडीनेस। तो फॉरेंसिक रेडीनेस क्या होता है, तो पहले मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो, फॉरेंसिक रेडीनेस और इंसिडेंट रिस्पॉन्ड, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्राइम होता है तो ये दोनों बेसिकली इंश्योर करते हैं कि कंपनी जो है वो उस सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल कर सके, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी के लिए कह सकते हो ये।
देन उसके बाद फॉरेंसिक रेडीनेस जो है ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। मतलब फॉरेंसिक रेडीनेस जो मेन पर्पस है हमारा, फॉरेंसिक रेडीनेस का मतलब है पहले से तैयार रहना, ताकि जब कोई साइबर सिक्योरिटी अटैक हो, ठीक है, साइबर अटैक हो, साइबर सिक्योरिटी अटैक नहीं होता, साइबर अटैक हो या सिक्योरिटी ब्रीच हो, तो ज़रूरी एविडेंस जो है वो इकट्ठा किया जा सके, कलेक्ट किया जा सके, ताकि उसको एनालाइज और यूज़ किया जा सके कोर्ट में लीगल प्रोसीडिंग के लिए। ये बिजनेस कंटिन्यूटी, जो बिजनेस को बचाता है, ठीक है, मतलब बिजनेस को कंटिन्यू करने में, मतलब बिना रुकावट के चलने में मदद करता है कौन, फॉरेंसिक रेडीनेस, क्योंकि पहले से तैयार रहते हैं ये लोग कि ये क्राइम होने वाला है बेसिकली, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स। चलो मैं पहले पूरा कवर कर लेता हूँ फॉरेंसिक रेडीनेस का। देन फॉरेंसिक रेडीनेस के की एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको फॉरेंसिक रेडीनेस में क्या क्या शामिल होता है। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसीजर चालू होती है, मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ता है ताकि ब्रीच होने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके, ठीक है। रेडीनेस में ये टीम रेडी रखनी पड़ती है। ट्रेंड सिक्योरिटी पर्सनल रखना पड़ता है, जो मतलब ट्रेंड सिक्योरिटी पर्सनल रखना पड़ता है जो कि ब्रीच को सही तरीके से हैंडल कर सके, ठीक है। मतलब जब सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है तो अच्छे से हैंडल कर सके। देन स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी पड़ती है, इनसाइडर थ्रेट, एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय से होने वाले खतरे हैं उनको कम करने के लिए, ठीक है। एंड लीगल कंप्लायंस, एविडेंस को इस तरह से संभालना कि वो कोर्ट में वैलिडली यूज हो सके, ठीक है। ये बेसिकली फॉरेंसिक रेडीनेस के अंदर आता है। देन उसी के अंदर एक और चीज आता है, फॉरेंसिक रेडी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। एंड ये क्या है, इसका बेनिफिट क्या होता है, तो एविडेंस गैदरिंग आसान होता है बेसिकली इनसे, ठीक है। मतलब अगर कभी लॉ शूट कानूनी मुद्दा उठे या कानूनी मुद्दा आए तो कंपनी अपने बचाव में एविडेंस यूज कर सके, ठीक है। ये इसका फॉरेंसिक रेडी इंसिडेंट रिस्पॉन्स होता है। फॉरेंसिकली रेडी इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का काम होता है इनसाइडर थ्रेट का प्रिवेंशन करना, ठीक है। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव जो अटैक्स हैं या फिर कॉम्प्रिहेंसिव जो एविडेंस है उनके कलेक्शन का यूज इनसाइडर अटैक में रोकने के लिए बेसिकली यूज होता है, इनसाइडर थ्रेट प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये बेसिकली टीम है, इनके अंदर होती है, एविडेंस गैदरिंग आसान होती है, इनसाइडर थ्रेट का प्रिवेंशन होता है, एंड तेजी होती है एंड इफेक्टिव होता है बेसिकली। अगर कोई बड़ा साइबर अटैक हो तो ऑर्गेनाइजेशन जल्दी और बिना बिजनेस डिस्टर्ब के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ठीक है। मतलब बिना बिजनेस डिस्टर्ब किए वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगा। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड एविडेंस स्टोर होता है प्रॉपरली, ठीक है। मतलब जो एविडेंस है वो प्रॉपरली स्टोर्ड होता है, इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट और टाइम दोनों को कम करता है, ठीक है। और चैन ऑफ कस्टडी मेंटेन होता है, बेसिकली चैन ऑफ कस्टडी मेंटेन रहता है इसमें, ठीक है। तो फॉरेंसिक रेडीनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी की स्ट्रेटेजी है जो ऑर्गेनाइजेशन को लीगल एंड ऑपरेशनल रिस्क से बचाता है या फिर बचाने में हेल्प करता है। एंड एक वेल ट्रेंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम का सही पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन को साइबर थ्रेट प्रोटेक्टिवली लड़ने में मदद करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये फॉरेंसिक रेडीनेस का कमाल है। अब फॉरेंसिक रेडीनेस की ये देखते हैं हम लोग प्लानिंग क्या क्या होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फॉरेंसिक रेडीनेस प्लानिंग की बात करूँ, क्या क्या प्लानिंग होती है, इसमें क्या क्या तैयारियां होती है, तो आइडेंटिटी पोटेंशियल एविडेंस, ठीक है। पहले ये समझना जरूरी है कि किस तरह का एविडेंस किसी इंसिडेंट के लिए जरूरी होता है बेसिकली, ठीक है। किस इंसिडेंट के लिए कौन सा एविडेंस जरूरी है वो समझना जरूरी होता है, ठीक है। सोर्स जैसे आईटी ऑडिट लॉग, नेटवर्क लॉग और सिस्टम डेटा लॉग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। डिटरमाइन एविडेंस सोर्सेस बेसिकली, तो मतलब जो भी एविडेंस सोर्सेस हैं उनको डिटरमाइन करना कि ऑर्गेनाइजेशन को सारे पॉसिबल एविडेंस सोर्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये भी समझना जरूरी है कि जो भी डेटा स्टोर हो रहा है उसका रिट्राइवल कैसे होगा, मतलब उसको वापस कैसे लिया जा सकता है, ठीक है। देन लीगल एक्सट्रैक्शन पॉलिसी बनाना होता है इसमें। डिजिटल एविडेंस लीगली कलेक्ट करने के लिए एक पॉलिसी डिफाइन करना होता है या फिर करें ताकि बिजनेस जो ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। उसके बाद सिक्योर एविडेंस हैंडल, एंड उसके बाद एक और चीज़ आती है तैयारी में इनकी कि जो एविडेंस हैंडलिंग है उसको बहुत अच्छे से करना पड़ता है। जैसे कि एविडेंस कलेक्ट हो, मतलब जो कलेक्शन हो रहा है, जो भी एविडेंस कलेक्ट हो उसको सेफ स्टोरेज और सिक्योरिटी एक्सेस पॉलिसी के साथ स्टोर करें, ठीक है। और वो इंश्योर करें कि
ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी के साथ मेंटेन रहे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर इंसिडेंट के सीरियसनेस को इवेल्युएट करना होता है, जैसे कि इंसिडेंट के इम्पैक्ट को समझना जरूरी है कि कितना इम्पैक्ट हुआ है। अगर इंसिडेंट बिजनेस की कंटिन्यूटी पर मतलब बिजनेस रन करने में कोई दिक्कत चल रहा है तो उसको फुल इन्वेस्टिगेशन में भेज देना चाहिए, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो भी होती है, डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सारे स्टेप और डिसीजन को डॉक्यूमेंट करना होता है। जैसे कि हमने देखा, यह फीचर रेफरेंस और कोर्ट केस के लिए मदद करेगा, ठीक है, मतलब कोर्ट केसेस में हेल्प होती है इसमें। देन लीगल एडवाइजरी बोर्ड बनाए, मतलब जो लीगल एडवाइजरी वकील जो भी अटॉर्नी होते हैं वो, तो एक्सपीरियंस लीगल एक्सपर्ट की टीम तैयार करना होता है बेसिकली इसमें, जो कि आपकी हेल्प कर सके काफ़ी चीज़ों में, जैसे थ्रेट को मैनेज करें, ठीक है, एंड लीगल प्रोसिक्यूशंस और रेगुलेटरीज को कंप्लाइज को मदद करें, ठीक है। एंड उसके बाद पब्लिक रिलेशन एंड रेपुटेशन प्रोटेक्ट हैंडल करें, ठीक है। तो ये लीगल एडवाइजरी होती है, ये टीम बनाना होता है लीगल। देन उसके बाद लास्ट है स्ट्रॉन्ग इंसिडेंट रिस्पॉन्ड टीम बनाना, ठीक है, टीम को तैयार करना। ट्रेंड और स्किल सिक्योरिटी एक्सपर्ट का कंप्यूटर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम में CIRT जिसको कहते हैं हम लोग, कंप्यूटर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, या फिर साइबर रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, बनाना होता है। ये टीम सिक्योरिटी ब्रीच को क्विकली हैंडल करेगी और एविडेंस को सही तरीके से मैनेज करेगी बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल इसके बारे में था, इसकी प्लानिंग क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स के बारे में मैं बताता हूँ। देखो, इंसिडेंट रिस्पॉन्स जो है ना, ये जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में या नेटवर्क में सिक्योरिटी ब्रीच होता है या ऐसा कोई इंसिडेंट होता है जो सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, ठीक है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो उसको हैंडल करने के लिए प्रॉपर प्रोसेस होती है जिसको हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है कि बेसिकली अटैक हो गया है, हैक होने ही वाला है, तो बेसिकली उसको हैंडल करने के लिए इसका गोल जो होता है वो इंसिडेंट का पता लगाना होता है, ये कब और कैसे हुआ बेसिकली, ठीक है, इम्पैक्ट को समझना, कितना डैमेज हुआ है उसको समझना, एंड रूट कॉज को ढूंढना, ये किस वजह से हुआ है बेसिकली, ठीक है, डैमेज कंट्रोल करना, लॉस कम से कम हो और जल्दी रिकवरी हो, इसको कंट्रोल कर लेना बेसिकली। एंड अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम है, ठीक है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग का प्लान है, स्ट्रॉन्ग टीम का प्लान है, तो वो बिजनेस जल्दी को रिस्टोर एंड ऑपरेशन किया जा सकता है, ठीक है, और बड़े फाइनेंशियल लॉसेस से भी बताया जा सकता है उस टीम को, ठीक है। एंड इसका रोल की बात करें, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम के रोल की बात करें, तो जैसे कि मैंने कहा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशल टीम होती है जिसको CRT कहते हैं, ठीक है, CIRT कहते हैं, साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम या फिर कंप्यूटर रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, कंप्यूटर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम कहते हैं। ये टीम रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए, अटैक का सोर्स ढूंढने के लिए, अटैक कहाँ से किया गया, सिक्योरिटी ब्रीच के एनालिसिस करने के लिए, एंड ब्रीच को कम करने के लिए, ठीक है, मतलब जो भी ब्रीच है उसको माइग्रेट करने के लिए, कम करने के लिए। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेस का फ्लो, मतलब जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स है उसका फ्लो क्या है, तो इसका भी जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप देखा था फॉरेंसिक रेडीनेस जो प्लानिंग है उसकी, तो इसकी भी होती है। इसका तो पहले प्रिपरेशन करना, सिक्योरिटी ऑडिट करना, एसेट और वैल्यूएबल का एनालिसिस करना, देन रूल ऑफ पॉलिसी डिफाइन करना जो भी इंसिडेंट रिस्पॉन्स में फॉलो होगी, ठीक है, एंड CI टीम बनाकर ट्रेनिंग देना, ठीक है, मतलब जो भी टीम है CIR टीम बनाकर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, वही साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स या कंप्यूटर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। सिक्योरिटी टूल और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, ठीक है, ये सारे जितने भी सिक्योरिटी चीज़ें होती हैं वो। इंसिडेंट रिकॉर्डिंग एंड असाइनमेंट, स्टेप 2 बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। स्टेप 2 में आता है यहाँ पर इंसिडेंट रिकॉर्डिंग असाइनमेंट। ये क्या होता है, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट होने पर IT सपोर्ट टीम को रिपोर्ट किया जाना, ठीक है, या फिर किया जाता है। इस स्टेप 2 में IT टीम टिकट रेस करती है और CIRT टीम को अलर्ट कर देती है बेसिकली कि ये चीज़ें हो रही है, आप लोग तैयार रहो। CIRT टीम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है बेसिकली, ठीक है। स्टेप 3 में आता है यहाँ पर इंसिडेंट ट्रेस। तो इसमें क्या होता है, इंसिडेंट एनालिसिस, लॉग और सिस्टम फाइल को चेक करते हैं बेसिकली। इसमें इंसिडेंट क्लासिफिकेशन होता है,
तो अटैक किस टाइप का है, मालवेयर है, फिशिंग है, नेटवर्क अटैक है, सेक्टर, ये सारी चीज़ें पता की जाती है। इंसिडेंट पर्सनलाइजेशन किया जाता है यहाँ पर, मतलब प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है कि हाई कितना है, मीडियम है, लो है, सर्विलिटी क्या है, बेसिकली इसका हाई है, लो है, कितना है, वो सारी चीज़ें। स्टेप 4 में नोटिफिकेशन दिया जाता है, बड़ी कंपनी का है ना, इंसिडेंट रिस्पॉन्स ज़्यादातर कंपनी में ही होता है, तो नोटिफिकेशन दिया जाता है यहाँ पर स्टेक होल्डर को। जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके, स्टॉक होल्डर या स्टेक होल्डर्स, इनको इन्फॉर्म करना किया जाता है कि मैनेजमेंट को रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट, इनको रिपोर्ट करना होता है कि मैनेजमेंट को रिपोर्ट भेजना है, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी वेंडर्स और क्लाइंट को इन्फॉर्म करना होता है बेसिकली, ठीक है। एंड फिफ्थ, कंटाइनमेंट, अटैक को फेल करना। जो भी अटैक हुआ है, अटैक को फेल करने के लिए यहाँ पर इन्फेक्टेड सिस्टम को आइसोलेट कर दिया जाता है, ठीक है, उनको अलग कर दिया जाता है। डेटा और सिस्टम को डैमेज होने से बचाया जाता है इससे, ठीक है, स्टेप 5 में, कंटाइनमेंट में। 6th में एविडेंस गैदरिंग एंड फॉरेंसिक एनालिसिस आती है। साइबर फॉरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा करती है, ठीक है। एंड अटैक किस तरह का हुआ है, किस वल्नरेबिलिटी का हुआ है, और अटैकर कैसे सिस्टम में घुसा, ये सब एनालिसिस किया जाता है इसमें। अगर जरूरी हो तो लीगल एक्शन के लिए एविडेंस कलेक्ट किया जाता है इसमें, ठीक है। स्टेप 7 आता है यहाँ पर इरेडिएशन। यहाँ पर मतलब जो अटैक है उसको पूरा ही साफ कर देना, हटा देना। तो रूट कॉज फिक्स किया जाता है, जैसे पैचेस इंस्टॉल करना, मालवेयर रिमूव करना, या सिस्टम रिप्लेस करना, और ये सारी चीज़ें की जाती है। सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट किए जाते हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में ऐसे अटैक और ना हो, ठीक है। देन 8, यहाँ पर स्टेप 8 में आता है रिकवरी। रिकवरी में क्या होता है, सिस्टम को वापस नॉर्मल बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इन्फेक्टेड सिस्टम और जो भी एप्लीकेशंस को होते हैं उनको रिस्टोर या रिप्लेस किया जाता है। इंश्योर किया जाता है कि बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली चले, ठीक है, वहाँ पर स्मूथली प्रोसेस को। देन स्टेप 9 आता है यहाँ पर पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी। फ्यूचर के लिए सीक और सिक्योरिटी अपग्रेड, ठीक है, मतलब जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको डॉक्यूमेंट करना, ठीक है, इंसिडेंट को पूरा डॉक्यूमेंट किया जाता है जो जो हुआ है। सिक्योरिटी पॉलिसीज रिव्यू और अपग्रेड की जाती है। फॉरेंसिक टीम और आईटी टीम रिपोर्ट एनालिसिस करती है, रिपोर्ट को देखती है क्या क्या चीज़ें हुई हैं बेसिकली। फ्यूचर में ऐसे अटैक को रोकने के लिए सिक्योरिटी और रिस्पांस जो प्रोटोकॉल्स हैं इंप्रूव किए जाते हैं, ठीक है। जितने भी आपकी वेबसाइट के सारे ये रिस्पांस हैं उसको यहाँ पर बढ़ाए जाते हैं बेसिकली एक तरह से। तो बेसिकली ये सारे एक इंसिडेंट रिस्पांस टीम के रोल होते हैं। स्टेप 9 स्टेप है इसके लिए। द नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका एसओसी, सिक्योरिटी एसओसी जो होता है ना, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, इसका मतलब है, इसका रोल क्या होता है आपका। तो एसओसी, इसके बारे में बात करते हैं। एसओसी होता क्या है, एसओसी का फुल फॉर्म जो होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म वही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्या करता है, एसओसी एक सेंट्रलाइज यूनिट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी मॉनिटर और मैनेज करता है। ये रियल टाइम थ्रेट डिटेक्ट करता है और सिक्योरिटी इंसिडेंट का तुरंत रिस्पॉन्स देता है। मतलब जो एसओसी का मतलब है वही है कि कंटिन्यूस वो आपके लॉग्स ये सारी चीज़ें देखते रहेंगे, जिनको लगेगा कुछ दिक्कत है तो वो बता देंगे इंस्टेंटली, ठीक है। तो वो रियल टाइम सारी चीज़ें करते हैं। तो क्यों इंपॉर्टेंट होता है एसओसी, डेटा और सिस्टम की सिक्योरिटी रखना, बिजनेस कंटिन्यूटी इंश्योर करना, साइबर अटैक का तेजी से रिस्पॉन्स करना, ठीक है, लीगल कंप्लायंस एंड एविडेंस को प्रिजर्व करना, ठीक है। इसके बारे में और बात करें अगर, तो सिक्योरिटी ऑपरेशंस एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होता है। इसके थ्रू क्या होता है कि इसके थ्रू पूरी सिक्योरिटी हैंडल की जाती है, ठीक है, मैनेज किए जाते हैं। जैसे एसओसी के सेंट्रलाइज, एसओसी जो है एक सेंट्रलाइज यूनिट है बेसिकली। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, जैसे कि नेटवर्क, सर्वर, एंड पॉइंट, डेटाबेस, एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स, इनको कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना, ठीक है, इनको मॉनिटर करना, मैनेज करना, एनालाइज करना, ठीक है। ये एसओसी का बेसिकली मैन रोल प्ले होता है, मैन रोल होता है उनका। इसका मैन गोल यही होता है कि कोई भी इंसिडेंट या फिर कोई भी इंट्रूजन डिटेक्ट हो, मतलब कोई भी इंट्रूजन इवेंट होने से पहले बेसिकली उसको डिटेक्ट करके एंड कंपनी को बेसिकली रिस्पॉन्ड करके प्रिवेंट कर लेना पहले से ही, ठीक है, होने से पहले ही। एंड एसओसी के बहुत सारे नाम से यहाँ पर, जैसे कि मैं बात करूँ सिक्योरिटी एसओसी को सिक्योरिटी डिफेंस सेंटर एसडीसी, सिक्योरिटी एनालिटिक्स सेंटर एसएसी, एंड साइबर सिक्योरिटी सेंटर एसएससी जिसको कहते हैं हम लोग, एंड देन नेटवर्क सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनएसओसी, ठीक है, थ्रेट डिफेंस सेंटर और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशन सेंटर एसआईओसी।
ये भी कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर एसओसी जो है ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड करता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी एंड एसेट्स को मॉनिटर और डिफेंस किया जाता है बेसिकली इसमें, ठीक है, बताया जाता है उसको। ये जो है इंट्रूजन डिटेक्शन, आईडीएस एंड आईडीएस, आईपीएस, फायरवॉल्स, एंड पॉइंट डिवाइसेस और नेटवर्क फ्लो से डेटा गैदर करता है एंड इंसिडेंट को डिटेक्ट एंड उसको एविडेंस गैदर करने के लिए हेल्प करता है बेसिकली। तो यहाँ पर कैसे काम होता है, जब किसी भी एक अटैक का पता चला तो एसएससी टीम पहले रिस्पांस देती है, फिर इंसिडेंट रिस्पांस टीम एविडेंस गैदर करती है एंड वो एविडेंस गैदर करके फॉरेंसिक टीम को देती है, जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर फॉरेंसिक स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मतलब फॉरेंसिक टीम जो है वो यहाँ पर फॉरेंसिक अपना स्टार्ट कर लेता है। देन टेक्नोलॉजी जो यूज होती है यहाँ पर एसओसी में बात करूँ तो एसओसी स्मूथली काम करने के लिए लॉग प्रोसेस और टेक्नोलॉजी के बीच कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। तो क्या होता है, इसमें लॉग होते हैं, पेपर लॉग, सिक्योरिटी ऑपरेशन एनालिसिस और पेन टेस्टर। अब पेन टेस्टर कौन होते हैं, तो ये कंटिन्यूअस पेन टेस्टिंग करते रहते हैं, मतलब टेस्टिंग करते रहते हैं आपके वेबसाइट में, उसको पेन टेस्टर कहते हैं, ठीक है। एंड सिक्योरिटीज को देखते रहते हैं, उन्हीं को पेन टेस्टर कहते हैं। तो सिक्योरिटी ऑपरेशन एनालिसिस और पेन टेस्टर एसओसी के नाम को एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो लॉग में है इसमें सिक्योरिटी ऑपरेशन एनालिसिस और पेन टेस्टर एसओसी के काम को एग्जीक्यूट करते हैं। ये इंटरनल या आउटसोर्स हो सकते हैं। इसका काम सिक्योरिटी इंसिडेंट का रिस्पॉन्स देना और सिक्योरिटी टीम के साथ कम्युनिकेशन करना होता है बेसिकली, ठीक है। प्रोसेस क्या होती है इसमें प्रोसेस जो होती है वो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर प्रोसेस होता है, जो लॉग और टेक्नोलॉजी के बीच में ब्रिज का काम करता है, ठीक है। इनका काम सस्पिशियस इंसिडेंट ट्रैक करना और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी क्या है इसमें, तो टेक्नोलॉजी एसओसी की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक इंसिडेंट एनालिसिस, रिस्पांस, थ्रेट डिटेक्टर एंड प्रिवेंशन का काम करती है। एसओसी सिक्योरिटी जो है इंसिडेंट का कलेक्शन, स्टोरेज एंड कोलरेशन और रिपोर्टिंग करती है बेसिकली, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो कि एसओसी क्या होता है, उसका एनवायरनमेंट क्या होता है, क्या क्या यूज़ करता है एंड एसओसी एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऊपर से गई हैं, तो एक दो बार आप रिवाइज करके उसको यहाँ पर देख सकते हो। देन अगर आपको ना लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें अंदर टीम में काम क्या करती हैं, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो ये देखो जो टॉप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया के हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, उसकी वेबसाइट है सर्टिन की, ठीक है। ये कंप्यूटर इन्वेस्टिगेशन, नेशनल साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। हाई टेक्नोलॉजी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एसोसिएशन, ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, ठीक है। ये दो वेबसाइट है। वॉरियर्स, अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है चैप्टर, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखेंगे चैलेंजेस साइबर क्राइम पोस्ट टू इन्वेस्टिगेशन, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं जो, मतलब अब देखो क्या केसेस इजीली सॉल्व हो जाते हैं साइबर क्राइम में, क्या इतना इजी है केसेस को सॉल्व करना, तो नहीं, यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इन्वेस्टिगेशन करते समय जो आपको पता होना चाहिए, वो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। देखो ये सारे चैलेंजेस हैं, स्पीड, एनोनिमिटी, वायलेशन एविडेंस, ठीक है, साइज, एंटी फॉरेंसिक टेक्निक, ग्लोबल लॉस एंड लैक ऑफ नॉलेज होता है। तो यहाँ पर बेसिकली चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर मेनली 3 तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे जनरल चैलेंजेस पहला, देन दूसरा लीगल इश्यूज, तीसरा प्राइवेसी इश्यूज। तो मैं जनरल चैलेंजेस की बात करता हूँ पहले। यहाँ पर जो लिखे हुए हैं जनरल चैलेंजेस, जैसे स्पीड की एक चैलेंजेस हो सकती है, जैसे टेक्नोलॉजी के तेजी से बढ़ने से, जैसे टेक्नोलॉजी तो फास्ट है, इसके बढ़ने से डेटा एक्सेस की वजह से साइबर क्रिमिनल कॉन्फिडेंस हो जाता है, मतलब बहुत स्पीड हो गई टेक्नोलॉजी, एक सिस्टम को हैक किया तो तुरंत दूसरा हैक हो जाता है। तो बेसिकली ऐसे स्पीड की वजह से जल्दी जल्दी क्राइम होते जाता है, तो ये एक चैलेंज बन गया। इन्वेस्टिगेशन को किसी भी लीगल प्रोसीजर से स्टार्ट करने से पहले ऑथराइजेशन और वारंट की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन को स्लो कर देता है। वारंट जो है टाइम लेता है तो स्लो कर देता है, ठीक है। साइबर क्राइम का नंबर इतना बढ़ गया है कि अथॉरिटीज़ के लिए सबको हैंडल करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मुश्किल हो रहा है बेसिकली। तो ये स्पीड से लेके, उसके बाद एनोनिमिटी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एनोनिमिटी, तो एनोनिमिटी भी एक चैलेंज है, जैसे साइबर क्रिमिनल्स अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए प्रॉक्सीज, वीपीएन्स,
फेक एंटिटी का यूज करते हैं, मैक एड्रेस, हालांकि मैक एड्रेस से कोई होता नहीं, वीपीएन से यूज करते हैं। अटैकर किसी और की आइडेंटिटी चुरा के साइबर क्राइम अटैक कमिट कर देते हैं, बेसिकली ये एक चैलेंज है। उसके बाद वोलाटाइल एविडेंस, कुछ ऐसे एविडेंस जो कि वोलाटाइल होते हैं, जैसे कि डिजिटल एविडेंस, जैसे लॉग रिकॉर्ड, लाइट पल्स और रेडियो सिग्नल्स इजीली लॉस्ट हो सकते हैं, ठीक है, ये भी एज एविडेंस काम करते हैं। एंड ये जो डेटा है जैसे पल्स, लाइट, रेडियो सिग्नल्स, इनको प्रिजर्व करने के लिए बहुत महंगे स्पेशल टूल आते हैं जो कि हर इन्वेस्टिगेटर के पास नहीं होते, ठीक है, महंगे हैं क्योंकि इसलिए। देन आता है यहाँ पर एविडेंस साइज आता है, एविडेंस साइज की कॉम्प्लेक्सी आ जाता है। बेसिकली डिजिटल एविडेंस जो होते हैं बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और डाइवर्स होते हैं बेसिकली, इस वजह से एविडेंस का साइज और कॉम्प्लेक्सी बढ़ जाती है, ठीक है। देन उसके बाद फिफ्थ आता है इसमें एंटी फॉरेंसिक। एंटी फॉरेंसिक क्या होता है कि जैसे अटैकर जो है वो इनक्रिप्शन अप्लाई कर देता है, डेटा हाइड कर देता है, ठीक है। एंड इससे क्या होता है कि डिजिटल एविडेंस नहीं मिल पाता, इससे छुप जाता है बेसिकली, तो इन्वेस्टिगेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली ये चैलेंजेस हैं जो कि जनरल है। देन और भी यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं, अदर फैक्टर्स आते हैं, जैसे रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्सेज की कमी होना एक इन्वेस्टिगेटर के पास, इन्वेस्टिगेटर को लिमिटेड फॉरेंसिक टूल, स्टोरेज मीडिया का इफेक्टिव यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, स्पेशली जब लार्ज वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉनिक डेटा होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ यूजर्स, क्लाउड सर्विस की वजह से यूजर किसी भी डिवाइस से डेटा एक्सेस कर सकता है, जो एविडेंस कलेक्ट करना और सोर्स आइडेंटिफाई करने के लिए मुश्किल होता है। उसके बाद ऑटोमेशन, कभी कभी ऑटोमेशन फॉरेंसिक टूल जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट एविडेंस मिस कर देते हैं, ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेटर को टूल का प्रॉपर नॉलेज ना हो तो। देन एनोनिमस कम्युनिकेशन, अटैकर टॉर ब्राउजर का यूज करके, टॉर ब्राउजर जैसे टॉर ब्राउजर का टूल का यूज करके कंपनी की एनोनिमिटी प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जिससे अपनी एनोनिमिटी बेसिकली वो प्रोटेक्ट कर देते हैं, जिससे उनका ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारे इसमें मॉड्यूल में इंक्लूडेड है, ठीक है, कौन सा फॉरेंसिक, डार्क वेब फॉरेंसिक। फेलियर ऑफ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ट्रेडिशनल फॉरेंसिक मेथड सिर्फ फिजिकल डिवाइसेस पर फोकस करती है, पर क्लाउड आर्टिफैक्ट्स इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नए अप्रोच की जरूरत होती है, जो नए नए डिवाइसेस आते हैं उनके लिए। इंक्रीज यूज ऑफ ICT एंड नीड फॉर न्यू इन्वेस्टिगेशन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बढ़ते यूज के वजह से नए फॉरेंसिक टूल की जरूरत है, जो कि आज चैलेंज हैंडल कर सकें, ठीक है, मतलब जो आज के चैलेंज को हैंडल कर सकें, ऐसे टूल्स की नीड है। न्यू ऑफेंस आता है यहाँ पर, टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट की वजह से नए साइबर क्राइम जैसे हैकिंग, डेटा टेम्परिंग और डॉस अटैक और बढ़ गए हैं। इन्वेस्टिगेटर को नए ऑफेंस के लिए नए फॉरेंसिक अप्रोच डेवलप करनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। हम उसके बाद आता है ये जनरल इश्यूज थे, उसके बाद आ गए कंप्यूटर लीगल इश्यूज, ठीक है, जैसे डिजिटल एविडेंस की फ्रेजाइलिटी, ये लीगल इश्यूज है कि डिजिटल एविडेंस जो है फ्रेजाइल होते हैं, है ना, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान चेंज हो सकता है, जिससे वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। देन उसके बाद अगर सिस्टम डेटा अल्टर हो जाए तो इन्वेस्टिगेटर को एविडेंस कलेक्ट करना और सिस्टम एक्टिविटी ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। क्रॉस बॉर्डर क्राइम अक्सर रिमोट होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे क्राइम जो रिमोट होते हैं, साइबर क्राइम जो है ज़्यादातर रिमोट ही होते हैं, मतलब दूर से ही होते हैं, जिसमें अटैकर किसी दूसरे देश में बैठा हो, वैसा होता है, और मतलब बेसिकली किसी दूसरे देश में ही होगा वो, अगर बैठा होगा तो ऐसा क्राइम आ गया तो बैठा होता है, तो किसी दूसरे देश का जो सिस्टम है, तो वो क्राइम किसी दूसरे देश में है और दूसरे देश का डेटा ब्रीच करता है। डिफरेंट लीगल लॉज होते हैं वहाँ पर, डिफरेंट सिस्टम, मतलब लीगल सिस्टम अलग होता है, ठीक है, वहाँ के अलग लॉज होंगे बेसिकली, जिसमें एविडेंस कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना और कोर्ट में प्रेजेंस करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि वो दूसरा देश है। एंड यहाँ पर ग्लोबल क्राइम एंड वही लॉस के फैक्टर आ जाता है यहाँ पर। तो साइबर क्राइम की दुनिया के किसी भी कोने से किया जा सकता है, ठीक है, पर जो लीगल अथॉरिटीज है वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लॉ को फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन देती है। देन बहुत कम साइबर लॉज ऐसे हैं जो कि दूसरे के देश में जाके इन्वेस्टिगेशन करना, प्रोसिक्यूट करने की परमिशन देती है।
देन उसके बाद आता है यहाँ पर लिमिटेड लीगल अंडरस्टैंडिंग। ग्लोबल लॉस के बारे में बात कर रहा था कि ग्लोबल लॉस डिफरेंट देता है। उसके बाद लैक ऑफ नॉलेज होता है यहाँ पर, इसी के बारे में बात करते हैं अभी हम। तो लिमिटेड लीगल अंडरस्टैंडिंग होते हैं यहाँ पर कि जैसे कई बार विक्टिम को ये नहीं पता होता कि उनके साथ कौन सा साइबर लॉ वायलेशन हुआ है, जिससे वो केस को सही से डिफेंड कर सके। ठीक है, मतलब विक्टिम जो हुआ है उसको पता नहीं होता कि कौन सा उसके साथ क्राइम हुआ है जिससे वो लॉ को ऑफेंड कर सके। देन उसके बाद जो भी क्रिमिनल है वो इस रीजन से भी कई बार निकल जाते हैं कि उसको टेक्निकल नॉलेज जो है लिमिटेड है, तो वो कोर्ट के ट्रायल को बेसिकली रोक देता है बीच में। ये चैप्टर खत्म हो गया। मैं छोटी सी समरी बता देता हूँ आपको इस चैप्टर की। तो इस मॉड्यूल में आपने क्या क्या सीखा है वो सारी चीज़ें देखेंगे। इस मॉड्यूल में आपने डिजिटल फॉरेंसिक के जो प्रोसेस है, टेक्निक्स हैं, साइबर क्राइम के डिफरेंट टाइप्स, डिजिटल एविडेंस के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, डिजिटल एविडेंस क्या क्या होते हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने की हाइलाइट्स में आपने डेफिनेशंस देखा, टेक्निक्स देखी। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कैसे करना है, क्या करना है, कोर्ट में क्या क्या एडमिनिसेबल होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। साइबर क्राइम क्या होते हैं, उसके एक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, नेटवर्क सिस्टम या एप्लीकेशन का यूज़ करके क्या क्या मतलब साइबर क्राइम्स क्या होते हैं वो सारी चीज़ें देखा। इंटरनल एक्सटर्नल अटैक देखा हमने। चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं एक साइबर क्राइम में, स्पीड, एनोनिमिटी, ठीक है, वही जजिकल इश्यूज, ठीक है, लिमिटेड लीगल अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हमने देखी इस मॉड्यूल में। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अप्रोच, सिविल, क्रिमिनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी सिविल है, सिविल अप्रोच फाइनेंशियल कॉम्पोसेशन या डैमेज का क्लेम, ठीक है, एंड क्रिमिनल परपेट्रेटर्स को पनिश करने के लिए लीगल एक्शन। एंड वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल पॉलिसीज के खिलाफ लेता है एक्शन। देन डिजिटल एविडेंस के बारे में हमने समझा, ठीक है। देन उसके बारे में वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल एविडेंस के बारे में देखा, क्या क्या एविडेंस था। देन हमने रेडीनेस देखा कि फॉरेंसिक रेडीनेस क्या होता है, पहले से तैयार रहना। देन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक, क्या क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा, लॉज जो होते हैं। देन हमने आईटी एक्ट देखा एंड एविडेंस एक्ट देखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी जो आपने मॉड्यूल 1 में देखा, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल 1। अगर आपने कंप्लीट किया है, नोट्स बनाया है, देन वेल एंड गुड। जो चीज़ें समझ में नहीं आई और उसको आप रिवाइज करो एंड अच्छे से वापस से पढ़ो। मैंने यहाँ पर हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप शॉर्ट में उसका नोट बनाना, पर नोट जरूर से बनाना। तो मैंने मेरे तरफ से सारी चीज़ें कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चैप्टर 1 खत्म होने के बाद मैंने उसकी समरी भी वापस से बता दी है। चैप्टर 1 खत्म होने के बाद अब हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पे, ठीक है, कि क्या क्या प्रोसेस होती है इन्वेस्टिगेशन में, इसको डीपली देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ डिजिटल फॉरेंसिक को समझा है, क्या है, कैसे है, क्या लॉज है, एवरीथिंग, सारी चीज़ें इतना इंट्रोडक्शन लिया एक चैप्टर में, तो काफ़ी बड़ा पहला चैप्टर रहा। दूसरा चैप्टर को हम जल्दी से ख़त्म करेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं है। बेसिकली यहाँ पर डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो वॉरियर्स, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 को। तो चैप्टर 2 में एक्चुअल में क्या क्या है, तो चैप्टर 2 एक्चुअल में डिपेंड होने वाला है डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के बारे में। जैसे आप इसका नाम भी देख सकते हो, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। बेसिकली क्या क्या प्रोसेस होती है जो इन्वेस्टिगेशन में हमको करनी पड़ती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं एंड क्या क्या चीज़ें बेसिकली फॉलो की जाती हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी स्टेप डायरेक्टली नहीं लिया जाता कि कोई भी चीज़ डायरेक्टली कर दो, ठीक है, अपने मन के ऊपर नहीं होता। इन सभी चीज़ों को लेके एक रूल बनाया गया है, ठीक है। तो इसी को हम प्रोसेस कह रहे हैं बेसिकली। तो इस प्रोसेस को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोसेस बनाई गई है लॉ के हिसाब से, तो इसीलिए इसको हमको जानना जरूरी है। अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि इन्वेस्टिगेशन फेज, मतलब जो इसमें फेजेस होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, तो कितने फेजेस होते हैं, तो देखो ये 4 फेजेस हैं इसमें बेसिकली। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट रिस्पॉन्ड, इन्वेस्टिगेशन फेज, देन पोस्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 स्टेप्स हैं, तो इनको हम एक एक करके समझेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंस को समझते हैं इन्वेस्टिगेशन के, एंड बेसिकली इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है ये एक्चुअल में है क्या। तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जो गोल होता है वो आपको भी बताया, मैंने स्टार्टिंग से बताया कि उसका जो गोल होता है वो किसी भी क्रिमिनल को या फिर किसी साइबर इंसिडेंट के हो जाने के बाद उसको आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, समझना होता है बेसिकली।
एंड इस प्रोसेस को सिस्टमेटिकली करना होता है ताकि, एंड मतलब सिस्टमेटिकली मतलब हर चीज़ डॉक्यूमेंट करके एवरीथिंग सारी चीज़ें करना होता है ताकि कोर्ट में इजीली एडमिनिस्ट्रेबल हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए हम सारी प्रोसेस को बनाते हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर आती है इन्वेस्टिगेशन स्टेजेस जो आती हैं इन्वेस्टिगेशन फेज में, जो स्टेजेस आती हैं, पहला एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन गोल्स बेसिकली जो भी होते हैं वो इन्वेस्टिगेटर को एग्जामिन के क्लियर गोल्स करने पड़ते हैं, मतलब जो भी गोल्स हैं उसको क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है कि ये चीज़ें होने वाली है, ये हमको करना है, ठीक है, ताकि गोल एकदम सेट हो जाए एंड उसके हिसाब से माइंड सेट तैयार हो जाए आपका। देन उसके बाद टेक्निकल नॉलेज और सिस्टमेटिक अप्रोच जो भी एसेंशियल्स है वो, ठीक है, मतलब टेक्निकल नॉलेज है या नहीं जो हम इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं उसको प्रॉपरली अप्रोच करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर टेक्निकल नॉलेज की बात करूँ कि जैसे किसी सस्पेक्ट के लैपटॉप में अगर ड्रॉप बॉक्स इंस्टॉल है तो ड्रॉप बॉक्स को इंस्टॉलेशन चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये टेक्निकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टिगेशन करने से पहले। देन हाइपोथेसिस फार्मूला होता है एक, इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन आंसर करने के लिए हाइपोथेसिस फार्मूला का बनाए जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हाइपोथेसिस बनाई जाती है, तो जैसे कॉन्फ्रेंस में अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि विंडोज ओएस इंस्टॉल इज विंडोज 10 या फिर विंडोज 10 इंस्टॉल है या नहीं कैसे पता करोगे, ठीक है, एंड ड्रॉप बॉक्स जो इंस्टॉल है वो कहाँ पे इंस्टॉल है बेसिकली, तो उसके लिए आपको डायरेक्टरी बतानी होती है। तो हाइपोथेसिस ऐसे इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, फिर कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। देन उसके बाद टूल सिलेक्शन करना होता है आपको। टूल सिलेक्शन में केस के नेचर और टारगेट के डिवाइस, मतलब जो भी केस है उसके नेचर के हिसाब से, या फिर कह सकते हो कि जो भी अपना टारगेट है, टारगेट के डिवाइस के हिसाब से फॉरेंसिक टूल सिलेक्ट करने होते हैं। टूल्स टाइप जैसे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बेस कौन से टूल लगेंगे, कमर्शियल या ओपन सोर्स, ठीक है, स्पेशलाइज या मल्टी फंक्शनल टूल। एंड मल्टीपल टूल का यूज अगर हम करते हैं तो जो भी हमारा एविडेंस है उसकी रिलायबिलिटी अच्छी बढ़ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, टूल सिलेक्शन। तो यहाँ पर कौन से क्या टूल्स ले जाने होते हैं, बेसिकली वो सारी चीज़ें सिलेक्ट की जाती है। देन रिजल्ट रिव्यू किया जाता है एंड एवेल्युएशन किया जाता है। देन फाइंडिंग्स को मल्टीपल एंगल से एनालाइज किया जाता है, मतलब चीज़ों को मल्टीपल एंगल से एनालाइज करके बताया जाता है। एंड क्लाइंट जो भी है, मतलब जैसे क्लाइंट है या फिर कोई भी केस है, तो उसमें उनके साथ जिसने केस दिया है आपको, उनके साथ रियलिस्टिक जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो शेयर करने होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेशन और ओपिनियन जो होते हैं वो देने होते हैं। जैसे अगर ड्रॉप बॉक्स का इंस्टॉलेशन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ड्रॉप बॉक्स का इंस्टॉलेशन वो कंफर्म हो चुका है क्योंकि उसके अंदर आर्टिफैक्ट्स या फिर कुछ एविडेंस अवेलेबल है, तो साइंस एक्सपेरिमेंट बेस जजमेंट करने होंगे, मतलब साइंस एक्सपेरिमेंट जो भी कोर्ट में हमको जाके उसको रिव्यू करके बताना होगा जज के सामने कि हाँ ये इंस्टॉलेशन है, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कंक्लूजन एंड ओपिनियन फॉर्मुलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक मैं आपको स्टेप बता रहा था क्या क्या चीज़ें होती हैं। देन यहाँ पर फाइनली मैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में आता हूँ। तो ये मैंने बताया प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्स्ट रिस्पॉन्ड करना होता है, देन इन्वेस्टिगेशन फेज होती है एंड पोस्ट इन्वेस्टिगेशन फेज होती है, राइट। देन उसके बाद यहाँ पर अगर मैं अगर आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन के मैंने कुछ छोटे छोटे करके, मतलब जिसको इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस प्रॉपरली नहीं देखनी है, ठीक है, ऐसा जानना है कि एकदम इंस्टेंटली मुझे पता चल जाए, तो ये 13 स्टेप मैंने बना के रखे हैं। लेकिन जिसको पूरा देखना है क्या होता है डिटेल्स में, तो वो सारी चीज़ें मैंने अलग से बना रखी हैं, मतलब इसके 13 स्टेप के बाद आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर पहले मैं 13 स्टेप बता देता हूँ इन्वेस्टिगेशन के। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप पहले देख रहे हो वो होता है आइडेंटिफाई द कंप्यूटर क्राइम। मतलब पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो क्राइम है, ठीक है, मतलब जो भी क्राइम हुआ है जहाँ पर आपको बुलाया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो क्राइम ही है, मतलब कंप्यूटर क्राइम ही है या फिर किसी अदर टाइम का क्राइम है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्राइम है ये पहचानने के लिए क्या करना होगा आपको, उसमें कोई ना कोई पहला फर्स्ट प्रिमिलरी एविडेंस कलेक्ट करना होगा। जो पहला एविडेंस है जो प्रूफ करता हो कि ये साइबर क्राइम है, आपको उनमें से एक कोई एविडेंस ढूंढना होगा, ठीक है। तो उसी को हम कलेक्ट प्रिमिलरी एविडेंस है कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द क्राइम, कंप्यूटर क्राइम, ठीक है।
देन उसके बाद सेकेंडली क्या आता है यहाँ पर, कलेक्ट प्रिलिमिनरी एविडेंस। वो एविडेंस जो ये प्रूफ करता हो कि हाँ ये कंप्यूटर क्राइम ही है, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो बेसिकली वो कलेक्ट करना होगा जो प्रूफ करेगा कंप्यूटर क्राइम है। देन आपको अगर पता चल जाए कि ये कंप्यूटर क्राइम है, ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाए कि हाँ ये कंप्यूटर क्राइम है, तो उन चीज़ों को जो भी उस जगह पे है, ठीक है, मतलब उस जगह पे जो भी चीज़ें अवेलेबल है एज एविडेंस, उसके लिए आपको वारंट लेना होगा, ठीक है, कोर्ट से, हायर अथॉरिटी से। तो बेसिकली अगर आपको केस पुलिस के थ्रू मिल रहा है तो पुलिस वाले ऑलरेडी वारंट लेके आते हैं। नॉर्मल ऐसे क्लाइंट का है, जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन है तो क्लाइंट लेके आता है कोर्ट से वारंट, ठीक है। तो बेसिकली ये है, तो ये अगर नेसेसरी है तो लेना है। कई कई केस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसा एविडेंस है जो कि जल्दी से वोलाटाइल मतलब चेंज होने वाला है या फिर डिलीट होने वाला है, तो उस एविडेंस को तुरंत सीज किया जा सकता है विदाउट एनी वारंट के, ठीक है। तो वहाँ पर आपको वारंट की नीड नहीं होगी, वो डायरेक्टली आप उसको सीज कर सकते हो, देन बाद में वारंट का जो प्रोसेस है वो आप कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे केसेस में जब एविडेंस ऐसा नहीं है कि डिलीट ही हो जाएगा, तो उस केस में आपको वारंट की जरूरत पड़ती है। 99 परसेंटेज केस में आपको वारंट की जरूरत होती है। एंड जब आपको वारंट मिलता है तो इस वारंट की जो वैलिडिटी है वो 10 दिन तक होती है। मतलब एक बार कोर्ट की तरफ से अगर वारंट इशू हो गया है तो वो 10 दिन तक वैलिडेट रहेगा, 10 दिन तक आप कर सकते हो। एंड ये वारंट जो होता है ये बेसिकली कह सकते हो कि स्पेसिफिक हर चीज के लिए अलग अलग होता है। तो बेसिकली आपको कहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना है, किस एरिया पे इन्वेस्टिगेट करना है, उसके लिए अलग अलग वारंट्स आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीज करने के लिए अलग वारंट रहेगा, और रूम, ऑफिस, ठीक है, कंप्यूटर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, किस चीज़ को आपको इन्वेस्टिगेट करना है, किसके लिए वारंट चाहिए, इसके लिए अलग अलग होगा। एंड वारंट की जो डेट में जैसे मैंने बताया 10 दिन तक रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको हायर अथॉरिटी परमिशन लेना होगा। देन आपको फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल यहाँ पर यूज करना होगा। फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो टूल्स होते हैं, मैं अभी लिस्ट दिखाऊं आपको थोड़ी देर में। फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो टूल्स होते हैं जो कि बेसिकली जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट जो भी आपका एक्शन होगा वहां पर, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट एक्शन होगा उसके लिए यूज होने वाले टूल्स। तो सीज करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। तो क्राइम सीन पर सीज करने से पहले, डॉक्यूमेंट को या फिर चीजों को सीज करने से पहले आपको जैसे वारंट लेना पड़ा, देन सीज करने से पहले उसी सीन पे एग्जैक्ट आपको कॉपी बना लेनी होती है, ठीक है। मतलब क्राइम सीन पे आपको उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना लेती है, फॉरेंसिक कॉपी बना लेना होता है। ये कॉपी जो होती है इमेज, इसको इमेज कहते हैं। बेसिकली कॉपी कहना बिल्कुल भी गलत होगा, बहुत गलत हो जाएगा उसको बेसिकली। तो इसको बेसिकली हम फॉरेंसिक इमेज कहते हैं, ठीक है। तो फॉरेंसिक इमेज जो होती है ये काफ़ी डिफरेंट होती है, जैसे कि मैंने बताया कि इमेजिंग एंड आपकी कॉपी में काफ़ी ज़्यादा फर्क होगा। तो यहाँ पर फॉरेंसिक इमेज क्रिएट करने के लिए जो भी पहले टूल यूज़ किया जाएगा, जैसे मैंने डुप्लीकेटर ले लिया, रिप्लीकेटर ले लिया, ठीक है, तो वो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल्स की मैं लिस्ट दिखाता हूँ। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल यूज़ करोगे, ठीक है, एंड एविडेंस को सीज कर लोगे, अपने अंडर ले लोगे क्राइम सीन पे, ठीक है। देन क्राइम सीन पर लेने के बाद उसकी आप 2 कॉपी बनाओगे फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल का यूज़ करके, ठीक है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल का यूज़ करके उसकी 2 कॉपीज बनेगी, मतलब एक जो ओरिजिनल एविडेंस है आपका उसकी 2 कॉपी बनाओगे आप, फॉरेंसिक इमेज, ठीक है। 2 बिट स्ट्रीम कॉपी बनेगी, मतलब 2 इमेजेस बनेगी उसकी एग्जैक्ट। अब यहां पर क्या होगा कि जब 2 कॉपी बनेगी एंड उन्हीं कॉपी बनाने के बाद उन्हीं में से किसी एक कॉपी की सेक्शन SHA-1 वैल्यू जनरेट कर लेनी होती है, मतलब उसकी एक हैश वैल्यू जनरेट कर लेनी होती है। अब ये क्या होता है, तो जैसे हम लोगों के लिए एक आधार कार्ड होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इससे पहले कि जैसे हम लोगों के लिए हमारी आइडेंटिटी आधार कार्ड होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए हैश वैल्यू जो है वो एक आधार कार्ड का काम करती है, एज आइडेंटिटी का काम करती है। ये हर एक डिवाइस का अलग अलग हो सकती है या फिर हर एक डिवाइस का अलग अलग होती है, ठीक है। एंड ये डिफरेंट फैक्टर्स पर कैलकुलेट की जाती है, डेटा को मिला के, उसके सीरियल नंबर एंड कंपनी कौन सी है वो मिला के, तो डिफरेंटली हर एक उसकी जनरेट की जाती है हैश वैल्यू, ठीक है। अब इसमें स्पेशल क्या है इस हैश वैल्यू में, तो इस हैश वैल्यू में स्पेशल ये है
एंड इसको किस लिए जनरेट किया जाता है कि अगर आप कोई भी छोटा सा भी चेंजेस कर देंगे उस एविडेंस के अंदर, हम ये प्रैक्टिकल में मैं आपको दिखाऊंगा, उस एविडेंस के अंदर अगर आप छोटा सा भी चेंज करते हैं तो पूरी की पूरी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी वहां पर, ठीक है। तो बेसिकली हैश वैल्यू को इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर निकाला जाता है, ठीक है। तो क्राइम सीन पर ही आप निकाल लेंगे वहां पर हैश वैल्यू। देन चेन ऑफ कस्टडी, मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी एक फॉर्म आता है, ठीक है। ये फॉर्म जो है बेसिकली इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो उसको, या फिर स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा ये, ठीक है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म। ये फॉर्म में क्या होता है कि ये फॉर्म में आपको जो भी एविडेंस मिलता है क्राइम सीन पे उसकी सारी डिटेल्स भरना होता है, ठीक है। ये कितनी क्वांटिटी में मिला, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, नाम क्या है, वो सारी चीजें भरना होता है। देन उसी चेन ऑफ कस्टडी में अगर वो एविडेंस किसी के पास जा रहा है, जैसे पुलिस वाले ने मांग लिया, किसी और ने मांग लिया उस ओरिजिनल एविडेंस को, या फिर उस केस रिलेटेड किसी भी एविडेंस को, तो उसमें उस फॉर्म में मेंशन होगा कि इन्होंने लिया था इतने बजे पे लिया था, ठीक है। एंड किसने दिया और किसने रिसीव किया उसका नाम, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें मेंशन होगा। देन वहां पर जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो जो एविडेंस है उसको फोरेंसिक लेबोरेटरी में ले जाया जाएगा, ठीक है। मतलब अभी तक ये सारी चीजें जो हो रही थी मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी तक, वो आपके क्राइम सीन पर हो रही थी जहां पर आपने उसको सीज किया था, ठीक है। लेकिन मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी आप वहां पर भी कर सकते हो अपने लैब में, जब भी वहां से कोई मांगे तब, ठीक है। तो एविडेंस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फोरेंसिक लेबोरेटरी में। देन उसके बाद जो ओरिजिनल एविडेंस है, जो भी ओरिजिनल एविडेंस है, जैसे ओरिजिनल एविडेंस मुझे एक हार्ड डिस्क मिला, ठीक है, तो उस हार्ड डिस्क को मैं अपने लैब में मतलब अच्छी जगह पे स्टोर कर दूंगा, ठीक है। जो ओरिजिनल एविडेंस है उसको स्टोर कर देंगे हम कहाँ, एक सिक्योर लोकेशन पे, ठीक है। तो अब हमने उस एविडेंस को सिक्योर लोकेशन पे रख दिया, तो अब हम इन्वेस्टिगेशन किस पे करेंगे। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि हम उस एविडेंस की 2 कॉपीज बनाते हैं, ठीक है। तो ये कॉपीज जो होती हैं, ओरिजिनल वाला हम रख देंगे, ये हमारा ओरिजिनल है, ये 2 कॉपीज है। तो इन कॉपीज पर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि ये जो ओरिजिनल है उसकी एग्जैक्ट कॉपी होती है। जैसे मैंने चलो आगे बताता हूं मैं कैसा होता है वो। तो उसकी एग्जैक्ट ओरिजिनल कॉपी होती है, कुछ भी चेंज नहीं होता, ठीक है। एग्जैक्ट ओरिजिनल कॉपी होती है फोरेंसिक इमेज, ठीक है। देन जब आप ओरिजिनल उसको स्टोर कर लेते हैं तो जो इमेज कॉपी है उसको आप एनालाइज करोगे, जैसे कि मैंने बताया उसको डुप्लीकेट कॉपी पे हमको एनालाइज करना होता है। ओरिजिनल वाले में कभी भी हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, क्योंकि गलती से अगर उस एविडेंस में कुछ भी हो गया, करप्ट हो गया एवरीथिंग, तो कोर्ट के सामने प्रेजेंस करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम ओरिजिनल में नहीं करते इन्वेस्टिगेशन, हमेशा उसको डुप्लीकेट कॉपी में करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद जब आप एनालाइज हो जाए तो आप फॉरेंसिक रिपोर्ट को प्रिपेयर करो, मतलब एक 65B रिपोर्ट जो हमने देखा, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रेजेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम देख रहे थे उसमें लॉज में, लॉ ऑफ एविडेंस में हमने सारी चीजें देखा था कि 65B जो सर्टिफिकेट है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो वो यही रिपोर्ट होती है, ठीक है। ये रिपोर्ट आपको बनानी होती है, एंड ये रिपोर्ट बनाने के बाद आप जिसने भी आपको केस दिया था आप उसको हैंड ओवर कर सकते हैं रिपोर्ट को, ठीक है। देन उसके बाद अगर जजेस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो एविडेंस कैसा है, मतलब एविडेंस सही है गलत है, या फिर कैसे लाई गई, उन चीज़ों को कैसे ढूंढा गया, जज को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कोर्ट में जाना होगा, ठीक है। तो अगर जरूरत पड़ी तो आपको कोर्ट अटेंड करना पड़ेगा फॉर टेस्टिफाई एज एन एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट विटनेस बन के आपने कैसे चीजें किया वो सारी टेस्टिफाई कराना पड़ेगा कोर्ट के सामने लाइव, ठीक है। तो बेसिकली ये 13 स्टेप्स हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गए हैं कि ये 13 स्टेप कैसे फॉलो जाते हैं। ये शॉर्ट में है। अब शॉर्ट वाला यहाँ से खत्म हो गया। आप जिसको लॉन्ग फॉर्म में देखना है डिटेल्स में, वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, अदरवाइज इस चैप्टर को यहाँ से अलग करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म में जिसको देखना है, डिटेल्स में देखना है, तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो आप। एंड यहाँ पर वन थिंग मोर, तो ये देखिए, सर्च विदाउट वारंट इन इंडिया। अगर इंडिया में विदाउट वारंट सर्च करना है तो देखिए, अंडर इंडियन लॉ इन्वेस्टिगेशन कैन कंडक्ट सर्च विदाउट वारंट इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पर क्या क्या ऐसी सिचुएशन है जब आप अर्जेंटली विदाउट वारंट सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है
urgency to prevent evidence document if there risk that evidence may be destroyed, tampered with, authorities act immediately। तो बेसिकली अगर ऐसा है कि वो सामने वाला एविडेंस जो है टेम्पर्ड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है और उस एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो आप यहाँ पर विदाउट वारंट सर्च कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर कंसेंट बेस्ड सर्च, इफ अ पर्सन विथ अथॉरिटी ओवर लोकेशन, कंसेंट बेस्ड सर्च इफ पर्सन विथ अथॉरिटी ओवर लोकेशन वॉलेंट्री, कंसेंट सर्च कैन बी कंडक्ट विदाउट वारंट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर सामने वाले ने कंसेंट दे दिया है, मतलब बता दिया कि हाँ मैंने ही सारी चीज़ें किया है, मैंने ही क्राइम किया है, तो वहाँ पर वारंट की इंस्टेंट ज़रूरत नहीं होगी सर्च वारंट की। ठीक है, उसके बाद CRPC सेक्शन 156, पुलिस ऑफिसर कैन सर्च विदाउट वारंट इफ दे बिलीव a delay may hinder the investigation but they must record reason in writing। ठीक है, मतलब पुलिस ऑफिसर जो है वो विदाउट वारंट सर्च कर सकते हैं अगर उनको बिलीव है कि दिक्कत हो सकती है इन्वेस्टिगेशन में या फिर इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी करना चाहिए, तो वह कर सकते हैं, बट उनको भी रीज़न लिखना होगा कि क्या रीज़न था जिससे उनको विदाउट वारंट सर्च करना पड़ा। एंड देन IT एक्ट 2000 में भी अलाउ करती है, अथॉरिटी अलाउज करती है कि आप जो है ना डिजिटल एविडेंस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट वारंट, अगर साइबर क्राइम है तो साइबर क्राइम की केसेस में बेसिकली। ठीक है, अगर लगता है कि साइबर क्राइम एक्चुअल में इसी से हुआ है, आपको बिलीव है, तो आप विदाउट वारंट वहां सर्च कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर NDPD एक्ट 1985 इनेबल सर्च एंड सीज विदाउट वारंट इन ड्रग रिलेटेड ऑफेंस इफ इमीडिएटली एक्शन इज नेसेसरी। मतलब NDPCS एक्ट यानी नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ऐसा केस है जहाँ पर ड्रग इन्वॉल्व है या फिर ड्रग की चीज़ें हैं, वो उसमें विदाउट वारंट के सर्च किया जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसा क्राइम हुआ है तो उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये बेसिकली इन केसेस में विदाउट वारंट सर्च किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल की, वो क्या क्या होते हैं देखिए। फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल यहाँ पर ये इतने सारे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर वही टूल होते हैं जैसे कि हमने देखा कि जो फर्स्टली रिस्पॉन्ड किए जाते हैं, स्टार्टिंग में नीड होती है जिसको रेडीनेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और रेडी रखा जाता है। फॉरेंसिक इमेजर सॉफ्टवेयर जैसे रिप्लीकेटर एंड बहुत सारे हो गए, यहाँ पर FTK इमेजर है। ठीक है, एंड एक्सेस डेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मल्टीपल टूल्स है, मतलब अभी तो कमी नहीं है, बहुत है। तो जैसे रिप्लीकेटर हो गया, हैश कैलकुलेटर रिपोर्ट जनरेटर टूल है। तो फॉरेंसिक इमेजर वही इमेज एक एविडेंस की 2 कॉपीज बनाने के लिए, फॉरेंसिक इमेज कॉपी बनाने के लिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, देन उसके बाद हैश कैलकुलेटर उनकी हैश वैल्यू, यानी जैसे मैंने कहा था आधार कार्ड की जैसे कॉपी बनाने के लिए उनकी। ठीक है, मतलब आधार कार्ड जैसे उसके नंबर जनरेट करने के लिए। ब्राइट प्रोटेक्शन यानी ब्राइट ब्लॉकर टूल, वो टूल ब्राइट ब्लॉकर टूल एक ऐसा टूल होता है बेसिकली कि जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक साइड से ना आपका कंप्यूटर लगता है। ठीक है, मतलब एक साइड से आपका पेन ड्राइव लगेगा या फिर हार्ड डिस्क लगेगी, दूसरे साइड से वो कंप्यूटर पे अटैच हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, किस लिए यूज होता है कि गलती से कोई भी चीज़ उसमें टाइप ना हो जाए, आप खुद से उसमें टाइप ना कर दो, तो राइटिंग को ब्लॉक करने के लिए होता है बेसिकली, इसलिए इसका ब्राइट ब्लॉकर है। ठीक है, तो कुछ भी मिस्टेकनली गलती से मिस्टेकली कुछ लिख ना जाए, इसलिए राइटिंग को ब्लॉक। एंड जब हम कॉपी बनाते हैं तो इस ब्राइट ब्लॉकर को यूज़ करते हैं, एंड जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब भी इसको यूज़ करना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, तो ये ब्राइट ब्लॉकर टूल है। देन उसके बाद सिम कार्ड रीडर होता है बेसिकली एक। देन उसके बाद सिम कार्ड डेटा एनालाइजर सॉफ्टवेयर, सिम कार्ड सीजर। ठीक है, मतलब सिम कार्ड से निकाला हुआ डेटा एनालाइज करने के लिए होता है। सिग्नल ब्लॉकिंग बैग, फैराडे बैग, सिग्नल ब्लॉकिंग बैग होता है बेसिकली, मतलब ये सिग्नल्स को ब्लॉक करता है। मतलब कोई ऐसा डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, जैसे फ़ोन हो गया। ठीक है, एंड फ़ोन के बाद आपका ऐसा लैपटॉप जिसकी बैटरी नहीं रिमूव की जा सकती, टैबलेट्स हो गए, जो नेटवर्क कनेक्ट हो सकते हैं कभी भी कहीं से भी, उसको इस फैराडे बैग में रखा जाता है ताकि उसको हैक ना कर लें। फैराडे बैग बेसिकली एक ऐसा बैग होता है जो नेटवर्क को सभी ब्लॉक कर देता है चारों तरफ से, उसमें नेटवर्क नहीं आता।
अगर आपको इसका प्रैक्टिकल करना है तो आपके घर में जो फॉइल होती है वो जिस पे हम लोग रोटियां रखते हैं जनरली, वो फॉइल सिल्वर फॉइल, उसको चारों तरफ से अपने फ़ोन से लपेट दो या फिर ऐसे कुछ बना दो ऐसे, जिससे चारों तरफ से कवर हो जाए आपका फ़ोन। तो उससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में सारे सिग्नल ब्लॉक्स हो जाएंगे, कोई भी सिग्नल नहीं आएगा। आप फ़ोन करके देखिएगा उसको उसके अंदर डाल के, तो यही काम होता है बेसिकली फैराडे बैकर की, सारा सिग्नल ब्लॉक कर देगा वो, ठीक है। देन सिग्नल ब्लॉकिंग के काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत फ़ायदे होते हैं कि कहीं कोई हैक ना कर ले, ठीक है, कोई हैकिंग परफॉर्म न कोई हैकिंग परफॉर्म ना कर ली जाए। तो बेसिकली जब इन्वेस्टिगेटर होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सोचना पड़ता है हर एक एंगल से, कहीं ये ना हो जाए तो कहीं वो ना हो जाए। मतलब हम 100% सेफ रखते हैं एविडेंस को, जो भी हो जाए हर केसेस में। देन उसके बाद मोबाइल डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर जैसे डॉक्टर फोन, वंडर शेयर एंड मल्टीपल बहुत सारे हैं। देन उसके बाद एविडेंस कलेक्टर बैग, एंटी स्टैटिक बैग, ऐसे एविडेंसेस जो कि शॉक से खराब हो सकते हैं। शॉक से मतलब ह्यूमन बॉडी में एक एंटी स्टैटिक चार्ज होता है बेसिकली, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप जनरली बैठे रहो तो किसी जो मेटल की चीज़ है उसमें टच करोगे तो आपको एक शॉक लगता है, ठीक है, तो उसको स्टैटिक चार्ज कहते हैं। और जनरली आपने ठंडियों में देखा होगा कंबल से वो एक चिंगारी निकलती है, वो क्यों निकलती है? वो स्टैटिक चार्ज की वजह से निकलती है, राइट। एंड वो आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, स्केल से आप अपने बालों में उसको रब करो स्केल को, देन कागज के पास लेके जाओ तो वो कागज अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे ले दे के सारे स्टैटिक चार्ज के तरह ही होते हैं। तो स्टैटिक चार्ज जब आपके बॉडी में होता है ना, तो जैसे हार्ड डिस्क है वो मैग्नेटिकली काम करती है, तो आपने अगर स्टैटिक चार्ज उसमें डाल दिया तो हो सकता है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए उसको स्टैटिक बैग में डाल दिया जाता है। एंड काफ़ी सारी और भी उसमें रीजंस हैं कि कहीं इधर उधर से उसमें थोड़ा सा भी मैग्नेट ना चला जाए या फिर करंट ना चला जाए जिससे वो डैमेज हो जाए, ठीक है। बाकी ह्यूमन स्टैटिक चार्ज को रोकने के लिए एक स्टैटिक बैंड भी आता है, स्टैटिक चार्ज बैंड को रोकने के लिए। देन उसको किसी मेटल की बॉडी पार्ट में लगा दिया जाता है, तो हाथ से होते हुए, मतलब खलाई पे पहनते हैं तो वहाँ से होते हुए वो जो मेटल है उसमें अर्थिंग के थ्रू वो चार्ज रिलीज हो जाता है, ठीक है, तो वो उसके अंदर नहीं जा पाता। तो हम काफ़ी सारे सेफ्टी रखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो स्टैटिक बैग का काम समझ में आ गया। देन उसके बाद होता है मेमोरी कार्ड रीडर, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मेमोरी कार्ड रीडर बेसिकली एक कार्ड रीडर, वो माइक्रो चिप्स को, मतलब जो माइक्रो SD कार्ड है उनको रीड करने के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होती है फर्स्ट रिस्पॉन्डर में, और भी सारी चीज़ें होती हैं, डिपेंड करती है करता है कि आप किस लैब में, कहाँ पे, किस फील्ड में, किसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये आपके फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल तो होते ही हैं ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्टिगेशन टीम के बारे में जानना, कि कौन कौन लोग होने चाहिए आपके टीम में, क्या क्या टीम की कौन कौन सी, मतलब कौन कौन से लोग होते हैं आपके टीम में बेसिकली, वो सारी चीज़ें। तो मैंने वैसे बता दिया है कौन कौन सी क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किसका क्या काम है, फिर भी एक टीम का होना जरूरी है। तो टीम में कौन कौन से लोग होंगे, ये सारे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर एक फोटोग्राफर चाहिए, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, जो कि जब आप क्राइम सीन पर जाओ तो वो वीडियो रिकॉर्ड करे कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, कहाँ पे क्या रखा हुआ है, एवरीथिंग। तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो आपको कुछ भी दिक्कत हुई कोर्ट में, कुछ प्रूफ चाहिए तो वो तब काम आएगा। एंड आपको भी बचाएगा एलिगेशन से, कि मतलब आपको भी सेफ रखेगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। कई कई केसेस में इन्वेस्टिगेटर ही फंस जाते हैं, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग रखनी होती है आपको भी। देन इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, इसका काम मैंने बताया था कि इंसिडेंट में रिस्पॉन्स करता है ये, ठीक है। देन इंसिडेंट को एनालाइज करने वाला, जो इंसिडेंट को एनालाइज करता है बेसिकली, ठीक है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। देन एविडेंस एग्जामिनर या फिर इन्वेस्टिगेटर बेसिकली, ये जो होता है ये आपके जो भी एविडेंस है उसको उसमें देखते हैं कि क्या काम का है बेसिकली, मतलब क्या क्या डेटा है बेसिकली, एंड क्या चीज़ ऐसी है जो प्रूफ कर सकता है कोर्ट में, कि मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो सकता है कोर्ट में बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देन यहाँ पर है एविडेंस डॉक्यूमेंटर, एविडेंस को डॉक्यूमेंट करके रखने वाला, ठीक है, जो भी एविडेंस है उसके बारे में सारी चीज़ें, जैसे मेंटेन ऑफ कस्टडी, एवरीथिंग, सारी चीज़ें लिख के रखने वाला। देन एविडेंस मैनेजर, एविडेंस को मैनेज करने वाला। देन एक्सपर्ट विटनेस होना चाहिए, एक ऐसा आदमी जो कि अच्छे से जज को समझाने में
बहुत अच्छा रोल प्ले करता हो बेसिकली, ठीक है। मतलब देखो ऐसा होता है ना कि जो जजेस होते हैं उनको कई बार ना एविडेंस आपके समझ में नहीं आते, कैसे काम हुआ क्या हुआ, तो इंसिडेंट को एंड कैसे ये एविडेंस उससे रिलेटेड है क्राइम से, वो सारी चीज़ें समझाना होता है। एंड जैसे मैंने कहा कि कोर्ट में लाइव परफॉर्म भी करके दिखाना होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली वहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद नीड होती है अटॉर्नी की। अटॉर्नी क्या होता है? सो अटॉर्नी का मतलब होता है एक वकील जिसको नॉलेज हो कि क्या सही है क्या गलत है। वैसे आधा वकील तो मैंने आपको बना दिया है। सो आप लोगों ने देखा एविडेंस एक्ट, तो वो सारी चीज़ें जानना होता है। तो ये जो अटॉर्नी होते हैं लीगल एडवाइजर होते हैं बेसिकली एक तरह से, कि ये काम करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो काम करोगे तो कैसा होगा, एवरीथिंग। तो इनसे लीगल एडवाइस ली जा सकती है, ठीक है। तो इतने सारे लोग आपके टीम में जरूरी हैं। अब इनमें से कई काम एक इंसान भी कर सकता है, जैसे मतलब 2-3 लोग एक ही टीम भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कितना हो। जैसे एविडेंस मैनेजर करना है, एविडेंस का डॉक्यूमेंट करना है, एविडेंस को एनालाइज करना एक आदमी कर सकता है, ठीक है। देन इंसिडेंट को एनालाइज करना, इंसिडेंट को रिस्पॉन्स करना, वो भी एक आदमी कर सकता है। एंड फोटोग्राफी भी एक आदमी कर सकता है। एंड अटॉर्नी जो है, अगर वो टीम का मेंबर अच्छा बनना चाहता है तो वो फोटोग्राफी भी कर सकता है, ठीक है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी तो सभी भी कर सकते हैं। तो 2-3 आदमी मिलकर सारा काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 7-8 आदमी हो, बट ये प्रोसेस है कि इतने लोग होने चाहिए अगर आपको सेफली काम करना है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं शॉर्ट में बता दी, काफ़ी शॉर्ट में, ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा लंबा डिटेल्स में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट में जिनने देख लिया ठीक है, वेल एंड गुड। अब जिसको लॉन्ग नहीं देखना है तो वो यहाँ से इस चैप्टर को स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर में जंप कर सकता है, या फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर जंप कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वापस से इसमें जाऊँगा इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट रिस्पॉन्स इन्वेस्टिगेशन, फेज एंड पोस्ट इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती है इसको मैं डिटेल्स में थोड़ा कवर करूँगा। मैं नहीं चाहता कि आपके पास आधा अधूरा नॉलेज हो। तो यहाँ पर बेसिकली मैं बात करता हूँ पहले प्री इन्वेस्टिगेशन फेज। प्री इन्वेस्टिगेशन फेज क्या होता है? प्री इन्वेस्टिगेशन फेज, यहाँ पर प्राइमरी प्री इन्वेस्टिगेशन फेज बेसिकली। तो प्री इन्वेस्टिगेशन फेज में सारे टास्क कवर किए जाते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने से पहले, मतलब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले परफॉर्म होता है। इस फेज में मैन फोकस प्लानिंग, मिशन और गोल डिफाइन करना होता है बेसिकली, ठीक है, प्री इन्वेस्टिगेशन में। तो यहाँ पर प्री इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं एक चीज़, मतलब उसके बारे में और कवर करूँगा मैं थोड़ा सा। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बीच में ऐड ऑन कर देता हूँ कि आपको फॉरेंसिक लैब कैसे बिल्ड करनी है, बेसिकली कैसे सेटअप करनी है। तो फॉरेंसिक लैब सेटअप करने के लिए जैसे एक जो भी फॉरेंसिक लैब होती है, इसको CFL कह सकते हो, साइबर फॉरेंसिक लैब। तो बेसिकली फॉरेंसिक लैब आप किसको कहोगे? तो फॉरेंसिक लैब वो लैब होती है, वहाँ वो जगह होती है जहाँ पर जो भी एविडेंस है उसको एनालाइज करके, ठीक है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टूल्स, जो भी वर्क स्टेशंस, ये सारे रखे होते हैं वहाँ पर फॉरेंसिक से रिलेटेड, मतलब सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पर इससे रिलेटेड। तो वो जगह जहाँ पर एनालाइज किया जाता है एंड जो भी कल्प्रिट है या फिर जो भी उसका क्रिमिनल है उसको पकड़ा जाता है, वहीं पर इन्वेस्टिगेट करके उसके खिलाफ जो भी एविडेंस है लैब में ही तैयार किए जाते हैं, लैब में ही किए जाते हैं। तो लैब को सबसे पहले तैयार करने के लिए प्लानिंग और बजट रहना पड़ता है, ठीक है। मतलब इन्वेस्टिगेशन के टाइप, क्राइम स्टैटिक और ट्रेंड के बेसिस पर डिसाइड करें कि लैब का फोकस क्या होगा, ठीक है। सिविल कॉर्पोरेट, मतलब किस बिहाफ पे आप बना रहे हैं, सिविल एवरीथिंग। तो हालांकि एक ही बार सेटअप होती है, उसमें धीरे धीरे फिर एड ऑन होते जाते हैं। देन अगर कॉर्पोरेट फॉरेंसिक लैब है तो सिर्फ इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करनी होगी बेसिकली, ठीक है। कॉर्पोरेट के लिए लैब बनाई गई है, किस चीज़ के लिए लैब बनाई गई है वो डिपेंड करता है, ठीक है। देन नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनर, ये भी डिसाइड करना होता है कि केस कॉम्प्लिसिटी के अकॉर्डिंग ट्रेनर एंड सर्टिफाइड इन्वेस्टिगेशन हायर करना, कितने लोग जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें। इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट जैसे लैब में फॉरेंसिक और नॉन फॉरेंसिक वर्क स्टेशन होने चाहिए एंड सेफ लॉकर होने चाहिए जिसमें इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट सिक्योरली रखे जा सके, मतलब जो भी एविडेंसेस है आपके वो सिक्योरली रखे जा सके। देन स्टोरेज सेल्फ होने चाहिए ताकि अनयूज इक्विपमेंट अलग रखे जा सके, ठीक है। मतलब एक अलग से स्टोरेज यूनिट होनी चाहिए जहाँ पे अनयूज जो चीज़ें हैं उनको साइड में रखा जा सके। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सभी फॉरेंसिक के लाइसेंस वर्जन यूज़ करना होता है, ठीक है। क्रैक वर्जन एक्चुअल में नहीं चलता है कोर्ट में।
ताकि उनका फुल फंक्शन मिले, मतलब सारा काम अच्छे से इंटीग्रिटी से हो पाए। असल में ये फॉरेंसिक टूल इतने महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि वो इंटीग्रिटी मेंटेन करके चलते हैं बेसिकली, इसलिए वो इतने महंगे होते हैं। तो अगर आप क्रैक कर लोगे उनको, हालांकि मैं रिकमेंड कभी नहीं करूंगा कि आप क्रैक वर्जन डाउनलोड करो, लेकिन अगर आप क्रैक करते हो तो उसकी इंटीग्रिटी जो है वो चली जाएगी, वो नहीं मानी जाती। देन उसके बाद डेमो वर्जन तभी आपको इससे यूज करना है जब उनका फुल वर्जन आपके पास अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं कि डेमो तो आपको दे देंगे, मतलब डेमो के लिए अवेलेबल है, फ्री डेमो उनका कर सकते हो, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार वो डेमो में आप इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हो एंड आपके पास उसका फुल वर्जन नहीं होता, तो आपका आधे में इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है, ठीक है, केस आधे में रुक जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है बेसिक। तो आप तभी उसका डेमो वर्जन लो जब आपको लगे कि हाँ मैं इसको परचेस करूंगा, कर सकता हूँ एवरीथिंग, तभी आप डेमो वर्जन लो। या फिर डेमो वर्जन सिर्फ ट्राई के लिए लो, देखने के लिए कैसे काम करता है, उसमें केस मत करो, नहीं तो डेमो वर्जन फुल फंक्शनल नहीं होते, आधे चीज़ें उसमें चलती आधे नहीं चलती, ठीक है, तो दिक्कत दे सकता है, ठीक है। देन ये मतलब फर्स्ट थी कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं आपकी, ठीक है, बजट एंड प्लानिंग कंसीडर, ये सारी चीज़ें होती है। देन सेकेंडली आता है आपका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए लैब का, ठीक है, जो आपका लैब है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा दिखना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसमें। तो लैब का साइज बजट और केस टाइप के बेसिक्स पर आपको लैब साइज डिसाइड करना पड़ता है। एसेंशियल सर्विस का एक्सेस, जैसे लैब इजीली एक्सेसिबल हो ताकि इमरजेंसी सर्विस जैसे फायर डिपार्टमेंट और शिपिंग रिसीविंग स्मूथ हो सके, ठीक है, मतलब लैब का साइज अच्छा होना चाहिए और थोड़ा इजी एक्सेस होनी चाहिए चीज़ें, ताकि जब फायर एग्जीबिशंस या फिर फायर जब भी हो जाए, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो इस केस में आपको जो एविडेंस है उसको बचाने की कोशिश करनी है, तो बेसिकली उसको इम्पोर्टेंट होता है थोड़ा अच्छा सा इजी एक्सेस, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल सर्विस होती हैं। एंड उसके बाद वर्क एरिया और एविडेंस स्टोरेज, मतलब सफिशिएंट स्पेस हो ताकि वर्क स्टेशन और एविडेंस स्टोरेज इजीली मैनेज हो सके, ठीक है, सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए ताकि वर्क स्टेशन जो है और एविडेंस स्टोरेज इजीली मैनेज हो सके, ठीक है। उसके बाद होता है HVAC, जिसको बोलते हैं हम हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्रॉपर एयर एक्सचेंज और कूलिंग सिस्टम हो ताकि वर्क स्टेशन से जनरेट होने वाली हीट वो कंट्रोल हो सके बेसिकली, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड स्टेप पर आता है वर्क एरिया कंसिडरेशन, ठीक है, वर्क एरिया जहाँ पर काम करोगे आप लोग, थर्ड नंबर पे। तो वर्क एरिया में वर्क स्टेशन रिक्वायरमेंट होते हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, छोटी फॉरेंसिक लैब में कम से कम 2 वर्क स्टेशन होना चाहिए और एक ऑर्डिनरी वर्क स्टेशन होना चाहिए, ठीक है, जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। और यहाँ पर एम्बियंस की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे इन्वेस्टिगेशन जो है काफ़ी लॉन्ग समय तक चलते हैं, तो इन्वेस्टिगेटर्स जो है ना बहुत लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं, तो कंफर्टेबल स्पेस होनी चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए। देन उसके बाद जो आता है ये इंटरनेट नेटवर्क और कम्युनिकेशन से लेके है, जैसे यहाँ पर कहा जाता है कि आपके पास डेडिकेटेड ISDN जो है ये होने चाहिए। तो ISDN क्या होता है, बेसिकली ये आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। ये इसलिए रखा जाता है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, मतलब नेटवर्किंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, सिक्योरिटी से सिक्योर रहे सारी चीज़ें, ठीक है, एंड अनइंटरप्टेड जो भी सर्विसेज है वो मिल सके, चलती रहे, ठीक है, कनेक्टिविटी रहे आपकी बेसिकली। देन उसके बाद यहाँ पर होता है लाइटिंग, इमरजेंसी एंड पावर। तो बेसिकली पावर फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्शन हो और प्रॉपर लाइटिंग हो जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोडक्टिविटी अच्छे से बढ़ा दे, तब ऐसा ना हो कि इधर अंधेरा उधर उजाला, सारी चीज़ें अच्छे से हो। देन जो मॉनिटर है वो ग्लेयर अवॉइड करने के लिए स्क्रीन के विंडो की जो एंगल है वो 90 डिग्री एंगल पर प्लेस करने होते हैं, बेसिकली 90 डिग्री पर, ठीक है। देन उसके बाद फिजिकल सिक्योरिटी की बात करूं तो यहाँ पर लैब सिक्योरिटी में जैसे विजिटर्स के लिए लॉग रजिस्टर होने चाहिए, कौन कब कितने बजे आया, और इलेक्ट्रॉनिक साइन सिस्टम मेंटेन होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, थंब या फिर कुछ भी हो सकता है। देन या फिर लैब के अंदर और बाहर CCTV कैमरा इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। देन उसके बाद फायर एग्जिस्टर जो है वो प्लेस करना होता है, और जितने भी स्टाफ हैं आपके यहाँ उनको सभी को ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग, मतलब उनको ट्रेनिंग देनी होती है कि कैसे यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। देन उसके बाद आता है EM सिग्नल प्रोटेक्शन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी सिग्नल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी सिग्नल्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए टेम्पेस्ट शील्ड का यूज़ करना होता है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल लीक अवॉइड हो सके, ठीक है, और ईव्सड्रॉपिंग ना हो, ठीक है। ईव्सड्रॉपिंग मतलब जासूसी, ताक झाक, कानों से जो गाना वो सुन लेना, ठीक है, तो मतलब साउंड प्रूफिंग जैसा एक
माहौल होना चाहिए ताकि आवाज़ आपकी बाहर ना जाए। ह्यूमन रिसोर्स कंसिडरेशन, तो यहाँ पर क्या क्या ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, थर्ड नंबर का ये। तो क्वालिफाइड टीम हायर करनी होती है, जैसे इन्वेस्टिगेटर का सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस चेक करना होता है। देखो मेरे ही बिहाफ पे यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है कब, जब आपकी स्किल होती है। सर्टिफिकेट तो मेरे हिसाब से इतना मैटर नहीं करना चाहिए, मैटर करना चाहिए आपकी स्किल कि कितनी सीखी है आपने, क्या सारी चीज़ें आपने सीखा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपके पास अच्छी स्किल है तो सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सर्विस दो डायरेक्टली जाके, ठीक है। कि रोल्स क्या होते हैं, लैब डायरेक्टर एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक टेक्नीशियन एंड फॉरेंसिक एनालिस्ट, ये सारे होने चाहिए आपकी टीम में बेसिकली। और टीम जो मैंने बताई है वो, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने लिस्ट बताई है वो। एंड टीम की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होना चाहिए, रेगुलर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन इंश्योर, मतलब रेगुलर टीम अपनी नॉलेज को अपडेट करती रहे, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। देन 6 नंबर पर आता है कि फॉरेंसिक लैब लाइसेंसिंग, जो फॉरेंसिक है वो लैब लाइसेंसिंग होनी चाहिए, मतलब लीगल एक्सेडरेशन जो है, जैसे इसमें ISO IES 17025 और ASCLD लैब्स एक्सीडेशन ऑब्टेन करना होता है यहाँ पर। देन ये सर्टिफिकेट फॉरेंसिक लैब की ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करता है, ठीक है, फॉरेंसिक ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए होता है। यहाँ पर जो सर्टिफिकेट देने वाली टीम होती है आके प्रॉपरली वेरीफाई करती है। इन्वेस्टिगेशन टीम बिल्डिंग करनी होती है, जैसे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करें, जैसे टीम साइज स्मॉल रखें ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो सके, मतलब जितना हो सके उतना कम टीम को आपको छोटा रखना है ताकि क्या होना कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, जितने कम लोग रहेंगे उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सटर्नल एक्सपर्ट का भी हेल्प ले सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो, मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए आप एक्सटर्नल भी हायर कर सकते हैं। बाकी टीम का मैंने तो बता दिया, फोटोग्राफर, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, ठीक है, एंड इंसिडेंट एनालाइजर एंड एविडेंस एग्जामिनर, एविडेंस डॉक्यूमेंटर, एविडेंस मैनेजर एंड एक्सपर्ट विटनेस एंड अटॉर्नी, ये लिस्ट मैंने आपको अभी पीछे दिखाई थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। देन उसके बाद आता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है, 8 नंबर पे। हार्डवेयर क्या क्या चाहिए होता है यहाँ पर, हाई परफॉर्मेंस फॉरेंसिक वर्क स्टेशन, राइट ब्लॉकर एंड ड्राइव डुप्लीकेटर, ठीक है, मैंने बताया राइट ब्लॉकर क्या होता है। मीडिया स्टोराइजेशन सिस्टम, बेसिकली मीडिया को देखने वाला। देन आर्काइव एंड रिस्टोर्ड फाइल, जो भी डिवाइस होते हैं, टूल्स होते हैं बेसिकली उनको आर्काइव फाइल्स को देखने के लिए। पैरावेंस, फर्स्ट रिस्पॉन्डर बंडल, डीप स्पार्क, डिस्क इमेजर एंड एफ्रेड फॉरेंसिक वर्क स्टेशन एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्ड जो भी आपका वर्क स्टेशन होता है वो। देन उसके बाद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, डेटा रिकवरी टूल, पासवर्ड क्रैकिंग टूल एंड फॉरेंसिक एनालिसिस टूल्स, जैसे वायरशार्क, कैनन, एबल एंड FT के बहुत सारे टूल्स हैं जो कि जब हम प्रैक्टिकल में आएंगे वो सारी चीज़ें देखेंगे। देन 9 नंबर पे आते हैं कि वैलिडेशन लेबोरेटरी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ हो वो वैलिडेट हो, प्रॉपरली हो। तो सभी फॉरेंसिक टूल प्री यूज़ एंड टेस्ट वैलिडेशन से पास करना चाहिए, मतलब पहले से यूज़ करके सबको टेस्ट करके पास कर देना चाहिए ताकि एंड टाइम पे धोखा ना मिले, सब प्रॉपरली काम करे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग और अपडेट होनी चाहिए, ठीक है, मतलब जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है लाइसेंस होने चाहिए और अपडेट होने चाहिए प्रॉपरली। देन उसके बाद आपको क्वालिटी एश्योरेंस इंश्योर करना है, मतलब फॉर्मल टेस्टिंग सेशन कंडक्ट करना है, ठीक है, एनुअल इन्वेस्टिगेशन प्रोफिशिएंसी टेस्ट करना है, क्या कैसे चीज़ें चल रही है। देन उसके बाद ISO और ASDL लैब से एक्सीडेशन मेंटेन करके रखना है, जो भी ISO सर्टिफिकेट मिला उसको मेंटेन करके। रेगुलर क्वालिटी ऑडिट और पॉलिसी रिव्यू करना है, ठीक है, एंड हेल्थ और सेफ्टी कंप्लायंस इंश्योर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 नंबर पे आता है कि अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट रिस्पॉन्ड, मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्ड जो करना होता है आपको उसके बारे में बताया गया। तो क्राइम सीन को सिक्योर करना और एविडेंस को प्रोटेक्ट करना, ये फर्स्ट रिस्पॉन्ड में आएगा आपका, ठीक है, मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्ड जो आएगा उसके बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्ड अगर नॉन टेक्निकल स्टाफ कर रहा है तो सीन प्रिजर्व करना है और फॉरेंसिक टीम के आने तक टेम्परेरिंग को जो है प्रिवेंट करना है, मतलब जो भी बदलाव है उसको रोकना है डेटा से, ठीक है। तो नॉन स्टाफ अगर कर रहा है तो। देन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसको क्या करना है, सिस्टम लॉग और सिक्योरिटी डेटा कलेक्ट करना है, लेकिन अनऑथोराइज फॉरेंसिक एक्शन ना करें, ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि जो चीज़ें फॉरेंसिक के लिए फॉरेंसिक में नहीं है वो भी अनऑथराइज चीज़ें कर दो आप, देन वो जो भी आपके पास बचा हुआ एविडेंस है वो लॉस्ट हो जाए, ना माना जाए। फॉरेंसिक टीम अगर कर रही है तो सिर्फ क्वालिफाइड फॉरेंसिक टीम, फॉरेंसिक एनालिसिस्ट ही एविडेंस कलेक्ट करे और रिकवरी करे, ठीक है, जो क्वालिफाइड है वही।
कोई भी ना करे। देन फर्स्ट रिस्पॉन्स के एक्शंस क्या होंगे, बेसिकली कंप्यूटर स्क्रीन पर जो दिख रहा है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसकी फोटो ले लेनी है, जो दिख रहा है उसका रिकॉर्ड करना है, बेसिकली सिस्टम लॉग कॉपी करके क्लीन मीडिया पर स्टोर करना है, ठीक है, जो भी लॉग रहेगा उसको दूसरे मीडिया पर क्लीन प्रॉपर मीडिया पे स्टोरेज डिवाइस पे रखना है। अगर ऑनगोइंग साइबर अटैक डिटेक्ट हो तो सीनियर मैनेजमेंट की अप्रूवल लेकर सिस्टम को शट डाउन करें या आइसोलेट करें। एंड ये कंडीशन भी आई थिंक सो मैंने नहीं बताई है, अभी देखेंगे आगे शायद से। अगर ऑनगोइंग साइबर अटैक डिटेक्ट हुआ है तो सीनियर मैनेजमेंट की अप्रूवल लेकर सिस्टम शट डाउन कर देना है, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे किस केस में किस सिस्टम शट डाउन होगा, किस केस में नहीं होगा। हर एक चीज़ डिटेल डॉक्यूमेंट करें जो कि इंसिडेंट से रिलेटेड हो, मतलब हर एक चीज़ बेसिकली करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमने सारी चीज़ें देख ली, ये सारे लैब से लेके डिटेल्स थी कि लैब में क्या क्या चीज़ें होगी। तो टोटल यहाँ पर कह सकते हो कि 11 चीज़ें हैं। तो 11 चीज़ों को मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रहने वाला है प्लानिंग एंड बजट, जिसमें मैंने सारे पॉइंट डिस्कस किए। देन स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है आपका फिजिकल लैब का, वर्क एरिया कैसा रहने वाला है, उसमें क्या क्या होने वाला है, फिजिकल सिक्योरिटी से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स कंसिडरेशन, ह्यूमन कितने लगेंगे, ह्यूमन पावर कितनी लगेगी, ठीक है। देन फॉरेंसिक लैब की लाइसेंस लेना है, इन्वेस्टिगेशन टीम बिल्डअप करनी है, टीम में कौन कौन होंगे मैंने बता दिया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर जो भी है वो प्रॉपर लाइसेंस होने चाहिए, वैलिडेट लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उनको वैलिडेशन करना है। देन क्वालिफाइड एश्योरेंस इंश्योर करना है, ठीक है, प्रॉपरली ट्रेनिंग लेते रहना है, जो भी लैब की लाइसेंसिंग है उसको मेंटेन रखा है। देन फर्स्ट रिस्पॉन्ड में सारी चीज़ें मैंने की, नॉन फॉरेंसिक स्टाफ जो है वो क्या कर सकता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, फॉरेंसिक टीम क्या करेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। बाद में मैंने ये भी बताया कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, क्लीन मीडिया में रखना है, हर एक डिटेल डॉक्यूमेंट करना है, वो सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता ही चल गई है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू हो गया था, रिकॉल कर दिया मैंने, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने एक बार फिर से फोटोग्राफ जो भी टीम है उसकी डिटेल्स दिखाई है, तो इसको नोट कर लेना एक बार फिर। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ेंगे एंड लैब के बारे में जानने के बाद अब हम क्या क्या फॉलो स्टैंडर्ड होती है वो आपको समझ में आ गया होगा, लैब के लिए क्या क्या चाहिए। हालांकि मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही आपके पास लैब होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद आप लैब डाल सकते हो, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आप आधे से ज़्यादा चीज़ें सीख जाते हो कि क्या क्या चीज़ें चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। तो एक्सपीरियंस वैसे मिल जाता है, बाकी गाइडेंस तो आपको मिल ही जाता है। देन उसके बाद हम साइबर क्राइम फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की मेथोडोलॉजी के बारे में बात करेंगे, सीज एंड सर्च के बारे में। तो सिक्योर और सीज की जो प्रोसेस होती है उसकी बात करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन को अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कौन से डिवाइस अटैक से डेटा ट्रांसमिट करने में शामिल हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कौन कौन से डिवाइसेस से डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, उन डिवाइसेस को सर्च करना और लॉफुल तरीके से सीज करना, ठीक है। एंड एविडेंस डेटा को एक्विजिशन और एनालाइज करना, बेसिकली ये समझना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद सर्च एंड सीज की प्लानिंग क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रेटेजिक प्रोसेस रखनी चाहिए, मतलब ठीक है, डिजाइन करनी चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी जो सर्च एंड सीज की एक्टिविटी को स्मूथली एक्यूरेट करे या फिर एग्जीक्यूट करे या फिर उनको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करे, ऐसी आपकी प्रोसेस होनी चाहिए। इस प्लानिंग में जो डिटेल्स होनी चाहिए वो ये सारी डिटेल्स हैं जो कि मेंशन कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, सर्च एंड सीज की प्लानिंग में। तो इंसिडेंट का डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल लोकेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो भी इंसिडेंट है उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड लोकेशन, मतलब क्या है, कैसा है, उसका नाम कहाँ पे है, एवरीथिंग, और लोकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि जैसे अगर आपको कोई चीज़ मिल गई है, जैसे कंप्यूटर ऑन मिल गया तो उसके साथ कैसे डील करना है, ऑफ मिल गया तो कैसे डील करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखेंगे डीलिंग विथ पावर ऑन कंप्यूटर। तो यहाँ पर कंप्यूटर में आप लोग यहाँ से इनको देख के नोट्स बना सकते हो। मैं ओवरऑल यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि पावर ऑन कंप्यूटर जब आपको फॉरेंसिक साइट पे मिले, कंप्यूटर ऐसा जो पावर ऑन है, तो उसमें स्क्रीन की फोटोग्राफ लेना होता है कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है, एवरीथिंग, ठीक है। रनिंग प्रोग्राम जो चल रहे होते हैं, जो भी चीज़ें चल रही है तो उसको डॉक्यूमेंट करना होता है। अगर स्क्रीन सेवर दिख रहा है तो माउस को थोड़ा सा मूव करना है, कोई बटन प्रेस किए बिना। अगर स्क्रीन सेवर लगा हुआ है, मतलब जो थोड़ी सी स्क्रीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है बट कंप्यूटर ऑन होता है, तो स्क्रीन माउस को थोड़ा मूव करना है,
लेकिन वहाँ पर कोई बटन प्रेस नहीं करनी है, ठीक है, ताकि बटन का कोई लॉक क्रिएट ना हो जाए। थोड़ा सा माउस को मूव करने से कोई वहाँ पर एक्टिविटी नहीं रिकॉर्ड होगी, तो स्क्रीन एक्टिव हो जाएगी बेसिकली। अगर सिस्टम ऑन है और डेटा डिलीट हो रहा है तो इमीडिएटली पावर कोड अनप्लग कर सकते हो आप, ठीक है। मतलब डेटा डिलीट हो रहा है, आपको दिख रहा है वहाँ पर, तो उसको डेटा को मतलब जो भी पावर कोड है उसको शट डाउन कर सकते हो। अगर एविडेंशियल डेटा स्क्रीन पर विजिबल है तो अनप्लग नहीं करना है, ठीक है। मतलब जो भी डेटा एविडेंस से रिलेटेड है स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, तो उसको अनप्लग मत करो, नहीं तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा। देन उसके बाद वोलेटाइल डेटा कलेक्ट करो और फिर अनप्लग करो। मतलब कि अगर ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको डेटा डिलीट हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर का ऐसा लग रहा है कि डेटा डिलीट नहीं हो रहा है, काम चल सकता है, तो आपको अनप्लग करने की जरूरत नहीं है। उस केस में आपको पहले वोलेटाइल डेटा जैसे रैम का डेटा कैप्चर कर लेना है। देन जो भी आपको स्क्रीन पर चीज़ें दिख रही है वो सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे अगर लैपटॉप है तो बैटरी रिमूव कर सकते हो, ठीक है, शट डाउन करने के लिए। एंड अगर शट डाउन नहीं कर सकते, मतलब बैटरी रिमूवल नहीं है, तो 30 सेकंड तक उसकी पावर बटन दबा के रखो आप, तो वो ऑटोमेटिकली हार्ड शट डाउन हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि इन्वेस्टिगेटर मस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप व्हिल ऑब्टेन एविडेंस फ्रॉम पावर ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया कि अगर स्क्रीन पर कोई चीज़ विजिबल है तो उसको डॉक्यूमेंट कर लेना, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ़ कंप्यूटर इज ऑन एंड स्क्रीन से व्यूअर फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट रनिंग प्रोग्राम ओपन फाइल, इन सब की जो है फोटोग्राफ ले लेनी है, ठीक है। तो स्क्रीन सेवर लगा हुआ है तो थोड़ा सा माउस हिलाना है, उसके बारे में बता रहा है। पोर्टेबल कंप्यूटर है जैसे लैपटॉप, ठीक है, तो डेट वोट सब लिखनी है बेसिकली, उसकी फोटोग्राफ ऑफ स्क्रीन डॉक्यूमेंट ऑल प्रोग्राम रनिंग, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। देन पुल द पावर कॉर्ड फ्रॉम द बैक ऑफ कंप्यूटर इमीडिएटली इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इन सिचुएशन में आपको वो करना है, पावर बटन मतलब कंप्यूटर को शट डाउन कर देना है। जैसे आपको लग रहा है कि डेटा डिलीट हो रहा है तो कर देना है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ऑब्जर्वेशन रनिंग, जो भी डेटा है स्टोरेज डिवाइसेस में, ठीक है, तो जो भी रनिंग प्रोसेस है उनको ऑब्जर्व करना है, उनको ऑब्टेन करना है डेटास को। द कंप्यूटर स्क्रीन शोज टिपिकल विंडोज इन्वायरमेंट इन केस डिस्कनेक्ट द पावर ऑफ सप्लाई स्टिल प्रिजर्व मेनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सच एज अ लास्ट यूजर रिसेंटली यूज कमांड या फिर डॉक्यूमेंट्स एंड कमांड्स एटसेट्रा। तो बेसिकली मैंने जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन की वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर भी, ठीक है। कब क्या करना है, कंप्यूटर ऑन है तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको डेटा डिलीट दिख रहा है तो लग रहा है कि डिलीट हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो आप कंप्यूटर को शट डाउन कर दो, ठीक है। द नेक्स्ट, डू नॉट डिस्कनेक्ट द पावर इफ डेटा इज एडवेंशियल। जैसे कि मैंने कहा, अगर लग रहा है कि डेटा एडवेंशियल है तो मत करो। एक्टिव प्रोग्राम फाइल्स को, चैट रूम्स को, ओपन टेक्स्ट फाइल को, मैसेज फाइल को डॉक्यूमेंट्स करो, इंस्टेंट मैसेज को, इन सबको रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट करना होता है सारी इनकी स्क्रीन इन्फॉर्मेशन को। एंड वोलेटाइल डेटा कलेक्ट करना होता है, जो कि जाने वाला डेटा हो। आफ्टर कलेक्टिंग वोलेटाइल डेटा आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो। जितने भी वोलेटाइल डेटा है उसको वो आपसे कलेक्ट हो गया, आपने कलेक्ट कर लिया तो कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो। इन केस पोर्टेबल कंप्यूटर, रिमूव बैटरी रिमूव कर देनी है। देन अगर बैटरी रिमूवल नहीं है तो 30 सेकंड तक आप उसको होल्ड करके रखो, प्रेस करके रखो, वो अपने आप फोर्स शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद डीलिंग विद पावर ऑफ कंप्यूटर। अब डीलिंग विद पावर ऑफ कंप्यूटर में कुछ नहीं है, तो अगर वो ऑफ है तो उसको ऑन मत कर, नहीं करना है, ठीक है। इफ द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ तो लीव इट ऑफ, ठीक है। अगर कंप्यूटर ऑन है तो उसको मतलब ऑफ है तो उसको ऑफ ही रहने दो। डिसेंबल पैकेज बाय डूइंग फॉलोइंग थिंग्स। तो क्या करना होता है बेसिकली वहाँ पर, रिमूव द पावर सप्लाई कोड फ्रॉम द बैक कंप्यूटर, ठीक है। उस कंप्यूटर से पीछे के साइड से आपको कोड निकाल लेना है, वॉल सेकेंड से निकाल देना है। बैटरी बैकअप और बैटरी बैकअप जो है वो सारी चीज़ें निकाल देना है वहाँ से, ठीक है। डिसकनेक्ट, जितने भी वायर केबल लगे होते हैं कंप्यूटर के उसको निकाल देना है। चेक एनी रिमूवेबल मीडिया, अगर आसपास कोई रिमूवेबल मीडिया हार्ड डिस्क लगी हुई है तो उसको चेक करना है, उसको भी लो, उसको भी ऐड करो,
tag the evidence clearly and note all important details such as and the search and seize evidence log, ठीक है। डॉक्यूमेंट एंड चैन ऑफ कस्टडी मेंटेन करनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली जो भी एविडेंस आपको मिले वहाँ से तो उसको टैग लगाना नहीं भूलना है, सब में टैब लगाते जाना है। देन उसके बाद इफ मॉनिटर इज ऑफ एंड द डिस्प्ले इज ब्लिंक, डिस्प्ले ब्लिंक कर रहा है, मॉनिटर ऑफ है तो टर्न ऑन कंप्यूटर, मतलब मॉनिटर को जो चालू है तो उसमें थोड़ा सा माउस जो है साइलेंटली मूव करना है एंड चेंजेस देखना है क्या हो रहा है। ब्लैंक स्क्रीन अदर स्क्रीन एंड नोट द चेंजेस, ठीक है। फोटोग्राफ द स्क्रीन, स्क्रीन ले लेनी है फोटो मूव करने के बाद जो भी होता है। इफ मॉनिटर इज स्विच ऑन एंड द डिस्प्ले इज ब्लैंक, मतलब मॉनिटर चालू है और डिस्प्ले ब्लैंक है तो माउस को साइलेंटली मूव करना है वही। एंड इफ द स्क्रीन डज नॉट चेंज मूविंग और माउस साइलेंटली डू नॉट प्रेस एनी की, ठीक है। माउस मूव करने से कोई चेंजेस नहीं आ रहा तो कोई की प्रेस नहीं करना है, स्क्रीन की चुपचाप फोटो ले लेनी है, दैट्स इट, ठीक है। देन इसके बाद डीलिंग विथ नेटवर्क कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो इसमें क्या करना है, जितनी भी नेटवर्क केबल्स हैं सबसे पहले आपको वो निकाल देना है, ठीक है। फोटो लेने के बाद अनप्लग द राउटर मॉडम इन ऑर्डर प्रिवेंट अटैक, ठीक है। आने वाले अटैक से प्रिवेंट करने के लिए सारे मॉडम राउटर के आपको केबल निकाल देने हैं। एंड देन आपको फोटोग्राफ जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वहाँ पर विक्टिम कंप्यूटर से मॉडम राउटर प्रिंटर स्कैनर एवरीथिंग इन सब की फोटो ले लेनी है, ठीक है। एंड देन इफ कंप्यूटर इज टर्न ऑफ लीव इट दैट स्टेट एंड फॉलो द प्रोसीजर डिसेंबली, मतलब अगर कंप्यूटर ऑफ है तो उसका नेटवर्क केबल निकालो, सब कुछ निकालो एंड देन उसको अपने अंडर ले लो। इफ द कंप्यूटर इज ऑन फोटोग्राफ द स्क्रीन एंड फॉलो द स्टेप पावर ऑन कंप्यूटर, ठीक है। जो भी अगर कंप्यूटर ऑन है तो क्या करोगे आप लोग, पहले नेटवर्क को डिस्कनेक्ट करोगे, देन उसके बाद वहाँ पर जितने भी आपको स्क्रीन पर प्रोग्राम दिख रहे हैं उनकी फोटोग्राफ लेना है। वोलाटाइल डेटा लग रहा है, डिलीट होने वाला डेटा लग रहा है तो उसको कंप्यूटर को शट डाउन करके प्रिजर्व कर लो। देन अगर लग रहा है कि डिलीट डेटा नहीं हो रहा है तो उसका आप पहले वोलाटाइल डेटा मतलब रैम की मेमोरी कैप्चर कर लो, रैम का एक डंप बना लो, देन उसके बाद बाकी प्रोसीड करो। उसके बाद आपको मैन पावर सारी चीज़ें करेक्ट करने के बाद जो पावर है उसको अनप्लग कर देना है एंड सारे कनेक्टेड डिवाइस को लेबल कर दो। जितने भी डिवाइसेस आपको वहाँ पर मिलेंगे वो सारे उनको सबको लेबल लगा देना है, ठीक है। डीलिंग विथ ओपन फाइल्स एंड स्टार्टअप फाइल्स, ठीक है। इनके साथ क्या करना है, ओपन फाइल्स मतलब कंप्यूटर में अगर आपको ओपन फाइल्स बहुत सारी मिल रही है तो उनके साथ क्या करना है, तो अगर आपको ओपन फाइल्स देखनी है कौन फाइल से ओपन की गई है, ठीक है। ओपन फाइल्स और स्टार्टअप फाइल्स का एनालिसिस अगर करना है तो स्टार्टअप फोल्डर जो होता है विंडोज़ का वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर विंडोज़ का स्टार्टअप फोल्डर होता है सिस्टम 32 के अंदर, वहाँ पर देख सकते हो। और लिनक्स के RC लोकल फाइल लिनक्स के अंदर देख सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट द डेट एंड टाइम ऑन द फाइल, एग्जामिन द ओपन फाइल फॉर सेंसिटिव डेटा, जैसे पासवर्ड इमेज के लिए। तो जो भी फाइल है उसको ओपन फाइल को एग्जामिन करना है। सर्च फॉर अनयूजुअल मैक मतलब यहाँ पर मॉडिफाई एक्सेस और चेंज, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली। मैक वो वाला मैक नहीं है जो हार्डवेयर पे मिलता है, मतलब जो हार्डवेयर पे होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है वो। तो यहाँ पर मॉडिफाई एक्सेस चेंजेस का मतलब मैक होता है। तो वहाँ पर आपको चेक करना है कि अगर कोई ऐसी फाइल दिख रही है अनयूजुअल, तो मैक में क्या दिखता है कि कब ओपन किया गया था, ये स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, ठीक है। एंड सिस्टम 32 स्टार्टअप फोल्डर RC फाइल का भी स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ये दोनों सिस्टम 32 एंड RC लोकल का भी स्क्रीनशॉट वो कुछ ऐसा दिखता है। देन उसके बाद यहाँ पर मैक मॉडिफाई चेंज ये आपके हर एक फाइल में होता है, उसका भी स्क्रीनशॉट मैं दिखा दूंगा। तो वहाँ पर आपको कब ओपन किया गया, कब स्टार्ट किया गया, वो सारी चीज़ें होती हैं फाइल्स के बारे में। यूज dir कमांड फॉर विंडोज, ls कमांड इन लिनक्स टू लोकेट द एक्चुअल एक्सेस टाइम ऑन दोज फाइल्स, ठीक है। तो उन फाइल्स को कब एक्सेस किया गया था उसकी एक्चुअल फाइल एंड टाइमिंग जानने के लिए आप ls लिनक्स में और dir कमांड अपने विंडोज़ में रन कर सकते हो जाके टर्मिनल पे। एंड जिस फाइल के बारे में जो देखना है आपको एक्चुअल में वहाँ पर आपको cmd रन करना है, मतलब cmd ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट। एंड उस कमांड प्रॉम्प्ट में बेसिकली आपको ये कमांड्स रन करनी है। मतलब जैसे एक लोकेशन है,
सी ड्राइव के अंदर, जो कि यहाँ पर सिस्टम 32 है, तो सिस्टम 32 के अंदर वो फाइल्स पड़ी हुई है। उन फाइल की डिटेल्स देखनी है तो उसके अंदर जाके आपको वो ओपन करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन करने की प्रोसीजर क्या, अगर वोलाटाइल डेटा दिख रहा है तो ठीक है, मतलब वो जो वोलाटाइल अगर आपको डेटा उसमें दिख रहा है तो उसका रैम कैप्चर कर लो, एंड फिर उसके बाद आपको शट डाउन की प्रोसीजर स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो विंडोज़ मैक सबकी अलग अलग प्रोसीजर होती है। विंडोज़ में सभी को पता है कैसे होता है। मैक में OS X ऑपरेटिंग सिस्टम रन, मतलब मैक्स में साइड में एप्पल लोगो में क्लिक करके उसमें फिर ऐसे ड्रॉप बॉक्स आता है, ड्रॉप बॉक्स के नीचे शट डाउन आता है। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो एप्पल का छोटा सा लोगो, उनके स्क्रीन पर क्लिक करोगे, नीचे आओगे, शट डाउन, उसमें शट डाउन का ऑप्शन है, शट डाउन करके शट डाउन कर सकते हो उसको। लेकिन मैक को जो लिनक्स है उसको 2-3 तरीके से किया जा सकता है। जैसे अगर आपके पास एडमिन एक्सेस है, साइन इन मोड है, तो पासवर्ड है, तो आप सिंक एंड सिंस हार्ट, ये कमांड आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। ये कमांड अपने टर्मिनल में डाल के उसको शट डाउन किया जा सकता है डायरेक्टली। वैसे इनिट 5 भी है एंड बहुत सारी है, ग्राफिकल भी किया जा सकता है। तो ये बेसिकली हर एक सिस्टम को शट डाउन करने की प्रोसीजर है। तो हालांकि ये काफ़ी इजी है बट फिर भी मैंने ऐड कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि डीलिंग विद स्मार्टफोन के साथ कैसे करना है। तो स्मार्टफोन अगर आपको दिख रहा है तो फोटोग्राफ मतलब जो डिवाइस है उसकी फोटोग्राफ ले लेनी है, ठीक है। जो भी है उसकी डिस्प्ले की फोटोग्राफ ले लेनी है। एंड अगर डिवाइस ऑन है तो चलो कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन करता हूँ। तो डिवाइस की फोटोग्राफ लेने के बाद डिस्प्ले को डॉक्यूमेंट कर लेना है, फोटो ले लेना है। अगर डिवाइस ऑफ है तो उसको ऑन मत करो, ठीक है। एंड पासकोड, बायोमेट्रिक या बैकअप सिस्टम चेक करो, ठीक है। ये वही है, डो नॉट टर्न ऑन द डिवाइस हीट ऑफ, कलेक्ट द लेबल पावर केबल, ठीक है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, सिक्योरिटी फीचर इनेबल, ठीक है, जैसे लॉक्ड एंड पास एवरीथिंग, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको ले लेनी है। देन लुक एट एनी कंप्यूटिंग सिस्टम दैट मे कंटेन बैकअप, ऐसा कोई सिस्टम जहाँ पर इसका बैकअप हो सकता है वो देखो। टैग द डिवाइस एंड नॉट ऑल इम्पोर्टेंट डिटेल्स एंड सीज इट, सीज आइटम सर्च एंड सीज इवेंट लॉग, एविडेंस लॉग में, ठीक है। तो इसको सीज कर दो इन सब करने के बाद। एंड डॉक्यूमेंट द चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है। चेन ऑफ कस्टडी तो मतलब पासकोड उसको सारी डिटेल्स ले लेनी है उसके बारे में। अगर ऑफ है तो ऑन नहीं करना है उसको, एज इट इज रहने देना है। देन उसके बाद मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी। देन अगर आपको ऑन डिवाइस मिल रहा है, ऑन सिचुएशन में मिल रहा है, तो उसे ऑन ही रहने दो, ठीक है। उसे चार्ज रखो ताकि डेटा लॉस ना हो, ठीक है। एंड उसको प्रिजर्व करना है, बेसिकली अच्छे से रखना है, ठीक है। तो ये फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की सर्च एंड सीज की जो बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो मैंने बता दिया हर चीज़ को कैसे हैंडल करना है। दिन आता है आपको डिजिटल इन्वेस्टिगेशन की मेथोडोलॉजी, रिपोर्टिंग, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, रिपोर्ट बनाना होता है। रिपोर्ट के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, सबसे लास्ट में, कि रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अभी ये समझाता हूँ कि नॉर्मल कॉपी करने में एंड इमेजिंग करने में क्या फ़र्क है, मतलब फॉरेंसिक इमेज में और नॉर्मल कॉपी में क्या फ़र्क है वो देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसी स्लाइड पे मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि जैसे ये, पहले मैं कॉपी समझाता हूँ, कॉपी क्या होता है। तो पहले ये एक फॉर एग्जांपल हार्ड ड्राइव है, ठीक है, HDD है, जिसका टोटल साइज है कितना, मैं एग्जांपल लेता हूँ 16 GB, ठीक है। एंड इसमें बेसिकली कुछ डेटा है, ठीक है। इसमें बेसिकली इतना मान लेता हूँ मैं, इतना डेटा है, अराउंड 4 GB के आसपास, ठीक है। 4 GB इसमें डेटा है, ठीक है। मैंने डेटा को अलग से डोनेट किया है, इसमें प्रेजेंट किया है अलग कलर से। तो इसमें फॉर एग्जांपल ये 4 GB इसमें डेटा हुआ है, ठीक है। अब जब आप कॉपी करोगे, जैसे और एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक दूसरी हार्ड ड्राइव है, सेकेंडरी, ठीक है। तो ये आपका एविडेंस है,
ठीक है, मैन एविडेंस वाली है, ये वाली जो है ये एविडेंस है, मैन एविडेंस है। तो जब इसके एविडेंस वाली कॉपी जो है, एविडेंस वाली आपकी जो ड्राइव है एंड ये जो सेकेंडरी ड्राइव है, ठीक है, इसकी मैं बात करता हूँ। तो ये भी बेसिकली मान लेता हूँ मैं 8 GB की है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपकी जो एविडेंस वाली है वो कितने GB की है, 16 GB की, ठीक है, लेकिन ये जो है ये 8 GB की है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप जब कॉपी करोगे, मैं कॉपी की प्रोसेस बताता हूँ पहले। तो जब आप कॉपी करोगे यहाँ पर, तो इसका जो डेटा है सिर्फ वही कॉपी होगा इसमें, मतलब इसके अंदर सिर्फ ये डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये जो डेटा है वो यहाँ पर 4 GB आ जाएगा पूरा कॉपी वाले प्रोसेस में, ये ठीक है। एंड क्लोनिंग में भी यही होता है, ठीक है, कॉपी एंड क्लोनिंग में यही होता है कि जो जितना भी डेटा है बेसिकली वो यहाँ पर 4 GB जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 8 में से 4 GB यूज हो गया, 4 GB ही बचा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, क्लोनिंग और कॉपी, ठीक है। क्लोनिंग कॉपी का काम है कि बेसिकली जितना डेटा है वो एग्जैक्ट डेटा वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर डेटा कॉपी हुआ, बाकी उसके अलावा कुछ कॉपी नहीं हुआ। अब मैं बात करता हूँ इमेजिंग की, ठीक है। तो इमेजिंग के लिए यहाँ पर मैं सिनेरियो वही रखता हूँ फॉरेंसिक इमेजिंग में। तो आई होप आप सभी को कॉपी और जो भी आपका क्लोनिंग है वो समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर इमेजिंग, जो फॉरेंसिक इमेजिंग होती है उसकी बात करता हूँ, इसमें क्या फ़र्क होता है। तो जो फॉरेंसिक इमेजिंग होती है इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं बिट बाय बिट कॉपी, ठीक है। बिट बाय बिट कॉपी मतलब एक एक बिट आपके ड्राइव की यहाँ पर कॉपी होगी। मतलब 16 GB में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो टोटल बिट कितने होती हैं, तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 8 अरब, ठीक है, 8 अरब होते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 GB में, ठीक है। एक बिट मतलब एक GB में 8 अरब के पास, 8 अरब के आसपास बिट होते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ बिट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मतलब जो इमेजिंग होता है ना, इसमें सिर्फ बिट का कॉन्सेप्ट होता है, आपका डेटा से लेना देना नहीं है उसको। जो फॉरेंसिक इमेजिंग है बेसिकली उसको आपके डेटा से लेना देना नहीं है कि कितना डेटा है, क्या है, एवरीथिंग। जितनी बिट है आपकी हार्ड ड्राइव में, चाहे वो खाली भरी हुई हो चाहे वो खाली बिट हो, ठीक है, मतलब उस बिट के अंदर डेटा हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये 4 GB भरा हुआ है, ठीक है, 4 GB डेटा है, 4 GB डेटा तो आ ही जाएगा, लेकिन बाकी जो यहाँ पर 12 GB खाली स्पेस है वो भी आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कॉपी कर रहे थे तो हमको सिर्फ जितना डेटा है उतने GB की फाइल स्टोरेज चाहिए होती थी बेसिकली, है ना। जैसे मैंने कॉपी किया था, यहाँ पर 4 GB डेटा था, है ना, 4 GB का डेटा था, तो मुझे वहाँ पर 4 GB से मेरा काम चल जाता कि अगर 4 GB की ड्राइव है, पेन ड्राइव है, तो मेरी काम चल जाता क्योंकि डेटा ही लेना था मुझे। लेकिन इमेजिंग में ऐसा नहीं होता। इमेजिंग में जैसे ये 16 GB की है ना, तो उसकी इमेज बनाने के लिए भी 16 GB की ही ड्राइव चाहिए होगी आपकी, या फिर उससे बड़ी, ठीक है। अब जब मैं आपको फॉर्मेट समझाऊंगा, इसका क्लोनिंग का फॉर्मेट जो होता है, जो भी सारे फॉर्मेट्स होते हैं वो समझाऊंगा, तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, इमेज को। लेकिन जब ओरिजिनल आता है, रॉ आता है, रॉ अगर आप ले रहे हो तो रॉ में एक्चुअल में जितनी साइज है उसकी, ठीक है, रॉ DD में एक्चुअल में जो साइज है उसकी उतनी ही आएगी, तो उतना ही आपको चाहिए होगा। तो जैसे ये 16 GB की हार्ड ड्राइव है तो ये 16 GB का ही चाहिए, ठीक है। दूसरी ड्राइव जिसमें आप फॉरेंसिक इमेज करने वाले हो सेकेंडरी ड्राइव में, वो 16 GB की ही होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये होती है फॉरेंसिक इमेज। एंड बिट बाय बिट मतलब खाली स्पेस एंड डेटा दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हो कि एकदम एग्जैक्ट कॉपी, रिप्लिका जिसको कहते हैं हम लोग, एग्जैक्ट रिप्लिका, डेटा हो या ना हो, डेटा है तो डेटा भी आ जाएगा, खाली जगह जो बची हुई है वो भी फॉरेंसिक इमेज में आ जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं बिट बाय बिट कॉपी, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि फॉरेंसिक
एंड नॉर्मल कॉपी में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये बिट बाय बिट कॉपी करता है एंड हर बाइट का एग्जैक्ट कॉपी बनाया जाता है इसमें, ठीक है। एंड जब भी हम इमेजिंग करते हैं, डुप्लीकेटिंग करते हैं, तो इसमें हम ब्राइट ब्लॉकर टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि ओरिजिनल डेटा मॉडिफाई ना हो, कुछ गलती से उसमें लिखा ना जाए। एंड हैश वैल्यू वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। हैश वैल्यू के बारे में जैसे मैंने बताया है कि हम सभी चीज़ों की हैश वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। जैसे ये हार्ड ड्राइव है, इसकी हैश वैल्यू निकाल के रख लेंगे एंड इसकी जो कॉपीज़ बनाएंगे हम लोग, जैसे ये एविडेंस है हमारा, तो इसकी जो कॉपीज़ बनाएंगे उसकी भी हैश वैल्यूज़ हम लोग निकाल के रख लेंगे, ठीक है। हैश वैल्यू मतलब उसकी आइडेंटिटी, ठीक है, जिससे इंटीग्रिटी का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टूल्स की बात करता हूँ जो कि आपको यहाँ पर इमेजिंग के लिए यूज़ होते हैं। जैसे FTK इमेजर काफ़ी फेमस टूल है, एंड DD कमांड जो है लिनक्स के लिए यूज़ होती है। ENCase जो है ये भी एक प्रोफेशनल फॉरेंसिक टूल है। FTK इमेजर विंडोज़ के लिए यूज़ होता है, DD लिनक्स के लिए, ENCase हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी डिटेल्स थी, ठीक है, फॉरेंसिक इमेज के बारे में, फॉरेंसिक इमेज क्या होती है, एवरीथिंग, एंड टूल्स बता दिए मैंने इमेजिंग के। हालांकि इनको हम यूज़ लेके देखेंगे, नो डाउट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वॉरियर्स, आपने चैप्टर 2 कवर कर लिया। अब हम चैप्टर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं एंड चैप्टर 3 एंड चैप्टर 2 दोनों में प्रैक्टिकल है। चैप्टर 2 का मैंने एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर थ्योरी कवर किया है, जहाँ तक कि आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी सारी चीज़ें। तो चैप्टर 3 मैं थोड़ा सा थ्योरी कवर करूँगा, देन उसके बाद प्रैक्टिकल करूँगा, देन वैसे ही करूँगा, थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल। एक्चुअल में चैप्टर 1 में कोई भी प्रैक्टिकल था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, जनरली उसमें जनरल नॉलेजेस हैं। एंड इन चैप्टर्स में नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है, तो मैं प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करता जाऊँगा, ठीक है। तो चैप्टर 3 में मेरे को कुछ चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हार्ड डिस्क को समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर हो सकता है कि आपको डील करना पड़ जाए हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव से, ठीक है। तो इन चीज़ों से ही आपको ज़्यादातर डील करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको सबसे पहले यहाँ पर समझनी होगी, मतलब हार्ड ड्राइव क्या होता है, कैसे काम करता है, एंड क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। वो सारी चीज़ें समझने के बाद हम प्रैक्टिकल की ओर मूव करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर छोटी सी और चीज़ होती है कि क्या क्या फाइल सिस्टम यूज़ होते हैं सिस्टम के अंदर, फाइल सिस्टम क्या होते हैं, क्या यूज़ कहाँ होते हैं, वो सारी चीज़ें समझना होता है। तो वो सारी चीज़ें समझने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल में ले जाऊँगा। तो पहले हम हार्ड डिस्क को समझ लेते हैं कैसे काम करता है, देन हम प्रैक्टिकल मूव करते हैं। सो अभी मैं यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर हूँ एंड स्क्रीन पे आगे बढ़ाते हैं, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग इस प्रोसेस को। तो बेसिकली हमको यहाँ पर आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हार्ड डिस्क को समझते हैं कि हार्ड डिस्क एक्चुअल में क्या होता है एंड क्या क्या प्रोसेस होती है। तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसे SSD हो गई, SSD हो गई, एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि सारा डेटा जो है इसी में स्टोर होता है, ठीक है। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेटर को इन स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए एंड इनसे डेटा अच्छे ढंग से लोकेट और प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। सो बेसिकली जो हार्ड डिस्क होता है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर के लिए स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क, SSD बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, बेसिकली बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इन्वेस्टिगेटर को इन स्टोरेज डिवाइसेस से अच्छे ढंग से लोकेटेड और प्रोटेक्टेड करना आना चाहिए, ठीक है, और ताकि एविडेंस सेफ रहे। स्टोरेज डिवाइसेस के स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग पता होना चाहिए, ठीक है, उसका नॉलेज होना चाहिए। साथ ही फाइल सिस्टम्स का भी नॉलेज होना चाहिए। फाइल सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझना, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि डेटा, जो फाइल सिस्टम होते हैं वो यही डिसाइड करते हैं कि डेटा कैसे स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ों के बारे में। तो इस मॉड्यूल में मैं आपको अलग अलग टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस दिखाऊंगा एंड उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, डिस्क की लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देन विंडो लिनक्स की बूटिंग प्रोसेस को समझेंगे एंड विंडो लिनक्स और मैक डिफरेंट फाइल सिस्टम को समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम जो भी प्रोसेस है अपनी, जैसे प्रैक्टिकल में ऑटोप्सी, सेल्यूट किट का करके फाइल सिस्टम को एग्जामिन करेंगे, स्टोरेज सिस्टम को समझेंगे, ठीक है, इनकोडिंग स्टैंडर्ड, हेक्स एडिटर को समझेंगे, पॉपुलर फाइल फॉर्मेट क्या होते हैं वो समझेंगे। तो डिस्क ड्राइव के टाइप और उनकी कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। तो पहले हार्ड डिस्क के बारे में बात करता हूँ मैं। हार्ड डिस्क
एंड आपने एक और स्टोरेज डिवाइस सुना होगा, पहले मैं हार्ड डिस्क पूरा कवर करता हूँ। हार्ड डिस्क जो है ये एक कह सकते हो कि मैग्नेटिकली डेटा स्टोर करता है हार्ड डिस्क, ठीक है। ये जो डेटा स्टोर करता है मैग्नेटिकली करता है, ये स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। एसडीडी इसका फुल फॉर्म है, नॉन वोलेटाइल डेटा होता है। एंड इसमें बहुत सारे मूवेबल पार्ट्स होते हैं जो कि मूव करते रहते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क में, ठीक है। इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसलिए फिजिकल डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड इसकी जो रीड राइट स्पीड है वो आरपीएम पर डिपेंड करती है, जैसे रोटेशन पर मिनट या फिर रेवोल्यूशन पर मिनट डिपेंड करती है। सीक टाइम, एक्सेस टाइम एंड ट्रांसफर रेट जैसे फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहीं इसी के कॉम्पिटिटर है एक जिसकी मैं बात करूं, जैसे कि एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये डेटा स्टोर करती है नैंड फ्लैश चिप पर, ठीक है। कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं इसमें, इसलिए फास्ट एंड ड्यूरेबल होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एंड इसके हार्ड डिस्क कंपेटेबल में या फिर उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ड होती है। बूटिंग और फाइल एक्सेस ज़्यादा फास्ट होता है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हार्ड डिस्क, मैंने आपको स्टोरेज डिवाइसेस भी बता दिया, मतलब एसएसडी के बारे में बता दिया। तो हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर समझेंगे हम लोग, हार्ड डिस्क कैसे दिखता है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो हार्ड डिस्क कुछ ऐसे होती है। पहले कवर उसका ऐसा दिखता है, ठीक है, ऊपर का कवर ऐसे होता है। जब कवर हटाओगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो ये एक पार्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पर पुरानी वाली है तो 2 पार्ट इधर में है, कुछ पीसीबी है इसमें। तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे एक एक करके, तो इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आगे बढ़ेंगे, तो ये देखो, ये अंडरस्टैंडिंग हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क का जो भी स्ट्रक्चर है वो है, तो इसके बारे में बात करता हूँ मैं। तो हार्ड डिस्क कुछ ऐसे दिखेगी, इसका डिस्क ये जो राउंड राउंड दिख रहा है सीडी जैसा, ये वाला, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग प्लेटर, ठीक है। इसको कहते हैं प्लेटर या डिस्क। तो ये क्या काम करता है, मैन यही है जिसमें सारा स्टोरेज होता है, ठीक है। यही वो है जिसमें सारा डेटा हम स्टोर करते हैं, ठीक है। इसमें ये प्लेटर है आपका, ठीक है। देन उसके बाद इसमें सारा डेटा रीड एंड राइट होता है। देन उसके बाद ये जो बीच में दिख रहा है ये वाला, ये होता है स्पिंडल, ठीक है, कह सकते हो मोटर होता है जो रोटेट करता है इसको। तो यही होता है मूविंग पार्ट, ये घूमता रहता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर ये एक्चुअल में ये पूरा होता है एक्चुएटर, ठीक है, ये पूरा एक्चुएटर है, ठीक है। तो एक्चुएटर में अलग अलग पार्ट है, जैसे हमारा हाथ है उसमें अलग अलग पार्ट है। पूरा हैंड ले लो तो हैंड हम ऐसे बताएंगे कि हमारा हाथ है, ठीक है। लेकिन उसमें अगर पूछा जाए कि आपका जो पाम है वो क्या कौन सा है, आपकी जो एल्बो है वो कहाँ है, आपकी फिंगर्स कहाँ है, एंड हथेली कहाँ से स्टार्ट हो रही है, शोल्डर कहाँ से है, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स हैं अपने हैंड के ना, अलग अलग। तो वैसे इसमें भी पार्ट है। तो इसमें पार्ट कैसे है, तो देखो ये एक्चुएटर कहते हैं इसको एक्चुअल में। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये जिसको मैं रेड रेड कर रहा हूँ, ये है एक्चुअल में क्या, ये है एक्चुएटर एक्सिस। तो क्या होता है ना कि ऐसे आगे पीछे मूव करता है, ठीक है, डेटा रीड एंड राइट करने के लिए। तो ये एक्सिस है जिसको आगे थोड़ा सा मूव करता है, थोड़ा आगे जाएगा थोड़ा पीछे जाएगा, इतना ही मूव करेगा वो। तो यहाँ से यहाँ तक आता है इतना, ठीक है, इतना ही आता है वो। तो यहाँ से यहाँ तक आता है, देन वापस उतनी ही है उसकी एक्सिस। तो ये आगे पीछे करने का जो एक्सिस होता है वो यहाँ से एक्सेस होता है, ठीक है, एक्सिस से यही आगे पीछे करने में इसकी हेल्प करता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर इसको एक्चुएटर बता दिया मैंने, ये एक्सिस बता दिया। देन ये आर्म होता है, ठीक है, दूसरा हिस्सा इसको आर्म कहते हैं। एक्सिस के बाद जस्ट आर्म स्टार्ट हो जाता है, ये आर्म है। आर्म जो होता है बस इतना हाथ के जैसे होता है, या फिर इसको आप एल्बो ले सकते हो, जो एक्सिस है उसको एल्बो समझ सकते हो, ये हैंड होता है। देन जो मैन टिप है ऊपर में, ये इसको मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ। जो मैन ये टिप है इधर में सबसे छोटी, इसको कहते हैं रीड राइट हेड। एक्चुअल में यही है जो डेटा को रीड भी करता है, राइट भी करता है मैग्नेटिकली, ठीक है। अब कैसे मैग्नेटिकली स्टोर करता है, कैसे डेटा स्टोर होता है वो आगे देखेंगे हम। तो बेसिकली ये एक कह सकते हो कि स्ट्रक्चर है हार्ड डिस्क का, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर ठीक है सारी चीज़ें कवर हो गई है। देन उसके बाद इसमें यहाँ से पोर्ट्स होते हैं कुछ,
ठीक है, यहाँ पर कुछ पोर्ट्स होते हैं जो मैंने दिखाया, यहाँ पर देखो पावर पोर्ट होता है एंड एक साटा पोर्ट होता है। पहले होता था ये ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट, अब नहीं होता, तो इसी से हो जाता है। तो एक पावर पोर्ट मिलेगा एंड एक डाटा डिलीवरी पोर्ट मिलेगा, डाटा एक्सेट एंड डिलीवरी पोर्ट, जिसको डेटा केबल पोर्ट कहते हैं। अब तो यूज़ होता है साटा या फिर पाटा, ठीक है, दोनों ही होते हैं। एंड SSDs में और अभी तो अलग अलग आ गए हैं, जैसे IDLE एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें। एंड अभी NVMe, ठीक है, बहुत सारे पोर्ट्स हो गए। तो यहाँ पर M.2 स्लॉट, तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं अभी, लेकिन साटा भी यूज़ होता है, बहुत वाइडली यूज़ होता है, तो ये पोर्ट साटा है। अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद आपका ध्यान इस पर जाना चाहिए कि इस प्लेटर में ऐसा क्या होता है जिससे इसमें डेटा स्टोर होता है एंड क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो प्लेटर वैसे CD जैसा होता है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसमें क्या होता है, तो मैंने क्या किया, इस प्लेटर को थोड़ा सा जूम किया, ठीक है, जूम किया तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा मुझे। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, तो देखो ग्रीन कलर में आपको यहाँ पर ट्रैक्स दिख रहे हैं, तो मतलब ये जो राउंड कलर पूरा राउंड है ये ट्रैक है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर आपको राउंड दिख रहे हैं सारे ट्रैक हैं, ठीक है, उसको ट्रैक कहेंगे हम लोग। तो ये देखिए एंड इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, तो ये ट्रैक हो गया एंड ये भी पूरा ट्रैक है, ठीक है, ये पूरा राउंड है, मतलब इसको पूरा राउंड ले लो आप, तो ये भी एक ट्रैक है, उसके बाद ये भी पूरा एक ट्रैक है, देन उसके बाद ये भी एक ट्रैक है। तो मतलब ये सारे ही ट्रैक हैं यहाँ पर देखा जाए तो, मतलब जो राउंड राउंड है पूरा कंप्लीट सर्कल एक ट्रैक है, ठीक है, ऐसा ये पूरा राउंडेड सर्कल जो है ना ये पूरा ट्रैक है। उसके बाद इन ट्रैक के बाद इसको, इन ट्रैक्स को जब छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, जैसे ये एक राउंड सर्कल है, इसमें मैंने ऐसे लाइंस खींच दी, ये देखो ये वाली लाइंस मैंने ऐसे खींच दी, ये ठीक है, ये चलो मैं रेड कलर ले लेता हूँ ताकि अच्छे से विजिबल हो। ये देखो ये जो ट्रैक्स हैं ये वाले, ठीक है, ये मैंने लाइंस खींच दी, तो इससे क्या हुआ, ये जितने भी ट्रैक्स हैं इनके छोटे छोटे हिस्से हो गए, ठीक है। जैसे एक हिस्सा ये बन गया इतना, एक छोटा सा हिस्सा ये आ गया, छोटा सा हिस्सा आ गया। तो डिवाइड करने के बाद ये जो छोटे छोटे हिस्से बने ना, इसी को हम ट्रैक कहते हैं, ठीक है। तो सॉरी सेक्टर कहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ट्रैक मतलब वो राउंड, एंड जो डिवाइड हुआ अभी उसको हम सेक्टर कहेंगे, ठीक है। सेक्टर मतलब जो ट्रैक होते हैं उसके छोटे छोटे पार्ट्स को जब डिवाइड करते हैं तो सेक्टर बनता है। तो एक सेक्टर आप देख सकते हो यहाँ पर ये दिखाया गया है, ठीक है, सेक्टर कहते हैं इसको हम। तो इसको देखो यहाँ पर दिखाया गया है कौन से कलर से, वहाँ पर ब्लूइश कलर से, स्काई ब्लू कलर से, डार्क स्काई ब्लू कलर से यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये एक सेक्टर है बेसिकली, ठीक है। तो सेक्टर ट्रैक्स को जब डिवाइड कर दोगे, जैसे एक राउंड सर्कल है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिवाइड कर दोगे, तो हालांकि आगे चल के आपको समझ जाएगा पूरा, तो वो क्या बन जाएगा, सेक्टर बन जाएगा। देन बारी आती है यहाँ पर क्लस्टर की, ठीक है। क्लस्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो देखो जैसे मैंने ट्रैक बताया, एक पूरा राउंड सर्कल, सेक्टर बताया, उन ट्रैक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो वो सेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। देन एक और चीज आती है, फैक्टर आता है इसमें, क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है, तो जैसे मुझे एक फाइल स्टोर कराना है इस प्लेटर में या फिर इस हार्ड डिस्क में, जो कि अराउंड 1 MB की है, ठीक है, 1 MB की फाइल है, अब मुझे स्टोर कराना है। तो जब भी कोई डेटा स्टोर होता है ना हार्ड ड्राइव में, वो सेक्टर बाय सेक्टर होता है, ठीक है। मतलब इसमें सेक्टर जैसे डिवाइड हुए हैं, जैसे एक सेक्टर ये वाला हो गया, ठीक है। 1 मिनट मैं रेड कलर लेता हूँ अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, बाकी क्लीन करता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे 1 MB की फाइल स्टोर करानी है यहाँ पर, तो जैसे एक सेक्टर ये ब्लू, एक सेक्टर ब्लू वाला हो गया, ठीक है। दूसरा सेक्टर हो गया ये रेड मैं जो कर रहा हूँ, तीसरा भी सेक्टर मैं रेड कर रहा हूँ, ठीक है। चौथा सेक्टर यहाँ पर रेड कर रहा हूँ, पांचवा सेक्टर यहाँ पर रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 सेक्टर हो गए यहाँ पर। तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो सेक्टर होते हैं ना, इनकी एक साइज होती है। तो पुराने वाला साइज मैं बताता हूँ, नया वाला भी बताऊंगा। तो पुराने हार्ड डिस्क में होता था 512 बाइट की, 512 बाइट का एक साइज होता था। तो क्या होता था ना कि जैसे एक सेक्टर जैसे भर गया तो उसके बाद दूसरा सेक्टर भरेगा, तीसरा सेक्टर भरेगा, चौथा सेक्टर भरेगा। तो मैं यहाँ पर जैसे 512 बाइट का है तो 1 MB के हिसाब से वो कितना होगा,
बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा सेक्टर कवर हो जाएंगे, तो उसका आप कैलकुलेशन कर लेना। सो बेसिकली 512 बाइट जो है, बेसिकली 512 बाइट का एक सेक्टर होता है। एंड जैसे वो फाइल मुझे स्टोर करानी है उसमें, तो जाहिर सी बात है कि जैसे 512 बाइट एक MB में देखा जाए तो कितने बाइट होते हैं, अराउंड 10 लाख बाइट होता है। तो 10 लाख को 512 से डिवाइड करो तो अराउंड 1900 कुछ सेक्टर आएंगे, ठीक है, 1953 समथिंग कुछ सेक्टर आते हैं। तो 1953 सेक्टर मुझे रिजर्व करना पड़ेगा, पर यहाँ पर मैं 1953 नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने ये 1 2 3 4 5 6 सेक्टर ये जो कलर किए हुए हैं ये रिजर्व हो गया, ठीक है, किसको, 1 MB की फाइल को स्टोर करने के लिए। मतलब 1 MB की फाइल इन 1 2 3 4 5 सेक्टर में बेसिकली या फिर 5 या 6 सेक्टर में आ गया, ठीक है। तो जिन सेक्टर में ये आया, जिन सेक्टर में ये 1 MB की फाइल रखी गई, ठीक है, ये जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर में जिन जिन सेक्टर ये फाइल रखी गई 1 MB की, वो सेक्टर उस फाइल के लिए रिजर्व हो गया, ठीक है। तो इन रिजर्व सेक्टर को मतलब ये अलग से ग्रुप बन जाते हैं बेसिकली, तो ये ग्रुप बन के क्लस्टर कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जब कोई सेक्टर रिजर्व हो जाए, कोई फाइल को स्टोर कर ले, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लस्टर कहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बन गया, क्लस्टर। वैसे ही अगर दूसरी फाइल सेव करनी है तो वो यहाँ से स्टार्ट होगी, अगले सेक्टर से, ठीक है, तो वो एक दूसरा क्लस्टर बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्लस्टर का मतलब कुछ नहीं होता, तो सेक्टर को बहुत सारे सेक्टर को डिवाइड करके, जैसे अगर आप बहुत सारे ट्रैक को डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अगर ट्रैक्स को डिवाइड कर रहे हो तो आपको सेक्टर मिलेगा, है ना। एंड सेक्टर को, कुछ ग्रुप ऑफ सेक्टर को हम ट्रैक कहते हैं, और वो ग्रुप ऑफ सेक्टर जिसमें फाइल स्टोर है बेसिकली, ठीक है, मतलब कुछ फाइल स्टोर है उसमें बेसिकली वो सेक्टर कहलाएंगे, ठीक है, क्लस्टर कहलाएंगे बेसिकली, ठीक है। मतलब जिसमें फाइल स्टोर होती है वो क्लस्टर कहलाएंगे। तो कंफ्यूज मत होना, ट्रैक ये पूरा राउंड, ठीक है, क्लस्टर मतलब जिसमें फाइल सेव हो चुकी है, ये रेड कलर का दिखा हुआ है, उतने में, फॉर एग्जांपल उतने में ही फाइल सेव है, ये क्लस्टर है, इतने में फाइल सेव है 1 MB की फाइल। तो वो ट्रैक्स मतलब पूरा राउंड, एंड क्लस्टर जिसमें डेटा स्टोर हो गया। सेक्टर मतलब जब आप ट्रैक्स को डिवाइड करोगे तो सेक्टर बन जाएगा, ठीक है, एंड उन्हीं सेक्टर के ग्रुप को हम क्लस्टर कह देंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसमें फाइल सेव हो गई है तो उसको हम क्लस्टर कहेंगे अब, ठीक है। तो जब फाइल उसमें सेव हो जाएगी वो एक ग्रुप बना लेगा कि एक ही फाइल मतलब एक फाइल जितने भी सेक्टर में स्टोर होगी ना उसका एक अलग से ग्रुप बन जाएगा, चाहे वो 1 सेक्टर हो, 10 सेक्टर हो, जितने भी हो। जैसे इतने में स्टोर है, फॉर एग्जांपल इतने सेक्टर्स में स्टोर हो गई फाइल, तो वो क्या बन जाएगा, क्लस्टर, ठीक है। तो और चीज़ें हम आगे देखेंगे और अच्छा एक्सप्लेनेशन देखेंगे आगे, ठीक है, जिससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा ये। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आएगा क्लस्टर, सेक्टर, एवरीथिंग ये क्या होता है, ठीक है। तो ट्रैक्स की एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। टैग जो है एसटीडी के प्लेटर के ऊपर जो भी सर्कुलर ट्रैक्स बने होते हैं, ठीक है, होते हैं बेसिकली जो डेटा स्टोर करते हैं। रीड राइट हेड से ये ट्रैक के अंदर और बाहर मूव करके डेटा एक्सेस करता है, स्टोर करता है। मतलब ये जो है ना, ये जो मैंने बताया अभी, ये रीड राइट हेड, ठीक है, यही इन ट्रैक्स के आगे पीछे होता है, ठीक है। जैसे ऐसे आगे पीछे होता है तो डेटा रीड एंड राइट होता है, ठीक है। अभी मैं वीडियो भी दिखाऊंगा छोटा सा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। डेटा एक्सेस करता है, ठीक है। ट्रैक की जो डेंसिटी है वो स्टोरेज कैपेसिटी पर इंपैक्ट डालती है। मतलब जितने ज़्यादा ट्रैक्स उतना अच्छा स्टोरेज, ठीक है। तो जितने ज़्यादा ट्रैक्स होंगे उतने अच्छा स्टोरेज होगा। मैं सेक्टर्स की जैसे मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि ट्रैक की छोटी छोटी डिविजन्स होती हैं, उनको ट्रैक्स को जब डिवाइड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, सेक्टर बन जाएगा, ठीक है। एंड पहले एसडीडी में जो पुराने वाले थे ना उसमें 512 बाइट होते थे, ठीक है। एंड अब जो नए हार्ड डिस्क आए हैं उसमें 4096 बाइट होता है। 4096 बाइट का मतलब 4 KB के आसपास होता है, ठीक है। मतलब 4 KB का एक सेक्टर होता है बेसिकली, ठीक है, एक छोटा सा सेक्टर, छोटा सा पार्ट। तो सेक्टर एड्रेस सिलेंडर हेड के मेथड से डिफाइन होता है, ठीक है। मतलब सेक्टर का एड्रेस सिलेंडर के हेड से डिफाइन होगा, जो हम देखेंगे आगे हेड सिलेंडर क्या है।
तो आगे मूव करते हैं और कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ इसकी रीड एंड राइट की, कैसे रीड एंड राइट करता है। तो देखो ये छोटी सी वीडियो है एक, देखो ये आगे पीछे कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये रीड कर रहा है। देखो अगर ये हेड आगे पीछे करता है तो ये रीड करता है, देखो रीड कर रहा है अभी, ठीक है। तो ऐसे ही इतना ही आगे पीछे होता है। एंड यहाँ पर ये आपको प्लास्टिक दिख रहा है एक, ये वाला प्लास्टिक, तो यहाँ पर ये क्या करता है ना, जब यूज में नहीं होता, ये प्लास्टिक जो होता है ना नॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव होता है, तो जब भी ये यूज में नहीं होता तो वहीं पे आके रेस्ट करता है। मतलब जब आपकी हार्ड डिस्क बंद होती है तो ये जो रीड राइट आर्म है वो यहीं पर आके रेस्ट करता है, ठीक है। देन उसके बाद देखो आगे पीछे हो रहा है, देखो ऐसे पीसीबी लगी होती है बैक में, एंड ये मोटर होती है जो कि घुमाती है डिस्क को, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये देखो, ठीक है, ये आपका रीड राइट हेड, ठीक है, इतना पतला सा होता है ये, बस इतना सा है आपका हेड ये, ठीक है। बाकी इसी में यही है जो मैग्नेटिकली सारी चीज़ें स्टोर एंड डिस्टोर करता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड देखो ये रीड राइट कर रहा है, रीड कर रहा है डेटा को, ठीक है। तो ये फुटेज मैंने iStock से ली है, आप सभी को समझाने के लिए अलग अलग जगह से उठाया है मैंने। ये देखो आगे पीछे रीड कर रहा है, और भी चीज़ें इसमें आएगी जो आपको अच्छा कॉन्सेप्ट देखो वहाँ पर जाकर रेस्ट कर रहा है, जो मैंने बताया था ये ऑरेंज वाले जगह पे, देखो रेस्ट कर रहा है। तो बेसिकली उससे ठीक होता है, वो उससे जल्दी हेड घस नहीं जाता, दूसरा मेटल लगा देते तो उससे हो सकता है वो घस जाता। देन उसके बाद देखो ये आपके पोर्ट्स होते हैं, जो मैंने पोर्ट्स बताया था, ये दोनों पोर्ट्स हैं। एंड ठीक है, ये कुछ और इमेज देखो। अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पर एक हार्ड डिस्क में सिर्फ एक ही हेड नहीं होता, एक हार्ड डिस्क में कई सारे हेड होते हैं, बहुत सारे हेड होते हैं। देखो ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 हेड है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, आपकी जो प्लेटर होती है उसमें दोनों साइड डेटा स्टोर होता है, ऊपर भी एंड नीचे भी। तो ऊपर का डेटा रीड करने के लिए अलग से हेड होता है, नीचे का डेटा रीड करने के लिए अलग से हेड होता है, ठीक है। तो अप साइड एंड डाउन साइड दोनों साइड से डेटा स्टोर कर सकता है प्लेटर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो ये वो आपका स्पिंडल मोटर, ठीक है। एंड ये आपका हेड देखो कितना पतला है, ठीक है। इसमें कॉइल होती है बेसिकली जो मैग्नेट जनरेट करता है। एंड ये देखो आपका बैक में जो भी आपकी पीसीबीज होती हैं वो सारी, तो देखो ये आपका एक कंट्रोलर होता है, बाकी जो भी है गेट्स वगैरह लगे होते हैं। तो एक कंट्रोलर होता है जो कि डेटा को एक्सेस करता है, स्पीड कंट्रोल करता है, डेटा को आपको ला के देता है, ठीक है। मतलब डेटा दो पार्ट में बाहर आता है, पहला तो अंदर प्लेटर से इस कंट्रोलर तक आएगा, देन इस कंट्रोलर से आपके मैन कंप्यूटर तक जाएगा, मैन कंप्यूटर के सीपीयू तक जाएगा। तो उसकी अलग अलग स्पीड टाइमिंग होती है, तो वो हम आगे देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली वहां से यहाँ तक ये डेटा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको वापस प्ले करता हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है ये। तो देखो ये स्ट्रक्चर होता है, ये मोटर से जुड़ी हुई केबल है बेसिकली, मतलब मोटर से जो मदरबोर्ड तक केबल जाती है वो है। देखो अच्छे से देख लो इसको, क्योंकि आने वाले समय में आपसे रोज मुलाकात होने वाली है इससे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्या कैसा है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। एंड इसको खोलने के लिए ना बेसिकली बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए होता है। मतलब सिक्योर इन्वायरमेंट मतलब जब आप इसको खोलो तो आसपास एक भी धूल ना हो, ठीक है। तो बेसिकली ये फिनिश। देन नेक्स्ट देखते हैं। तो बेसिकली जब आप इसको ओपन करोगे, खोलोगे कहीं पे भी, तो वहाँ पर डस्ट पार्टिकल ना हो, इसलिए उसको सेफ बॉक्स बनाया जाता है, उसमें ग्लव्स लगाए जाते हैं, ग्लव्स के थ्रू देन उसके अंदर खोला जाता है प्रॉपरली, ताकि उसके अंदर छोटा सा भी अगर एक पार्टिकल चला गया किसी भी डस्ट का, तो वो पूरा प्लेटर डैमेज कर सकता है, ठीक है। देन डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं इसी की।
देखो प्लेटर जो है दोनों साइड से डेटा रीड करता है जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पर आपको अप साइड एंड डाउन साइड दोनों साइड डेटा रीड करता है, ठीक है, अप साइड से भी एंड डाउन साइड से भी, दोनों साइड से। एंड यहाँ पर रीड राइट हेड लगे होते हैं, ये देखो रीड राइट हेड लगे हुए हैं, ये ऊपर साइड भी दोनों साइड भी। अब यहाँ पर एक ही प्लेटर नहीं होता, ठीक है, आपके हार्ड डिस्क में एक ही प्लेटर नहीं होता, वहां पर मल्टीपल प्लेटर होते हैं, ठीक है। एक प्लेटर कितना ही स्टोर करेगा, तो यहाँ पर देखो ऐसे बहुत सारे प्लेटर लगे होते हैं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लंबे से प्लेटर लगे होते हैं, बहुत सारे प्लेटर लगे होते हैं। एंड सभी के लिए ऐसे ऊपर मतलब एक प्लेटर के लिए दो आर्म्स लगे होते हैं, ठीक है, एक ऊपर साइड के रीड करने के लिए, एक नीचे साइड का रीड करने के लिए। एंड ये जो आर्म्स जिसमें लटके लगे हुए हैं इसको आर्म असेंबली कहते हैं, ठीक है। एंड ये सारे जो लगे हुए हैं ऊपर नीचे ये रीड राइट आर्म्स हैं। देन बीच में से ये एक पूरी रॉड आती है जो इसको हम स्पिंडल कहते हैं, यही है, ठीक है, जिससे मोटर जुड़ी होती है एंड डिस्क रोटेट करती है। देन उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, ये रीड राइट आर्म की, तो ये कभी भी एक हार्ड डिस्क से कंप्लीटली चिपका हुआ नहीं होता, मतलब सटा हुआ नहीं होता, एकदम उसके बीच में भी गैप होती है, एकदम से क्लोज, एकदम से कह सकते हो कि उसमें ये नहीं रब नहीं करता, ठीक है, रबिंग नहीं होती उसमें एक गैप होती है जो कि 15 नैनोमीटर की होती है, ठीक है, प्लेटर से 15 नैनोमीटर दूर होता है। एंड एक्चुअल में देखा जाए तो एक डस्ट का पार्टिकल्स का साइज जो है ना 10,000 नैनोमीटर होता है, लेकिन इसकी जो दूरी है 15 नैनोमीटर होती है, इसलिए वहां पर एक डस्ट का पार्टिकल भी नहीं जा सकता, ठीक है, तो मतलब एडजस्ट नहीं हो पाएगा और चला गया तो वो डैमेज कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है। अब बारी आती है आपको समझने की सिलेंडर की, तो सिलेंडर क्या होता है बेसिकली, तो यहाँ पर सिलेंडर क्या होता है बेसिकली, तो देखो जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, एंड 2-3 टर्म और बताए, ट्रैक्स, क्लस्टर। तो यहाँ पर ट्रैक्स को समझो, ठीक है, जो ट्रैक होते हैं इसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जैसे 1 हो गए, 10 हो गए, जितने भी हो गए। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर हर एक हार्ड डिस्क में, अब इसकी स्पेशलिटी होती है कि सभी में एक जैसे ट्रैक्स होंगे। जैसे ऊपर में 10,000 ट्रैक्स हैं, ऊपर वाले हार्ड डिस्क में अगर 10,000 ट्रैक्स हैं तो नीचे वाले में भी 10,000 ही होंगे, मतलब सेम नंबर ऑफ डेंसिटी होती है ट्रैक की। तो क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पर मैं बात कर लूँ, एक मिनट मैं दूसरा कलर लेता हूँ ताकि अच्छे से विजिबल हो। जैसे यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एक ट्रैक, देन उसके बाद दूसरा ट्रैक, देन तीसरा ट्रैक। तो वैसे ही नीचे वाले प्लेटर में 1, 2, 3 ट्रैक होंगे, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, वैसे ज़्यादा होते हैं। उसके नीचे वाले में भी ज़्यादा ट्रैक होंगे, ठीक है, इससे नीचे वाले में भी ज़्यादा ट्रैक होंगे, एंड उससे ज़्यादा वाले में भी, उसके नीचे वाले में 3 होंगे, सभी में 3-3 है फॉर एग्जांपल, क्योंकि सभी में एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है, सेम नंबर ऑफ वो होंगे ट्रैक्स। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब ये रीड राइट हेड, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, पहले नंबर का हर एक प्लेटर का पहले नंबर का ट्रैक, ठीक है, पहले नंबर का ट्रैक, इसका भी पहले नंबर का, इसका भी पहले नंबर का, इसका भी पहले नंबर का, इसका भी पहले नंबर का। तो जो ये रीड राइट हेड लगे हुए हैं ना, सभी प्लेटर के एक ही ट्रैक में हो, मतलब पहले वाले प्लेटर के पहले ट्रैक पर, दूसरे वाले के भी इसमें पहले ट्रैक पर, तीसरे वाले के इसमें भी पहले ट्रैक पर, चौथे वाले में के भी पहले ट्रैक पर। तो ये एक सिलेंडर कहलाएगा, मतलब जितने भी प्लेटर लगे हुए हैं सभी के ट्रैक की जो पोजीशन है वो एक जैसी रहे, मतलब रीड राइट हेड है सेम ट्रैक पर रहे तो वो एक सिलेंडर रहेगा। और रीड राइट क्या करता है, रीड राइट हेड एक समय पे सभी के सेम नंबर ऑफ ट्रैक को, मतलब जितने भी ट्रैक है ना, मतलब रीड राइट हेड जो है ना एक ही टाइम पर एक सिलेंडर के सभी ट्रैक को एक्सेस कर लेता है। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे इसमें 1 नंबर पे है, 1 नंबर ट्रैक पर ही रीड राइट हेड है, नीचे भी ऊपर भी, तो सभी में 1 नंबर पर ही होना चाहिए, ठीक है, या फिर होता ही है, वो कंपलसरी होता है। तो जब ये रीड राइट हेड कह सकते हो कि सेम नंबर ऑफ ट्रैक पर होता है तो वो एक सिलेंडर होता है, ठीक है। तो किसी भी हार्ड डिस्क के प्लेटर के अंदर जितने भी ट्रैक्स होते हैं, एंड वो ट्रैक्स जो हैं वो सभी प्लेटर के ऊपर सेम ट्रैक की पोजीशन एक सिलेंडर होती है, मतलब सेम ट्रैक की पोजीशन एक ही सिलेंडर होगी।
ट्रैक की पोजीशन बेसिकली जहाँ पर रीड राइट हेड है, ठीक है। तो सभी में अगर ट्रैक नंबर 1 पर रीड राइट हेड है तो वो एक सिलेंडर माना जाएगा, 2 में है तो वो भी एक सिलेंडर माना जाएगा, ट्रैक नंबर 3 पर है तो एक सिलेंडर माना जाएगा। तो बेसिकली सारे जो रीड राइट हेड है ना वो सभी प्लेटर के एग्जैक्ट ट्रैक पे होने चाहिए, मतलब सेम ट्रैक पर होने चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर वाले के इसमें पहले नंबर के ट्रैक में रहे तो नीचे दूसरे नंबर के इसमें भी पहले ट्रैक पर होना चाहिए, तीसरे नंबर के इसमें भी पहले ट्रैक पर होना चाहिए। तो होता ही है बेसिकली वो। तो इससे क्या होता है कि जो रीड राइट हेड है ना वो एक साथ सारे सिलेंडर को काउंट कर लेता है, ठीक है। तो ये सारा जो होता है ना ये सिलेंडर होता है, देखो ये सिलेंडर होता है, ठीक है, सभी ये सिलेंडर्स हैं। तो एक टाइम पे सभी ट्रैक्स को एक्सेस कर लेना, मतलब एक टाइम पे सारे ट्रैक्स एक साथ रीड, मतलब एक साथ सारे जो सिलेंडर हैं वो रीड हो जाते हैं रीड राइट आर्म से, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी है। तो आई होप आप सभी को सिलेंडर समझ में आया होगा। देन अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क के कुछ टर्म्स हैं जो वेरियस मेजर सच फॉलो करते हैं, मतलब जो मेजरमेंट्स में काम आते हैं। इसको मेजर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटी, ठीक है, कि आपके हार्ड डिस्क की कितनी कैपेसिटी है मेजरमेंट के लिए, मतलब 10 GB का है, 12 GB का। उसके बाद इंटरफेस कौन सा यूज़ हो रहा है, मतलब जो केबल यूज़ होती है उसको अटैच करने के लिए आपके इसमें। तो अभी तो आपने देखा होगा एक्सटर्नल में टाइप सी वगैरह भी आप लगा सकते हो। साटा होता था पहले तो, एंड पाटा होता था, ठीक है। तो पहले ये यूज़ होते थे। देन उसके बाद स्पीड इन RPM, क्या स्पीड है, मतलब उसका RPM कितना है, ठीक है। तो वो RPM। देन सीक टाइम, ठीक है, मतलब कितने RPM, मतलब देता हूं मैं कि RPM कितने स्पीड से घूमती है, वो 1 मिनट में कितने राउंड लगा लेती है बेसिकली, वो उसको RPM कहेंगे। कितने मिनट में कितने चक्कर लगाती है, 1 मिनट में कितने चक्कर होते हैं, उसको RPM कहेंगे। 1 मिनट में 1 चक्कर लगाएगी तो 1 RPM, और 1 मिनट में 100 चक्कर लगाएगी तो 10 RPM, ठीक है। तो सीक टाइम बात करते हैं। सीक टाइम मतलब कि जैसे रीड राइट हेड जो होता है ना, रीड राइट का करेक्ट पोजीशन तक पहुंचने का टाइम, मतलब रीड राइट का अगर जैसे ट्रैक नंबर यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक हैं, तो रीड राइट हेड को इस वाले ट्रैक पर जाना है जो कि फॉर एग्जांपल 1 नंबर पर है ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका रेस्ट पोजीशन होता है मैंने दिखाया था वो प्लास्टिक वाला, वहां से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है उस रीड राइट आर्म को, इसको क्या कहेंगे हम, सीक टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा उसको सीक टाइम कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो सीक टाइम ऐसे 9 मिली सेकेंड होता है, कुछ नॉर्मली देखा गया है 9 मिली सेकेंड, ठीक है, 9 ms। तो ये सीक टाइम होता है आपका रीड राइट एम अपने रेस्ट पोजीशन से ट्रैक तक आने का। देन एक्सेस टाइम की मैं बात करूं, एक्सेस टाइम क्या बताता है यहाँ पर। एक्सेस टाइम जो ड्राइव का डेटा ट्रांसफ़र इनिशिएट करने में लगता है, ठीक है, मतलब जैसे कितने टाइम में आप डेटा उसका देख पाते हैं, बेसिकली वो कितने टाइम में आपको डेटा दिखता है, एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है, वो ट्रांसफ़र टाइम। तो देखो ट्रांसफ़र टाइम 2 तरीके से होता है यहाँ पर, अब इसको ध्यान से समझाता हूँ मैं आपको, अब ध्यान से समझो इसको। ट्रांसफ़र टाइम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहला है इनर जोन में, ठीक है, या फिर इंटरनल रेट, इंटरनल जोन, ठीक है। इंटरनल रेट या इंटरनल जोन में, या फिर इंटरनल रेट भी ले सकते हो आप इसको, इंटरनल जोन को मैं रेट भी बोल सकता हूँ। एंड दूसरा होता है आउटर जोन या फिर एक्सटर्नल रेट, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल रेट की मैं बात करता हूँ, मैं आप दोनों में भी रेट लिख सकते हो, मैंने जोन लिख दिया, ये भी रेट ले लो, जोन की जगह रेट ले लेते हैं, चलो। तो इंटरनल रेट क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल ये हार्ड डिस्क है, ठीक है। चलो मैं पहले इंटरनल हार्ड डिस्क में जाके समझाता हूँ आपको इंटरनल क्या होता है। जैसे ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, एंड आई थिंक सो मेरे पास और भी हार्ड डिस्क है समझाने के लिए आपको, ठीक है, नहीं है। जैसे यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आपको, जैसे ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, एंड जाहिर सी बात है इसका मैंने कंट्रोलर दिखाया था आपको, तो वो पीछे साइड में है कंट्रोलर, ठीक है। तो
इंटरनल रेट मैं बता रहा हूं आपको। तो इंटरनल रेट इस डिस्क के सरफेस से, मतलब इस प्लेटर से, इसका जो इंटरनल कंट्रोलर है जो मैंने दिखाया था वो काला सा था बड़ा कलर का, वो कंट्रोलर तक डेटा पहुंचने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, मतलब इस डिस्क से इस कंट्रोलर तक जो इसमें लगा हुआ है हार्ड डिस्क में, इसमें पीछे साइड में लगा होगा पीसीबी में, उसका वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है उसको कहेंगे हम इंटरनल रेट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक डेटा पहुंचने में मतलब 1 सेकेंड में कितना डेटा पहुंच पाता है, 4.2 MB 1 सेकेंड में पहुंच पाता है। 4.2 MB से लेके 74.5 MB, कहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कहाँ तक, सिर्फ कंट्रोलर तक, इसी की पीसीबी तक। तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि 44 MB पर सेकेंड एंड 74 MB पर सेकेंड, यानी 44 MB पर सेकेंड एंड 74 MB 1 सेकेंड में डेटा ट्रांसफर होता है। तो ये क्या हो गया, ये इसका इनर रेट हो गया। ठीक है, या फिर इनर जोन का रेट हो गया। ठीक है, कि 44 MB से 74 MB तक टाइम लगता है बस, मतलब 1 सेकेंड में डेटा एक्सेस कर पाता है। तो ये रेट हो गया बेसिकली। ठीक है, अब क्या होगा, जब यहां तक पहुंच गया, कहां तक, कंट्रोलर तक पहुंच गया इसके हार्ड डिस्क के, अब वो डेटा जो है ना, अब कंट्रोलर तक तो पहुंच गया, आगे एक्सेस कहां पे करना है, वो कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर में आगे जाएगा, इस कंट्रोलर के थ्रू ही जाएगा। ठीक है, कंट्रोलर के बाद किस में जाएगा, आप कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में भी आपका सीपीयू लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है ना। तो इसके कंट्रोलर से आपके कंप्यूटर के सीपीयू तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, ठीक है, मतलब कंट्रोलर से आपके कंप्यूटर के सीपीयू में पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको कहेंगे हम एक्सटर्नल रेट। ठीक है, कंट्रोलर से सीपीयू तक जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है उसको कहेंगे हम क्या, एक्सटर्नल रेट। ठीक है, तो कंट्रोलर से सीपीयू तक का, तो फॉर एग्जांपल ले लेता हूं कि अब 74 Mbps तो यहां तक पहुंचा। ठीक है, 74 मतलब 74 तो यहां पर लग गए, 74 Mbps। तो यहां पर हम कैसे देखेंगे, 74 MB पर सेकेंड से लेके 11 तक MB पर सेकेंड, मतलब 100 MB पर सेकेंड ले लो। ठीक है, तो हम यहां से काउंट करेंगे 74 से। ठीक है, तो 74 से लेके जो भी रेट है, जैसे मैं 100 ले लेता हूं, तो कंट्रोलर से यहां तक आने में 74 MB पर सेकेंड टाइम लगता है बेसिकली। ठीक है, तो 1 सेकेंड में 74 MB डेटा आ पाता है। ठीक है, एंड 74 MB से 110 या 100 Mbps आ पाता है बेसिकली। तो ये आपका एक्सटर्नल रेट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डेटा इंटरनल रेट, एंड यहाँ से यहाँ तक का डेटा जो होगा वो एक्सटर्नल रेट। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेट समझ में आया होगा। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेट मैंने समझा दिया है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देन मैं मूव टू नेक्स्ट। अब हम अंडरस्टैंडिंग हार्ड ड्राइव सेक्टर, अब सेक्टर की बात करते हैं, कुछ और सेक्टर के बारे में और चीज़ें समझते हैं। जैसे मैंने सेक्टर के बारे में बताया, सेक्टर इज द स्मॉलेस्ट फिजिकल्स टू यूनिट, सबसे छोटा यूनिट होता है आपके हार्ड डिस्क में। ट्रैक को डिवाइड करते हो तब सेक्टर बनता है। देन एक सेक्टर जो है ना, वो पुराने वाले में 512 बाइट स्टोर कर सकता है, एंड नए वाले में अभी जो आई हैं, चल रही हैं, 4096 स्टोर करता है। ठीक है, एंड हार्ड डिस्क एंड ड्राइव में 2048 बाइट, यानी कह सकते हो कि 2 MB के आसपास होता है। ठीक है, उनका एक सेक्टर। उसके बाद जो ईच जो डिस्क सेक्टर होता है वो मतलब सब में लेवल होता है, उसमें पोजीशन, उसका एक लोकेशन होता है जो मैं आगे बताता हूँ। द ऑप्टिमल मेथड ऑफ स्टोरिंग अ फाइल डिस्क इज कंटिन्यूअस सीरीज, मतलब जो भी फाइल सीरीज जो स्टोर होती है वो कंटिन्यूअस सीरीज में होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले सेक्टर नंबर 1 में होगा फिर सेक्टर नंबर 10 में होगा, वो सीरीज में होगी। जैसे पहले 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, ऐसे सीरीज वाइज चलेगा डेटा स्टोरेज। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था कि मुझे 600 MB की फाइल, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर मुझे 600 MB की फाइल एक स्टोर करानी है। ठीक है, 600 MB की एक फाइल स्टोर करानी है। ये वाला एग्जाम्पल मैं आगे देता हूँ। ठीक है, इसको काफ़ी अच्छा समझना आसान हो जाएगा वहाँ पर। तो ये वाला एग्जाम्पल मैं आगे समझाता हूँ आपको।
तो इससे और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब। सेक्टर एड्रेसिंग के बारे में यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो सिलेंडर हेड एंड सेक्टर CHS डिटरमाइन द हेडर ऑफ इंडिविजुअल सेक्टर, ठीक है। तो सिलेंडर हेड एंड सेक्टर से एड्रेस पता चलता है, ठीक है, एक एक सेक्टर का। सिलेंडर हेड एंड सेक्टर से सिलेंडर हो गया, देन हेड हो गया मतलब पोजीशन, हेड कौन सा हेड है मतलब जितने भी हेड है कौन सा, देन सेक्टर, ठीक है। इससे एड्रेस पता चलता है इंडिविजुअल सेक्टर का, हर एक सेक्टर का। द डिस्क जब फॉर्मेट होती है ना, तो जैसे मैंने बताया था क्लस्टर, वो क्लस्टर डिवाइड हो जाता है, मतलब जो मैंने बताया था कि सेव करके वो जब स्टोर कर लेता है तो वो एक क्लस्टर बन जाता है, जब आप फॉर्मेट करते हो तो वो क्लस्टर टूट जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द फॉर्मेटिंग डिस्क माइट बी कंटेन 50 ट्रैक्स, ठीक है, मतलब एक डिस्क है जो कि 50 ट्रैक्स हैं एक प्लेटर में। तो अगर उसको आप फॉर्मेट करोगे तो वो बेसिकली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, अलग अलग तरीके से डिवाइड हो जाएगी, खुद को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर लेगा बेसिकली, वो उसको फॉर्मेटिंग कहेंगे, ठीक है। ट्रैक एंड सेक्टर नंबर आर यूज बाय OS एंड डिस्क डिवाइडेड टू आइडेंटिफाई स्टोर इन्फॉर्मेशन, मतलब ट्रैक एंड सेक्टर जो होते हैं ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए होते हैं जो अपने अकॉर्डिंग उनको रीड एंड राइट करते हैं, ठीक है। तो ये सेक्टर एड्रेसिंग के बारे में था। तो उसके बाद डेटा डेंसिटी ऑन हार्ड डिस्क, तो यहाँ पर जो डेटा डेंसिटी है वो हार्ड डिस्क पर मैटर करती है, कुछ ये टाइप है, तो इनके बारे में देखते हैं। डेटा इज रिकॉर्डेड इन ऑन हार्ड डिस्क यूजिंग मेथड कॉल्ड जोन बिट रिकॉर्डिंग, ठीक है। जोन को, हर एक जोन को डिफाइन करके वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, वही क्लस्टर के जोन बना दिया जाता है। इन दिस टेक्निक ट्रैक आर कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। इसमें जैसे मैंने क्लस्टर कहा कि इसमें क्या होता है कि सारे ट्रैक जो है कंबाइन हो जाते हैं और क्लस्टर फॉर्म करते हैं। ईच जोन असाइन नंबर सेक्टर पर ट्रैक, ठीक है, उनको एक सेक्टर असाइन हो जाता है, नंबर असाइन होता है हर एक सेक्टर को। तो यहाँ पर टाइप ऑफ डेटा डेंसिटी ऑन हार्ड डिस्क, तो ट्रैक डेंसिटी मतलब ट्रैक डेंसिटी, इसमें कुछ डेंसिटीज होती हैं जो बताती हैं। तो ट्रैक डेंसिटी जो है डिफाइन करती है कि स्पेस बिटवीन ट्रैक्स ऑन डिस्क, ठीक है, तो मतलब कितनी स्पेस है एक डिस्क में, वो ट्रैक से डिसाइड होगा, ठीक है। तो एक ट्रैक में मतलब डेंसिटी मतलब कितने ज़्यादा है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में कितने एरिया है, देन एरियल डेंसिटी इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ बिट पर स्क्वायर इंच, ठीक है। तो नंबर ऑफ बिट एक इंच में कितना स्टोर हो रहा है वो बताता है एरियल डेंसिटी। देन बिट डेंसिटी, एक बिट कितने लेंथ में है, मतलब कितना लेंथ ले रहा है, वो सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली डेंसिटी है, मतलब कितना उनका ज़्यादा नंबर है वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लेटर का एक्चुअल कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो ये नॉर्मल प्लेटर जो हमको ऊपर से दिखता है, अब मैं इसमें आपको ट्रैक्स दिखाने वाला हूँ। तो देखो ये हम समझते हैं इसके बारे में, ट्रैक्स एंड सेक्टर एंड क्लस्टर्स क्या होते हैं। देखो ये ट्रैक्स बन रहे हैं, ठीक है, ये राउंड राउंड जो है ये आपके ट्रैक्स हैं, ठीक है। तो ट्रैक्स ऐसे होते हैं आपके हार्ड डिस्क में, ठीक है। तो ये देखो ये आपके ट्रैक्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक प्लेटर पर कितने 10,000 ट्रैक्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है हार्ड डिस्क के साइज पर। लेटेस्ट में 5 लाख से ज़्यादा प्लस ट्रैक होते हैं। ऑल प्लेटर जो है, सारे प्लेटर में सेम डेंसिटी होगी ट्रैक्स की, मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर ऊपर वाले में 10 है, 10 लाख है, 10,000 है, तो नीचे वाले में भी 10,000 होगी, ठीक है, मतलब सारे नीचे वालों में। तो जितने भी प्लेटर लगे हुए हैं एक हार्ड डिस्क में, सभी में उतने ही ट्रैक्स होंगे, ठीक है। देन जो ये होते हैं ना ट्रैक्स, इनको काउंट कैसे किया जाता है, 0 से। तो जैसे 0 हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7, तो बाहर से अंदर की तरफ काउंटिंग होती है, तो 0 से लेके अंदर तक काउंटिंग होती जाएगी। ऐसे 10,000 ऐसे नंबर ऑफ ट्रैक्स बहुत सारे होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं ये, ठीक है। तो बेसिकली ये है। देन स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ट्रैक्स के बारे में। और भी देखो यहाँ पर ये भी जो डिविजन्स हो रहे हैं छोटे छोटे, ये देखो छोटे छोटे पार्ट्स इसमें क्रिएट हो रहे हैं ये। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहे हैं अभी आपके सेक्टर्स। ट्रैक देखो अभी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ट्रैक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब क्रिएशन हो रहा है किसका, सेक्टर का। तो ये देखो सेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सेक्टर, ये एक सेक्टर एरिया हो गया, ठीक है। तो ये एक ही नहीं है,
जितने भी आपको ये बॉक्सेस इसी के जैसे दिख रहे हैं ना, हर एक बॉक्स यहाँ पर, ये भी एवरीथिंग, तो सभी यहाँ पर सेक्टर ही है, ठीक है। अब देखो सेक्टर के बारे में क्या बताते हैं यहाँ पर। सेक्टर जो है यहाँ पर क्या बताता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ ट्रैक, ट्रैक का सबसे छोटा डिवीजन, स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे छोटा यूनिट होता है, स्टोरेज यूनिट होता है सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट होता है आपके पूरे हार्ड डिस्क में, ठीक है। एंड जो सेक्टर है मैथमेटिकल नाम है, आपने वो एरिया ऑफ सर्कल में सर देखा हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर एवरीथिंग, वो सारी चीजें। देन नए वाले, पुराने वाले में 512 बाइट का एक सेक्टर होता था, मतलब ये जो एक सेक्टर है ना, इसका एक सेक्टर का 512 बाइट स्टोरेज होता था, मतलब जो कैपेसिटी होती थी स्टोरेज वो, ठीक है। तो जैसे अगर मैं उस फाइल का मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी जो मैं बोल रहा था एग्जांपल बाद में देता हूँ, उसका एग्जांपल अभी है ये। जैसे मुझे एक फाइल सेव करनी है 600 MB की, ठीक है, तो 600 बाइट की, सॉरी, ठीक है, 600 बाइट की एक फाइल सेव करनी है। एंड मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ पुराने वाले सेक्टर के हिसाब से, ताकि काउंटिंग ईजी हो जाए। 512 बाइट का है, ठीक है, एक जो सेक्टर है यहाँ पर ये 512 बाइट का है, ठीक है, ये सेक्टर एक 512 बाइट का है। अब 512 बाइट का एक सेक्टर है एंड मुझे 600 बाइट कुछ मुझे स्टोर कराना है इसमें, 600 बाइट, तो जाहिर सी बात है, तो पहला सेक्टर क्योंकि एक 512 बाइट का होता है तो पहला सेक्टर पूरा फुल हो जाएगा, देन दूसरा भी कुछ हद तक फुल हो जाएगा, मतलब इसमें से भी 88 कुछ जो है ना 88 जो बाइट है वो फुल हो जाएंगे, ठीक है। देन बचा हुआ कुछ यहाँ पर जो रहेगा कह सकते हो 400 कुछ खाली स्पेस बचेगा, 400 कुछ भी, आप 400 442 समथिंग कुछ, जो भी आप कैलकुलेशन करके बताना कमेंट सेक्शन में कितना बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी खाली बच गया ये तो इतना भर गया, ठीक है, 512 प्लस 88 ये भर गया। उसके बाद ये क्लस्टर इतना खाली रह गया, मतलब इतना सेक्टर तो खाली रह गया इतना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दूसरा कलर दूँ मैं, तो यहाँ पर इतना खाली रह गया ये, तो इसको क्या करेंगे हम, इतना खाली स्पेस रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसी कंटिन्यू सीरीज में आपका जो फाइल सेव होता है वो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो पहले इसमें होगा देन इसमें होगा, अगर ये फुल हो जाता तो अगले वाले में होता, लेकिन यहाँ पर खाली जगह बच गई है। अब एक बात ध्यान रखो, ये खाली जगह जो है ना ये अब यूज नहीं होगी, मतलब ये जो सेक्टर खाली रह गया है अब ये कहीं कोई यूज नहीं ले सकता, खाली है तो खाली ही रह जाएगा। इसी को मैं इसी को स्लैक स्पेस कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग स्लैक स्पेस कहते हैं, खाली जगह, ठीक है। तो ये जो स्पेस है अब किसी फाइल के लिए यूज नहीं होगी, क्योंकि ये 600 बाइट जो फाइल मैंने यहाँ पर स्टोर कराई है उसके द्वारा एक्यूपाइड हो चुका है। अब अगर उसमें कोई दूसरी फाइल, दूसरे फाइल की बाइट उसमें आती है, दूसरी फाइल स्टोर करने की कोशिश करती है तो डेटा करप्ट हो जाएगा। तो अब जब दूसरी फाइल स्टोर होगी तो दूसरे इसके आगे वाले सेक्टर से स्टार्ट होगी। अब एक बात ध्यान दो, तो ये दोनों जो जहाँ पर फाइल स्टोर हो गई है तो ये क्लस्टर बन गया आपका, ठीक है, जितना ऑक्यूपाइड एरिया हो गया उस फाइल के लिए वो क्लस्टर बन गया, जो खाली जगह है वो स्लैक स्पेस हो गई अब, ठीक है। अब उसको कोई यूज नहीं लेगा, वो ऐसी ही रहेगी, ठीक है। तो अब नई लेटेस्ट जो फाइल आएगी वो नए सेक्टर से स्टार्ट होगी, आधे बड़े सेक्टर से कभी नहीं स्टार्ट होती, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये देखो ये आपका हो गया ग्रुप ऑफ सेक्टर को हम क्लस्टर कहते हैं। तो इतने सेक्टर, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी 600 बाइट की फाइल लिया था, तो उसको फॉर एग्जांपल उसको स्टोर करने में अगर मुझे इतने ये सारे सेक्टर लग गए, ठीक है, ये 6 सेक्टर अगर मुझे लग गए तो ये एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। इसी ग्रुप को क्लस्टर कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यूज क्लस्टर जो यूज हो चुके हैं किसी फाइल के लिए उसको हम क्लस्टर कहेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रैक्स एंड नंबर ऑफ सेक्टर जो होते हैं, मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ ट्रैक्स पता चल जाए, ठीक है, नंबर कितने नंबर का ट्रैक है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि 0 से स्टार्ट होता है ट्रैक एंड अंदर आगे तक बढ़ता जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रैक एंड नंबर ऑफ सेक्टर जो है ये एड्रेस फाइंड करने में या फिर डेटा फाइंड करने में हेल्प करते हैं। तो अगर मुझे पता करना है कि डेटा यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर जैसे मैंने इतने में फाइल स्टोर किया था तो मुझे पता करना है, तो सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि वो कौन से ट्रैक पे है, ठीक है। तो मुझे पता चला है 0 ट्रैक पे है, देन उस ट्रैक के किस सेक्टर पे है। तो अब जितने भी सेक्टर होंगे, जैसे यहाँ से स्टार्ट काउंटिंग करूँ तो 1 यहाँ से करता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर सेक्टर पे है एंड 10 नंबर सेक्टर
एंड 11 नंबर सेक्टर मिलके क्लस्टर बना चुके हैं। तो यहाँ से ऐसा एड्रेस पता चलेगा बेसिकली, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। देन अब हम देखो, मैंने सारी चीज़ें डिटेल्स में देख ली। पहले मैंने जूम किया थोड़ा हार्ड डिस्क को, मतलब इस प्लेटर को मैंने जब जूम किया, देखो नॉर्मल प्लेटर था जो हार्ड डिस्क है, मैंने जब इसको जूम किया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पर पहले मुझे मिला ये ट्रैक्स, ठीक है। देन थोड़ा और जूम किया तो मुझे छोटे छोटे पार्ट्स में क्या मिले, ये सेक्टर्स, ठीक है। एंड सेक्टर एंड ग्रुप ऑफ सेक्टर क्लस्टर बनाते हैं, ठीक है। अब इन्हीं क्लस्टर को जब मैं जूम करूंगा, ठीक है, इन्हीं क्लस्टर को जब मैं जूम करूंगा तो उसके अंदर क्या डिटेल्स होती हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो, उसी सेक्टर को मैंने उसी जो सेक्टर हमने यहाँ पर ग्रीन किया था, जो सेक्टर मैंने यहाँ पर ग्रीन किया था, इसी को मैं उधर ले जा रहा हूँ जूम करके, ठीक है, मतलब उसको डिटेल्ड में देखने के लिए। तो मैं उसको उठा के यहाँ ले आया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर 2 सेक्टर आ गए, मैं बताऊंगा दूसरा क्यों लाया हूँ। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहा है, देखो ये पूरा आपका सेक्टर है इतना, ठीक है। यहाँ से ये पूरा आपका इतना सेक्टर है। चलो मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर, यहाँ से रेड कलर का नहीं चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सेक्टर है, ठीक है, एक सेक्टर, ये खाली जितना भी दिख रहा है पूरा सेक्टर है। अब इसी के अंदर कुछ ब्लॉक्स बना दिए गए हैं, अच्छे, मतलब बताता हूँ क्यों बना दिए गए हैं। तो ये पहला ब्लॉक जो है छोटा सा आपको दिख रहा है, इसके अंदर, अब इस सेक्टर के अंदर भी इंफॉर्मेशन होती है तभी तो एड्रेस पता चल पाता है। तो पहला जो होता है ना, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन जोन। सिंक्रोनाइज जोन मतलब जो भी डेटा है उसको सिंक्रोनाइज करके रखना, एंड इसी में आईडी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब हर एक सेक्टर की अपने खुद की यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, खुद की आइडेंटिटी होती है। तो यूनिक आइडेंटिटी उसकी इसमें स्टोर होती है, ठीक है, कि क्या है, एवरीथिंग कैसा है, कितने नंबर का है, तो यूनिक आइडेंटिटी होती है। देन सेकेंड नंबर पे यहाँ पर आता है एड्रेस। तो एड्रेस में बेसिकली यहाँ पर लिखा होता है कि ये जो सेक्टर है वो किस लोकेशन पर है, ये सेक्टर की क्या लोकेशन है, कौन से ट्रैक पर है, कहाँ है एवरीथिंग, ट्रैक पोजीशन क्या है उसकी, तो वो इस एरिया में आएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है एक्चुअल डेटा। यहाँ पर जो भी आपके ट्रैक का साइज है, मतलब जो भी आप डेटा स्टोर कराते हो, जैसे इमेज, पीडीएफ, एवरीथिंग, वो इतने एरिया में आएगा, ठीक है, इतने एरिया में आएगा। एंड इसका साइज जो है वो 512 या फिर 4 KB हो सकता है, डिपेंड करता है पुरानी हार्ड डिस्क या नई हार्ड डिस्क। देन उसके बाद यहाँ पर आता है ECC, एरर करेक्टिंग कोड। ये क्या होता है बेसिकली, ये बेसिकली एरर जो भी आते हैं सेक्टर के अंदर उसको करेक्ट करने के लिए होता है, हमको बताने के लिए होता है कि ये एरर आया है। देन डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए होता है कि अगर कोई चेंजेस हुए डेटा पे तो ये एरर कर देगा उस डेटा को, मतलब दिक्कत देता है, एरर आ जाता है उसमें, तो एरर करेक्टिंग कोड होता है यहाँ पर इतने में। तो एक छोटे से सेक्टर में भी इतनी सारी डिटेल्स होती हैं, तो कितना अच्छा माइंड सेट होगा जिन्होंने बनाया होगा इस हार्ड डिस्क को, क्या मेंटलिटी रही होगी उनकी, आप सोच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर, अब मैं सारे इंक क्लीन करता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि एक सेक्टर में पूरा इतना हो गया, ये पूरा एक सेक्टर है आपका, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर दूसरा सेक्टर आपका स्टार्ट होता है बेसिकली, ठीक है। अब दूसरा सेक्टर स्टार्ट होने से पहले एक और चीज आती है जो कि होती है गैप, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी गैप आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी गैप आती है, ये छोटी सी गैप है जो हरी कलर की यहाँ पर दिख रही है। तो ये छोटी सी गैप क्या करती है, ये बेसिकली जैसे रीड राइट हेड है, ठीक है, रीड राइट हेड है, तो उसको पता चलना चाहिए कि दूसरा सेक्टर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जैसे हम कैसे पता करते हैं कि एक बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब पहली बिल्डिंग खत्म होकर दूसरी बिल्डिंग आ चुकी है। जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर डिजाइन करता हूँ, जैसे यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि पहली बिल्डिंग खत्म हो गई है और दूसरी स्टार्ट हो गई है? गैप से, उसके बीच में गैप देख कर कि हाँ ये दूसरी बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो अगर ये जुड़ी रहे, कोई गैप ना रहे, कंटिन्यू रहे, तो आपको लगेगा एक ही बिल्डिंग है। तो वैसे ही ट्रैक्स में होता है कि ट्रैक्स जो हेड होता है, रीड राइट हेड, वो पहचानता है कि
गैप के जरिए कि हाँ थोड़ी सी गैप आई, मतलब अब दूसरा सेक्टर स्टार्ट हो गया, तो सेक्टर को पहचानने के लिए वो यहाँ पर गैप रखते हैं, बेसिकली थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है, गैप बिटवीन द सेक्टर, हर एक सेक्टर के बीच में होता है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये देन उसके बाद यहाँ पर जो 4096 4 KB का जो सेक्टर है ना, उसको 4K सेक्टर कहते हैं, उसमें सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो मैंने बताया वही सारी डिटेल्स होती है, बस उसका साइज ज़्यादा होता है, 4 KB एरिया और ये सब उतना ही होता है, ठीक है, एंड काफ़ी इफिशिएंट होते हैं 4K सेक्टर। एंड 4K सेक्टर के बारे में चीज़ें और बताऊँ मैं आपको, तो ये नए SSDs में पाया जाता है, नए हार्ड डिस्क में पाए जाते हैं, 4 KB के एडवांस फॉर्मेट सेक्टर होते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि 4 KB का होता है 512, 4 KB तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। डेटा की इंटीग्रिटी और एरर करेक्शन इंप्रूव होता है इसमें, मतलब इसमें थोड़ा और अच्छे से एरर करेक्शन को कंट्रोल किया गया है। देन उसके बाद हेडर और ACC कोड करेक्टिंग को ऑप्टिमाइज किया गया है, बेसिकली इसमें और अच्छे से सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज है, ठीक है, एरर करेक्टिंग को, तो डेटा कम एरर करेक्ट होता है, ज़्यादा स्पीड होती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है कि एडवांस्ड अभी जो नई लेटेस्ट आ रही है उसमें यूज़ होती है। एंड जो पुराने वाले हार्ड डिस्क थे उसके मुकाबले, जैसे पुराने वाले में 512 थे, ठीक है, तो उसके मुकाबले मतलब उनके 4 सेक्टर के मुकाबले नए वाले का एक ही सेक्टर होता है, ठीक है, मतलब जो पुराने हार्ड डिस्क के 4 सेक्टर जब मिला देते थे ना, तब इसका एक सेक्टर बनता है, इतना बड़ा साइज है, मतलब भाई 512 इंटू 8 5112 इंटू 8 करो 4096 ही बनेगा। तो बेसिकली इतने एडवांस हो गई हैं अभी हार्ड डिस्क, ठीक है। अब हमको ये समझ लेना चाहिए कि बेसिकली हार्ड डिस्क जो है ना उसकी रीड राइट प्रोसेस कैसे होती है। तो देखो हार्ड डिस्क की रीड राइट प्रोसेस मतलब उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, कैसे वो डेटा स्टोर करती है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखते हैं रीड राइट प्रोसेस कैसे होती है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैग्नेटिकली डेटा स्टोर करता है, तो अगर आपने लोगों ने स्कूलिंग में पढ़ा होगा कि जो हार्ड डिस्क होती है बेसिकली, मतलब जैसे कि हार्ड डिस्क होती है उसमें 2 साइज होते हैं, मतलब जैसे 2 साइड होते हैं उसमें, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो बस इन्हीं पोल्स का यूज करके ये हार्ड डिस्क डेटा स्टोर करता है, ठीक है। आपके सिस्टम में इन्हीं का यूज करके हार्ड डिस्क जो है वो डेटा को स्टोर करेगा। हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखिए एक नॉर्थ पोल, ठीक है, एंड ये इसको एज अ 1 कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। हार्ड डिस्क में जैसे नॉर्थ पोल है तो उसको 1 कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। एंड दूसरा भी प्रोसीजर है इसका कि अगर जैसे एक मैग्नेट है ऐसा, तो अगर ये इसका नॉर्थ पोल ऊपर है, ठीक है, तो उसको 1 माना जाएगा, एंड साउथ पोल ऊपर है तो उसको 0 माना जाएगा, ठीक है। तो इसको बाइनरी में ऐसे यहाँ पर रीड राइट प्रोसेस होती है। चलो आगे देखते हैं। तो साउथ पोल यहाँ पर 0 कंसीडर किया जाएगा, एंड नॉर्थ अगर नीचे है तो नॉर्थ के बिहाफ पे बात वही होगी कि जैसे अगर नॉर्थ ऊपर है तो 1, एंड अगर नॉर्थ नीचे है तो 0, ठीक है। तो मैग्नेट के ऊपर साइड में, मतलब मैग्नेट नॉर्थ पोल से चार्ज है, नॉर्थ पोल ऊपर है तो 1 माना जाएगा, एंड अगर नॉर्थ जो है वो नीचे है तो वो 0 माना जाएगा, ठीक है। तो मतलब बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया मैग्नेटिक फील्ड को इन लोगों ने, ठीक है। तो काफ़ी इजी है इसको समझना। देन अगर यहाँ पर मैं एक डेटा स्टोर कराऊँ सिंपली, तो देखो जैसे यहाँ पर 0 का स्टोर कराना था तो नॉर्थ पोल क्या है, नीचे है, ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पर बेसिकली ये देखो जैसे नॉर्थ पोल जो है कौन कौन सा है, अप साइड में, ठीक है, नॉर्थ पोल अप साइड एंड नॉर्थ पोल डाउन साइड, ठीक है। तो जिस साइड में नॉर्थ पोल डाउन है उसको 0 कंसीडर किया गया है, ठीक है। और आपको भी पता है कि हमारी जो चीजें हैं, मतलब जो कंप्यूटर है वो बाइनरी में बात करता है, मतलब बाइनरी कम्युनिकेशन करता है। सभी को पता होगा कि 0101 के फॉर्म में ही अभी तक कंप्यूटर बात करता है, ठीक है। तो 0101 फॉर्म इसकी कन्वर्जन होती है, आप बेसिक कंप्यूटर्स में आता है, ये आप पढ़ सकते हो, 0101 जो भी है बेसिक कंप्यूटरिंग में आता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो है ना जैसे अब स्टोर हो गया, जैसे एक डेटा है जो भी है 0101 से स्टोर करना है, तो ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल को नीचे कर देगा 0 स्टोर करने के लिए, ठीक है, एंड नॉर्थ पोल को ऊपर कर देगा
वन स्टोर कराने के लिए। तो 0 0 1 0 1 ये पहली टेक्निक है इसको डेटा स्टोर कराने की। एंड ये जो है ना खाली स्पेस है, मतलब खाली बिट है, खाली बिट अगर रही तो वो ऐसे ही रहती है, ठीक है। तो ऐसे डेटा बिट में होता है, ठीक है। तो जैसे देखो अभी मैंने कहा था कि 512 बाइट का एक सेक्टर होता है, ठीक है। लेकिन एक बाइट कितना बनता है, एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, मतलब 8 बिट मतलब 8 बार 10101 होगा, मतलब 10001 ऐसे 8 बार होगा। तो जैसे ये 1 है ना, ये 1 बिट है, फिर ये दूसरा 2 बिट हो गया, ठीक है, एंड तीसरा 3 बिट हो गया। तो मतलब जितने बार 1 हो या 0, मतलब एक बार अगर एक बार 1 लिखते हो तो वो 1 बिट माना जाएगा, ठीक है। एंड उसी के साथ अगर 0 लगा देते हो तो वो 2 बिट हो जाएगा। देन वापस से 1 लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा, 3 बिट। तो बेसिकली बिट है। तो एक बाइट में 8 बिट होती है, मतलब 8 बार 1010 जो भी 111000 8 बार हो सकते हैं। तो 512 मतलब एक सेक्टर जो होता है वो 512 बाइट का होता है, राइट। अब 512 बाइट इंटू 8 करो, आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली कितने यहाँ पर उसमें कितने सेक्टर होते हैं, मतलब टोटल कितने बाइट्स होती हैं एक सेक्टर में। तो 5112 इंटू अगर आप 8 करते हो तो यहाँ पर 4096 कुछ आंसर आएगा आपका, मतलब 5112 इंटू 8 करोगे तो 4096 बिट्स होती हैं बेसिकली, मतलब 4096 बार या फिर 4096 टाइम 101010110 ऐसे आ सकता है एक सेक्टर में, ठीक है। तो बेसिकली ये बिट है। अब जैसे यहाँ पर एक फाइल है जो कि सिर्फ इसको 2 बिट चाहिए स्टोर होने के लिए, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 2 बिट वो स्टोर कर लेगा। जैसे 10 ये 2 बिट ले लेगा अपना, तो ये 1 बिट तो है ये, तो ये 2 बिट ले लेगा अपनी, ये 2 बिट हो गई, ठीक है। अब बाकी जो रहेगी वो ब्लैंक रहेगी, तो ब्लैंक वाली खाली ऐसी ही पड़ी रहेगी, ठीक है। तो ये तो आपका बिट बाइट जो भी है वो समझाना था वो बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं दूसरे तरीके की बात करता हूँ कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। देखो अब दूसरा तरीका समझो, यूज तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का ही होता है। अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है, देखो जैसे ब्लैंक हो गया। अब जैसे अगर एक साथ, जैसे ये मेरा नॉर्थ है, नॉर्थ ऊपर है और इधर में नॉर्थ डाउन है, ठीक है, जो ये वाला है नॉर्थ डाउन नॉर्थ अप। तो अगर जैसे यहाँ पर नॉर्थ है एंड अगले नॉर्थ अप है और अगले बार नॉर्थ डाउन है, तो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पर एक फील्ड चेंज हो गई, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक फील्ड चेंज हो गई। तो जहाँ पर फील्ड चेंज होगी उसको 1 ले लिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में जब आप स्विच करोगे तो एक फील्ड चेंज होगी, राइट, है ना। तो यहाँ पर वही बात है, जैसे नॉर्थ पोल अगर डाउन है तो मतलब क्या कि साउथ पोल ऊपर होगा, है ना। जैसे अगर नॉर्थ पोल डाउन है तो साउथ पोल ऊपर होगा ना, तो फील्ड तो चेंज होगी वहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में अगर फील्ड चेंज हो गई तो 1, ठीक है, और फील्ड एक जैसी है इन दोनों के बीच में चेंज करते समय तो वो 0, ठीक है। मतलब फील्ड जैसे यहाँ से यहाँ तक दो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किया जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 2 फील्ड एक जैसी मिल गई, ठीक है, 2 बिट की फील्ड आपस में एक जैसी मिल गई, 2 मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी मिल गई तो वो 0 स्टोर करा लेगा। एक बिट में मतलब एक जगह पर जो साउथ पोल है वो नीचे है, मतलब नॉर्थ पोल नीचे है एंड साउथ पोल ऊपर है, तो बीच में मतलब यहाँ पर जैसे नॉर्थ पोल ऊपर है एंड यहाँ पर साउथ पोल ऊपर है, ठीक है, एंड इधर नॉर्थ नीचे ही है मान सकते हो। तो साउथ एंड नॉर्थ के बीच में जो फील्ड चेंज होगी उसको 1 ले लेंगे। तो जहाँ जहाँ पे फील्ड चेंज होगी वहाँ पर 1 हो जाएगा एंड जहाँ पे एक जैसी फील्ड रहेगी वहाँ पर 0 कंसिडर कर लिया जाएगा। सो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो
ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है एंड ये एक्चुअल बिट्स हैं जो कि स्टोर होती हैं आपके हार्ड ड्राइव पे, ठीक है। तो वो जो रीड राइट हेड है वो इन सबको रीड करता है। अब एक्चुअल में क्या होता है ऐसा इस रीड राइट हेड में, उसको समझते हैं हम लोग। रीड राइट हेड क्या होता है ऐसा जिसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतना एडवांस होता है कि मैग्नेटिक फील्ड से कर लेता है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ कॉइल्स लगी होती हैं, ठीक है। रीड राइट दोनों एक ही नहीं होता, उसमें अलग अलग होते हैं, उसमें जुड़े होते हैं। हालांकि आपने जो देखा होगा उसमें आपको एक ही दिख रहा होगा, कुछ ऐसे दिखता है आपका रीड राइट हेड। फॉर एग्जांपल मान के चलो, तो एक रीड का अलग होगा एंड राइट का अलग होगा, ठीक है। रीड राइट हेड अलग होगा एंड इसमें कॉइल लगी होती है मैग्नेटिक, ठीक है। एंड जो आपका कंट्रोलर है वहाँ पे कंट्रोलर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो इसको चार्ज करते हैं, मैग्नेटिक चार्ज इसी के थ्रू भेजते हैं। साउथ पोल चार्ज करना है या नॉर्थ पोल चार्ज करना है वो यही डिसाइड करता है बेसिकली, ठीक है। तो साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल जो डिसीजन होगा ये इसी में चार्ज होता है, ठीक है। तो रीड के लिए दूसरा एक हेड अलग होता है, राइट के लिए अलग होता है, ठीक है। एंड ये एक ही रॉड से एक ही आर्म से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है एंड चेंज डायरेक्शन फील्ड यहीं से डायरेक्शन चेंज होता है फील्ड का, नॉर्थ बनाना है या साउथ बनाना है, ये मैग्नेटिक जो आपका ये रीड राइट हेड है इसी का काम होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी। अब डिस्क की फॉर्मेट की प्रोसीजर की बात करो तो जो ट्रैक्स एंड सेक्टर होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। जो भी जुड़े हुए सेक्टर होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा फाइल सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट होता है। जैसे NTFS, FAT32 एंड एक्सटेंडेड, ये फाइल सिस्टम होते हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर आपके पास ऐसा मौका है कि आपको अगर डैमेज हार्ड डिस्क मिल जाए, ठीक है, तो आपको उसका साइज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसका साइज़ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो साइज़ कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर देखो एक हार्ड डिस्क में कितने प्लेटर होते हैं, 8, ठीक है। 8 प्लेटर, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ कि 8 प्लेटर हैं, ठीक है। एंड हर एक प्लेटर की 2 साइड होती है, मतलब दोनों साइड डेटा रीड राइट होता है, ऊपर भी और नीचे भी। तो सरफेस 2 ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया एंड इंटू 2 कर दिया, मतलब दोनों सरफेस, क्योंकि दोनों साइड तो डेटा रीड राइट हो रहा है ना। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने हैं उस हार्ड डिस्क में वो पता लगा लेना है। तो 256 मैंने ले लिया। देन नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं, तो मैं नंबर ऑफ सेक्टर यहाँ पर लगा लेता हूँ 512, ठीक है। एंड एक सेक्टर में कितना डेटा स्टोर हो सकता है, तो 512 बाइट। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक्चुअल में ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, सभी को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, प्लेटर की दोनों साइड को, ठीक है, एंड उनके चीज़ों को, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें उसमें लगी होती हैं। और भी कैलकुलेशन के टाइप है, मैं आपको बताता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर ये बाइट में आया है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसको आपको जीबी में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। बाइट टू जीबी, ये बाइट में आंसर आया है, आप इसको जीबी में कन्वर्ट करोगे तो एग्जैक्टली 1 GB आएगा, ठीक है। सो वॉरियर्स, मैं चाहता हूँ कि आप इसका कैलकुलेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जैसे नंबर ऑफ प्लेटर मेरे पास 2 हैं, ठीक है। तो एंड एक प्लेटर में इतने ट्रैक्स हैं, ठीक है। एंड हर ट्रैक में 500 सेक्टर है पर ट्रैक, ठीक है। मतलब 500 एक सेक्टर है बेसिकली, मतलब सेक्टर्स हैं एक ट्रैक पर, ठीक है। एंड उसके बाद एक सेक्टर का साइज 512 है। मुझे कैलकुलेशन बताओ इसका आंसर कितना आएगा। एंड थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेटर दिया हुआ है, बाकी आप क्या मिसिंग है वो अपना टेक्निकल लगाओ। अभी इससे थोड़ा रेफरेंस ले लेना, ठीक है, क्या मिसिंग है उसमें वो आप देख लेना, ठीक है। देन यहाँ पर दूसरा है नंबर ऑफ प्लेटर 4 है, ठीक है। ट्रैक्स पर प्लेटर में है अराउंड 2 लाख एंड सेक्टर पर ट्रैक में है, एक ट्रैक में जो सेक्टर है वो 1000 है। एंड बाइट जो है वो पर सेक्टर 512 है। एंड हेड जो है 8 है, ठीक है। इसका भी आंसर बताओ मुझे। इसमें बेसिकली हिंट है, तो हिंट मैं दे देता हूँ। देखो कुछ ऐसा भी कैलकुलेशन मिल सकता है आपको। तो इसका हिंट ये है कि आपको देखो नंबर ऑफ प्लेटर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर बताया हुआ है हेड कितना, 8 हेड है। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर सोचो तो जैसे ट्रैक है, मतलब एक प्लेटर है, तो
जैसे ये बोल रहा है कि 4 प्लेटर है, तो एक प्लेटर में 2 हेड होते हैं ऊपर नीचे, मतलब रीड राइट हेड, ठीक है। तो देखा जाए तो ये कितने हो गए टोटल, 2 हो गए पर प्लेटर, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 16 हेड, ठीक है। तो मैंने आपको और एक चीज कही थी यहाँ पर कि नंबर ऑफ प्लेटर 4 है, तो उसकी सरफेस कितनी होगी, कितनी सरफेस है, 2 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 8। तो बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेशन के हिंट के नाम पे, जैसे ये हेड जो दिया है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो वैसे ही जैसे 8 हेड हैं इसमें, ठीक है। तो 8 हेड, आप 8 हेड ले लो या फिर 4 प्लेटर ले लो इंटू 2 करके, ठीक है। बात वही है, क्योंकि अगर आप इंटू 2 करेंगे तो भी 8 आंसर आएगा, एंड हेड जो है ऊपर नीचे आप देखोगे तो वो एक में 2 होता है, तो 4 में 8 होगा, ठीक है। तो बेसिकली वही बता रहा है वो, तो इसके बेस पे कैलकुलेशन कर सकते हो, एंड इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर दो, ठीक है। देन मैं रीचेक करके बताऊंगा आपको कि सही है या गलत है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम समझेंगे हार्ड डिस्क एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव को, बेसिकली क्या होता है हार्ड एसएसडी के बारे में। हार्ड डिस्क तो हमने समझ लिया। देन उसके बाद कुछ ऐसे भी हो सकता है कि जैसे आपको ना सिलेंडर्स बताए जा सकते हैं, कि जैसे सिलेंडर, जैसे 16,384 सिलेंडर हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे काउंट करोगे तो एक समय पे एक पोजीशन पे कितने ट्रैक्स, कितने सिलेंडर हैं, 16,384, और 80 हेड हैं, 80 हेड हैं, तो मतलब प्लेटर कितने होंगे, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो इसमें, तो 40 प्लेटर हैं इसमें, ठीक है। तो चलो 80 हेड है, अच्छा हमको इंटू 2 नहीं करना पड़ेगा। देन सेक्टर पर ट्रैक, मतलब एक ट्रैक पे जो सेक्टर है वो 63 है, ठीक है। मतलब एक ट्रैक पे जो सेक्टर है वो 63 है, एंड एक सेक्टर जो है वो 512 बाइट का है, ठीक है। तो सिंपल इसको भी आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, जो भी आएगा वो, मतलब सिलेंडर दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर मतलब आपका वो काम करेगा बेसिकली उसका ट्रैक्स का, ठीक है। सिलेंडर ट्रैक्स का काम करेगा कि कितने ट्रैक्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ट्रैक की नीड नहीं है, तो ट्रैक यहाँ पर सिलेंडर से रिप्लेस हो जाएगा। तो जैसे 16,384 सिलेंडर बोले, ठीक है, एंड देन इनटू कर दो आप उसको 80 हेड, ठीक है। देन उसको 63 सेक्टर है, 63 सेक्टर है पर ट्रैक में, एंड एक सेक्टर की साइज है कितनी, 512। तो इसका आंसर, इसको कैलकुलेट करो, बाइट में आंसर आएगा, ठीक है। तो मतलब 42 बिलियन बाइट्स आएगा, मतलब 42 GB समथिंग आएगा। आप एक बार कैलकुलेट करो एंड मुझे एक्यूरेट आंसर देना, ठीक है। तो सिलेंडर के हिसाब से भी हो सकता है, कई बार सिलेंडर मतलब ट्रैक्स ही होते हैं बेसिकली, ग्रुप ऑफ ट्रैक्स सिलेंडर। तो अंडरस्टैंडिंग एसएसडी के बारे में देखते हैं। अब एसएसडी कैसे काम करता है, क्या होता है एसएसडी, उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होती है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, इससे पहले भी मैंने हार्ड डिस्क समझाते समय बोला कि डेटा स्टोर करता है बेसिकली। तो बेसिकली नैंड फेस, नैंड गेट पर काम करते हैं ये बेसिकली। आपने फिजिक्स में सुना होगा नैंड, एंड, और ये गेट जो होते हैं इन्हीं के बेस पे काम करता है। एंड स्टोरेज डिवाइस ये भी है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन मूवेबल पार्ट्स होते हैं इसमें, एंड नैंड फ्लैश चिप का यूज़ करता है डेटा स्टोर करने के लिए। तो डेटा स्टोर करता है ये नैंड फ्लैश चिप में, इसीलिए कोई मूविंग पार्ट इसमें नहीं होता, एंड फास्ट होता है, ड्यूरेबल होता है एसएसडी, एंड ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है हार्ड एसडीडी के मुकाबले, हार्ड ड्राइव के मुकाबले, हार्ड डिस्क के मुकाबले, एंड बूटिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है इसमें, ठीक है। तो ये बेसिक्स है बेसिकली अभी तो। देन इसमें वोलाटाइल रैम जो है ना, रैम, अभी हम एसएसडी की बात कर रहे हैं, वो भी वोलाटाइल जो रैम है वो एज एसएसडी यूज होते हैं। शॉर्ट टाइम स्टोरेज एंड वोलाटाइल डेटा होता है उसमें। नॉन मूवेबल पार्ट्स एंड डी रैम, डायनेमिक रैम जो भी होते हैं, मतलब एक रैम होता है, डायनेमिक रैम होता है, ठीक है। एक फिक्स रैम होता है। फिक्स रैम जो है ना, डायनेमिक रैम जो है चेंज हो जाता है उसका डेटा। फिक्स रैम जैसे उन चीज़ों पे यूज़ किया जाता है जिसमें बार बार प्रोसेसिंग नहीं करनी होती। जैसे मैं बात करूं कि कोई डिजिटल वॉच, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें कंटिन्यू एक ही समय पे चीज़ें फ्लैश हो रही है। जैसे कह सकते हो कि एक ही
चीज़ फ्लैश हो रही है तो उसके लिए रैम, फिक्स रैम यूज़ किया जाता है। बाकी कंप्यूटर्स में डायनेमिक रैम यूज़ होती है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब और चीज़ें समझते हैं हम SSD के बारे में, एंड इसी को हम एक मॉडर्न सॉल्यूशन स्टोरेज कहते हैं। एंड SSD एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो कि सॉलिड स्टेट मेमोरी टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, ठीक है। सॉलिड स्टेट मेमोरी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। तो एक SSD बेसिकली जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको कहते हैं हम लोग। एंड ये बेसिकली जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है डेटा स्टोर करने के लिए, उसको हम कहते हैं कि मतलब जो भी कैपेसिटर्स होते हैं, छोटे छोटे सेमी कंडेंसर्स, जो भी कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है, या फिर कैपेसिटर्स कह सकते हो छोटे छोटे, उसका यूज़ लेती है, ठीक है। एंड इसी को हम फ्लैश चिप्स कहते हैं बेसिकली, ठीक है, इसी का यूज़ करती है। तो टाइप ऑफ जो SSD होते हैं, SSD मेमोरी जो होती है, जैसे नैंड बेस, नैंड NAND नैंड बेस जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी बेस की SSD जो होती हैं, जो अभी मैंने बताया, नॉन वोलेटाइल होती हैं, यानी पावर ना होने पर भी डेटा रिटर्न करती हैं। मतलब इनको पावर नहीं चाहिए, मतलब पावर ना होने पर भी डेटा सेव रखती है, ठीक है। मोबाइल डिवाइस, डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर में ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। एंड फाइनाइट नंबर ऑफ राइटिंग होती है इसमें, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ राइटिंग यानी कि लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। तो लिमिटेड लाइफ स्पैन मतलब हार्ड डिस्क के मुकाबले थोड़ा लिमिटेड लाइफ, मतलब हार्ड डिस्क भी तो एक लिमिटेड लाइफ है ना, वैसे ही होता है ये भी, इसकी भी एक लिमिटेड लाइफ होती है। देन उसके बाद जैसे मैंने वोलेटाइल रैम आपको बताया, तो ये आपको DRAM बेस होती हैं, मतलब अल्ट्रा फास्ट परफॉर्मेंस के लिए होती हैं। पावर फेलियर होने पर डेटा लॉस हो जाता है, जो रैम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो SSD के अगर एडवांटेजेस की मैं बात करूँ तो ये बेसिकली फास्टर एक्सेस डेटा, हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट होती है, लो पावर कंजम्पशन होता है, कम पावर लगता है इसमें, एंड हाई रिलायबिलिटी होती है, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता, इसलिए ड्यूरेबल होती है, ठीक है। एंड SSD के जो मेजर कंपोनेंट है, जैसे NAND फ्लैश मेमोरी, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज विथ फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये जो है सारा फिजिक्स का पार्ट है कि बेसिकली क्या होता है कि इसमें कुछ गेट्स लगे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, जो कि डेटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। कंट्रोलर लगे होते हैं फ्लैश चिप को कंट्रोल करने के लिए, और सिस्टम के बीच का ब्रिज एक होता है इसमें जो कंट्रोल करता है। एंड DRAM कैसे SSD की जो रीड राइट परफॉर्मेंस है बूस्ट करता है, ठीक है। डायनेमिक रैम कैसे भी इसमें लगा हुआ होता है, जो कि हार्ड डिस्क को और बूस्ट करने के लिए होता है, मैं बताऊंगा क्यों। तो इसमें जो इंटरफेस यूज होता है, मतलब इसको कनेक्ट करने के लिए जो जो केबल्स लगती हैं, उसका SATA एंड PCLE और SCSI जैसे इंटरफेस यूज होते हैं। PCLE जो ये M.2 पतली सी वो जो आती है वो। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइप की आपको वो मिल सकती है, मतलब डेटा स्टोरेज केबल्स मिल सकती हैं, ठीक है। जैसे SCSI, ठीक है, फास्ट SCSI, वाइड SCSI, अल्ट्रा SCSI, देन वाइड LCSI, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर इतना देखना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, आपको लगे तो उसके बारे में सब सर्च कर लो। डिस्क स्टोरेज ड्राइव का PC से कनेक्ट करने के लिए जो स्टोरेज यूज़ होता है, जो केबल यूज़ होती है, ओल्ड स्कूल टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो ATA, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, देन आया उसके बाद ID, EID, ये सारे ओल्ड है। पाटा पैरेलल, EID इनहेंस ID, ठीक है। एंड SATA सीरियल, ठीक है, मतलब SATA सीरियल एडवांस अटैचमेंट। तो सीरियल जो SATA है जिसकी मैं बात करता हूँ, हाई स्पीड 1.5 GB से 6 GB तक डाटा ट्रांसफर कर सकता है, एंड कॉन्फ़िगर करने में इजी होती है, एंड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन डायरेक्ट मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है बेसिकली, ठीक है। SCSI जो है प्रोफेशनल स्टोरेज सॉल्यूशन है, मल्टीपल डिवाइसेस एक ही SCSI पोर्ट से 7 या 15 डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। फास्ट डेटा ट्रांसफर पैरेलल ट्रांसफर से बेटर होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल, मतलब पोर्टेबल और नोटबुक कंप्यूटर्स में काम होता है, बेसिकली इसका काम यूज़ होता है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर NAND फ्लैश चिप मेमोरी चिप की, तो लॉजिक गेट्स का यूज़ होता है, एंड और NAND गेट्स सुना होगा आपने, तो इसमें जो यूज़ होता है इसमें NAND फ्लैश चिप यूज़ होता है। ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स, इसमें डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट होता है, एंड कैपेसिटर्स होते हैं इसमें डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कैसे डेटा स्टोर करता है, तो जैसे देखो आपने सबसे इजी एग्जांपल मुझे यही लगा कि जैसे जो कैपेसिटर्स होते हैं वो डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, मतलब वो भी एक चार्ज स्टोर करते हैं। तो
ये कैसे करता है, इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली जो कैपेसिटर चार्ज होता है उसको 1 माना जाता है, जो डिस्चार्ज होता है उसको 0 माना जाता है। ठीक है, सिंपल है इसका। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर देखो ये होती है इसके अंदर की चीज़ें। तो ये देखो ये इंटरफेस हो गया, साटा टाइप है ये। ठीक है, इसमें आपको PCLE M.2 भी मिल जाएगा। एंड ये होता है कंट्रोलर, जो चीज़ों को कंट्रोल करता है कितना जाएगा एवरीथिंग। इसी में होता है एक DRAM। ठीक है, एंड ये सारी फ्लैश चिप होती हैं। तो इनके अंदर एक फ्लैश चिप के अंदर थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के अंदर डेटा स्टोर होता है, चिप्स जो लगी होती है ना इसमें। ठीक है, तो ये PCB है उसकी। ठीक है, एंड इसी के अंदर एक DRAM होता है। तो देखो यहाँ पर NAND फ्लैश चिप्स ये सारी हो गई, देन ये DRAM हो गया। DRAM बेसिकली क्या काम करता है कि जो भी डेटा है ना उसका स्टोरेज अपने पास जल्द रखता है। ठीक है, एंड जो भी चीज़ें आपने रिसेंट में एक्सेस की हुई होती है वो अपने पास, मतलब जो भी चीज़ें आप एक्सेस करते हो उसका मेमोरी अपने पास रखता है। मतलब जब तक पावर ऑन है हार्ड डिस्क की, जैसे उससे पावर चली गई तो DRAM का डेटा तो चला जाता है, लेकिन जब तक ऑन है तब तक आपने जो जो एक्सेस किया वो उसमें होता है और जो जल्दी से एक्सेस किया जा सकता है। ये कंट्रोलर है एंड PCB एंड ये NAND फ्लैश चिप्स। ठीक है, इसके अंदर डेटा स्टोर होता है आपका। एंड ये मेमोरी फ्लैश चिप, DRAM, पावर पोर्ट्स। ठीक है, होस्ट इंटरफेस, इसमें SATA, PCLE, SCSI कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली ये था इसका स्ट्रक्चर। लॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, लॉजिकल स्ट्रक्चर कुछ और होता है, थोड़ा सा इसको आप करेक्ट कर लेना। ये लॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, फिजिकल स्ट्रक्चर है जो इसको बनाया जाता है ऐसे। लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क। तो बेसिकली डिस्क, हार्ड डिस्क या किसी भी डिस्क के लॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो लॉजिकल क्या होता है बेसिकली? लॉजिकल स्ट्रक्चर बेसिकली वो स्ट्रक्चर होता है जो कि लॉजिक से बनाया गया हो। जैसे मैं बात करूं कि एक हार्ड डिस्क जो है 100 GB की है, तो ये जो 100 GB की हार्ड ड्राइव है इसको पार्टीशन करना है अब आपको। ठीक है, तो पार्टीशन कैसे करोगे आप? 50 GB आधा आधा कर लोगे आप अपनी मर्जी से जितनी नीड होगी। तो ये जो पार्टीशन हुआ, क्या आपने इसको फिजिकली काटा, फिजिकली कुछ डैमेज किया उसमें? नहीं, उसको आपने उसके ऑपरेटिंग सिस्टम से बेसिकली उसके सॉफ्टवेयर को यूज करके आपने उसको डिवाइड कर दिया। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ लॉजिकली, मतलब इसी को लॉजिक कहेंगे। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ने उसको डिवाइड कर दिया। फिजिकल में तो डिवाइड नहीं है, लेकिन वो आपको दिख रहा है कि डिवाइड है, तो ये लॉजिकली डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसको लॉजिकल कहेंगे। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये देखो ये सारे इंटरफेसेस हैं एक हार्ड डिस्क के, SSD के, आटा पाटा आइडियली। ठीक है, ये सारे आप लिख सकते हो। जो कनेक्ट करने के लिए जो जो पिंस लगती हैं उसी को हम लोग इंटरफेस कहते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है, तो बेसिकली कंप्यूटर में जो भी फाइल स्टोर होती हैं, डायरेक्टरी स्टोर होती हैं, वो आपने देखा जिस तरह से रिप्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसी को लॉजिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। मतलब जो भी आप देख सकते हो उसी फॉर्म में स्ट्रक्चर होती है जो हार्ड ड्राइव पर होता है बेसिकली। ठीक है, जो भी चीज़ें स्टोर होती हैं हार्ड ड्राइव पर वो सामने रिप्रेजेंट होती है, वो लॉजिकली होती हैं। हार्ड डिस्क की लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपेटिबिलिटी होती है, मतलब कंपेटिबल होता है। ठीक है, उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम से लॉजिकल मतलब कंपेटिबल होता है, उससे मिलता जुलता होता है और अच्छा होता है। हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करके अच्छे से काम कर सकता है, ताकि और उसको होना भी जरूरी चाहिए ताकि OS डिस्क जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिस्क को समझ सके और कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व कर सके। तो इसमें एक चीज आता है जैसे MBR। ठीक है, MBR का मतलब है मास्टर बूट रिकॉर्ड। इसके बारे में आपने सुना होगा। मास्टर MBR जो है हार्ड ड्राइव का फर्स्ट सेक्टर होता है। ठीक है, जिसमें बूट लोडर और पार्टीशन टेबल होते हैं जो OS के एक्सेस में मतलब OS के एक्सेस में आती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं MBR के बारे में, तो MBR जो होता है ना, इसमें जो भी आपके हार्ड ड्राइव का पहला सेक्टर होगा, ठीक है, पहला सेक्टर जो है आपके हार्ड ड्राइव का, पहले ट्रैक का पहला सेक्टर वो MBR होता है। ठीक है, इसमें बूट लोडर फाइल्स होती है, पार्टीशन टेबल होता है, मतलब जो पार्टीशन आप बनाते हो उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स इसी के अंदर होती है MBR के अंदर। तो ये क्या होता है? फर्स्ट
सेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्टर होता है ये आपका, ठीक है। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर के क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, तो जैसे मैंने बात किया क्लस्टर, मैंने बताया था वो भी लॉजिकल पार्ट है क्योंकि वो कंबाइन हुआ है, ठीक है। तो उसको हम बेसिकली क्लस्टर तो मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही आपको ताकि समझ में आए, लेकिन वो एक्चुअल में हार्डवेयर से थोड़ी होता है, वो जाना ऐसे थोड़ी चिपक जाता है वो, ठीक है। हार्डवेयर से नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर से होता है, लॉजिकल होता है वो, ठीक है। तो जो भी चीज़ें सॉफ्टवेयर से करते हैं वो हार्डवेयर लॉजिकल कही जाती है। तो क्लस्टर एक, जैसे मैंने कहा, स्मॉलेस्ट एक्सेसिबल स्टोरेज होता है, ठीक है। ये सेक्टर को कंबाइन करके बनता है, ठीक है, ताकि फाइन हैंडलिंग इजी हो सके। क्लस्टर का साइज है, साइज वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, मतलब क्लस्टर का जो साइज है डिस्क के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, और 4 से 64 सेक्टर तक हो सकते हैं। मतलब एक डिपेंड करता है, अब मतलब 4 से 64 सेक्टर तक हो सकते हैं एक क्लस्टर में, ठीक है। 4 से 64 सेक्टर होते हैं एक क्लस्टर के अंदर में। अगर फाइल का साइज क्लस्टर से छोटा है तो एक्स्ट्रा ज़्यादा स्लैक स्पेस, मतलब जो जैसे मैंने कहा था कि 600 बाइट की मैं फाइल स्टोर करा रहा हूँ, तो एक सेक्टर जो होता है वो 512 का होता है, ठीक है। एंड 600 को स्टोर कराने के लिए एक सेक्टर तो फुल हो गया। अब दूसरे में जब जाएंगे तो उसमें 88 ही जाएगा, इसमें से 88 में से 400 कुछ खाली रह जाएगा। तो वो 400 जो खाली रह गया है दूसरे वाले सेक्टर में, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्लैक स्पेस, ठीक है। वो जो वेस्ट होता है, वेस्टेज एरिया होता है, वो स्लैक स्पेस होता है। तो इस स्लैक स्पेस को हम वेस्टेज एरिया को स्लैक स्पेस कहते हैं। देन उसके बाद एक और चीज़ होता है लॉस्ट क्लस्टर, ठीक है। लॉस्ट क्लस्टर क्या होता है? लॉस्ट क्लस्टर एक ऐसा एरर होता है जो फाइल एलोकेशन टेबल फैट में तब आता है जब ओएस किसी क्लस्टर को यूज मार कर देता है पर उसमें कोई फाइल असाइन नहीं होती। जैसे ऐसा कोई क्लस्टर है, ठीक है, मतलब एक ऐसा क्लस्टर है जो कि बन चुका है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोई फाइल नहीं है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एरर है बेसिकली ये। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे बहुत सारे क्लस्टर क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रैक्स, मतलब बहुत सारे सेक्टर के एक ग्रुप होता है, ठीक है, बहुत सारे एक लॉजिकल ग्रुप होता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक ओएस ने बाय मिस्टेकन एक क्लस्टर बना दिया, लेकिन ये इसमें कोई फाइल है ही नहीं, खाली है ये क्लस्टर। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे लॉस्ट क्लस्टर, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई फाइल नहीं है। एंड फैट टेबल में ऑपरेटिंग सिस्टम के एरर से आते हैं, ठीक है। ये एरर्स तब होते हैं जब फाइल प्रॉपरली क्लोज नहीं की जाती या फाइल सिस्टम अचानक से शट डाउन हो जाता है, ठीक है, ठीक है, या फिर जो सिस्टम है अचानक से शट डाउन हो जाता है सडनली, तब ये स्लैक स्पेस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। आपके सिस्टम में विंडोज़ R ट्रेस करना है, ठीक है, एंड यहाँ पर चेक डिस्क जो कमांड है उसको आप रन कर सकते हो, जैसे CHK DISK चेक डिस्क, ठीक है। इसको आप रन करोगे तो वो आपकी प्रोसेसर स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो एक तो ये है, अगर आपके इसमें नहीं चल रहा है, 1 मिनट, तो इसको आप ना CMD में भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पर देखो CMD, ठीक है। अब CMD में कैसे देखोगे, तो यहाँ पर CHK DSK.exe, इससे किया जा सकता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्सेस डिनाई सफिशिएंट प्रिविलेज, ठीक है। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर CMD रन करता हूँ, तो मैंने इसको परमिशन दिया CHK DSK.exe, तो ये चेक डिस्क के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपके फाइल सिस्टम को पूरा ऐसे स्कैन करेगा, ठीक है, एंड उसमें देखेगा कि इसको डिटेक्ट किया जा सकता है कि कितने लॉस्ट क्लस्टर हैं आपके इसमें, या मतलब लॉस्ट क्लस्टर कितने हैं इसमें, ठीक है। देन स्लैक स्पेस, जैसे मैंने बता दिया, ये जो है वेस्टेज एरिया, जब किसी फाइल साइज क्लस्टर, मतलब स्लैक स्पेस वही जो
ख़राब स्टे होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस बच जाती है, तो वो होती है जब किसी फाइल का साइज क्लस्टर से छोटा होता है तो बचा हुआ स्पेस स्लैक स्पेस कहलाता है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर के लिए स्लैक स्पेस इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकता है, क्योंकि पुराने डिलीटेड डेटा अब भी रिकवर हो सकते हैं, ठीक है। जो भी डिलीटेड डेटा स्लैक स्पेस में है ना, वो मतलब स्लैक स्पेस में होता है, खाली जगह पे होता है, ठीक है। तो स्लैक स्पेस जो बच जाती है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो स्लैक्स जो है वो हमारे गुड होते हैं। तो ये देखो, ये रिजल्ट आ गया इसका, तो मेरे इसमें तो कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर देखो ईच एलोकेशन यूनिट कितनी है, 4096 बाइट, ठीक है। इसको जूम करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखो 4096 बाइट दिखा रहा है ईच एलोकेशन यूनिट, ठीक है। अवेलेबल डिस्क ये इतने केबी की है बेसिकली, ठीक है। सारी डिटेल्स स्कैन करके बता देगा, एंड जो भी उससे रिजॉल्व प्रॉब्लम होगी, जो भी उससे रिलेटेड, वो रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ होगा। MBR एंड उसके इंपॉर्टेंस बताता हूं मैं अभी MBR के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो MBR जैसे कि हमने देखा, MBR जो है आपके हार्ड डिस्क का पहला सेक्टर होता है, ये हार्ड डिस्क का फर्स्ट सेक्टर होता है। तो ये बेसिकली OS को लोकेट करता है और बूट प्रोसेस को बेसिकली इनिशिएट करता है, ठीक है। तो इसी से बूट प्रोसेस जो है आपका इनिशिएट होता है MBR से, ठीक है। इसमें पार्टीशन टेबल और बूट इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो बायोस सिस्टम को बूटिंग के लिए यूज करता है। मतलब जब आपका सिस्टम, मतलब जो भी बूटिंग से रिलेटेड चीजें होती है ना, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एंड बूटिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो इसमें होती हैं। मतलब पूरी चीजें नहीं, इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो हालांकि जो बायोस को ऑपरेट ऑन कर सके, तो पहले आपके सिस्टम का बायोस ऑन होता है, बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। तो एंड इस तरह से देखा जाए तो आपके सिस्टम में दो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड एक होता है आपको मैन ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज या लिनक्स होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो बायोस से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है इसी के अंदर होता है, ठीक है। तो बायोस को सिस्टम बूटिंग के लिए यूज करता है ये। एंड MBR के इंपॉर्टेंट पार्टीशन टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कि हार्ड डिस्क पर जितने पार्टीशन है उनका डेटा स्टोर रखता है। तो मतलब आपके हार्ड डिस्क पे जितनी भी पार्टीशन है वो सारा MBR के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। मास्टर बूट कोड, जो मास्टर बूट कोड होता है, बूट प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें एक मास्टर बूट कोड होता है, MBC मास्टर बूट कोड। यही मास्टर बूट कोड जो होता है ना, ये आपके बूट प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिस्क सिग्नेचर इसी के अंदर होती है, हार्ड डिस्क को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है, ठीक है। मतलब हार्ड डिस्क की यूनिक आइडेंटिटी बोल सकते हो कि डिस्क सिग्नेचर होती है, इसी के अंदर होती है MBR के अंदर, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। तो लॉस्ट क्लस्टर मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है। वो क्लस्टर जो छूट गया हो, ठीक है, ये लॉस्ट क्लस्टर है। तो ये रीजंस है बेसिकली जो लॉस्ट क्लस्टर जिसकी वजह से क्रिएट होता है, फाइल एलोकेशन टेबल एरर होता है, एंड ये सारी चीज़ें आप नोट में लिख सकते हो। मैंने बता दिया लॉस्ट क्लस्टर एक्चुअल में क्या होता है। देन उसके बाद आपका फाइंड डिस्क लॉस्ट क्लस्टर, तो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि chk.dsk.exe रन करके आप लॉस्ट क्लस्टर फाइंड कर सकते हो कितने हैं, ठीक है। फ्लैग एरिया भी मैंने बता दिया कि वेस्टेड एरिया ऑफ क्लस्टर एंड ऑफ फाइल एंड क्लस्टर, स्मॉलेस्ट फाइल साइज, बिग साइज, रैम स्लैग एंड रोम स्लैग दो तरह से हो सकता है, ठीक है। रैम में जो क्लस्टर बनेगा एंड उसमें कोई फाइल एलोकेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर वेस्टेज एरिया, स्लैग एरिया क्या होती है, वेस्टेज, ठीक है, वेस्टेज क्लस्टर। तो बेसिकली वही स्लैग स्पेस जो एक्स्ट्रा बच जाती है वही। तो रैम एंड इसके तरीके से अलग अलग हो सकती है। रैम में होगी तो रैम स्पेस, रैम स्लैग, और रोम में होगी तो रोम स्लैग, ठीक है। देन उसके बाद MBR मैंने आपको बताया मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड इज MBR द फर्स्ट सेक्टर, ठीक है, स्टोरेज एरिया। अब ये नोट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप वापस से रिकॉल करो, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइल, ठीक है। MBR ऑलमोस्ट ऑलवेज 512 बाइट बूट, मतलब इसको 512 बाइट साइज, एक पार्टीशन जितना होता है उतना ही होता है, चाहे नए वाले में 4096 होगा। MBR यूज फॉर फॉलोइंग, तो इन चीज़ों के लिए यूज होता है आपका होल्डिंग पार्टीशन टेबल, बूटिंग बूटस्ट्रैप NOS, ठीक है, एंड इंडिविजुअल हार्ड डिस्क का जो भी नेचर है उसको जो है वो मैनेज करने के लिए, ठीक है। देन आगे ये फाइल सिस्टम है। तो बेसिकली पहले मैं बूटिंग प्रोसेस समझा देता हूँ।
देन उसके बाद हम फाइल सिस्टम पे आएंगे। तो पहले मैं बूटिंग प्रोसेस समझाता हूँ आपको। तो देखो विंडोज, लिनक्स और मैक की बूटिंग प्रोसेस समझते हैं। तो बूटिंग प्रोसेस क्या होती है? बूटिंग प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर को स्टार्ट रिस्टार्ट किया जाता है। ये प्रोसेस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को इनिशिएट करता है, ठीक है। बूटिंग के मतलब दो तरीके होते हैं वैसे बूटिंग के। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई ब्लैंक, तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में मैं आपको समझाता हूँ बूटिंग स्पेसेस, बूटिंग जो भी है। तो यहाँ पर बूटिंग के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं। जैसे बूटिंग मतलब क्या होता है? तो बूटिंग का मतलब वो होता है कि आप जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हो ना, उसको बूटिंग कहते हैं। तो बूटिंग के बेसिकली यहाँ पर दो टाइप है, ठीक है। पहला है कोल्ड बूटिंग एंड दूसरा है वार्म बूटिंग, ठीक है। तो कोल्ड बूटिंग क्या होता है? कोल्ड बूटिंग जब कंप्यूटर फर्स्ट टाइम ऑन किया जाता है, इससे हार्ड बूटिंग भी कहते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर बूट होता है, इसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं और इसको हार्ड बूटिंग भी कहते हैं। वार्म बूटिंग जब कंप्यूटर ओएस से रीस्टार्ट होता है, मतलब जब कंप्यूटर ओएस से रीस्टार्ट, मतलब उससे, हाँ, आप ऑपरेटिंग सिस्टम से, जैसे विंडोज से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो, तो इसे वार्म बूटिंग कहा जाता है, ठीक है। एंड इसे सॉफ्ट बूटिंग भी कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो जब सिस्टम रिस्टार्ट होता है, तो बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है, या यूईएफआई, यूनिफाइड एक्सटेंजिबल फर्मवेयर इंटरफेस इनिशिएट होता है और पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, मतलब पोस्ट टेस्ट होता है, परफॉर्म किया जाता है बेसिकली इसी वक्त। तो कोल्ड बूटिंग जब कंप्यूटर ऑन होता है, वार्म बूटिंग जब कंप्यूटर उसको रिस्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अब विंडोज के बूटिंग प्रोसेस को समझते हैं हम लोग। तो विंडोज, अब कोल्ड बूटिंग वार्म बूटिंग समझ में आ गया होगा, दोनों में होता है। तो यहाँ पर मैं विंडोज के बूटिंग प्रोसेस समझाता हूँ। विंडोज बूटिंग प्रोसेस, तो राइटिंग के ऊपर मत जाना, इसको आप प्रॉपरली नोट कर लेना, ठीक है। तो बूटिंग प्रोसेस जो है, यहाँ पर विंडोज दो तरीके से बूट होता है, एक बायोस एमबीआर और यूईएफआई जीपीटी से, ठीक है। मतलब यूईएफआई अभी मैंने बताया था, यूनिफाइड एक्सटेंडेबल फर्मवेयर इंटरफेस, और बायोस एमबीआर से, ठीक है। एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड फर्स्ट सेक्टर ऑफ योर हार्ड डिस्क। पहले विंडोज एक्सपी, विस्टा और 7 में बायोस एमबीआर का इस्तेमाल होता था बेसिकली, लेकिन विंडोज 8 और 9 वर्जन में दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो बायोस एमबीआर बूटिंग प्रोसेस देखते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या क्या बायोस एमबीआर, समझते हैं। बायोस एमबीआर की बूट जो भी प्रोसेस होती है, सिस्टम ऑन होने पर सीपीयू एक गुड सिग्नल भेजता है, ठीक है। जब सिस्टम ऑन होगा तो एक गुड सिग्नल भेजता है। बायोस पोस्ट परफॉर्मेंस करता है, मतलब बायोस जो है ना पोस्ट परफॉर्म करता है, मतलब पोस्ट का मतलब पोस्ट जो है ना POST, पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन होने पर सारे सेल्फ टेस्ट करता है। इसमें क्या होता है कि जिसमें हार्डवेयर चेक होता है, मतलब जितने भी हार्डवेयर है वो सारे चेक होता है। तो जब सिस्टम ऑन होगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिस्टम ऑन होगा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट टेस्ट होगा, ठीक है। बायोस पोस्ट टेस्ट होगा, सारे हार्डवेयर जो है वो चेक होंगे सही है नहीं। देन एमबीआर बूट रिकॉर्ड जो है, जो एमबीआर है, एमबीआर आपका वो मास्टर बूट रिकॉर्ड जिसको कहते हैं हम लोग, वो बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा ढूंढेगा, BCD ढूंढता है, ठीक है। एंड BCD बेसिकली जो वही आपका डेटा बूट से रिकॉर्डेड जो होता है वो, तो ये क्या करेगा, आपका BCD ढूंढेगा, BCD से रिलेटेड काम करेगा। देन उसके बाद बूट मैनेजर EXE, बूट ML शॉर्ट में लिख रहा है, मैनेजर MGR.exe, बूट MGR.exe जो है ये एग्जीक्यूट होता है। जो विंडोज लोडर विंडोज EXE
जो है ना उसको कॉल करता है। मतलब ये जो है ना ये बेसिकली विंडोज के EXE को कॉल करेगा, जो windows.exe है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कॉल करेगा, मतलब उसको स्टार्ट कर देगा। ठीक है, windows.exe जो है ना वो OS का जो कर्नल है, जो anti-OS kernel.exe होता है, मतलब जो विंडोज EXE अब एक्टिवेट हो गई। अब ये क्या करेगी, ये बेसिकली अब एक फाइल है जो कि जैसे विंडो EXE है ना वैसे ही एक और फाइल होती है एक इसके लिए बेसिकली कर्नल को लोड करने के लिए, तो वो फाइल होती है anti एंड देन OS kernel.exe। ठीक है, होस्ट मतलब एंटी ये एन है, ठीक है, anti-OS kernel.exe। ठीक है, तो ये बेसिकली कर्नल को लोड होता है। यहाँ पर कर्नल इनिशिएट ड्राइवर जो है, मतलब कर्नल जब लोड हो गया, ये कर्नल लोड हो गया। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, पहले कर्नल को लोड किया, देन जब कर्नल लोड हो जाता है तो कर्नल जो है लोड होने के बाद जो भी इनिशियल ड्राइवर रजिस्ट्री और सिस्टम फाइल्स को मेमोरी में लोड करता है। ठीक है, मतलब जो भी इनिशियल ड्राइवर चाहिए होते हैं, रजिस्ट्रीज चाहिए होती हैं, जो भी फाइल्स चाहिए होती हैं वो कर्नल क्या करता है उन सभी को मेमोरी में लोड करता है, यानी रैम में लोड करता है। देन उसके बाद यहाँ पर एक और फाइल एक्टिवेट होती है smss.exe। ये क्या है, ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है सेशन मैनेजर प्रोसेस। तो ये क्या हुआ, सेशन मैनेजर EXE जो है ना ये रन होती है एंड विन ये जब एक्टिवेट हो जाएगी ना, ये MSSS सेशन मैनेजर जो भी है, सेशन जब आप लॉगिन करोगे तो सेशन क्रिएट होगा, तो जब ये इनिशिएट हो जाएगी तो ये कॉल करती है विन लॉग समथिंग कुछ होता है वो विन लॉग ऑन। ठीक है, एक मिनट, विन एंड लॉगऑन .exe। ठीक है, इसको रन करता है। विन लॉगऑन .exe क्या होता है, ये बेसिकली ट्रिगर करता है लॉगिन स्क्रीन को जो आपको शो होता है। ठीक है, विन लॉगऑन .exe इसी से ट्रिगर होता है क्या कि जो आपका लॉगिन स्क्रीन दिखता है ना तो वो होता है यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो लॉगिन स्क्रीन शो होता है तो यूज़र जो भी यूज़र है देन वहाँ पर लॉगिन करता है। देन explorer.exe स्टार्ट होती है। ठीक है, डेस्कटॉप विंडोज़ मैनेजर इनिशिएट होता है। ठीक है, तो उसके बाद लॉगिन होने के बाद तो जैसे एक्सप्लोरर जो है जहाँ पे फाइल सिस्टम दिखता है, सारी फाइल दिखती हैं, वो दिख जाता है तो सारा डेस्कटॉप विंडोज़ वहाँ पर लोड हो जाता है, जितने भी डेस्कटॉप पे आपकी फाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं वो सारी। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको मैं वापस से रिपीट करता हूँ एंड साइड में आपको अच्छे से दिख रहा होगा स्टेप बाय स्टेप ये। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं बायोस MBR की बात कर रहा हूँ। दो तरह के बूट होते हैं, बायोस MBR एंड UEFI GPT बूट प्रोसेस। तो दो तरह के बूट प्रोसेस है, मैं यहाँ पर बायोस MBR बूट प्रोसेस बता रहा हूँ एंड UEFI बूट प्रोसेस मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा विंडो में दो तरह के ये होते हैं जो बायोस के होते हैं, एक बायोस MBR एंड एक UEFI GPT। ठीक है, बायोस MBR बूट प्रोसेस एंड UEFI GPT। बायोस जो UEFI है इसको कहते हैं यूनिफाइड एक्सटेंडेबल फर्मवेयर इंटरफेस एंड जो आपका बायोस है उसको मैंने बता दिया। बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से मैं बायोस MBR को एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आपका सिस्टम ऑन होगा, वो CPU एक गुड सिग्नल जनरेट करेगा जिससे बायोस जो है जो अपना पोस्ट टेस्ट है, ठीक है, पोस्ट जो टेस्ट है उसको परफॉर्म करेगा। पोस्ट का मतलब होता है यहाँ पर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसमें आपके सारे हार्डवेयर टेस्ट होंगे। देन MBR जो है, देन सारी चीज़ें जब टेस्ट हो गई तो MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है बूट कॉन्फ़िगरेशन BCD बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा ढूंढता है। जब उसको बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा मिल जाता है तो बूट EXE एग्जीक्यूट हो जाती है।
जो विंडोज लोडर EXE को इनिशिएट करता है, कॉल करता है, ठीक है। एंड विंडो EXE मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो EXE होती है वो विंडोज EXE जब रन हो जाती है यहाँ पर, तो ऑपरेटिंग विंडोज EXE जैसी कॉल हो गई तो वो कर्नल को रन करती है, OS के कर्नल को रन करती है, जिसका NTOS kernel.exe विंडोज में होता है, को लोड करता है, ठीक है। कर्नल इनिशियल जब कर्नल लोड हो जाएगा, kernel.exe रन हो जाएगी, यहाँ पर NTOS kernel.exe रन हो जाएगी, तो कर्नल इनिशियल ड्राइवर, रजिस्ट्री और सिस्टम फाइल्स को मेमोरी में लोड करेगा। देन मेमोरी में जब सारी चीज़ें लोड हो जाएगी तो SMSS.exe सेशन मैनेजर प्रोसेस जो है वो रन हो जाएगा। एंड जब सेशन मैनेजर प्रोसेस रन होगा तो winlogon.exe ये रन होगी, जिसमें लॉगिन स्क्रीन आती है, शो करता है। लॉगिन स्क्रीन जैसे ही आएगी तो यूज़र लॉगिन होता है, लॉगिन होने के बाद ही आपका explorer.exe रन होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। और विंडोज डेस्कटॉप मैनेजर इनिशिएट होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या था, ये था आपका बायोस MBR विंडोज का। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर लिनक्स, ठीक है, लिनक्स बूट प्रोसेस, ठीक है। लिनक्स बूट प्रोसेस देखेंगे तो लिनक्स में जो प्रोसेस होती है बेसिकली लिनक्स की बूट प्रोसेस के फ्लो इस तरह से होते हैं कुछ, जैसे बायोस स्टेज होता है, इसमें पहले बायोस स्टेज होगा, ठीक है, BIOS बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट। तो इसमें क्या होगा, बायोस स्टेज में पोस्ट परफॉर्म होता है, इसमें भी वही पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, और बूट जो बूट टेबल है वो डिवाइस स्कैन करता होता है बेसिकली, ठीक है, बूट टेबल स्कैन होगा जो भी है उसमें। देन बूट लोडर स्टेज आएगा, ठीक है, यहाँ पर बूट लोडर स्टेज। तो बूट लोडर स्टेज में क्या होगा बेसिकली, तो MBR बूट लोडर या ग्रब ग्रब ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर कर्नल को लोड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर्नल लोड हो जाता है बूट लोडर में। देन कर्नल जो है वो कर्नल स्टेज में क्या होता है, कर्नल, देन उसके बाद जैसे बूट लोडर हो गया तो उसके बाद कर्नल आता है, कर्नल स्टेज। तो कर्नल स्टेज में क्या होता है बेसिकली, कर्नल एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, और हार्डवेयर ड्राइवर लोड करता है और OS लॉगिन के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल है लिनक्स के लिए। देन मैक की बात करें, साइड में मैक की बात कर लेता हूँ, मैक। तो चलिए मैं स्टार्ट से ही कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा मैक के लिए यहाँ पर बात करें हम लोग, मैक वो क्या होता है, तो मैक बेसिकली यहाँ पर मैक OS का बूटिंग प्रोसेस जो है वो इस तरह से है, जैसे बूट रोम पोस्ट टेस्ट, ठीक है। तो इसमें जो होता है बूट रोम पोस्ट टेस्ट होता है, इसमें पोस्ट, ठीक है, टेस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब बूट रैम मतलब पोस्ट टेस्ट होता है बेसिकली, ये बेसिकली पोस्ट टेस्ट ही कह सकते हैं उसको, बूट रोम को पोस्ट टेस्ट कह सकते हैं। और उसके बाद जो EFI है, ठीक है, EFI जो है फर्म बूट लोडर इनिशियलाइज करता है, मतलब ये जो EFI है ये फर्मवेयर को बूट लोड करता है, इनिशिएट करता है, कर्नल और ड्राइवर को लोड करता है, ठीक है, ठीक है, कर्नल और ड्राइवर लोड हो जाएंगे इसके बाद EFI में, ठीक है। एंड लॉन्च प्रोसेस, स्टार्टअप आइटम और सिस्टम प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देता है इसी समय, एंड सिस्टम रेडी हो जाता है, दैट्स इट। तो बेसिकली ये मैंने कवर अप कर दिया काफ़ी कम टाइम में, एंड इसमें ज़्यादा चीज़ें तो कुछ थी नहीं, बूट रोम था, EFI फर्मवेयर थी, कर्नल और ड्राइवर थे, लॉन्च प्रोसेस स्टार्टअप था और सिस्टम रेडी हो जाता है, दैट्स इट। हालांकि बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसमें बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैंने विंडोज़ को ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन किया क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होता है, ये कम यूज़ होते हैं, तो ये थोड़ा सा मैनेजेबल। तो यहाँ पर विंडोज़ फाइल सिस्टम की बात करें तो इसमें FAT32 NTFS एंड MBR, सॉरी MBR तो मास्टर बूट रिकॉर्ड है, ये इसके थ्रू मैनेज होता है। तो विंडोज़ में FAT32 एंड NTFS फाइल सिस्टम यूज़ होता है। तो फाइल सिस्टम जो होता है बेसिकली एक स्ट्रक्चर स्टोरेज मेथड होता है जो फाइल सिस्टम और फोल्डर को मैनेज करता है, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो मैनेज करता है फाइल फोल्डर को। तो इसमें अगर मैं फैट की बात करूँ, फैट जो होता है फाइल एलोकेशन टेबल होता है, पुराना फाइल सिस्टम जो स्मॉल हार्ड डिस्क और USB ड्राइव में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद FAT32 यूज़ होता है इसमें। सो FAT32 जो है वो फैट का अपग्रेडेड वर्जन है,
ठीक है। एंड ये जो है फैट का जो है ना वो छोटा क्लस्टर यूज करता है, ठीक है। मतलब कम एफिशिएंट है, ज़्यादा एफिशिएंट है, छोटा क्लस्टर यूज करता है। देन उसके बाद NTFS आया, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये जो है मॉडर्न एंड ये जो है ना NTFS, ये आपका एक और होता है MFT, ठीक है, मास्टर फाइल टेबल, ठीक है। एंड आपने MBR सुना, मास्टर बूट रिकॉर्ड, और ये होता है एक मास्टर फाइल टेबल। इसके थ्रू ये क्या करता है ना, मेटा डेटा स्टोर करता है किसी फाइल का। तो NTFS में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी जो बेसिकली NTFS मतलब NTFS ज़्यादा चीज़ें स्टोर करता है, ठीक है, बहुत मेटा डेटा स्टोर करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे NTFS से मिल जाएगी, ठीक है। देन हम बात करते हैं लिनक्स फाइल सिस्टम की, ठीक है। लिनक्स फाइल सिस्टम में ये फाइल सिस्टम यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ कि एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम EXT, तो इसी के वर्जन होते हैं एक्सटेंडेड 1, एक्सटेंडेड 2, एक्सटेंडेड 3, एक्सटेंडेड 4। लिनक्स के सबसे कॉमन फाइल सिस्टम जिसमें एक्सटेंडेड 4 सबसे एडवांस है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर और कुछ फाइल सिस्टम है जैसे राइजर, ठीक है, एंड XFS एंड BTFS, ठीक है, BTRFS, ठीक है। तो बेसिकली ये होते हैं। तो ये एडवांस लिनक्स के फाइल सिस्टम है, रेजर FS, XFS एंड BTRFS। ये एडवांस लिनक्स फाइल सिस्टम है जो लार्ज स्केल के लिए लार्ज स्केल में डेटा हैंडल करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे मैक की, ठीक है। ये यहाँ पर गलती से आ गया। उसके बाद यहाँ पर आता है मैक OS के फाइल सिस्टम। तो मैक OS में HFS प्लस एंड APFS यूज होता है। तो मैक फाइल सिस्टम में HFS जो है इसको हायरार्किकल फाइल सिस्टम बोला जाता है, पुराना फाइल सिस्टम है। एंड HFS प्लस भी पुराना फाइल सिस्टम है, ठीक है। अभी जो यूज होता है एप्पल फाइल सिस्टम यूज होता है, APFS, ठीक है। ये क्या है, नया और फास्ट फाइल सिस्टम है जो SSD और फ्लैश स्टोरेज के लिए ऑप्टिमाइज है, ठीक है। तो बेसिकली यह